नीले पर्दे के पीछे से मैंने वर्दी पोश सिख कर्नल को साइड रूम में दाखिल होते देखा, जिसके हाथ में पिस्तौल था। ये पिस्तौल मुझे उस वक्त नजर आया जब उस फौजी अफसर की गर्दन टूट चुकी थी और वो मेरे बाजू के आहने शिकंजे में झूल गया था। मैंने कर्नल को रिवॉल्वर के साथ फर्श पर लेटाया तो उसकी हरे रंग की पगड़ी एक तरफ टेढ़ी हो गई। उसके हाथ में जो रिवॉल्वर था उसका लॉक लगा हुआ था। मैंने उसकी किसी शय को हाथ न लगाया और साइड रूम से निकलकर उसके ऑफिस में आ गया। ऑफिस खाली था। मैंने अपने कांधों पर पड़े हुए रुमाल को दुरुस्त किया, ब्रीफकेस उठाया, जेब से तस्बीह निकालकर हाथ में थाम ली और चिक उठाकर बाहर निकल गया। गुरमीत सिंह की मौत से ज्यादा खतरनाक मरहला अब इस कले से बाहर निकलने का था। कदमों की जरा सी लग़ज़िश और जबान की हल्की सी लड़खड़ाहट मुझे मौत के जहन्नुम में धकेल सकती थी। दरवाजे पर एक सिख हवालदार बेल्ट से हल्की स्टेन गन लगाया टेंशन खड़ा था। उसने मुझे ऑफिस में दाखिल होते देखा था। चुनाचे जब मैं बाहर निकला तो उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। कर्नल ने 10-15 सेकंड के लिए किसी को फोन किया था और अंग्रेजी में आहिस्ता से कुछ कहा था, जिसे मैं कुछ उसकी आवाज हल्की होने और कुछ अपने ज़हनी खलफिशार और जज्बाती हेजान के बाहिस नहीं सुन सका। मुमकिन है उसने मेरे बारे में तले के किसी ऑफिसर को बता दिया हो और वो उसके ऑफिस की तरफ चला रहा हो। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं हर तरह से नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रहा था और इसमें काफी हद तक कामयाब भी था। तहखाने से निकला तो सीढ़ियों के बाहर भी पहरा था। ये सिपाही भी मुझे नीचे जाते देख चुके थे। उन्होंने भी मुझसे कोई बात न की। जू जू कले की ड्यूटी करीब आ रही थी, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। लगता था कि अब पीछे से स्टेन गन का एक ब्रस्ट मारा जाएगा और गोलियां मेरा सीना छलनी करती हुई निकल जाएंगी। कले की बुलंदो बाला तदीम छत वाली ड्यूटी आ गई और दरवाजे तक 20 कदम का फासला था, लेकिन ये फासला मुझे मीलों लंबा लग रहा था। 2 चाको चौबंद सिपाही डबल मार्च करते हुए मेरे करीब से गुजर गए। कले का बड़ा दरवाजा था। दोनों जानिब गुरखे फौजी स्टेन गन लिए पहरे पर खड़े थे। एक सिख फौजी दरवाजे के पास अंदर की जानिब एक कुर्सी पर बैठा हाथ में मग लिए चाय पी रहा था। खुदा जाने क्यों उसकी उकाबी निगाहें मुझे अपने ऊपर गड़ी हुई महसूस होने लगी। करीब से गुजरते हुए मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया। मेरा जिस्म सुन हो गया, लेकिन मैं बदस्तूर मुस्कुराता रहा। वो मेरे करीब आकर पंजाबी में बोला, मौलवी साहब, मालिर कोटले में ड्यूटी लगी है। मैंने पंजाबी में जवाब दिया, हाँ सरदार जी, ड्यूटी लगी है। ड्यूटी जो करनी है चाहे जहां लग जाए। खुदा जाने उसने मुझे क्या समझकर ये जुमला कहा था। मुझे तो बस इतना मालूम था कि मालिर कोटला पंजाब की मगरबी सरहद पर एक ऐसी रियासत है जहां 47 के फसादात के दौरान एक भी मुसलमान शहीद नहीं हुआ था और जहां पंजाबी मुसलमान आज भी चैन से जिंदगी बसर कर रहे थे। वो बोला, मौलवी साहब, हमें मालूम है कि आपकी वहाँ क्या ड्यूटी लगी है। ऐसा करना कि जब रिपोर्ट करने वापस आओ तो मालिर कोटले से मेरे लिए देसी घी का एक कनस्तर लेते आना। रकम की फिक्र मत करना, मेरी जान पर बनी हुई थी। मैंने जल्दी से हामी भर ली और सत श्री अकाल कहकर कले के गेट की तरफ बढ़ा। पहरे पर खड़े मुसल्ला गुरखू ने मुझसे कोई बात न की। मैंने गैर इरादी तौर पर गेट से निकलते हुए गर्दन घुमाकर पीछे देखा। कले की ड्यूटी दूर तक खाली थी। इसका मतलब था कि कर्नल गुरमीत के साइड रूम में अभी तक कोई नहीं गया। कले से निकलते ही मैं दरख्तों में घिरी हुई पक्की सड़क पर तेज तेज चलने लगा। जहाँ सड़क घूमती थी वहाँ बड़े बड़े पत्थरों पर सफेदी की गई थी और फौजी ट्रैफिक के इशारों के सुर्ख निशान बने थे। मुझे भी जैसे किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। गाड़ी तेज तेज आ रही थी। सड़क पर खड़े शीशम के पुराने दरख्त मुझे घूमते दिखाई दिए। एक फौजी जीप को जोर से ब्रेक लगे और वो मुझसे चंद कदम के फासले पर रुक गई। जीप की खिड़की से एक सफेद पोश आदमी ने सर बाहर निकाल कर मेरी तरफ देखा और कहा, मौलवी साहब, चलो तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूं, मैं भी स्टेशन जा रहा हूँ। ये वही आदमी था जो मुझे होटल से कर्नल के हुक्म पर कले में लाया था। मैं लपक कर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसने जीप आगे बढ़ा दी। उसके बाद ना तो हस्बे साबिक उसने कोई बात की और ना ही मैं उससे हम कलाम हुआ। मैंने जीप के डैशबोर्ड का जायजा लिया। उसमें वायरलेस नहीं था। मैं कदरे मुतमईन हो गया। होटल के सामने उसने जीप खड़ी कर दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और होटल के दरवाजे की तरफ चल दिया तो वो जीप आगे बढ़ा गया। मैंने काउंटर से अपने कमरे की चाबी ली और कमरे में आ गया। जब मैंने देखा कि सामने बरामदे में कोई नहीं है तो मैं कमरे से निकला। सामने वाले गमले को एक तरफ हटाकर उसके नीचे से V2 की 4 गोलियों वाला पैकेट उठाकर जेब में रखा और कमरे में घुस गया। मेरे लिए ब्रीफकेस, कोड बुक और रेडियो ट्रांसमीटर अब बेकार चीजें थीं। मैंने सिर्फ V2 गोलियां और जहरीला सिगार अपनी शलवार की जेब में रखिया। ब्रीफकेस से इंडियन करेंसी के 2000 रुपए निकाले और रुमाल में लपेटकर अपनी कमर के गिर्द बांध लिए। कमरे को ताला लगाया और काउंटर पर आकर चाबी काउंटर वाले के हवाले कर दी। मेरी उकाबी नजरों ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। अभी तक भोंचाल नहीं आया था। सूरत हाल नॉर्मल ही थी। होटल से निकलते ही मैं सीढ़ियों वाले रेलवे पुल की तरफ जाने की बजाय उस अकबी सड़क पर आ गया जो कंपनी बाग की तरफ जाती थी। मैं उन तमाम सड़कों से शिनासा था। सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी मूछ सफा चट करवा कर अपना हुलिया बदलना चाहता था। अब मुझे शिद्दत से किसी सवारी की तलाश थी। अभी तक कोई खाली रिक्शा तक मेरे करीब से नहीं गुजरा था। मैं कंपनी बाग के गेट के करीब पहुंच गया था जहां काफी रौनक थी और खाली रिक्शे भी खड़े थे। मैंने एक सिख रिक्शे वाले को इशारे से बुलाया। उसमें बैठा और उसे 40 खो की तरफ चलने को कहा। 40 खो जीडी रोड पर रामतलाई के सामने वाले रेल लाइन के पार वाक़ था।
ये जमीन में 40 कुएं खोद कर उन्हें बड़े बड़े ट्यूबवेल लगाए गए थे जो आसपास के इलाके को पानी सप्लाई करते थे। रेलवे फाटक पर मैंने रिक्शा छोड़ दिया और पैदल ही लाइन पार करके कच्ची सड़क पर चल दिया। मैं गांव मकबूलाबाद की तरफ जा रहा था। ये गांव रेलवे फाटक से मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 6 किलोमीटर के फासले पर था। सामने से 2 सिख भैंसे लिए चले आ रहे थे। उन्होंने मेरी मुसलमानों जैसी शक्ल सूरत को गौर से देखा और आपस में चेबगोइयां करते गुजर गए। मुझे अपने उस हुलिये से निजात हासिल करने की अहमियत का शिद्दत से एहसास होने लगा, क्योंकि आमतौर पर अमृतसर में ऐसे हुलिये के मुसलमान न होने के बराबर थे। एक जक्का पीछे से चला रहा था, उसे रोका। सिख लड़के से कहा, सरदार पुत्र, मैं मालिर कोटले का सूफी हूँ, मकबूलाबाद में अपने एक सिख सेवादार से मिलने जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोला, बैठ जाओ बाबा जी, मैं आगे नकियां तंगाल तक जा रहा हूँ, तुम्हें मकबूलाबाद छोड़ दूंगा। मकबूलाबाद उस जमाने में ज्यादा बड़ा गांव नहीं था कभी, जहाँ मुसलमान आबाद हुआ करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद फैसलाबाद और हाफिजाबाद के सिख आकर जहाँ आबाद हो गए। इस गांव में हिंदू साहूकार भी रहते थे। मैं गांव के बाहर ही जक्के से उतर गया। चंद कदम आगे बढ़ा तो एक सिख बूढ़े ने करीब आकर मुझे सत श्री अकाल कहा और पूछा कि क्या मैं अमृतसर की मस्जिद जान मोहम्मद का मौलवी हूँ। अमृतसर की सिर्फ यही एक मस्जिद थी जहाँ तकसीम के बाद श्रीनगर से मुसलमान कश्मीरी आकर रहने लगे थे। ये 5 वक्त उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। मैंने कहा, हाँ सरदार जी, अगले गाँव मेरा कश्मीरी गिराई समत बट रहता है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। एक हिंदू बनिया भी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने वहां से खिसकने में ही आफियत समझी। बड़ी मुसीबत थी कि मैं जगह जगह रास्ते में गवाह छोड़ता चला जा रहा था। एक छोटी सी नहर गांव के साथ साथ जाती थी। मैं नहर के किनारे हो लिया। अब मैं इसी उम्मीद पर आगे चल रहा था कि जहां कहीं गांव के बाहर कोई हज्जाम नजर आ गया, वहीं बालों का सफाया करवा लूंगा। मुश्किल ये थी कि ये सारे गांव सिखों के थे और सिखों के गांव में हज्जाम नहीं होते। चलते चलते मैं कच्चे मकानों वाले गांव के करीब से गुजरा तो देखा कि पीपल के एक दरख्त के नीचे दरी पर एक हज्जाम बैठा किसी हिंदू की दाढ़ी मूंड रहा था। मैं कुछ फासले पर दरख्तों की ओट में बैठ गया। जब वो हिंदू बुढ़ा चला गया तो मैं हज्जाम के पास आ गया। ये भी कोई हिंदू ही था। दरख्त में कील ठोंक कर उसने एक छोटा सा आईना लगा रखा था। लकड़ी के दस्ते वाला एक उस्तरा और कैंची वगैरह पास ही पड़ी थी। दाढ़ी मूंद कर वो हुक्का पी रहा था। मैंने उसे जाते ही 10 रुपए का नोट दिया और कहा, लाला जी, इस बखेड़े को साफ ही कर दो, और जेब से मजीद 10 रुपए का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं उठा तो न सिर्फ मेरी दाढ़ी मूछें सफाचट थी, बल्कि मेरे सर के बाल भी साफ थे। मैंने हज्जाम से कहा कि मैं जिस गाँव जा रहा हूँ वहाँ मेरा मालिर कोटले का एक भाई आड़त करता है। वो मेरी दाढ़ी के बड़ा खिलाफ है। सोचा आज दाढ़ी मूछ मड़वा कर ही उससे मिला जाए। नाई 20 रुपए लेकर बेहद खुश था। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि अगर मेरे पीछे पीछे पुलिस यहाँ पहुंच जाती है तो वो गुमराह हो जाए, क्योंकि मैंने वहीं से वापस जाने और मानावाला रेलवे स्टेशन से कोई ऐसी पैसेंजर ट्रेन पकड़ने का फैसला कर लिया था जो दिल्ली जा रही हो। मैं मेन रेलवे लाइन पर पहुंच गया। मानावाला स्टेशन अभी दूर था। फिर मैं रेलवे लाइन से हटकर खेतों खेत चला जा रहा था। मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के साथ ही एक कोठरी भी थी। मैं उस मंदिर की तरफ चल दिया। एक खेत में पानी खड़ा था। मैंने खेत से कीचड़ लेकर अपने कपड़ों पर इस तरह मल दिया कि मालूम हो जैसे मैं फिसल कर खेत में गिर पड़ा था। मंदिर क्या था, बस एक चबूतरे पर छत डालकर जर्द झंडा लगा दिया गया था। नीचे कृष्ण महाराज की मूर्ति रखी गई थी। कोठरी के अंदर से एक मोटी तोंद वाला पुजारी अपनी बोधी को गिरा देता बाहर आ गया। राम राम, क्या हुआ जी महाराज? उसने मुझे देखकर पूछा। मैंने कश्मीरी हिंदुओं जैसा लहजा बनाकर कहा कि मैं श्रीनगर का हिंदू ब्राह्मण हूँ, अपने एक मुसलमान कश्मीरी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। रास्ते में फिसल कर खेत में गिर पड़ा। वो बोला, राम राम महाराज, ब्राह्मण होकर मुसलमान से मिलने जा रहे हो? बैठो बैठो, तुम्हारे कपड़े धोए देता हूँ। मैंने कहा, महाराज मैं पहले ही ये मुसलमानों वाले कपड़े नहीं पहनना चाहता था, लेकिन अपने मुसलमान दोस्त के कहने पर प्रेम के नाते आपस में कपड़े बदलवा लिए। मुझे तो तुम धोती कुर्ता ला दो, बड़ी कृपा होगी। मेरे पास बस 50 रुपए ही हैं, इस वक्त वही आपको अर्पण कर दूंगा। वो बोला, छी छी महाराज, क्यों हमारी बिंदिया करते हो? ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण पूत हैं। तुम उधर तालाब पर जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए धोती कुर्ता लाता हूँ। पुजारी मेरे लिए गेरुए रंग के खद्दर का एक लंबा कुर्ता और उसी कपड़े की एक धोती निकाल कर ले आया। मैंने कपड़े लिए और बड़ के दरख्तों के पीछे तालाब पर जाकर कपड़े तब्दील कर लिए। अपनी शलवार कमीज एक जगह झाड़ियों में फेंक दी। फिर मंदिर के मोटे पुजारी को आकर 50 रुपए का नोट दिया और प्रणाम करके कहा, महाराज राम नाम का तिलक अपने पवित्र हाथों से लगा दो। पुजारी हरे राम करता चबूतरे की तरफ बढ़ गया। मैं उसकी कोठरी के बाहर तख्त पर बैठ गया। पुजारी आरती पूजा की थाली में से गुलाल में उंगली डुबो कर लाया और मेरे माथे पर तिलक लगा लिया। फिर बोला, महाराज भोजन पानी कर लो। मैं उसके भोजन पानी के लिए अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता था, लिहाजा हाथ बांध कर माजरत की और प्रणाम करके आगे रवाना हो गया।
मुझे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन मैं किसी जगह रुकना नहीं चाहता था। खुदा खुदा करके माना वाला रेलवे स्टेशन आ गया। मेरे गिरुए रंग के कुर्ते और धोती की वजह से एक हिंदू बूढ़े ने करीब से गुजरते हुए प्रणाम किया। सिख मुझे कोई अहमियत नहीं दे रहे थे। स्टेशन से बाहर मिट्टी के एक चबूतरे पर एक सिख ठंडे पकोड़े और दास कुलचे बेच रहा था। कुछ हिंदू सिख मुसाफिर उसके पास चबूतरे पर बैठे खा रहे थे। मैंने जाते ही जय राम जी की बाबा लोग कहा और बैठ गया। बाबा लोग, साधु को भोजन करा दो। चाबड़ी वाले सिख ने मेरी तरफ देखे बगैर एक गाहक को पकोड़ों वाला दोना पकड़ाते हुए कहा, भोजन मुफ्त नहीं है बाबा लोग। मैंने सिख को आशीर्वाद देकर कहा, हम वो साधु लोग नहीं जो मुफ्त का भोजन करते हैं। ये लो तुम 5 रुपल्ली पहले ले लो सरदार जी। नोट देखकर सरदार खामोश हो गया। जल्दी से मुझे 2 दास कुलचे और दोने में पकोड़े लाकर दे दिए। छोटे कुलचे थे। मैं 2-3 निवालों में चट कर गया। 2 कुलचे मजीद लिए, 3 के ग्लास में पानी पिया और हिंदू सिखों के रिवाज के मुताबिक उसे वहीं जमीन पर डाल दिया। फिर पूछा, जालंधर जाने वाली गाड़ी कब आएगी बाबा लोग? मालूम हुआ कि गाड़ियां तो 2 आएंगी, मगर वो यहाँ नहीं रुकेंगी। पैसेंजर ट्रेन 5 बजे आ रही थी। मैं वहाँ इतनी देर नहीं ठहर सकता था। माना वाले से यक्के में बैठकर अगले गांव आ गया। यहाँ से एक छकड़े में करतारपुर जा पहुंचा। करतारपुर जरा बड़ा कस्बा था। जहाँ मुझे एक लारी मिल गई जो जालंधर जा रही थी। जालंधर पहुंचकर मैं एक सड़क पर कोठियों के दरमियान चलने लगा। आगे जाकर यूकलिप्टस के सायादार दरख्त तले एक चबूतरा नजर आया। मैं वहां बैठ गया और सोचने लगा कि जनूबी हिंद तक तवील सफर कैसे तय होगा। पंजाब से दिल्ली तक मेरे लिए कदम कदम पर खतरा था। हो सकता है अगले रोज के अखबारों में मेरी तस्वीर छप जाए और मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएं। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मेरी दाढ़ी वाली फोटो के साथ बगैर दाढ़ी का खाका भी छाप दिया तो फौरन पहचान लिया जाऊंगा। मेरे पास उसके सिवा और कोई हल नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा अपना हुलिया बदलने और शहरी आबादी से दूर रहने की कोशिश करूं। मेरा मिशन जनूबी भारत में मंडापम कैंप नामी शहर के मज़ाफात में वाक़े एटमी रिएक्टर को तबाह करना था, या हाइड्रोजन बम का ब्लूप्रिंट या फार्मूला उड़ाकर उसे जाया कर देना था। मुझे एटमी रिएक्टर और हाइड्रोजन बम की प्रोसेसिंग के बारे में मालूमात नहीं थी। बस इतना ही मालूम था कि वहाँ हाइड्रोजन बम की इब्तिदाई तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। यह खुफिया रिपोर्ट मुझे तिरचनापली के पुरस्रार स्याह फार्म चीफ की जबानी मालूम हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं उस मुसीबत से दो चार था कि मेरा राज फाश हो चुका था। मैं सिख कर्नल का खून करके अमृतसर से फरार हुआ था और पुलिस के अलावा भारतीय इंटेलिजेंस भी मेरे ताकुब में थी। दिन ढलने लगा था। मुझे ये फिक्र भी थी कि रात कहाँ बसर होगी। किसी होटल में रात बसर करना अपने आप को दुश्मन के पेट में दाखिल करने के बराबर था। पुलिस तो होटलों, रेलवे स्टेशन और बसों के अड्डों के बाहर मेरी ताक में होगी। मैं जिस जगह पर बैठा था वहां भी महफूज नहीं था। मैं वहां से उठने ही वाला था कि एक सफेद साड़ी वाली दरमियानी उम्र की औरत अपनी तरफ आती दिखाई थी। मैं वही बैठा रहा। औरत के हाथ में कांसे की थाली थी जिसमें रतन जो के फूल और मंदिर से लिया हुआ प्रसाद था। वो किसी मंदिर से आ रही थी। मेरा ख्याल था कि वो आगे निकल जाएगी, लेकिन खिलाफ तवक्को मेरे पास आकर उसने झुककर मेरे पांव को छुआ और वही हाथ अपने माथे पर लगाकर बोली, महाराज मेरी सहायता करें। मैंने शिव भगवान के मंदिर में अरदास की थी कि घर जाते हुए मुझे रास्ते में ज्ञानी ध्यानी साधु जी मिल गए तो मेरी इकलौती बेटी का बुखार उतर जाएगा। भगवान शिव ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरे साथ घर चलकर बच्ची के सर पर हाथ फेरें। मैं बेवा हूँ, मेरा नाम शीला कुमारी है। वो मेरे गेरुए कपड़े, माथे का तिलक और चबूतरे पर आलती पालती मारे देखकर मेरे पास आ गई। मैं सोच में पड़ गया। शाम होने वाली थी। मुझे रात गुजारने के लिए कोई महफूज ठिकाना चाहिए था। मैंने सोचा कि क्यों ना इस औरत के घर में रात बसर करूं और फिर मुंह अंधेरे यहाँ से निकल जाऊं। मैंने बेवा औरत शीला कुमारी के सर पर हाथ रखा और कहा, कन्या तेरी बच्ची अच्छी हो जाएगी, भगवान तेरी मदद करेंगे, चल मुझे अपने घर ले चल। मैं सोच रहा था कि ये एक बेवा औरत है, इकलौती बेटी के साथ रहती होगी, जहाँ ज्यादा से ज्यादा उसकी सास वहाँ होगी। ये माहौल मेरे लिए महफूज होगा। बेवा शीला कुमारी का घर एक छोटा सा क्वार्टर था और गली के कोने पर था। सुहन में तुलसी का पौधा लगा था। ड्राइंग रूम सलीके से सजा हुआ था। दीवार पर उसके आनजहानी पति की तस्वीर लगी थी जिस पर गेंदे के फूलों का हार पड़ा था। साइड रूम में पलंग पर एक दुबली पतली 18-19 बरस की लड़की चादर ओढ़े लेटी हुई थी। उसका रंग जर्द था। तपाई पर दवाएं पड़ी थी। मैंने लड़की के माथे पर हाथ रखा। उसे बुखार था। इसका नाम बिमला कुमारी है। बाप की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक दफ्तर में टाइपिस्ट है, लेकिन गुज़श्ता 20 रोज से इसका बुखार नहीं उतर रहा। बहुत इलाज करवाया, कीर्तन भी करवाया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने शीला को तसल्ली दी और कहा, कन्या परेशान ना हो, शिव भगवान तेरी बच्ची को अच्छा कर देंगे। हम इसे एक घूंट पानी शास्त्रों के पवित्र खुफिया श्लोक पढ़कर हर 4 घंटे बाद देंगे। तेरी पुत्री का बुखार टूट जाएगा। शीला तो मेरे कदमों पर गिर पड़ी। 4 घंटों की
बात मैंने इसलिए की थी कि मुझे इस खामोश घर में रात बसर करने का मौका मिल जाए। मैंने दिल ही दिल में सूरह इखलास पढ़कर पानी पर दम किया और बिमला को पिला दिया। फिर उसे आराम करने का मशवरा दिया। शीला ने हाथ बांधकर दरखास्त की कि मैं रात उसके घर में बसर करूं और हर 4 घंटे बाद अपने हाथ से बिमला को पानी पिलाऊं। उसने एक छोटे से कमरे में बिस्तर लगा दिया। शीला की ज़बानी मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी बिमला के साथ उस मकान में तन्हा रहती है। उसका एक बेटा बंबई के एक कारखाने में केमिकल इंजीनियर है, वही घर का खर्चा चलाता है। मैं नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गया। खिड़की से बाहर बाग में शाम का अंधेरा फैल रहा था। शीला मेरे लिए कांसी की थाली में भोजन ले आई और पानी का गिलास हाथ में थामकर मेरे सामने चौकी पर बैठ गई। शीला मेरे लिए कांसी की थाली में भोजन ले आई और पानी का गिलास हाथ में थामकर मेरे सामने चौकी पर बैठ गई। भोजन खाने के बाद मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गया। टीवी चल रहा था। जालंधर से 7 बजे की खबरें नशर हुई। मैंने एक एक खबर गौर से सुनी। मेरे बारे में कोई खबर नहीं थी। रात के 11 बजे मैं बिमला को दूसरी बार दम किया हुआ पानी पिलाने गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका बुखार उतर चुका था। शीला तो मेरे कदमों में बिछी जा रही थी। बहरहाल मैंने एक बार फिर बिमला को दम किया हुआ पानी पिला दिया और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। खिड़की खुली थी। कहीं से झींगर के बोलने की आवाज आ रही थी। मौसम किसी हद तक खुनक था। बाहर का मौसम था और बाग से फूलों की खुशबू आ रही थी। अचानक मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। खिड़की में सलाखें लगी हुई थीं, गोया मैं हंगामी हालात में वहां से बाहर नहीं कूद सकता था। मैं बत्ती बुझाकर लेट गया। मुझे नींद आ रही थी कि किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं एकदम से उठ बैठा। दरवाजे का पट आहिस्ता से खुला। खुली खिड़की से सितारों भरी रात की धीमी धीमी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने शीला को देखा कि वो कमरे में दाखिल हुई। उसने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगाई और मेरे पलंग की तरफ बढ़ी। मैं पलंग पर उसी तरह बैठा रहा। शीला कुमारी, तुम आधी रात को आई हो, क्या बात है? बोली, महाराज आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है, मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। मैंने कहा, जाओ जाकर आराम करो, हमें राम नाम का जाप करना है। शीला ने मेरे कदमों में सर रख दिया। मैंने उसे उठाया और कहा, हमारी आज्ञा का पालन करो शीला कुमारी, हम तुम्हारे लिए भगवान से अरदास करेंगे, जाओ जाकर सो जाओ। शीला ने मेरे पांव छुए और प्रणाम करके चली गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे कड़ी आजमाइश में डगमगाने नहीं दिया। मैंने अंदर से कुंडी लगाई और बिस्तर पर पड़ गया। चल चल कर थका हुआ था। बहुत जल्द नींद की आगोश में खो गया। सुबह उठा तो बाग वाली खिड़की में से धूप अंदर आ रही थी। कमरे में खड़ी नहीं थी। धूप बता रही थी कि दिन काफी निकल आया है। अचानक मुझे ख्याल आया कि सुबह का अखबार आ गया होगा। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, दांत साफ किए और बाहर आ गया। ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला तो दिल धक से रह गया। सामने सोफे पर एक फौजी जवान बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर उसने जल्दी से अखबार एक तरफ रखा और हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। महाराज, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मेरी प्यारी भांजी बिमला को अच्छा कर दिया। इतने में शीला चाय की ट्रे लेकर आ गई। उसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मेरे पांव छूकर बताया कि ये उसका छोटा भाई कैप्टन रामदयाल है। रामदयाल मेरे बैठते ही सोफे पर बैठ गया और बोला, महाराज, मैं कैनवॉय के साथ अमृतसर जा रहा था, जहां अपनी भांजी का हाल मालूम करने रुक गया। बहन जी ने बताया कि आपके दवा दारू और अरदास से बिमला का बुखार टूट गया है। मैंने भी हाथ जोड़कर उसके प्रणाम का जवाब दिया और मुस्कुरा कर कहा, यह तो भगवान शिव की इच्छा थी, उसी ने हमें यहाँ भेजा था, शिव शंकर। मैं मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन मेरी नजरें चोरी चोरी मेज पर पड़े हिंदी के अखबार को देख रही थी। मुझे वहाँ अपनी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। शीला ने चाय के साथ कचौरियां बनाई थी। मैंने बिमला का हाल चाल पूछा। शीला ने मेरी तरफ शर्मिली निगाहों से देखा और सर को साड़ी के पल्लू से ढाम कर बोली, महाराज की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक है, चलकर उसे आशीर्वाद देंगे महाराज। मैंने कहा, अवश्य जाएंगे कन्या, ये कृपा भगवान ने की है। मैंने कचौरी मुंह में डाली और चाय की प्याली उठाकर चुस्कियां लेने लगा। शीला का भाई कैप्टन रामदयाल कप हाथ में पकड़े दूसरे हाथ से अखबार खोले पढ़ रहा था। मैंने महसूस किया कि कैप्टन रामदयाल की आंखें अखबार के एक कोने पर जम गई हैं। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने मुंह फेर लिया, लेकिन कनक्शों से बराबर उसका जायजा लेता रहा। उसने कप मेज पर रख दिया। अखबार को फिर एक बार गौर से देखा। मेरा हाथ अपने आप कुर्ते के पल्लू के नीचे जहरीले सिगार पर चला गया। कैप्टन रामदयाल की बेल्ट के साथ पिस्तौल लटक रहा था। यकीनन अखबार में मेरी बगैर दाढ़ी वाली तस्वीर का खाका छपा था और कैप्टन रामदयाल मुझे पहचान गया था। उसने अखबार तह करके मेज पर रखा और बड़ी अकीदत और लजाजत से बोला, महाराज, धन भाग हमारे कि आपने हमारी बहन की कुटिया में निवास किया। वैसे आपका आना किधर से हुआ है? आप मुझे पंजाब हरियाणा के लगते हैं। अब जरा सी भी शक की गुंजाइश नहीं रही थी कि उसने मुझे पहचान लिया है। मैं सिगार मुट्ठी में दबा चुका था। इससे पहले कि मैं उसके सवाल का जवाब देता, उसने मेरी उंगलियों में
में स्याह रंग का छोटा सिगार देखकर कहा, महाराज आप सिगार भी पीते हैं? मैंने फजा में उंगली उठाकर कहा, शिव शंकर भगवान की आराधना करते समय हम सोम रस को नहीं पीते, सिर्फ ये तंबाकू का सूटा लगाते हैं, इससे हमारी भगवान शिव से तार बंध जाती है। उसके साथ ही मैंने शीला के सर पर हाथ रखा और कहा, शिव भगवान की सेवक को माचिस नहीं लाकर दोगी? शीला जल्दी से उठकर किचन की तरफ गई। कैप्टन रामदयाल की तेज और गहरी नजरें मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। महाराज आप हरियाणा से आए हैं ना? आप जैसे ज्ञानी और जति सती महापुरुष हरियाणा में ही होते हैं। मैंने कहा, हाँ बच्चा, चंडीगढ़ में हमारे गुरुदेव स्वामी राम सुहाय जी का मठ है, हम मित्रा नगरी की यात्रा करने जा रहे हैं। वो बोला, महाराज आप कभी लाहौर भी गए हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा हम लाहौर कभी नहीं गए, परंतु वहाँ रावी किनारे भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर कीर्तन करने की बड़ी इच्छा है। कैप्टन रामदयाल ने बड़ी मानी खेज नजरों से मुझे देखते हुए कहा, महाराज अब तो आप शायद लाहौर नहीं जा सकेंगे। शीला माचिस लेकर आ गई। मेरी जान में जान आई। उस वक्त मुझे माचिस ही बचा सकती थी। मैंने माचिस हाथ में पकड़ ली। अभी मैं सिगार नहीं सुलगाना चाहता था। सोच रहा था कि इस हिंदू नौजवान को हलाक किए बगैर अगर मैं इस जगह से फरार होने में कामयाब हो जाऊं तो बेहतर होगा। लेकिन कैप्टन रामदयाल की आंखें बता रही थीं कि उसने मुझे घेरे में ले लिया है। मैंने पूछा, क्यों बच्चा, क्या लाहौर जाना हम साधु लोगों के लिए मना है? उसने अपनी बहन शीला की तरफ देखकर कहा, दीदी तुम जाकर बिमला के पास बैठो, मैं गुरु जी को लेकर वहीं आता हूँ। माचिस पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। अपने चेहरे के तासुरात को मैंने पूरी तरह काबू में रखा था। शीला साड़ी संभालती कमरे से निकल गई। उसके जाते ही कैप्टन रामदयाल ने अखबार खोलकर मेरे आगे रख दिया। महाराज इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? इंडियन इंटेलिजेंस ने मेरी शक्ल से मिलता जुलता खाका बनाकर अखबार में छपवाया था, जिसका सर भी मुड़ा हुआ था और दाढ़ी मूछ भी गायब थी। उन्हें मालूम था कि गुरमीत सिंह को कत्ल करने के बाद किले से फरार होकर मैं पहला काम यही करूंगा। मेरे सामने अखबार में मेरे उसी हुलिये की तस्वीर छपी थी जिस हुलिये में मैं कैप्टन रामदयाल के सामने बैठा था। मैं तस्वीर को गौर से देख रहा था। इस दौरान में हिंदू कैप्टन ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया और वो उससे खेल रहा था। बोला, महाराज तस्वीर के साथ एक खबर भी छपी है। खबर हिंदी में है, आपको हिंदी जरूर आती होगी, फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें खबर यह है कि ये शख्स खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है और एक सिख फौजी अफसर को कत्ल करके अमृतसर किले से फरार हुआ है। किसी एक किस्म की बहाना तराशी और उज़्र पेशी की गुंजाइश नहीं रही थी। कैप्टन रामदयाल ने अखबार एक तरफ हटाकर सीधा हुक्म दे दिया, तुम्हें मेरे साथ अमृतसर किले में जाना होगा। मैंने अपने मंसूबे पर अमल करते हुए हथियार डाल दिए और कैप्टन से कहा, मेरा राज फाश हो चुका है, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे इतनी इजाजत दे दो कि जिस कमरे में मैं रात को सोया था वहां से अपना नजर का चश्मा ले लूं। अगर शीला वहां मौजूद होती तो मैं इस बहाने से कैप्टन को दूसरे कमरे में नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपने साथ नजर का चश्मा नहीं लाया था। मेरे अतराफ पर कैप्टन रामदयाल के चेहरे पर फतहमंदी की चमक सी आ गई। उसने पिस्तौल अपने हाथ में मेरी तरफ घुमाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यही तो मैं भी चाहता था। मैं उठकर अतबी कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने उठते ही ये काम किया कि सिगार सुलगा कर माचिस वहीं मेज पर फेंक दी। कैप्टन रामदयाल ने उस पर कोई एतराज न किया। सिगार की तमहीद मैं इसलिए पहले बांध चुका था। वो रिवॉल्वर हाथ में लिए मेरे पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और अध खुले दरवाजे के करीब ही रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ करके खड़ा हो गया। काश वो मुझे ड्राइंग रूम ही से फरार होने का मौका दे देता। मुझे उसकी जवानी पर तरस आने लगा, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी और अपने अजीम कौमी मकसद का ख्याल सता रहा था। मैंने झुककर पलंग का गद्दा एक तरफ से उठाया, फिर कैप्टन रामदयाल की तरफ देखकर कहा, जरा ये सिगार पकड़ लें। उसने वहीं से हुक्म दिया, इसे अपने हाथ में ही रखो। इस तरह गोया उसने खुद ही अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। सिगार का अगला हिस्सा गर्म था और उसके अंदर छुपी हुई नन्ही ट्यूब में साइनाइड का मोहलक तरीन बहलूल बाहर उछलने को बेताब था। मैंने कैप्टन की तरफ सिगार वाला हाथ बढ़ाकर कहा, लाला जी ले लो सिगार, डरने की कोई बात नहीं। मैं इतने अरसे में सिगार को दरमियान से दबा चुका था। सिगार से रबर की नजर न आने वाली एक बारीक सी पिचकारी बरक रफ्तारी से निकलकर कैप्टन रामदयाल की गर्दन पर पड़ी। वो मुझसे 2 कदम के फासले पर खड़ा था, लेकिन अब वो खड़ा नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। रिवॉल्वर अभी तक उसके हाथ में था। जहर ने उसके जिस्म से लगते ही उसका खून मुंजमद कर दिया था और उसे ट्रिगर दबाने की मोहलत न मिल सकी थी। मैं जल्दी से बाहर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर निकल रहा था कि शीला बिमला के कमरे की तरफ से आती दिखाई दी। मेरे कदम रुक गए। उसने बड़े अदब और अकीदत से कहा, महाराज बच्ची को देख लें, उसे आशीर्वाद नहीं देंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, अवश्य आशीर्वाद देंगे। मैं उसे लेकर बिमला के कमरे की तरफ बढ़ा तो शीला ने खाली सोफे पर एक निगाह डालते हुए अपने भाई के बारे में पूछा कि बाबू कहाँ गया है। मैंने शीला के कांधे पर जानबूझकर हाथ रख दिया और कहा, तुम्हारा भाई बड़ा धर्मात्मा है, साधु संतों की सेवा अपना धर्म समझता है। मेरे लिए बाजार से मिठाई लेने चला गया है।
मैंने बहुत रोका परंतु वो माना नहीं। आओ सुपुत्री को देखते हैं। बच्ची पलंग पर बैठी दूध पी रही थी। ग्लास रखकर उसने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। फिर शीला को बाहर लाकर कहा, कन्या हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। हम जिस कुटिया में रात को सोए थे वहां हमने अपने माला भगवान शिव के नाम की जाप करके रख दी है। दोपहर तक कमरे के अंदर कोई न जाए। भगवान ने चाहा तो इस घर में शांति ही शांति होगी। अच्छा अब हम टहलने जाते हैं। भैया जी आए तो उन्हें बाग में भेज देना। ये कहकर मैं बागीचे में आ गया। मुझे मालूम था कि कैप्टन फौजी जीप या ट्रक में वहां आया होगा। मकान के सामने दरख्तों तले एक फौजी जीप खड़ी थी। उसका फौजी ड्राइवर सिगरेट सुलगाए अगली सीट पर बैठा था। मैंने उसके करीब से गुजरते हुए एक हाथ उठाकर कहा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। फौजी में हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। फुटपाथ तक मैं निहायत पुरसुकून कदम उठाता हुआ आया। यूं ही शीला का मकान और फौजी जीप नजरों से ओझल हुई। मैंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। मेरे सामने कोई वाज़ेह मंजिल नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं। मेरे लिए अब हर जगह शीला कुमारी का घर था, क्योंकि अखबार में मेरी जो तस्वीर छपी थी वो मुझे किसी भी जगह गिरफ्तार करवा सकती थी। मैंने गैर शऊरी तौर पर उजाड़ और बेआबाद इलाके का रुख कर लिया। जालंधर पाकिस्तान बनने से पहले ज्यादा बड़ा शहर नहीं होगा, लेकिन अब तो वो चारों तरफ फैला हुआ है। ताहम मैं कहां तक लोगों से अपना चेहरा छुपा कर रख सकता था। मैं एक बार फिर अपने इस हुलिये से निजात हासिल करना चाहता था, लेकिन जितनी जल्दी मैंने दाढ़ी मूछें और सर के बाल मुड़वाए थे उतनी जल्दी उन्हें पैदा नहीं कर सकता था। गोया मुझे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत थी, जो हिंदुस्तान में मेरे लिए एक नामुमकिन सी बात थी। मैंने फैसला किया कि मुझे जिस कदर जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह से निकलकर किसी दूर दराज सूबे में चले जाना चाहिए और फिर वहां बैठकर जुनूबी हिंद के सूबा केरला में दाखिल होकर एटमी प्लांट पर हमले का मंसूबा बनाना चाहिए। ख्यालात में गुम मैं मॉडल टाउन की बस्ती से काफी दूर निकल गया। गन्ने के खेत शुरू हो गए। सिख किसान खेतों में कहीं ट्रैक्टर चला रहे थे तो कहीं कटाई हो रही थी। आगे फिर शहर की इजाफी आबादियों के मकान शुरू हो गए। एक नाला आया तो मैं उसके किनारे किनारे चलता उसके पुल पर से गुजर गया। दूसरी तरफ दूर दूर कोठियां बनी हुई थी। एक जगह ट्यूबवेल चल रहा था और एक सिख नहा रहा था। 3 औरतें उसमें कपड़े धो रही थी। मैं दूर ही से गुजर गया। मशरक में आम के दरख्तों में एक छोटे से सफेद गुंबद पर सब्ज रंग का झंडा लहराता नजर आया। यह किसी मुसलमान बुजुर्ग की दरगाह थी। दिल उस दरगाह की तरफ खींचने लगा। करीब पहुंचकर देखा कि मजार के ऊपर हिंदी और उर्दू में एक तख्ती लगी है, जिस पर मजार में आसूदा खाक बुजुर्ग का नाम लिखा हुआ था। एक गुंबद के अंदर कब्र थी जिस पर सब्ज गिलाफ चढ़ा हुआ था। एक तरफ अखाड़ा था, करीब ही एक कोठरी थी। एक सिख मजार पर माथा टेक कर उल्टे पैरों मजार के चबूतरे से वापस आ रहा था। कोई मुतवल्ली या मुजावर नहीं दिखाई दे रहा था। ये एक निस्बतन बेआबाद और सुनसान इलाका था और मैं किसी कोने में बैठकर दिन गुजार सकता था और अंधेरा फैल जाने पर वहां से किसी भी तरफ निकल कर जा सकता था। दरगाह के पीछे अमरूद का एक वीरान सा बाग था। खुशगवार मौसम की धूप शाखों से छन छन कर आ रही थी। यहाँ कोई नहीं था। मैं थक गया, इसलिए अमरूद के एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। सोचने लगा कि दिन इसी जगह गुजारूं और अंधेरा होते ही जीटी रोड पर पहुंच जाऊं, फिर किसी ट्रक ड्राइवर के साथ लुधियाना या अंबाला की तरफ निकल चलूं। मैंने कमर का रुमाल खोलकर चंद नोट अपने कुर्ते की जेब में रख लिए। उस जेब में जहरीला सिगार पहले से मौजूद था। ये मेरा खामोश तरीन पिस्तौल था जिसका निशाना कभी खता नहीं होता था। एक आवाज सुनाई दी, राम राम महाराज जी। मैंने पलट कर देखा तो उधेड़ उम्र का एक लहीम शहीम आदमी हाथ में असा लिए धोती कुर्ते में मलबूस, सर पर लखनऊ फैशन की दुपल्ली टोपी रखे खड़ा था। मैंने हाथ जोड़कर राम राम किया। मुसाफिर हो महाराज, तुम्हें पहले तो यहाँ नहीं देखा। वो मेरे करीब आ गया। मैंने मुस्कुराकर खुश अखलाकी से कहा, हाँ महाराज, मुसाफिर हूँ, चंडीगढ़ से आ रहा हूँ। दत्ती भेरू जी के मंदिर की यात्रा करने जा रहा हूँ। उसने पूछा, महाराज पैदल ही यात्रा कर रहे हो? उसका लहजा अंबाले वालों जैसा था। मैंने कहा, हाँ जी, हम साल में एक बार भेरू जी की यात्रा को पैदल ही जाते हैं। तुम इस कब्र के पुजारी हो बाबा लोग? वो सामने बैठ गया। महाराज, हम पुजारी नहीं, इस दरगाह के मुतवल्ली हैं। हमारा नाम बाबा अशरफ कादरी है। तुम्हारे लिए खाने को मिठाई लाऊं महाराज? मुसलमान के हाथ का खा लेते हो? मैंने अपने बगैर बालों के सिर पर हाथ फेर कर कहा, महाराज हम रामधारी हैं, हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक सम्मान है। ये बताओ, यहाँ अखबार नहीं आता शहर से? यहाँ की खबरें पढ़ने को जी चाहता है। मुतवल्ली बोला, महाराज अखबार तो मैं नहीं मंगवाता, कभी कभी अंबाले से एक उर्दू अखबार आ जाता है। मैं मुतमईन हो गया कि इस शख्स ने अभी तक अखबार में मेरी तस्वीर नहीं देखी। अब मैंने इत्मीनान से बातें शुरू कर दी। उसने वहीं से किसी लड़के को आवाज देकर कोठरी से मिठाई का दोना मंगवा कर दरमियान में रख दिया और हम मिठाई भी खाते गए। मैंने सोचा कि क्यों ना किसी तरीके से इस मुजावर से लेकर सब्ज रंग के कपड़े पहने जाएं। कम से कम इस चूगियों वाले लिबास से तो छुटकारा मिलेगा जिसे शीला कुमारी भी देख चुकी थी और अब तक उसने मिलिट्री पुलिस को रोते हुए बता दिया होगा कि उसके भाई राम दयाल को जिस साधु ने कत्ल किया है उसने गेरुए कपड़े पहन रखे थे। मैंने दीन इस्लाम, खास तौर पर सूफिया कराम के मसलक और उनकी मोहब्बत भरे पैगाम की बातें शुरू कर दी।
मैंने कहा कि मुझे मुसलमान सूफिया के प्रेम भरे मसलक से बड़ी अकीदत है और कभी कभी जी चाहता है कि मुसलमान दरवेशों का सब्ज लिबास पहनकर उनके मज़ारों पर भी चिल्ला कशी करूं। अशरफ खुश होकर बोला, महाराज ये कौन सी मुश्किल बात है। दरगाह पर सिख और हिंदू हर जुमेरात को चादरों के चढ़ावे चढ़ाते हैं। आप कहें तो अभी एक जोड़ा आपके लिए ले आता हूं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने कहा, बाबा लोग अभी ला दो, मैं उसे पहनकर बाबा जी की दरगाह पर तपस्या करूंगा। हाँ, सर पर बांधने को एक सब्ज पटका भी लाना। उसने वहीं से एक बार फिर लड़के को आवाज दी और एक पटका और 2 चादरें मंगवा दी। मैंने दरख्तों के पीछे होकर लिबास तब्दील कर लिया। अशरफ मुझे उस लिबास में देखकर बेहद खुश हुआ। बोला, महाराज आप आधे से ज्यादा मुसलमान हो गए हैं, बस माथे पर तिलक रह गया है। मैंने कहा, बाबा जी एक रोज ये भी उतर जाएगा। मुतवल्ली इस बात पर बहुत जज्बाती हो रहा था कि एक हिंदू साधु उसके हाथ पर मुसलमान होने वाला है। मैंने मुतवल्ली का हाथ थाम लिया और राजदाराना अंदाज में कहा, भाई अशरफ, सूफी बुजुर्गों का लिबास पहनकर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बात यह है कि मैं चंडीगढ़ के एक हिंदू ब्रिगेडियर का अकेला बेटा हूँ। मेरा नाम प्रकाश चंद है। मैं एक लड़की शकुंतला की मोहब्बत में साधु हो गया हूँ और घर से निकल पड़ा हूँ। मेरे बाप ने मेरी तलाश में फौजी भेज रखे हैं जो हो सकता है मुझे ढूंढते जहां भी पहुंच जाएं। अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। जिस वक्त मैंने जिस सब्ज चोला पहना है, दिल इस्लाम के नूर से रोशन हो रहा है। हो सकता है मैं तुम्हारे हाथ पर मुसलमान हो जाऊं, इसलिए मुझे दरगाह में कोई ऐसी जगह बता दो जहां बैठकर मैं खुदा की इबादत कर सकूं। अशरफ बहुत खुश हुआ और कहने लगा, महाराज फिक्र ही न करें, दरगाह के नीचे मैंने एक तहखाना बनवा रखा है, आप वहां जाकर इबादत करें, किसी को कानो कान खबर न होगी। मैंने कहा, अगर मेरे बाप के भेजे हुए फौजी जहां आए तो उन्हें कह देना कि मैं यहाँ नहीं आया और जी मेरे कपड़े भी कहीं गायब कर देना। अशरफ उठ खड़ा हुआ और फिर असा जमीन पर मारकर बोला, अरे महाराज क्यों परेशान होते हो, सारी छावनी की फौज आ जाए तो तुम्हारी हवा भी न लगने दूंगा। मैंने जेब से 500 रुपए निकालकर उसकी मुट्ठी में थमाते हुए कहा, महाराज ये मेरी तरफ से नजर ही समझना। नोट देखकर उसकी बातें खिल गईं, मगर ऊपर से वो इनकार करने लगा। मैंने नोट उसके कुर्ते की जेब में डाल दिया। नोट देखकर उसकी बातें खिल गईं, मगर ऊपर से वो इनकार करने लगा। मैंने नोट उसके कुर्ते की जेब में डाल दिया और वो मुझे दरगाह के अंदर मजार के अकब में बने हुए एक तहखाने में ले गया, जहां एक तख्त बिछा हुआ था, पानी की सुराही और प्याला भी मौजूद था। मुतवल्ली ने एक छोटी सी लालटेन जला दी। तहखाने में किसी पोशीदा जगह से ताजा हवा आ रही थी। खुदा जाने उस शख्स ने तहखाना किस मकसद के लिए बनवा रखा था। बोला, महाराज तुम आराम से इबादत करो, खुदा तुम्हें जरूर सीधा रास्ता दिखा देगा। अच्छा मैं जाता हूँ, दोपहर का खाना यहीं पहुंचा दूंगा कि तुम बाहर आकर खाओगे। मैंने जवाब में कहा कि खाना मैं बाहर आकर खाऊंगा। वो चला गया तो मैं तख्त पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि दिन की रोशनी में छुपने को एक जगह मिल गई। दोपहर को तहखाने से बाहर निकलकर मुतवल्ली के साथ दरगाह में खाना खाया। उसने बताया कि अभी तक मेरी तलाश में कोई फौजी नहीं आया। खाना खाकर मैं दोबारा तहखाने में चला गया और तख्त पर लेटते ही नींद आ गई। मुझे सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी। दरगाह के बाहर मिलिट्री ट्रक की गड़गड़ाहट और फिर उसके ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई। फौजी बूटों की भारी आवाजें आने लगी, फिर आदमियों के बोलने की आवाजें आईं। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। एहतियातन मैं तख्त से उठकर तहखाने के दरवाजे के पहलू में दीवार से लगकर तैयार खड़ा हो गया कि अगर कोई फौजी अंदर आया तो कम से कम 1-2 को तो मार ही दूंगा। मेरे कान ऊपर लगे हुए थे। फौजी बूटों की आवाज दरगाह के अंदर तक आ गई। फौजी मेरी खोज में शायद दरगाह के बरामदे तक आ गए थे। फिर कदमों की आवाज दूर होती चली गई। ट्रक का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई, फिर इंजन गरजा और उसका शोर आहिस्ता आहिस्ता दूर होकर खत्म हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। दिल में मुतवल्ली का भी ममनून हुआ। कोई 10 घंटे बाद तहखाने की सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई थी। फिर दरवाजे पर किसी ने मखसूस दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। मेरे सामने मुतवल्ली अशरफ खड़ा था। वो तख्त पर आकर बैठ गया। मैंने बेताबी से पूछा, वो चले गए? उसने मेरे कांधे पर हाथ रखा और बोला, तुमने अपने बारे में आते ही मुझे क्यों न बता दिया? मैंने अनजान बनकर पूछा कि वो क्या कह रहे थे। मैं क्या बताता उसे? मुतवल्ली ने अपने लंबे कुर्ते से तह किया हुआ हिंदी अखबार निकाल कर खोला और वो सफा मेरे आगे रख दिया जहां मेरी तस्वीर और खबर छपी थी। अब उससे कुछ छुपाने का फायदा नहीं था। वो कहने लगा, एक हिंदू कर्नल और 2 सिख मेजर थे। उन्होंने आते ही मुझे तुम्हारी फोटो वाला अखबार दिखाया और कहा कि ये पाकिस्तानी जासूस है, ये इधर तो नहीं आया। मैंने तुम्हारी फोटो देखी तो सुन होकर रह गया। हिंदू कर्नल जालिंदर का था और मुझे जानता था। मैंने उन्हें कहा कि ये पाकिस्तानी जासूस अभी तक तो इधर नहीं आया, अगर आया तो खुद उसे पकड़कर थाने ले आऊंगा। फिर भी उन्होंने मेरी कोठरी, अमरूद के बाग और दरगाह के अंदर की तलाशी ली। उन्होंने मुझे 5000 रुपए के इनाम का लालच भी दिया। तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह छुपा देता। मुझे खतरा था कि कहीं वो तहखाने का रुख न कर लें। मैंने कमर में हाथ डालकर जहरीला सिगार अपनी मुट्ठी में थाम लिया। मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता था। मुतवल्ली अशरफ एक भारतीय मुसलमान था। उसकी वफादारियां भारत के साथ भी हो सकती थीं, लेकिन उसने मुझे गिरफ्तार नहीं करवाया था। इस एतबार
एतबार से मैं उस पर किसी हद तक भरोसा कर सकता था। अब अपनी शख्सियत उससे छुपाना बेसूद था। फिर भी मैंने अपने बारे में उसे एक दूसरी कहानी घड़कर सुना दी। वो ये थी कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान जरूर हूँ, लेकिन जासूस नहीं हूँ। अपने एक दोस्त की बातों और लालच में आकर कुछ गैर मुल्की घड़ियां स्मगल करने की गरज से बॉर्डर क्रॉस किया था कि मैं पकड़ लिया गया और मुझ पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम लगाकर अमृतसर किले में ले जाकर एक सिख फौजी ने बेहद अजियत दी। लेकिन मैंने मौके से फायदा उठाते हुए सिख फौजी को हलाक कर दिया और किले से फरार होकर बटाले चला गया। वहां सर मुड़वा कर जोगी का भेस बदला और अब छुपता फिर रहा हूँ। वो बोला, मेरे बच्चे, अगर तुम पाकिस्तानी जासूस होते तो भी मैं तुम्हें जरूर पनाह देता। पाकिस्तान इस्लाम का तला है। हमें पाकिस्तान और इस्लाम से वालिहाना मोहब्बत है। इस्लाम और पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। जहरीले सिगार पर मेरी गिरफ्त नरम पड़ गई। मैंने जेब से हाथ निकाल लिया। अब मुझे जहां से निकल जाना चाहिए। मैंने कहा, रात के अंधेरे में तुम निकले भी तो पकड़े जाओगे। फौजी इर्द गिर्द के इलाके में फैल गए हैं, वो तुम्हें इस भेस में भी पहचान लेंगे। मैंने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो बोला, ये रात तो यहीं गुजारो, मैं कुछ सोचता हूँ। मैं तुम्हारे पास बार बार भी नहीं आ सकता। हो सकता है मिलिट्री का कोई सादा लिबास वाला दरगाह के करीब मेरी निगरानी कर रहा हो। रात को वो आया तो मुझे 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार देकर फौरन ही वापस चला गया। मैंने रोटी खाकर पानी पिया और तख्त पर लेट गया। अब मुतवल्ली ने बाहर से दरवाजे पर ताला भी डाल दिया था। मैंने लालटेन बुझा दी और सोने की कोशिश में आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी। तरह तरह के ख्याल सता रहे थे। अचानक ऊपर से भक्ति गीत गाने की आवाज आने लगी। अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत दे सब बंदे। रात की गहरी खामोशी में ये आवाज बड़ी पुरसोज लग रही थी। शायद कोई अकीदतमंद दरगाह के सामने बैठा गा रहा था। ये CID का आदमी भी हो सकता था। मैं उठ बैठा। कुछ देर बाद आवाज आना बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। किसी वक्त दूर से किसी ट्रक या लारी के गुजरने की मध्यम सी आवाज भी आ जाती। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। शुरू में तो नींद ना आई, फिर मेरी पलकें अपने आप बोझल होने लगी। लेकिन ऐन उसी वक्त तहखाने की तारीकी में सब्ज रोशनी का धीमा सा गुबार फैलने लगा। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। रोशनी का रंग हल्का सा था और वो तहखाने के एक कोने से फैलती हुई महसूस हो रही थी। मैं उठकर उस कोने को टटोलने ही वाला था कि मुझे वहां एक सफेद पोश इंसानी हजूला सा दिखाई देने लगा। मैं अपनी जगह साकित रह गया। मुझे अपना आप पत्थर की तरह भारी लगने लगा। उसके सफेद बुर्राक लिबास से सब्ज रोशनी की किरणें फूट रही थी। अजीब बात थी कि मुझे खौफ की बजाय सुकून महसूस होने लगा। मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया, लेकिन मुझ में बोलने की सकत नहीं थी। मेरे कानों तक धीमी मगर साफ सरगोशी पहुंचने लगी। इस्लाम की खिदमत के लिए, इस्लाम के कले पाकिस्तान की खिदमत के लिए तुमने जान की बाजी लगा रखी है। खुदा सब कुछ देख रहा है। तुम इस वक्त मसाइब के भंवर में फंस चुके हो। सिवाय अल्लाह की जात के कोई और तुम्हें इस मुश्किल से नहीं निकाल सकता। मैं खुदा के हुक्म से तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हुआ हूँ। जब मैं चला जाऊं तो तुम्हें अपने गले में जंजीर से बंधा हुआ तांबे का एक तिकोना नक्श मिलेगा। दुश्मन तुम्हारे सामने हो तो कलमा तय्यबा पढ़कर उस नक्श पर निगाह डालते हुए अपने दुश्मन की तरफ देखना। फिर तुम अपने दिल में उस दुश्मन को जो हुक्म दोगे वो वही करेगा, और जब तक वो तुम्हारी निगाहों के सामने रहेगा वो तुम्हारा मोती होगा। इस नक्श को एक दिन में सिर्फ एक बार ही काम में ला सकोगे। इससे ज्यादा हम कायनात के अवामिल में दखल नहीं दे सकते। इस नक्श की हिफाजत करना। मुकद्दस सफेद पोश हजूला गायब हो गया तो सब्ज नूरानी रोशनी का गुबार भी सिमट कर निगाहों से उजल हो गया। गैर इरादी तौर पर मेरे हाथ अपने गले की तरफ बढ़े। मैं ये देखकर सन्नाटे में रह गया कि मेरी गर्दन में एक जंजीर के साथ बंधा तांबे का तिकोना नक्श लटक रहा था। मैंने लालटेन जलाकर गौर से देखा। उस पर सिवाय चंद आड़ी तिरछी गहरी लकीरों के और कुछ भी नहीं था। मेरा दिल खुदा की मोहब्बत से लबरेज हो गया। मैं सजदे में गिर गया और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा हो गया। रोते रोते हिचकी बंद गई। या अल्लाह, मैं अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करूं कम है। खुदा जाने मैं कब तक सजदे में पड़ा रोता रहा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहा। फिर वहीं किसी वक्त मुझे नींद आ गई। अगले रोज मेरी आंख उस वक्त खुली जब मुतवल्ली शाने से हिलाकर मुझे जगा रहा था। वो मेरे लिए चाय और डबल रोटी लाया था। वो कहने लगा, रात एक सिख दरगाह के बाहर बैठकर भक्ति गीत गा रहा था। हो सकता है वो इंडियन CID का आदमी हो, मगर अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम अभी यहीं रहो। वो खामोश हो गया। मैं अपने साथ उसे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मैंने उसे रात के वाक्य के बारे में कुछ न बताया। अपने गले का नक्श मैंने सब्ज चादर के अंदर छुपा रखा था। मैंने कहा, मैं आज यहाँ से जाना चाहता हूँ। बोला, तुम कहाँ जाओगे? दुश्मन ने जगह जगह जाल बिछा रखा है। अखबार में आज भी तुम्हारी तस्वीर छपी है। तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए 5000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया गया है। मैंने सांस भरकर कहा, अल्लाह मालिक है। वो चाय की प्याली तख्त पर रखते हुए रुमाल से होंठ पूंछ कर बोला, अगर तुम किसी तरह छुपते छुपाते सरहंद शरीफ पहुंच जाओ तो वहां मुजद्दद साहब की दरगाह पर मेरा भाई गयास मुतवल्ली है। उसको जाकर मेरा नाम बताना, वो तुम्हें अपने पास छुपा लेगा। मेरा मिशन छुपे रहने का नहीं था, मुझे मैदान अमल में कूदना था। मैंने उसका दोबारा शुक्रिया अदा
किया और कहा कि वो मेरे लिए बाजार से एक नया जोड़ा ला दे और प्रकाश चंद के नाम से किसी भी ट्रेन के फर्स्ट क्लास में जालंधर से दिल्ली तक एक सीट रिजर्व करवा दे। वो रजामंद हो गया। मैंने कुछ रकम उसे दे दी। दोपहर को वो वापस आया तो खद्दर के थैले में मेरा सामान ले आया था। फिर उसने जेब से एक टिकट निकाल कर मुझे दिया और बोला, ये फ्रंटियर मेल का टिकट है, गाड़ी रात के 9:15 बजे जालंधर पहुंचती है। मैंने कहा, फिक्र न करो, मैं खुद ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा। मैंने लिबास तब्दील कर लिया। रात 8:45 बजे उसने एक साइकिल रिक्शा लाकर दरगाह के पिछवाड़े खड़ा कर दिया और मुझे तहखाने से निकाला और मुझसे गले मिला तो रिंधी हुई आवाज में बोला, बेटा, मैं तुम्हारी इससे ज्यादा खिदमत करना चाहता था, मगर हम मुसलमान जहां मजबूर हैं। मैंने उसका हाथ थाम कर दिली शुक्रिया अदा किया और रिक्शे में बैठकर मुतवल्ली ने रिक्शे वाले सिख से कहा, सरदार जी, लाला जी को स्टेशन पर पहुंचा दो, कांग्रेस के बड़े मशहूर लीडर हैं। रिक्शा शुरू रात की तारीकी में जालंधर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। 15-20 मिनट बाद दूर से रेलवे स्टेशन की रोशनियां नजर आने लगी। रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां काफी रौनक थी, लेकिन मिलिट्री पुलिस का कोई आदमी नहीं था। गेट पर सिख टिकट चेकर खड़ा टिकट देख रहा था। मैंने टिकट दिखाया तो उसने टिकट मार्क करके टिकट मेरे हवाले कर दिया और बोला, महाराज, गाड़ी 20 मिनट लेट होगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं सरदार जी, आपका धन्यवाद, और मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया। वेटिंग रूम की तरफ बढ़ा ही था कि वेटिंग रूम के बाहर मिलिट्री पुलिस के 2 सिपाही खड़े बातें कर रहे थे। मैं सुकून से उनके करीब से गुजरकर वेटिंग रूम में दाखिल हो गया। कोने वाली एक कुर्सी पर बैठ गया और मेज से अंग्रेजी का अखबार उठाकर अपने चेहरे के आगे कर लिया। उसी सफ़े पर मेरी तस्वीर छपी थी और 5000 रुपए का इनाम का ऐलान था। कमबख्त गाड़ी को भी आज लेट होना था। खुदा खुदा करके 9:30 बजे प्लेटफॉर्म पर उलियों की भाग दौड़ की आवाजें आने लगी। मुसाफिर सामान उठाकर बाहर निकलना शुरू हो गए। मैं भी प्लेटफॉर्म पर निकल आया। ट्रेन आ गई। फर्स्ट क्लास के तीसरे कंपार्टमेंट के बाहर मेरे नाम की चिट लगी हुई थी। ये 2 सीटों वाला कूपे था। दूसरी सीट खुशकिस्मती से खाली थी। मैं डिब्बे में घुसकर सीधा बाथरूम में चला गया और मुंह हाथ धोना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद गाड़ी ने विसल दिया तो मैं बाथरूम से निकलकर अपनी सीट पर बैठ गया। गार्ड ने सीटी बजाई और गाड़ी चलती। मैं खिड़की के शीशे में से जालंधर शहर की कोठियों और मकानों की रोशनियों को तेजी से पीछे जाते हुए देखने लगा। गाड़ी लुधियाने के स्टेशन पर रुकी तो डिब्बे में एक मोटा ताजा लाला हाँफता हुआ दाखिल हुआ। पुली उसका सामान रखने लगा। लाला ने धोती कुर्ता पहन रखा था। उसने लड़ झगड़ कर कुली को रुखसत किया और राम राम करता अपनी सीट पर बराजमान हो गया। बोला, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। ये कुली तो लूटते हैं मुसाफिरों को। बहुत जल्द मुझे एहसास हो गया कि इस हिंदू लाले ने अखबार में मेरी तस्वीर नहीं देखी। वो दिल्ली में कपड़े का कारोबार करता था। देर तक बोलता रहा, फिर सीट पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद उसके खर्राटे गूंजने लगे। ट्रेन स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती भागी चली जा रही थी। अंबाला गुजर गया। मेरठ छावनी पर मैं चौकन्ना हो गया। हिंदू लाले ने खिड़की खोलकर बाहर के छाबड़ी वाले को आवाज दी और उससे कचोरियां लेकर खाने लगा। बड़े करबामेज इंतजार के बाद गाड़ी मेरठ छावनी से रवाना हुई। दिल्ली के करीब करीब पौ फटने लगी। मोटा लाला अभी तक खराटे ले रहा था। दिल्ली आया तो दिन काफी निकल आया था। एक बार फिर मैं भारत के दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था, जहां से मैं जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो मैं मुसाफिरों के हुजूम में घुस गया और गेट की तरफ बढ़ने लगा, जहां लोगों का काफी रश था। गेट से निकलकर लॉबी में से गुजर रहा था कि मेरी निगाह सुतून के पास खड़े कमीज पतलून वाले एक दुबले पतले आदमी पर पड़ी। वो शक्ल ही से CID का आदमी लगता था। मैं सुकून से चलता गया। अभी मैं लॉबी की सीढ़ी से दूर ही था कि पीछे से किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रखकर कहा, माश जी, कहां से आ रहे हैं? मैंने मुड़कर देखा, वही आदमी था। मैंने बड़ी खंदा पेशानी से उसे प्रणाम करते हुए कहा, मेरठ से आ रहा हूं महाराज। वहां कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। बोला, महाराज, जरा मेरे साथ चलें। वो सामने वाले कमरे में कांग्रेस कमेटी के लीडर साहब ने आपको बुलाया है। मैंने सामने वाले कमरे की तरफ देखा। वहां एक सिख फौजी खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। एक पल के लिए मेरे जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई। सिख फौजी ऊंचा लंबा जवान था। वो हमारी तरफ बढ़ा। CID वाले ने उसकी तरफ देखकर कहा, सरदार जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये महाश जी वही हैं जिसकी आपको तलाश है। इसे अंदर ले चलें। मैं उन दोनों के दरमियान बेबस सा होकर रह गया। इससे पहले कि मैं कोई एक्शन करता, वो मुझे धकेल कर कमरे में ले गई। सिख फौजी ने मेज की तराज से अखबार निकाला तो मेरी जान हवा हो गई। वो कभी अखबार में छपी हुई तस्वीर और कभी मेरी तरफ देखता। अचानक वो कुर्सी से उठा। उसने पिस्तौल निकाल कर मेरी तरफ तान लिया और गरजदार आवाज में बोला, बै जाओ थे सरदार जी, मेरा इनाम ना भूल जाना। CID वाला कहने लगा। सिख फौजी ने उसे झिड़क कर कहा, तुम बाहर जाओ, और उसे कमरे से निकाल दिया। फिर मेरी तरफ घूरते हुए रिसीवर उठाया और कोई नंबर मिलाने लगा। गले में पड़े हुए मुकद्दस नक्श को आजमाने का वक्त आ गया था, क्योंकि मैं जेब से जहरीला सिगार निकाल कर नहीं सुलगा सकता था। वक्त बहुत कम था। अगर उसने फोन पर कंपनी कमांडर को इत्तला कर दी तो फौज का पूरा दस्ता यहाँ आ जाएगा। मैंने बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक दिल ही दिल में कलमा तैयबा पढ़कर नक्श पर एक निगाह डाली। फिर सिख फौजी की तरफ देखने लगा।
मैंने अपने सामने खड़े पिस्तौल वाले सिख फौजी की आंखों में आंखें डालकर ये फिक्रे दोहरा रहा था। मैं कांग्रेसी लीडर हूँ, तुम मुझे जानते हो, मुझे अपनी हिफाजत में जहां से निकालो। और नक्श के असर का इंतजार करने लगा। अचानक सिख फौजी के चेहरे पर तासुफ और मलाल का तासुर उभरा। उसने पिस्तौल मेज पर रख दिया और मेरा हाथ अपने हाथ में थाम कर बोला, महाशय जी मुझे क्षमा कर दें, मेरे आदमी से गलती हो गई है। भला आपको कौन नहीं जानता, दरअसल आपकी शक्ल उस पाकिस्तानी जासूस से बहुत मिलती है जिसकी हमें तलाश है। आइए मेरी गाड़ी आपको छोड़ आती है। मैं उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दे रहा था। वो मुझे साथ लेकर फौजी ऑफिस से बाहर आ गया। वो बड़े अदब और एहतराम के साथ मेरे हमरा चल रहा था। हिंदू सीआईडी वाले ने जब ये मंजर देखा तो हैरत से हमारा मुंह तकता रह गया। वो आगे बढ़ा ही था कि सिख फौजी ने कहा, बंदा बंदा देख लिया करो। एक तरफ फौजी जीप खड़ी थी। उसने मुझसे पूछा, महाशय जी आप कहाँ जाएंगे? मैंने ख्वाजा निजामुद्दीन का नाम ले दिया। मुझे मालूम था कि वहां से नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन दूर नहीं है और वैसे भी ये मुसलमानों की बस्ती थी और वहां मुझे कुछ देर के लिए पनाह मिल सकती थी। सिख फौजी ने ड्राइवर को हुक्म दिया कि ख्वाजा निजामुद्दीन की बस्ती में छोड़ाए। सिख फौजी ने बड़े एहतराम से मुसाफा किया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर दिल में उसे मुखातिब करके कहा, मेरे जाते ही भूल जाओगे कि तुम किसी कांग्रेसी लीडर या मशकूक आदमी से मिले थे। ये कहकर मैं जीप में सवार हो गया। जीप रवाना हो गई। जब सिख फौजी मेरी निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने हिंदू ड्राइवर से कहा कि तेज चले। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, जहाँ मेरा कोई जानने वाला भी नहीं था। एक एतबार से ये मेरे हक में बात जाती थी। ये बात वाज़ेह थी कि सिख फौजी तो मेरे नक्श के असर की वजह से मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन हिंदू सीआईडी वाला मुझे फौजी जीप में जाते देख चुका था। वो यही समझेगा कि सिख फौजी ने रिश्वत लेकर मुझे छोड़ दिया है, लिहाजा मुझे गिरफ्तार करवाने की सर तोड़ कोशिश करेगा। इस तरह एक तो उसकी तरक्की होगी और 5,000 रुपए इनाम भी मिलेगा। जब फौजी जीप मुझे छोड़कर वापस जाएगी तो वो ड्राइवर से जरूर पूछेगा कि मुझे कहाँ छोड़कर आया है और फिर वो मिलिट्री पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाएगा। ये भी हो सकता था कि मुझे फौजी जीप में जाता देखकर उसने रेलवे स्टेशन से कोई करीबी फौजी दफ्तर में फोन कर दिया हूँ और सिपाही मेरी तलाश में निकल चुके हों। सूरत हाल खासी नाजुक थी। जीप बस्ती निजामुद्दीन में दाखिल हुई तो मैं ड्राइवर को गलत राह पर डालने के ख्याल से एक होटल के सामने उतर गया। उसे ये तासुर दिया कि मैं इसी होटल में मुकीम हूँ। जीप निगाहों से ओझल हुई तो मैंने एक रिक्शा लिया और उसे दरगाह हजरत निजामुद्दीन की तरफ चलने को कहा। उस वक्त सबसे बड़ा मसला मेरा कांग्रेसी लिबास था, जिससे जल्द से जल्द निजात हासिल करने की जरूरत थी। उस वक्त सबसे बड़ा मसला मेरा कांग्रेसी लिबास था, जिससे जल्द से जल्द निजात हासिल करने की जरूरत थी। पैसे मेरे पास थे। रिक्शा एक शॉपिंग सेंटर के करीब से गुजरा तो मैं वहां उतर गया। बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर था जिसमें हर किस्म की दुकानें और स्टोर मौजूद थे। एक स्टोर रेडीमेड कपड़ों से भरा हुआ था। मैं शीशे की एक अलमारी में लटका हुआ समर सूट देख रहा था कि मुझे महसूस हुआ एक शख्स काउंटर के पास खड़ा मुझे घूर रहा है। ऐसी हालत में मेरा जहां कांग्रेसी लिबास उतार कर समर सूट पहन कर निकलना मशकूक बना सकता था। चुनाचे मैं कुछ खरीदे बगैर ही स्टोर से निकल आया। फिर दूसरा रिक्शा लिया और दरगाह की तरफ चल दिया। रास्ते में एक मिलिट्री पुलिस की जीप करीब से गुजर गई। मैंने रिक्शे वाले को एक बाजार में मुड़ने को कहा और थोड़ी दूर जाकर उतर गया। साथ साथ बनी हुई क्वार्टर नुमा छोटी कोठियों वाला इलाका था। इधर उधर छोटी सड़कें एक दूसरे को काटती गुजर रही थी। मैं एक मकान के सामने से गुजर रहा था कि बोर्ड पर डॉक्टर नूरुल हसन जैदी लिखा देखा। मैंने घंटी बजा दी। दरवाजा एक पुख्ता उम्र के दुबले पतले अचकन पोश बुजुर्ग ने खोला। उन्होंने अपने सामने एक कांग्रेसी लिबास वाले लीडर नुमा नौजवान को देखा तो हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दरियाफ्त किया कि मुझे किससे मिलना है। मैंने पूछा, डॉक्टर नूरुल हसन जैदी साहब आपका ही नाम है? वो बोले, जी हाँ, तशरीफ लाइए। वो मुझे कोई मरीज समझकर अंदर ले गए और ड्राइंग रूम में बिठा दिया। फर्श पर घिसा पिटा कालीन बिछा हुआ था। पुरानी वजह के सोफे थे। दीवार पर करबलाए मोहल्ला के कते आवेज़ां थे। जैदी साहब मेरे सामने सोफे पर बैठ गए और बोले, मरीजों को मैं आम तौर पर सुबह 9 बजे के बाद दुकान पर ही देखता हूँ, लेकिन आप तशरीफ ले आए हैं तो फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने कहा, जैदी साहब मैं इस वक्त एक अजीब मुसीबत में मुब्तला हूँ। वो बोले, फरमाइए क्या आरिज़ा लाहक है? मैंने बड़े राजदाराना अंदाज में कहना शुरू किया, जैदी साहब मेरा नाम सज्जाद रिजवी है। मैं मशरक़ी पाकिस्तान से जान बचाकर यहाँ आया हूँ। वहाँ मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का छोटा सा कारोबार था। मैं सियालकोट पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। ढाका फॉल हुआ तो वहाँ कत्लेआम शुरू हो गया। मैं ढाका से चिटागोंग की तरफ फरार हो गया। कई माह भेस बदल कर जंगलों में फिरता रहा। फिर एक स्मगलर की मदद से भारत की सरहद पार करके कलकत्ते आ गया। यहाँ भारतीय पुलिस मेरे पीछे लग गई। मैं उनके चुंगल से फरार होकर दिल्ली आ गया। यहाँ डॉक्टर जैदी साहब को मेरी गुफ्तगू ने परेशान कर दिया। जल्दी से बोले, भाई साहब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ के मुसलमानों को पुलिस पहले ही शक की निगाह से देखती है। यहाँ अपने बाल बच्चों के साथ इज्जत की रोटी खा रहा हूँ।
मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। इतना वादा करता हूँ कि मैं आपके बारे में किसी से बात नहीं करूंगा। मैंने कहा, ज़ैदी साहब, आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं कि मुझे अपनी कोई पुरानी अचकन और कमीज पजामा ही दे दें। मैं इस कांग्रेसी लिबास से छुटकारा चाहता हूँ। ज़ैदी साहब दूसरे कमरे में गए और थोड़ी देर बाद एक निस्वारी रंग की पुरानी अचकन और कुर्ता पजामा लेकर वापस आ गए। बोले, इस गुसल खाने में जाकर कपड़े तब्दील कर लीजिए। मैंने गुसल खाने में जाकर लिबास तब्दील किया। अपनी खास चीजें यानी V2 गोलियों का पैकेट और भारतीय करेंसी रुमाल में लपेटकर उसी तरह अपनी कमर के गिर्द बांधी। जहरीला सिगार अचकन की जेब में डाला और बाहर आ गया। कांग्रेसी कपड़े मैंने लपेट रखे थे। उन्होंने कहा, इन्हें साथ ही ले जाएं तो मेहरबानी होगी, और हाँ, बराए करम किसी से मेरा जिक्र न कीजिएगा। उन्होंने कांग्रेसी कपड़े एक लिफाफे में डालकर मेरे हवाले कर दिए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मकान से निकल आया, जहाँ से मैंने एक बार फिर रक्षा पकड़ा और सीधा दरगाह हजरत निजामुद्दीन पहुंच गया। रास्ते में एक वीरान मकाम पर मैंने चलते रक्शे से लिफाफा झाड़ियों में फेंक दिया। दरगाह पर बड़ी रौनक थी। अंदर से कव्वाली की आवाजें आ रही थी। ज़ायरीन और अकीदतमंदों का हुजूम था। मैंने बाहर से चंद हार खरीदे और दरगाह शरीफ पर जाकर चढ़ाए। फिर चारों तरफ गहरी निगाह डालता हुआ अकबी दरवाजे से कब्रिस्तान में आ गया, जहां हजरत अमीर खुसरो की कब्र पर फातिहा पड़ी। माहौल का गहरी नजर से एक बार फिर जायजा लिया। एक आदमी मिर्जा गालिब की कब्र पर फातिहा पढ़ रहा था। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। मैं ड्योड़ी में से गुजरकर वापस दरगाह में आ गया। उस आदमी पर मुझे शुबा हुआ कि वो CID का आदमी है। जहां कव्वाली हो रही थी, मैं भी दूसरे लोगों के साथ एक तरफ दीवार से लगकर बैठ गया। मेरी निगाहें कब्रिस्तान वाले दरवाजे पर लगी हुई थी। मुझे यकीन था कि अगर वो CID का आदमी है तो मेरे पीछे जरूर आएगा। 10 मिनट गुजर गए, वो शख्स ना आया। मैं वहां से निकल जाने के बारे में सोचने लगा। मेरा टारगेट जनूबी हिंद का सबसे बड़ा शहर मद्रास था, जहां से मुझे भारतीय एटमी प्लांट को उड़ाने के लिए मंडापम कैंप नामी शहर में जाना था। काफी लंबा रास्ता था। दोपहर हो चुकी थी, भूख लग रही थी। दरगाह शरीफ पर लंगर जारी था। वहां से मैंने नमकीन चावल खाए और गौर करने लगा कि यहाँ से नई दिल्ली पहुंचकर ट्रेन पकड़ूं या निजामुद्दीन स्टेशन पर चला जाऊं। खतरा तो दोनों जगहों पर था। मद्रास एक्सप्रेस मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही मिल सकती थी, और दिल्ली का रेलवे स्टेशन मुझे एक ऐसा मगरमच्छ लग रहा था जो मुंह फाड़े मुझे निगलने के लिए तैयार हो। आखिर मैंने फैसला किया कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बंबई का रुख किया जाए। बंबई से पूना पहुंचूं और फिर मद्रास की तरफ निकल जाऊं। वो बिल्कुल मुख्तलिफ सूबा है, वहां मैं निस्बतन महफूज हूंगा। रुपए मेरे पास काफी थे। वहीं बैठे हुए लोगों से मैंने मालूम कर लिया कि बंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन शाम को 7 बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचती है और 5 मिनट रुकने के बाद रवाना हो जाती है। बाकी वक्त मैंने वहीं कव्वालियां सुनते गुजार दिया। 6 बजे लंगर से थोड़े नमकीन चावल खाए, ठंडा पानी पिया और पौने 7 बजे दरगाह से निकलकर एक रिक्शे में बैठकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा रश नहीं था। मैंने बंबई तक फर्स्ट क्लास का एक टिकट खरीदा और एक कैंटीन की ओट में बेंच पर बैठ गया। अब मुसाफिरों की रेल पेल शुरू हो गई थी। ठीक 7 बजे दिल्ली की तरफ से ट्रेन आ गई। ये पंजाब मेल थी। ट्रेन में काफी रश था। मैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में दाखिल हो गया, जहां पहले ही से 3 मुसाफिर अपनी अपनी नशिस्तों पर बराजमान थे। उनका सामान फर्श पर रखा था। नशिस्तों पर बिस्तर लगे हुए थे। उनमें एक सिख था और 2 हिंदू थे। हिंदुओं ने तिलक लगा रखे थे। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मुसाफिरों ने मेरी तरफ एक नजर देखा और फिर आपस में बातें करने लगे। मैंने अपनी तसल्ली के लिए खिड़की से बाहर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। वही आदमी जिसने दरगाह के कब्रिस्तान में गालिब की कब्र पर फातिहा पढ़ते हुए मुझे घूरा था, प्लेटफॉर्म पर सामने खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। गार्ड ने सीटी बजाई तो गाड़ी को धचका लगा। वो शख्स अब भी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने सर नीचे कर लिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी। मैंने सोचा, अगर ये CID का आदमी है तो मेरे साथ ट्रेन पर सवार क्यों नहीं हुआ। हो सकता है उसने यहीं से अगले स्टेशन पर खबर कर दी हो कि मैं फुला कंपार्टमेंट में सवार हूँ। इस ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया। सिख मुसाफिर मुझसे पूछ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसे कोई जवाब न दिया। वो फिर बोला, भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ जाओगे। मेरे मुंह से निकल गया, भोपाल। ट्रेन ने स्टेशन से निकलते ही रफ्तार पकड़ ली। फरीदाबाद का स्टेशन आया और गुजर गया। ट्रेन अपनी अगली मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी। आगे मिथरा शहर था। शाम का छिटपटा रात के अंधेरे में घुल मिल गया था। पंजाब मेल मिथरा के रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। मैंने खिड़की से सर निकाल कर देखा तो प्लेटफॉर्म की रोशनियों में मिलिट्री पुलिस के ऊंचे तुर्रों वाले सिपाही नजर आए। मैं डिब्बे के उस दरवाजे पर खड़ा हो गया जो रेलवे लाइन की तरफ खुलता था। ट्रेन अभी रुकी नहीं थी कि मैं नीचे उतर गया। डिब्बे आगे गुजरते गए। 3rd क्लास वाले डिब्बे ट्रेन की सबसे पिछली बोगी में थे। मैंने अंधेरे का फायदा उठाते हुए अचकन की जेब से जहरीला सिगार और टिकट निकाल कर कुर्ते की जेब में डाला और अचकन दूसरी तरफ रेलवे लाइनों में फेंक दी। जो ही 3rd क्लास का डिब्बा मेरे करीब से गुजरा, मैं उसके दरवाजे से लटक गया। ट्रेन कुछ आगे जाकर रुक गई। 3rd क्लास के डिब्बे में बहुत रश था। मैं एक मुसाफिर के सामान की आड़ लेकर बैठ गया। कई मुसाफिर अंदर घुस रहे थे। सामान खिड़कियों से अंदर फेंक रहे थे। मैंने देखा कि दरवाजे के आगे लोगों का सामान पड़ा था, जिसकी वजह से वो बंद था।
खिड़की से अभी तक कोई मिलिट्री पुलिस वाला अंदर झांकता नजर न आया। खुदा खुदा करके इंजन ने विसल दी और ट्रेन आगे को खिसकी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। पंजाब मेल फर्राटे भरती रात की तारीकी को चीरती आगरा की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। 1.5 घंटे बाद राजा की मंडी स्टेशन गुजर गया। अगला स्टेशन आगरा कैंट था। ट्रेन रुक गई। मुसाफिरों का यहाँ भी रश था। एक मुसाफिर खिड़की में से कूद कर अंदर आया और बोला, अरे यहाँ आज पुलिस क्यों आई है? कोई डाकू पकड़ेगी क्या? मैंने अपना आप मजीद नीचे कर लिया। मेरे पास एक बड़े मियाँ कांधे पर रुमाल डाले बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या आपका रुमाल थोड़ी देर के लिए अपने सर पर बांध सकता हूँ? सर को हवा लग रही है। उन्होंने फौरन मुझे अपना फूलदार रुमाल दे दिया। मैंने उसे अपने सर पर इस तरह बांधा कि मेरी शक्ल दूर से पहचानी ना जा सके। ट्रेन का स्टॉप 10 मिनट का था। उसे 15 मिनट गुजर गए। पुलिस डिब्बों में मुझे तलाश कर रही थी। इसका सबूत मुझे एक सिपाही को देखकर मिल गया जो हमारे डिब्बे को खुलवाने के लिए कह रहा था। मुसाफिर सामान इधर उधर हटाने लगे। लैट्रीन मेरे करीब ही थी। मैं उसके अंदर घुस गया। अंदर से कुंडी लगा ली। अब मेरी किस्मत थी, पकड़ा भी जा सकता था और नहीं भी। जब मुझे लैट्रीन में घुसे 5 मिनट हो गए तो किसी ने बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारा। दरवाजा खोलो भैया जी। हमला करने की तैयारी करके मैंने दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने सिपाही की बजाय एक मुसाफिर खड़ा था। मैं मुंह लपेटे सर झुकाए बाहर निकलकर सामान की ओट में बैठ गया। मालूम हुआ कि सिपाही अंदर नहीं आया था, वही खिड़की से अपना फर्ज पूरा करके चला गया था। ट्रेन आगरा कैंट से रवाना हुई तो एक बार फिर मैंने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि अब तवक्को नहीं थी कि किसी अगले स्टेशन पर पुलिस मुझे तलाश करने आएगी। अगला बड़ा स्टेशन ग्वालियर था। रात 1 बजे तक ट्रेन छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पीछे छोड़ती अपने सफर पर रवां-दवां थी। 1 बजे ग्वालियर आ गया। प्लेटफॉर्म पर काफी रश था। कुछ मुसाफिर उतर गए, कुछ डिब्बे में सवार हो गए। मैंने खिड़की से प्लेटफॉर्म पर निगाह डाली, कहीं कोई मिलिट्री का सिपाही दिखाई ना दिया। ग्वालियर से ट्रेन चली तो उसने रुकने का नाम ही न लिया। कई छोटे स्टेशन गुजरते चले गए। पौ फटने वाली थी कि पंजाब मेल झांसी के रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गई। मैं ट्रेन से बाहर आने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। जिन बुजुर्ग का मैंने रुमाल अपने सर पर बांध रखा था, उन्हें झांसी उतरना था। मैंने रुमाल वापस करना चाहा तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। बेटा, तुम्हारे सर में दर्द है, इसे अपने पास ही रखो। मैंने बड़े मियाँ का शुक्रिया अदा किया। ट्रेन रवाना हो गई और जब भोपाल आया तो दिन काफी निकल चुका था। यहाँ मैंने दूसरे मुसाफिरों के साथ आम खोरे में चाय पी और बंद मक्खन खाया। फिर दिन भर ट्रेन चलती रही। सारे रास्ते मुझे किसी ने न पूछा। जुलगांव के बाद नंदगांव भी गुजर गया। आधी रात के बाद स्टेशन नासिक रोड आया। यहाँ मैंने प्लेटफॉर्म पर निकलकर थोड़ा बहुत खाया। देवलाली पहुंचे तो सुबह काजिब की झलकियां नमूदार होना शुरू हो गईं। अगतपुरी के स्टेशन पर बिजली का इंजन लगा दिया गया, क्योंकि दिल्ली से यहाँ तक स्टीम इंजन हमें लाया था। यहाँ से बम्बई का रंग रूप नजर आना शुरू हो गया था और ट्रेन की रफ्तार काफी तेज हो गई थी। कल्याण का रेलवे स्टेशन आया तो बम्बई शुरू हो गया था। कल्याण के बाद पंजाब मेल दादर के लोकल स्टेशन पर रुकी और फिर शोर मचाती थरथराती हुई बम्बई सेंट्रल के अजीमुशान रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गई। प्लेटफॉर्म पर उतरने की बजाय मैं दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर उतर गया और यार्ड की दूसरी पटरियों से गुजरता हुआ दूसरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। प्लेटफॉर्म की घड़ी दिन के 8 बजा रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और लगता था कि बूंदाबांदी हो चुकी है। मैं एक जगह दूसरे मुसाफिरों के साथ बेंच के किनारे पर बैठकर माहौल का जायजा लेने लगा। जहां मिलिट्री पुलिस का कोई आदमी मौजूद नहीं था। मैंने स्टॉल पर चाय पी और बुक स्टॉल से टाइम टेबल खरीदा। अंग्रेजी अखबार पर निगाह डाली। वहां ना तो कहीं मेरी खबर छपी थी और ना ही कोई तस्वीर छपी थी। मैं दूसरे मुसाफिरों के रेले में शामिल होकर सीढ़ियों वाले पुल की तरफ बढ़ा। पुल उबूर करके बड़े प्लेटफॉर्म पर आया और दूसरे मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर आ गया। मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने मुझे घेर लिया। इनमें कोई होटल वाला था, कोई टैक्सी वाला और कोई विक्टोरिया यानी बग्घी वाला। मैं एक मुसलमान लड़के के साथ विक्टोरिया में बैठकर भिंडी बाजार के बगदादी होटल में आ गया। मामूली किस्म का कमरा लिया। एक बेड और पुरानी सिंगार मेज कोने में रखी थी। चाय मंगवाई और फिर टाइम टेबल खोलकर बम्बई से मद्रास जाने वाली ट्रेनों का जायजा लेने लगा। एक ही ट्रेन मेरे लिए मौजूद थी जो रात के 10 बजे बम्बई से रवाना होकर अगली रात के पिछले पहर मद्रास पहुंचती थी। बहुत तवील सफर था। मेरे पास भारतीय करेंसी में सिर्फ 1000 रुपए रह गए थे। फर्स्ट क्लास में सफर करना वैसे ही मेरे लिए खतरनाक था। थर्ड क्लास में आदमी दूसरे मुसाफिरों में गुम हो जाता है। दोपहर के खाने के बाद मैं आराम करने के लिए सो गया। शाम को आंख खुली तो भिंडी बाजार में आकर पहला काम ये किया कि नए कपड़े खरीदे। फिर स्टेशन पहुंच गया। मद्रास एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास वगैरह में बुकिंग हो रही थी, मगर थर्ड क्लास के टिकट के बारे में बाबू ने बताया कि वो ट्रेन चलने से कुछ देर पहले ही मिलेगी। उसने बताया कि ट्रेन रात के 9 बजे रवाना होती है। टाइम टेबल में वक्त गलत छप गया था, जहाँ किसी और वजह से ट्रेन की रवानगी का वक्त तब्दील हो गया था। मैं वापस अपने होटल में आ गया।
मेरा प्रोग्राम ये था कि 8:30 बजे स्टेशन की तरफ रवाना हो जाऊंगा। 7:30 बजे हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैंने एक खाना कमरे में ही मंगवा लिया। मैं खाना खा रहा था, दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। अभी मैंने खाना खत्म ही किया था कि दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक शख्स अंदर आ गया और बोला, अस्सलाम वालेकुम। कुदरती तौर पर मेरे मुंह से वालेकुम अस्सलाम निकल गया। अब जो उसकी सूरत देखी तो दिल धक से रह गया। मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। ये वही शख्स था जिसके बारे में मुझे यकीन था कि CID का आदमी है और जिसे मैंने मिर्जा गालिब के मजार पर और फिर मित्रा के स्टेशन पर देखा था। मैंने अनजान बनते हुए कहा, माफ करना भाई जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मेरे पास पलंग पर बैठ गया। उसकी तोंद पतलून की पेटी से ऊपर बाहर को निकली हुई थी। एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, चंडीगढ़ के कांग्रेसी लीडर राम प्रकाश से मुसलमान बनने में आपको कोई ज्यादा देर नहीं लगी। बात साफ हो गई थी। वो दिल्ली से मेरा पीछा कर रहा था। कोई लगी लिपटी रखे बगैर उसने अपना ID कार्ड निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, मेरा नाम केवल कृष्ण है। मैं दिल्ली CID का इंस्पेक्टर हूँ और आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। भागने की कोशिश फजूल होगी क्योंकि बाहर पुलिस मौजूद है। मेरे पास वक्त इतना नहीं था कि मैं नक्श को आजमाता। उसने मुझे बाजू से पकड़कर जैसे ही उठाने की कोशिश की, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, महाशय जी, अब जबकि बात खत्म हो गई है, मैं आपके कब्जे में हूँ। मुझे इतनी इजाजत तो दें कि तंबाकू के 2 कश ही लगा लूं। ये कहते हुए मैं दूसरे हाथ से जहरीला सिगार जेब से निकाल चुका था। उस बदबख्त ने कमाल कर दिखाया। झपट कर सिगार मेरे हाथ से छीन लिया। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो सिगार की तरफ देखता हुआ बोला, ये तुम बुझा हुआ सिगार क्यों पीते हो? जहरीला सिगार मैं कई बार बुझा चुका था। मैंने कहा, बुझे हुए सिगार में ज्यादा नशा होता है। उस गधे ने देखते देखते सिगार फर्श पर फेंक कर उसे पांव से मसल दिया और अफसोस कि मैं अपने इंतहाई कीमती सिगार को न बचा सका। ये काम पलक झपकते में हो गया था और जो कुछ मैंने किया वो भी पलक झपकते में हो गया था। उसके जबड़े के लिए मेरी एक ही फ्लाइंग किक मोहलक साबित हुई। वो पलट कर गिरा। उसकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा सिंगार मेज के किनारे से टकराया। मैं उछलकर दोनों पैरों से उसके हलक पर गिरा तो उसकी गर्दन ढलक गई और खोपड़ी के पिछले हिस्से से खून उबल कर बहने लगा। मैंने अपने कीमती सिगार को आखिरी बार देखा। वो रेजा रेजा हो चुका था और मेरे लिए बिल्कुल बेकार था। यह बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन अब मुझे वहां से हर हालत में भाग जाना था। मैं होटल की सीढ़ी चढ़कर छत पर पहुंच गया। मैंने मुंडेर की ओट से नीचे देखा। वाकई नीचे पुलिस की एक जीप खड़ी थी। एक थानेदार जीप के करीब बेचैनी से टहल रहा था। उसका पिस्तौल बेल्ट में लगा हुआ था। छत से एक सीवरेज पाइप दूसरी बिल्डिंग तक जाता था। मैं उस पाइप के सहारे दूसरी इमारत की छत पर उतर गया। ये एक 2 मंजिला इमारत थी। अंधेरा बढ़ रहा था। बिल्डिंग के फ्लैटों में रोशनियां हो रही थी, लेकिन जहां मैं था वहां रोशनी नहीं थी। मैंने दूसरी तरफ से नीचे झांका तो नीचे गली तो थी, मगर बिजली के तार भी फैले हुए थे। गली में छलांग लगाना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ था। हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। गली 15 फुट चौड़ी थी। उसे छलांग लगाकर पार नहीं कर सकता था। जुनूब की तरफ नीचे दूसरे मकान की छत ढलानी थी। उस छत से जहां मैं मौजूद था ढलानी छत कोई 12-13 फुट नीचे होगी। मैंने पांव दूसरी तरफ लटका दिया और फिर हाथ छोड़कर ढलवान पर छलांग लगा दी और गिरते ही नीचे खिसकने लगा। थोड़ा सा खिसकने के बाद मैं रुक गया और खुद को छिपकली की तरह छत से चिमटा लिया। दफतन नीचे से किसी ने आवाज दी, अरे धनिया देख ऊपर क्या गिरा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता केकड़े की तरह रेंग कर छत के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता केकड़े की तरह रेंग कर छत के दूसरे किनारे पर पहुंच गया, जहां नीचे दूसरी मंजिल का बरामदा था। बरामदे में एक कुर्सी खाली पड़ी थी। फ्लैट गरीबाना थे। अंदर से किसी बच्चे के रोने और माँ के झुरकने की आवाजें आ रही थी। मैं बरामदे में कूद गया। आवाज सुनकर अंदर से एक मराठी औरत साड़ी संभालती हुई निकली। ओई माँ, वो चीख पड़ी। सीढ़ियों का दरवाजा मेरे सामने था। मैं जितनी तेजी से सीढ़ियां उतर सकता था उतर कर नीचे गली में पहुंच गया। सामने ईरानी होटल में लोग खाना खा रहे थे। गली हल्की फुहार में भीग रही थी। किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। उस जीने से फ्लैटों के लोग उतरते चढ़ते रहते थे। चंद कदम तेज तेज उठाने के बाद मैं लपक कर गली की दूसरी समत हो लिया। ये गली भी आगे उसी बाजार में निकल आई जहां पुलिस की गाड़ी बगदादी होटल के बाहर खड़ी थी। मैंने दूर से देखा कि होटल के बाहर जलते बल्ब की रोशनी में पुलिस की गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही बैठा था। इसका मतलब था कि बाकी सिपाही इंस्पेक्टर की क़यादत में ऊपर जा चुके हैं। मैं उल्टे पांव भिंडी बाजार से मोहम्मद अली रोड की तरफ चलने लगा, जहां बाजार में ट्रैफिक का रश था। मैरीन ड्राइव वगैरह का इलाका होता तो पुलिस की जीप मेरा पीछा करके मुझे पकड़ सकती थी, लेकिन जहां जीप इतनी भी तेजी से मेरे पीछे नहीं आ सकती थी जितनी तेजी से मैं चला जा रहा था। मोहम्मद अली रोड अभी दूर थी कि करीब ही बस स्टॉप पर एक बस आकर रुकी, जिसकी पेशानी पर लेमिंगटन रोड लिखा था। जो बंबई में रह चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि बंबई सेंट्रल का रेलवे स्टेशन लेमिंगटन रोड पर वाक़ है। मैं लपक कर बस में सवार हो गया। बस अपनी मामूल की रफ्तार से चल रही थी। भिंडी बाजार के इलाके से निकलकर मैं एक बस स्टॉप पर उतर गया, जहां से टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से कहा, तलियान चलो। ड्राइवर ने घूम
घूमकर मेरी तरफ देखा। कल्याण बहुत दूर है बाबू, अपन उधर को नहीं जाएगा। मैंने जेब से चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने मुस्कुराकर नोट जेब में ठूसे और टैक्सी स्टार्ट कर दी। कल्याण बंबई से 60 मील दूर है। मेरा प्रोग्राम था कि बंबई सेंट्रल से चली हुई मद्रास एक्सप्रेस को मैं कल्याण स्टेशन पर जाकर पकड़ूंगा। मैं बंबई सेंट्रल और दादर रेलवे स्टेशन से बचना चाहता था। मैंने ड्राइवर से वक्त पूछा। रात के 8:30 बज रहे थे। 20 घंटे बाद सेंट्रल स्टेशन से मद्रास एक्सप्रेस रवाना होने वाली थी। उसे दादर ठहरना था जो बंबई से 9 मील दूर था और उसके तकरीबन 1 घंटे बाद कल्याण पहुंचना था। मैंने ड्राइवर से कहा कि टैक्सी तेज चलाए। मुझे कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को मद्रास एक्सप्रेस पर अलविदा कहना है। मेरे पास 1.5 घंटा था। टैक्सी को 60 मील का फासला एक नहीं तो 1.5 घंटे में तय कर लेना चाहिए, जबकि सड़क पर रश भी नहीं था। ड्राइवर ने शहर से निकलते ही टैक्सी बंबई से पूना जाने वाली हाईवे पर डाल दी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ड्राइवर गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चला रहा था। मैंने 2-1 बार उसे तेज चलाने को कहा तो बोला, बाबू सड़क पर फिसलन है, गाड़ी उलट जाएगी। कमबख्त बारिश को भी आज रात ही बरसना था। खंभों की रोशनियां पीछे चली जा रही थी। टैक्सी वीरान सड़क पर खेतों के दरमियान से गुजर रही थी। टैक्सी ड्राइवर एक फाटक से गुजरा तो बोला, बाबू अभी मद्रास मेल नहीं चला, हम उसको कल्याण पर पकड़ लेगा। अभी ये जुमला उसके मुंह में ही था कि एक धमाका हुआ। मैं पिछली सीट पर ऊपर को उछला। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई। गाड़ी ने चक्कर खाया और सड़क से उतरकर कच्चे में रुक गई। मारे गए बाबू, साला टायर ब्रस्ट हो गया है। मैंने अपना सर थाम लिया। तुम्हारे पास स्टेपनी है? मैंने बेख्तियार पूछा। बोला, स्टेपनी के बगैर हम कभी नहीं चला बाबू। ये कहकर ड्राइवर गाड़ी से बाहर आ गया। उसने मुझे भी बाहर आने को कहा। फिर डिग्गी से फालतू टायर और जैक निकाला और अपना काम शुरू कर दिया। बारिश की फुहार उसी तरह पड़ रही थी। मैं दरख्त के नीचे जाकर अंधेरे में बैठ गया। ड्राइवर गुजरात काठियावाड़ का दुबला पतला मगर बड़ा तेज तर्रार था। टायर बदलने में 1.25 घंटा लग गया। रात के 9:15 बज गए। मद्रास एक्सप्रेस बंबई सेंट्रल से चल पड़ी थी और दादर पहुंचने वाली थी, जबकि हम दादर से कोई 15 मील आगे ही पहुंच चुके थे। मैंने कहा, मैं तुम्हें 100 रुपए इनाम दूंगा, गाड़ी तेज चला सकते हो, चलाओ। बोला, बाबू तुम फिक्र क्यों करता है फोकट में, तुमको मद्रास एक्सप्रेस पकड़ के दिखाएगा। ये कहकर उसने इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने वाकई कमाल कर दिया। अब इतनी तेज गाड़ी चलाई कि मुझे खौफ महसूस होने लगा कि कहीं गीली सड़क पर गाड़ी उलट न जाए। वो 70 मील से ज्यादा रफ्तार से चला रहा था। रास्ते में छोटे छोटे कई कस्बे आए जहां वो गाड़ी की रफ्तार हल्की कर देता। कस्बे से निकलते ही फिर स्पीड पकड़ लेता। दूर से कल्याण रेलवे स्टेशन की बत्तियां नजर आईं तो ड्राइवर ने खुश होकर कहा, आ गया कल्याण साला। मैंने सर घुमाकर पीछे देखा तो दूर मद्रास एक्सप्रेस के इंजन की रोशनी भी नजर आना शुरू हो गई थी। मद्रास एक्सप्रेस भी आन पहुंचा है, ये कहकर ड्राइवर ने स्पीड और तेज कर दी। 15 मिनट बाद मैं कल्याण रेलवे स्टेशन पर टैक्सी से उतर रहा था। ड्राइवर को 100 रुपए इनाम देकर मैं स्टेशन के गेट की तरफ भागा, क्योंकि मद्रास एक्सप्रेस कल्याण के आउटर सिग्नल में दाखिल हो चुकी थी। उस स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरती थी। मैंने देखा कि टिकट घर की खिड़की पर रश है। मैंने आगे बढ़कर टिकट लेने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। इतने में ट्रेन जमीन हिलाती और शोर मचाती हुई प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई। मैंने गेट पर खड़े टिकट चेकर से कहा कि मेरे पास टिकट खरीदने का वक्त नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास का मुसाफिर हूँ, रास्ते में गार्ड से टिकट बनवा लूंगा। फर्स्ट क्लास का नाम सुनकर टिकट चेकर ने मुझे अंदर जाने की इजाजत दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। मैं पिछली बोगी की तरफ दौड़ा। ट्रेन में बहुत रश था। मैं 3rd क्लास के एक डिब्बे में किसी न किसी तरह घुस गया। जितनी देर ट्रेन जहां खड़ी रही मैंने खिड़की में से सर बाहर न निकाला। ट्रेन चली तो मैंने मुसाफिरों का जायजा लिया। मुसाफिरों में औरतें भी थीं। ये लोग मराठी और गुजराती जबान में तेज तेज बातें कर रहे थे। मैं इन जबानों से बिल्कुल नावाकिफ था, अलबत्ता गुजराती का कोई कोई लफ्ज मेरी समझ में आ जाता। मद्रास एक्सप्रेस कल्याण से निकलते ही बर्क रफ्तार बन गई। अगला बड़ा शहर पूना था, जो कल्याण से तकरीबन 138 किलोमीटर के फासले पर था। पूना से पहले लूनावाला के स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर पूना पर रुकी तो मैंने अपने आप को हुजूम में छुपा लिया। ये बहुत बड़ा जंक्शन था जहां मद्रास एक्सप्रेस ने कोई 15 मिनट लगाए। गाड़ी जहां से चली तो मैंने किसी हद तक सुख का सांस लिया। अब बड़ा शहर शुआरपुर था, जो बहुत दूर था। शुआरपुर भी खैरियत से गुजर गया। अब ट्रेन आंध्र प्रदेश से गुजर रही थी। गुलबर्गा सुबह के वक्त आया। मुझे किसी जगह भी पुलिस की नक्लो हरकत नजर न आई। मैं खतरे की पहली लाइन से निकल चुका था। राक्चौर पहुंचकर मैंने खाना खाया। ये चावल की रोटी थी जिसे जहां के लोग चिल्ला कहते हैं। अब चाय की बजाय रेलवे स्टेशनों पर कॉफी ज्यादा मिलने लगी थी। सारा दिन ट्रेन का सफर जारी रहा। कई शहर आए और गुजर गए। फिर शाम हो गई। रात के 9 बजे कहीं ट्रेन मद्रास सेंट्रल के अजीमुशान रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। अब मैं अपने आप को काफी महफूज समझ रहा था। जहां 2 सूबों के माबैन राब्ते की जबान अंग्रेजी है। अंग्रेजी का मयार जहां से बहुत बुलंद है। रेलवे कुली तक अंग्रेजी जबान में अपना मफहूम समझा लेते हैं। मुझे मद्रास से आगे मंडापम कैंप नामी शहर में जाना था, जहां ज़ेरे जमीन एटमी प्लांट काम कर रहा था। मेरे सामने बहुत बड़ा मिशन था। मैं अकेला और अजनबी था। मैं इन लोगों की जबान से भी नावाकिफ था। बज़ाहिर मेरा मिशन एक नामुमकिन मिशन था। उस मुल्क ने अपने एटमी प्लांट के मरकज को दुश्मन जासूसों के लिए खुला नहीं छोड़ रखा होगा।
कदम कदम पर हिफाजती इंतजाम किए गए होंगे। मेरे पास तो अब जहरीला सिगार भी नहीं था। मैं सिर्फ खुदा के सहारे और अपने अज़्म के बल पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अब आगे जाने से पहले मुझे कुछ मंसूबाबंदी की जरूरत थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि कुछ रोज मद्रास में क़याम किया जाए। मेरे पास भारतीय करेंसी भी खत्म होने वाली थी। बमुश्किल 500-600 रुपए बाकी रह गए थे। मुझे रुपयों का भी बंदोबस्त करना था। मुझे स्टेशन पर ही पता चला कि शहर में बड़े डाक खाने के पीछे किसी मुसलमान हाजी साहब की सराय है, जहां मुझे वाजिबी किराए पर कमरा मिल सकता है। मैं टैक्सी लेकर उस सराय में पहुंच गया। ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी। एक दाढ़ी वाले हाजी साहब कुर्सी लगाए बैठे थे। मैंने सलाम किया और उन्हें बताया कि मैं मालिर कोटला का पंजाबी मुसलमान हूँ और मेरा नाम उमर हयात है। स्पोर्ट्स गुड्स का धंधा करता हूँ और मद्रास में अपने माल का ऑर्डर बुक करने आया हूँ। हाजी साहब ने मुझे 10 रुपए रोज पर एक छोटा सा नीम शिकस्ता कमरा दे दिया, जहाँ कोई पलंग नहीं था। मैंने जमीन पर ही बिस्तर लगा लिया। तिरुचिनापल्ली, जो कभी मेरा हेडक्वार्टर रह चुका था, यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए मैं इत्मीनान से यहाँ टिक गया। मेरा इरादा हफ्ते भर से ज्यादा ठहरने का नहीं था। इस दौरान में मुझे बाकायदा कोई मंसूबा बनाकर अपने मिशन पर रवाना होना था। काफी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे अल्लाह का नाम लेकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। टारगेट पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया जाए और उसकी रोशनी में कोई फैसला किया जाए। मेरे पास थोड़ी सी रकम रह गई थी। सबसे पहले मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने मद्रास की अजनास मंडी में एक मुसलमान मोपले की आड़त की दुकान पर नौकरी कर ली। 2 माह यहाँ नौकरी करने के बाद मैंने इतने पैसे जमा कर लिए कि मंडापम कैंप तक सफर कर सकता था और वहाँ कुछ रोज तक अपना खर्च भी चला सकता था। चुनाचे एक रोज मैं किसी को बताए बगैर मद्रास के दूसरे बड़े स्टेशन से कन्याकुमारी एक्सप्रेस में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ये भी एक तवील सफर था। मुझे भारत की निचली तिकोन तक पहुंचना था। रास्ते में मेरे लिए खतरनाक जोन तिरुचिनापल्ली का स्टेशन भी आता था। यह स्टेशन कहीं आधी रात को जाकर आया। मैं डिब्बे में ही छुपकर बैठा रहा। तिरुचिनापल्ली के बाद रामेश्वर और मदुराई जैसे बड़े शहर भी गुजर गए। दूसरे दिन ट्रेन कोडे कैनाल रोड के स्टेशन पर रुकी। यहाँ इंजन तब्दील किया गया और धनुषकोडी की जानिब ट्रेन का सफर दोबारा शुरू हो गया। धनुषकोडी भारत की जुनूबी तिकोन का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है। उससे आगे श्रीलंका और भारत का दरमियानी समंदर आ जाता है। मंडापम कैंप उससे भी पीछे था। ट्रेन तीसरे पहर मंडापम कैंप पहुंची तो मैं ट्रेन से उतर गया। ये इतना बड़ा शहर नहीं था, लेकिन एटमी प्लांट की वजह से उसकी अहमियत बढ़ गई थी और 2-3 नई कॉलोनियां आबाद हो गई थी। इस अरसे में मुझे तमिल जबान में थोड़ी बहुत शुद्ध भी हो गई थी। मैं शहर में आ गया। पुरानी तर्ज के फ्लैटों वाली इमारतों के अलावा एक मंजिला ढलानी छतों वाले मकान भी थे। सड़क के किनारे नारियल के दरख्त हवा में चूम रहे थे। जहाँ सिर्फ साइकिल रिक्शा ही चलते थे। पुलिस के सिपाहियों की नीली वर्दियां मद्रास पुलिस जैसी थी। किसी सिपाही ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। मैंने एक मद्रासी होटल में जाकर खाना खाया, कॉफी पी और शहर में आवारागर्दी करने लगा। सूरज गुरूब हो रहा था। सुनहरी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। तमिल औरतें स्याह सुर्ख साड़ियों में मलबूस चली जा रही थी। अचानक एक बाजार से गुजरते हुए मेरी निगाह एक सफेद माइक्रो वैगन पर पड़ी। उस पर नीले अंग्रेजी हुरूफ में मंडापम एटॉमिक लिखा था। मैं ठिठक कर रह गया। ये वैगन एक स्टोर नुमा दुकान के सामने खड़ी थी, जिसकी पेशानी पर अंग्रेजी में जिगरगा लॉन्ड्री सर्विस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर तहरीर था। सफेद वैगन से मैली चादरें वगैरह के गट्ठड़ बाहर निकाले जा रहे थे। जब वैगन चली तो मैं दुकान में दाखिल हो गया। दुकान का अचकन पोश उधेड़ उम्र का मालिक काउंटर पर बैठा सिगार पी रहा था। एक मुलाजिम काउंटर पर खड़ा रजिस्टर में इंतराज कर रहा था। मालिक के सांवले माथे पर मेहराब का निशान था। दुकान में मक्के और मदीना शरीफ के कते भी लगे थे। मैंने लॉन्ड्री के मालिक के पास जाकर बड़े अदब से झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम उमर हयात है, आपकी इमदाद का तलबगार हूँ। लॉन्ड्री के मालिक ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, तुम कौन हो? शक्ल से तुम मद्रास या आंध्र प्रदेश के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? मैंने इंतहाई दर्दनाक लहजे में उसे जो कहानी सुनाई वो ये थी कि मैं भारतीय पंजाब की मुसलमान रियासत मालिर कोटला का रहने वाला हूँ। मेरे वालिदैन मर चुके हैं। मेरे बाप ने मेरे नाम काफी जायदाद छोड़ी, मगर मेरा चचा उस जायदाद की खातिर मेरा दुश्मन हो गया और किराए के कातिल मेरे पीछे लगा दिए। मैं जान बचाकर दिल्ली भागा। कातिल वहां भी पहुंच गए। मैंने वहां से भी राह फरार इख्तियार की और इस शहर में आ गया। सोचा वो इतनी दूर नहीं आ सकेंगे। लॉन्ड्री का मालिक बड़ी तवज्जो से मेरी कहानी सुनता रहा। तिबला मैं शरीफ और साहिब जायदाद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि मुझे अपनी लॉन्ड्री में कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए ताकि रिस्क हलाल कमा कर अपना पेट भर सकूं। इससे ज्यादा मुझे किसी शय की ख्वाहिश नहीं। आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं किसी साहिब ईमान के यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। लॉन्ड्री के मालिक ने कदरे तौक़ुफ़ के बाद काउंटर पर खड़े लड़के से हैदराबादी उर्दू में पूछा कि बंदू को ड्यूटी से खैर हाजिर हुए कितने दिन हो गए हैं। लड़के ने रजिस्टर देखकर कहा, आज उसे 7वां रोज है। मैंने बड़ी दिलसोजी से कहा, हुजूर मैं किसी की रोजी पर लात नहीं मारना चाहता। लॉन्ड्री के मालिक ने सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा,
बंधु आ गया तो उसे किसी दूसरे काम पर लगा देंगे। बहरहाल तुम आज से काम शुरू कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर दुकान की कोई चीज इधर उधर हुई तो यहाँ की पुलिस मेरी खातिम है, तुम इस शहर से बाहर नहीं निकल सकोगे। मैंने कहा, क़िबला खानदानी आदमी हूँ, ऐसी हरकत मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। गुलबर्गा लॉन्ड्री के मालिक को सब वाजिबी साहब कहकर पुकारते थे। वो हैदराबाद दक्कन का रहने वाला था और कई साल से जहाँ लॉन्ड्री चला रहा था। उसने मुझे अपनी लॉन्ड्री पर मुलाजिम रख लिया। रहने के लिए लॉन्ड्री के पीछे एक छोटा सा कमरा भी दे दिया, जहाँ लकड़ी के फर्श पर एक चटाई बिछी हुई थी। मेरा काम धुलाई के लिए आए हुए कपड़ों पर एक खास किस्म का निशान लगाना था। वाजबी साहब ने जब ये देखा कि मैं अच्छी खास अंग्रेजी जानता हूँ तो उन्होंने मुझे हिसाब किताब पर लगा दिया। मुझे वहाँ काम करते हुए 1 महीना गुजर गया। मैंने छोटी छोटी मूछें रख ली थी। अपने हुलिये को ज्यादा से ज्यादा छुपाने की गरज से मैं अपने सर पर हर वक्त कश्ती नुमा हैदराबादी टोपी पहने रहता। मेरा लिबास भी हैदराबादी शुरफा जैसा था, अचकन और आड़ा पाजामा। इस दौरान मैंने एटॉमिक रिएक्टर से आने वाली वैगन का पूरा शेड्यूल नोट कर लिया था। ये वैगन महीने में 2 बार एक खास तारीख को मैले कपड़े, जिनमें ज्यादातर चादरें, डॉक्टरों वाले लंबे सफेद कोट और मास्क होते थे, लेकर आती और धुले हुए कपड़े लेकर वापस चली जाती। उस वैगन का ड्राइवर एक बूढ़ा तमिल हिंदू था जो सफेद गोल टोपी और सफेद लंबा कोट पहनता था। मैंने वाजबी साहब को अपने हुस्ने इखलाक से गर्विदा बना लिया था। मैं उनके साथ शाम की एक नमाज भी पढ़ता था। उसने एक बार मेरे गले में पड़े हुए मुकद्दस नक्श के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि ये तावीज मेरी वालिदा ने मरने से 2 रोज कबल मुझे दिया था और कहा था कि मैं इसे गले से कभी ना उतारूं। ये तुम्हारी खुशनसीबी की अलामत है। वाजबी साहब बोले, बजा फरमाया मियां उमर हयात, वालिदा की दुआएं हमेशा हमारे साथ होती हैं। एटॉमिक रिएक्टर के बारे में वाजबी साहब की मालूमात वाजबी सी थी। ये रिएक्टर शहर से 30 किलोमीटर दूर एक वीरान मकाम पर वाक़ था, जहां इजाजत के बगैर कोई नहीं जा सकता था। वाजबी साहब को बस इसी कदर मालूम था कि उस एटमी मरकज में बिजली सप्लाई करने का कोई बहुत बड़ा जनरेटर तैयार हो रहा है, जिसकी मदद से भारत के सारे कारखाने दिन रात काम कर सकेंगे। एटमी रिएक्टर वालों ने अपने मुलाजिमों को भी यही तासुर दे रखा था। इस एतबार से एटॉमिक सेंटर में सिर्फ चंद साइंसदान ही ऐसे होंगे जिनको असल बात का इल्म होगा, यानी ये कि उस जगह हाइड्रोजन बम के तजुर्बे के लिए इब्तदाई काम हो रहा है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि जो डॉक्टर और साइंसदान वहाँ काम करते हैं उनकी रिहायशी कोठियाँ वहीं बनी हुई हैं और वो वहीं रहते हैं। वैसे वो जब चाहें शहर आ जा सकते हैं, लेकिन बकौल वाजबी साहब उनको बहुत कम शहर में देखा जाता है। मैंने एक हौसला अफजा बात ये भी नोट की कि महीने में एक बार हमारी लॉन्ड्री का एक शख्स वैगन में बैठकर किसी जरूरी दफ्तरी कार्रवाई के लिए एटॉमिक सेंटर जाता था। कभी कभी वाजबी साहब खुद भी चले जाते। इसके लिए उन दोनों को खास इजाजतनामे मिले हुए थे जो उन्हें वहां जाते हुए अपनी गर्दन में लटकाने पड़ते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वाजबी साहब को बुखार था। उस रोज लॉन्ड्री के आदमियों को रसीदों पर दस्तखत करवाने एटॉमिक सेंटर जाना था। दूसरा आदमी इत्तेफाक से छुट्टी पर था। एटॉमिक सेंटर की गाड़ी जाने के लिए तैयार थी। मैंने वाजबी साहब से कहा कि आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं जाता हूँ। वो बोले, मियां बरखुरदार, तुम मेरी जगह वहां नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए एक अलग इजाजतनामा बनवाना पड़ेगा। चुनाचे अगले माह मेरा इजाजतनामा भी बनवा दिया गया। यह नीले रंग का एक ID कार्ड था जिस पर मेरी तस्वीर चिस्पा थी और एटॉमिक सेंटर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के दस्तखत और मोहर लगी थी। मेरे मिशन का पहला मरहला कामयाब हो गया। उसी महीने जब आखिरी तारीखों को एटॉमिक सेंटर की वैगन धुलाई लेने आई तो वाजबी साहब आराम कुर्सी पर बैठे सुकून से सिगरेट पी रहे थे। बोले, आज तुम चले जाओ मियाँ, मगर ख्याल रहे इधर उधर झांकने या बगैर इजाजत किसी तरफ जाने की हरगिज कोशिश न करना। मैंने कहा, खातिर जमा रखिए क़िबला, मुझे तो अपने काम से गरज है। ये कहकर मैं वैगन में बैठ गया और एटॉमिक रिएक्टर की तरफ रवाना हो गया। ID कार्ड मैंने अपने गले में लटका लिया था जो मेरी अचकन के बाहर सीने पर झूल रहा था। पहले तो वैगन नारियल के दरख्तों में घिरी हुई एक सड़क पर चलती रही। 10-15 किलोमीटर आगे निकलने के बाद रेतीला इलाका शुरू हो गया। 10-15 किलोमीटर आगे निकलने के बाद रेतीला इलाका शुरू हो गया। समंदर जहां से ज्यादा दूर नहीं था, सड़क पुख्ता थी और रास्ते में हमें कोई गाड़ी आती जाती ना मिली। दूर से मुझे एल्युमिनियम का एक बुलबुला सा दिखाई दिया। ये एटॉमिक रिएक्टर का मखसूस गुंबद था। ये सफेद रंग की एक 2 मंजिला इमारत के ऊपर बना हुआ था। उसके अंदर बहुत से दफातर थे। एटॉमिक सेंटर की खास इमारतों के गिर्द खारदार तार की ऊंची बाड़ थी। उसके बाहर वसी इलाके में दायरे की शक्ल में कितनी ही 1 मंजिला कोठियां थीं। इस सारे के सारे कॉम्प्लेक्स को कोई 30 फुट ऊंची खारदार बाड़ की दीवार ने घेरे में ले रखा था। कॉम्प्लेक्स के बाहर फौज की चौकी थी। मेन गेट बंद था। उसके बाहर 2 गुरखा फौजी स्टेन गन्ने लिए पहरा दे रहे थे। हमारी वैगन गेट पर रुक गई। एक गुरखा सिपाही ड्राइवर के पास आया। ड्राइवर का ID कार्ड देखकर गुरखे फौजी ने मेरा कार्ड भी देखा, फिर मेरी शक्ल गौर से देखी और दूसरे सिपाही को इशारा करके केबिन में जाकर फोन पर नंबर मिलाया तो गेट अपने आप खुलना शुरू हो गया। वैगन कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गई। मैंने एक एक चीज का जायजा लेना शुरू कर दिया। इस कॉम्प्लेक्स का कोई ब्लॉक
ऐसा नहीं था जिसके बाहर कोई गुरखा सिपाही स्टेन गन लिए पहरे पर न खड़ा हो। कुछ सफेद लंबे कोट वाले साइंसदानों को मैंने एक ब्लॉक से निकलकर दूसरे ब्लॉक में जाते देखा। हमारी वैगन एटॉमिक कॉम्प्लेक्स के अकाउंट्स ऑफिस के सामने जाकर रुक गई। चीफ अकाउंट्स ऑफिसर एक काला कलोटा दुबला पतला तमिल था। उसके बालों में सफेदी की झलक थी। वो माथे पर तिलक लगाए मेज पर बैठा काम कर रहा था। मुझे देखकर ड्राइवर से तमिल जबान में कुछ पूछा। ड्राइवर ने भी तमिल जबान में कोई जवाब दिया। अकाउंट्स ऑफिसर ने जरा सा सर हिलाया, मेरा आईडी कार्ड देखा, अपने दस्तखत और दफ्तर की मोहर देखी और अंग्रेजी में बोला, तुम लॉन्ड्री वाले का नया आदमी है। मैंने कहा यस सर। अकाउंट ऑफिसर की मेज पर उसके नाम की तख्ती पड़ी थी। स्वामी कृष्णन चट्टी लिखा था। चट्टी वहां की बड़ी आम जात है। मद्रास और केरला में आपको चट्टी जात के बहुत लोग मिलेंगे। मैंने एहतियातन ज्यादा गुफ्तगू न की। मिस्टर स्वामी ने एक रजिस्टर मेरे आगे कर दिया। मैंने उस पर एक जगह दस्तखत कर दिए। उसने एक खास रजिस्टर दराज में से निकाल कर खोला। मेरे दस्तखत का एक नमूना पहले से वहां मौजूद था। मिस्टर चट्टी ने मेरे दस्तखतों का मुआवजा किया और चेक निकाल कर मुझे दे दिया। मैंने शुक्रिया अदा किया और दफ्तर से बाहर आ गया। बाहर वैगन मेरे इंतजार में थी। उसमें बैठा और वापस शहर आ गया। चेक वाजबी साहब के हवाले किया तो वो बोले, मियां बरखुरदार, अब तुम ही जाकर चेक लाया करोगे। ये मेरे मिशन की दूसरी कामयाबी थी। मई का महीना शुरू होते ही सख्त गर्मी पड़ने लगी। जून के इख्तिताम पर जबरदस्त बारिशें शुरू हो गईं। इस दौरान हर बार मैं ही चेक वसूल करने जाता रहा। मैंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अकाउंट्स ऑफिसर मिस्टर चट्टी से अच्छी खासी बेतकल्लुफी पैदा कर ली थी। एक बार मैं उसके घर उसकी बीवी के लिए सिल्क की साड़ी का तोहफा भी लेकर गया। मिस्टर चट्टी शहर की एक पुरानी बिल्डिंग के फ्लैट में अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहता था। कलील तनख्वाह में गुजारा मुश्किल से होता था। सिल्क की साड़ी देखकर उसकी बीवी की बातें खिल गईं। मिस्टर चट्टी पहले तो इतना कीमती तोहफा कबूल करने से इनकार करते रहे। फिर जब मैंने कहा कि मैं ये तोहफा अपनी बड़ी बहन जानी मिसेस चट्टी के लिए लाया हूं तो वो इनकार न कर सके। उसी रोज से मैंने उनकी बीवी को बहन कहना शुरू कर दिया। अब मैं हफ्ते में एक आध चक्कर उनके फ्लैट का जरूर लगाता। कभी उनकी बीवी के लिए चूड़ियां बुंदे वगैरह ले जाता। मेरी इन हरकतों का लॉन्ड्री के मालिक वाजबी साहब को बस वाजबी सा ही इल्म था। अब मैंने अपने मंसूबे के तीसरे मरहले पर काम करना शुरू कर दिया। मिस्टर चट्टी पर अपने मुसलमान होने का असर कम करने के लिए मैंने हैदराबादी लिबास तर्क करके पतलून कमीज पहनना शुरू करती थी, जो कि जुनूबी हिंद के हिंदू और मुसलमान नौजवानों का आम पहनावा है। एक रोज मैं मिठाई का डिब्बा और मिसेस चट्टी के लिए एक खूबसूरत चप्पल लेकर शाम को उनके फ्लैट पर गया तो मिसेस चट्टी बेहद खुश हुए। उनकी बीवी ने फौरन कॉफी बनाई। अब मैंने तमिल जबान में थोड़ी बहुत गुफ्तगू करना शुरू कर दी थी। अपनी तमिल जबान को रवान करने के लिए मैं अक्सर वहाँ उसी जबान में बात करता था। कॉफी आई तो मैंने इधर उधर की बातें करने के बाद बड़े अफसरदा लहजे में मिस्टर चट्टी को बताया कि लॉन्ड्री में वाजबी साहब मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मगर वहाँ मुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरा गुजारा नहीं होता। मालिल कोटला में मेरी एक बेवा बहन है जिसके 4 बच्चे हैं। उनकी गुजर औकात भी मेरे ऊपर है, क्योंकि चचा ने हमारी जायदाद में से उसे कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ ऐसी अदाकारी की कि मिस्टर चट्टी मुतासिर हो गए। कहने लगे, मैं तुम्हारी नौकरी का किसी दूसरी जगह बंदोबस्त करता हूँ। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं BSc हूँ तो वो उछल पड़े। बोले, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मैं तुम्हें अपने एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में ही नौकरी दिलवा सकता हूँ। तुम ऐसा करो कि उन्होंने उस वक्त अपनी बीवी को कहा कि अलमारी में से कागज कलम लाओ। उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में दरखास्त लिखवाई। एक हफ्ते बाद मैं उनके यहाँ गया तो ये खुशखबरी सुनी कि 2-4 दिनों में मेरा काम बन जाएगा। एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में नौकरी हासिल करना कोई खाला जी का घर नहीं था। बड़ी जबरदस्त तहकीकात हुई थी, लेकिन मिस्टर चट्टी ने डायरेक्टर एटॉमिक सेंटर के सामने हाजिर होकर कहा कि वो मुझे जानते हैं और मेरी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मिस्टर चट्टी की वहाँ बहुत इज्जत थी और बेहद असर और रसूख रखता था। मुझे एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में असिस्टेंट बॉय की नौकरी मिल गई। मेरी ड्यूटी एटॉमिक रिसर्च ब्लॉक के तहखाने के एक ऐसे ऑफिस में लगी जहाँ रिसर्च के नताइज का अहम डाटा जीरोक्स करके भाभा एटॉमिक सेंटर को तज्जिये के लिए भेजा जाता था। मुझे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक क्वार्टर भी मिल गया जहां मैं दफ्तर ही के एक मुलाजिम मिस्टर रामा राव के साथ रहने लगा। वाजबी साहब को जब मालूम हुआ कि मैं एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में मुलाजिम हो गया हूं तो बेहद खुश हुए। मेरी तरक्की पर उन्होंने मेरे हक में मजीद दुआ की। मैंने यहाँ अपने मंसूबे के मुताबिक इंतहाई दानतदारी, खामोशी और जिम्मेदारी से काम शुरू कर दिया। मैं वक्त पर ऑफिस से आता, वक्त पर वापस आता, जी लगा कर काम करता, किसी से फालतू बात न करता, हर एक को अदब से झुककर सलाम करता। रिसर्च ब्लॉक के लोग मेरी इज्जत करने लगे। इस ब्लॉक के डायरेक्टर ने मेरी दयानतदारी और एहसास जिम्मेदारी से मुतासिर होकर मुझे तरक्की देकर सीक्रेट ब्लॉक के एक अहम ऑफिस में मुंतकिल कर दिया। यहाँ भी मैं बड़ी जाफिशानी से काम करने लगा। ये दफ्तर भी ज़ेरे ज़मीन था। बहुत जल्द मुझे इल्म हो गया कि जिस कमरे में मैं काम करता हूँ उसके साथ वाले कमरे में फौलाद की 4 अलमारियां हैं जिनमें हाइड्रोजन बम ब्लास्ट के सिलसिले में एक अहम तरीन ब्लूप्रिंट को 4 हिस्सों में तकसीम करके रखा
लिखा गया है और ये अलमारियां एक खास नंबर मिलाने से खुलती हैं। इस ब्लूप्रिंट की मदद से यूरेनियम को इनरिच करके हाइड्रोजन ब्लास्ट के लिए तैयार किया जा रहा था। मैंने इस ब्लूप्रिंट को जाया करने का फैसला कर लिया। उस सीक्रेट रूम में एक मद्रासी डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसको चारों अलमारियों के सीक्रेट नंबर याद थे। बगैर उसकी इजाजत के किसी को उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। उस मद्रासी डॉक्टर की मदद के लिए वहां उसका एक असिस्टेंट मौजूद रहता था। उस असिस्टेंट का नाम सम्राथन था। मैंने उस पर अपनी चश्मे करम डाली। लंच के वक्त कैफेटेरिया में मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, उससे दोस्ती शुरू कर दी, उससे फिल्मी अदाकारों की बातें करता, एक उसे कमीज का तोहफा भी दे दिया। सम्राथन मेरा दोस्त बन गया। अब हम कैफेटेरिया में इकट्ठे बैठकर दोपहर का खाना खाते। एक रोज मैं सुबह अपने क्वार्टर से ऑफिस आया तो V2 की एक गोली मेरी जेब में थी। लंच ब्रेक हुआ तो मैं कैफेटेरिया में आ गया। सम्राथन मेरा इंतजार कर रहा था। उसने अपना डिब्बा और मैंने अपना डिब्बा खोला। वो चावल और सब्जी लाया था, मैं भी चावल लाया था। मेरा क्वार्टर का साथी रामा राव बहुत अच्छा पका लेता था। मैं उसे पैसे दे देता और हम मिलकर खाना खाते। सम्राथन और मैं तमिल में बातें करते हुए खाना खाने लगे। कूलर चंद कदम के फासले पर दीवार के अंदर लगा हुआ था। खाना खाते खाते मैं खाली ग्लास लेकर उठा और कूलर में से ठंडा पानी ले आया। इस दौरान मैंने उसमें V2 बेरंग और तेजी से हल हो जाने वाली बेजायता गोली डाल दी। मैंने ग्लास मेज पर रख दिया। सम्राथन की आदत थी कि हमेशा खाना खाने के बाद पानी पीता था। खाना खत्म हुआ तो उसने V2 की गोली वाला हलशुदा ग्लास उठाया और खटाखट पी गया। मैंने इत्मीनान की सांस ली और नतीजे का इंतजार करने लगा। नतीजा कैफेटेरिया में न निकला। सम्राथन अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में आ गया। बमुश्किल कोई 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि सम्राथन की सीक्रेट रूम में से शोर की आवाज आई। उसका बॉस मद्रासी डॉक्टर घबराया हुआ बाहर निकला और बोला, सम्राथन का दिमाग खराब हो गया है, इसे संभालो। हम सब कमरे की तरफ लपके। सम्राथन सीक्रेट रूम से बाहर आ गया। वो बुलंद आवाज में इंडियन कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ तकरीर कर रहा था। उसी वक्त उसे काबू में कर लिया गया। सिक्योरिटी वाले उसे बाहर ले गए। दफ्तर में चेमेगोइयां होने लगीं कि सम्राथन को अचानक क्या हो गया है। किसी ने कहा कि वो शुरू ही से कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ था। कोई बोला, अरे गर्मी उसके दिमाग को चढ़ गई है। बहरहाल सम्राथन को अस्पताल पहुंचा दिया गया और सीक्रेट रूम से उसका काम खत्म कर दिया गया। अब उसकी जगह पर काम करने का सवाल उठा तो मैंने मिस्टर चट्टी की खिदमत हासिल की। उनकी सिफारिश पर मेरा रिकॉर्ड देखा गया। मेरा रिकॉर्ड बेहद काबिल एतमाद था। मुझसे कभी कोई भूल चूक नहीं हुई थी। मुझे सम्राथन की जगह सीक्रेट रूम में तैनात कर दिया गया। अब मैंने अपनी खुश अखलाकी, मीठी मीठी बातों और तोहफे की मदद से मद्रासी डॉक्टर गोपालन पर अपनी नर्म दिली, अखलाक और शराफत का सिक्का जमा दिया। हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता था कि एटॉमिक रिएक्टर ब्लॉक से कोई न कोई इंडियन साइंसदान आता। मद्रासी डॉक्टर उसके लिए खुफिया नंबर मिलाकर बारी बारी चारों फौलादी अलमारियां खोलता। इंडियन साइंसदान अलमारी में रखे ब्लूप्रिंट के चारों हिस्सों को देखकर अपनी नोटबुक पर कुछ लिखता और चला जाता। मैंने देखा कि सीक्रेट ब्लूप्रिंट की चारों अलमारियों के नंबर मद्रासी डॉक्टर को पूरी तरह याद नहीं है। वो हर बार जेब से चाबी निकालकर अपनी दराज खोलता, उसके अंदर रखी किसी कॉपी से नंबर पढ़कर अलमारियां खोलता जाता। अब मैंने अपनी अगली स्कीम पर गौर करना शुरू कर दिया। मैंने ये खुफिया नंबर हासिल करने थे। मैंने अपने गले में पड़े मुकद्दस नक्श को आजमाने के बारे में सोचा कि क्यों ना मद्रासी डॉक्टर के दिल पर मुकद्दस नक्श का असर डालकर उससे खुफिया नंबर हासिल कर लो और फिर इसी नक्श के असर से हुक्म दूं कि वो सब कुछ भूल जाए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा था। अगर किसी वजह से मद्रासी डॉक्टर पर नक्श का असर न हुआ और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे अलमारियों के खुफिया नंबर बताओ तो मैं मारा गया था। उसके बाद मेरा बचाव मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैं 2-3 रोज तक इस मसले पर गौर करता रहा। एक रोज मैं कैफेटेरिया में अकेला बैठा कॉफी पी रहा था कि अचानक एक स्कीम मेरे जहन में आ गई। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने केमिस्ट्री पढ़ रखी थी। मैंने एक ऐसा बेजायका महलूल सफूफ तैयार किया जिसके चंद कतरे पीने से इंसान निस्फ घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। इसका तजुर्बा मैंने अपने क्वार्टर में एक चूहे पर किया। मैंने दूध में इस महलूल को छोटी सी शीशी में डालकर बंद किया, उस पर से उंगलियों के निशान मिटाए और रुई में लपेटकर अपनी जेब में रखकर दफ्तर आ गया। 4 बजे मैं और मद्रासी डॉक्टर गोपालन कॉफी पिया करते थे। वहीं कमरे में इलेक्ट्रिक कॉफी पॉट रखा था, साथ ही 2 मग भी पड़े रहते थे। उस रोज मैंने जानबूझकर डॉक्टर गोपालन से कहा कि गुरुजी, आज आप अपने हाथ से कॉफी बनाएं। डॉक्टर गोपालन मुस्कुराता हुआ उठा और कोने वाली मेज के पास खड़े होकर कॉफी बनाने लगा। मैं दोनों मग साफ करके ट्रे में रखकर उसके पास आ गया। मैंने डॉक्टर गोपालन के मग में शीशी से चंद कतरे डाल दिए, फिर शुगर पॉट खोलकर पूछा, डॉक्टर गुरुजी, चीनी तो आप वही आधा चम्मच पिएंगे ना? डॉक्टर गोपालन ने इस बात में सर हिलाया और कॉफी तैयार करके पहले मेरे मग में फिर अपने मग में डाली और हम अपनी मेज पर आकर बैठ गए और कॉफी पीते हुए बातें शुरू कर दी। शाम 6:30 बजे हम सीक्रेट रूम को लॉक करते थे। अभी 2 घंटे बाकी थे। बातें करते करते डॉक्टर ने ऊँघना शुरू कर दिया और फिर बेहोश हो गया। उसके मग में अभी कॉफी पड़ी थी। मैंने रुमाल से उसके मग पर लगे हुए अपने उंगलियों के निशान साफ कर दिए। उसकी जेब से चाबी निकालकर दराज को खोला। कॉपी में से अलमारियों की खुफिया नंबरों की मदद से बारी बारी चारों अलमारियां खोल
खोलकर हाइड्रोजन ब्लास्ट के ब्लूप्रिंट निकालकर मेज पर रखे। अलमारियों को उसी तरह बंद करके नंबरों की मदद से ताले लगाए। एक बार फिर रुमाल से अलमारियों पर अपनी उंगलियों के निशान पोंछे। अपने कॉफी के मग में बेहोशी के महलूल के चंद कतरे डाले। ब्लूप्रिंट को बाथरूम में ले जाकर आग लगाकर बैतुल खला के सिंक में डाल दिया। ब्लूप्रिंट के चारों हिस्से देखते ही देखते जलकर राख हो गए। फिर मैंने सिंक की हत्थी नीचे कर दी। पानी का एक पुरशोर रेला आया और ब्लूप्रिंट की राख और बचे कुचे टुकड़ों को बहा कर ले गया। बाथरूम में एयर कंडीशनर का ब्लोर लगा हुआ था। धुआं तेजी से बाहर निकल गया। अपनी उंगलियों के निशान साफ करके मैंने रुमाल की मदद से मेज की दराज बंद करके चाबी बेहोश डॉक्टर गोपालन की जेब में रख दी। इस सारे काम में कुल 7 मिनट सर्फ हुए थे। अब मैंने अपने मग में से कॉफी के 2-3 घूंट पिए और अपने बेहोश होने का इंतजार करने लगा। 1.5 मिनट बाद मेरा सर बोझल होने लगा। आंखें अपने आप बंद हो गईं और फिर मुझे कोई होश न रहा। होश आया तो डॉक्टर का अमला और सिक्योरिटी गार्ड्स हमें होश में लाने की कोशिश करते नजर आए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, डायरेक्टर रिसर्च और डायरेक्टर जनरल चारों फौलादी अलमारियां खोले तलाशी ले रहे थे। मद्रासी डॉक्टर गोपालन भी होश में आ चुका था। हमारे बयानात लिए गए। डॉक्टर गोपालन ने कहा कि कॉफी पीते ही उस पर गुनूदगी तारी हो गई और वो बेहोश हो गया। मैंने भी अपने बयान में यही कहा। मगों में बची हुई कॉफी का तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। अलमारियों में से ब्लूप्रिंट के चारों हिस्से गायब थे। हम दोनों को हेल्थ यूनिट में पहुंचा दिया गया। फौरन एक बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। नतीजा वो निकला जिसके लिए मैंने ये सारा मंसूबा तैयार किया था। तहकीकाती ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दुश्मन का कोई एजेंट एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जिसने मौका देखकर मिस्टर उमर हयात यानी मुझे और डॉक्टर गोपालन को दवा पिलाकर बेहोश कर दिया और इंतहाई कीमती ब्लूप्रिंट्स निकालकर फरार हो गया। इस तहकीकाती रिपोर्ट के बाद कॉम्प्लेक्स में हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए। जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स मुतय्यन हो गए और कॉम्प्लेक्स में महकमे ने अपने एजेंट छोड़ दिए ताकि उस जासूस का सुराग लगाया जा सके जिसने ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए थे। मेरा ख्याल था कि मैंने मंडापम एटॉमिक रिएक्टर को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किए जाने वाले हाइड्रोजन बम से महरूम कर दिया है, लेकिन बहुत जल्द मालूम हुआ कि मेरा ख्याल गलत है, क्योंकि उसी ब्लूप्रिंट की 2 नकलें भाभा एटॉमिक सेंटर महाराष्ट्र में मौजूद हैं और उनकी 4 कॉपियां बहुत जल्द मंडापम एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में पहुंचने वाली हैं। अब मैंने इस कॉम्प्लेक्स ही को धमाके से उड़ाने का फैसला कर लिया। इंतजामिया ने मुझे और डॉक्टर गोपालन को सीक्रेट रूम से तब्दील कर दिया। मेरी खिदमात एडमिनिस्ट्रेशन वालों के हवाले कर दी गई। इस दौरान मुझसे काफी पूछगिछ की गई थी, मगर मैंने वही बयान दिया जो डॉक्टर गोपालन दे चुका था कि हमें कुछ नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या हुआ है। बस कॉफी के चंद घूंट पीते ही हम बेहोश हो गए। इस वाक़ये को 5वां दिन जा रहा था कि मैं अपने ऑफिस में काम में मसरूफ था। दोपहर के 5 बज रहे थे। हमें 6 बजे छुट्टी होती थी कि चपड़ासी ने आकर कहा कि मुझे डायरेक्टर रिसर्च ब्लॉक ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मैं समझा कोई दफ्तरी काम होगा, शायद मेरी ड्यूटी एक बार फिर सिगरेट रूम में लगाई जा रही है। एहतियात के तौर पर मैंने अपनी कमीज का ऊपर का बटन खोल दिया, जिसके बाद मुझे गले में पड़ा हुआ मुकद्दस नक्श नजर आने लगा। मैं निहायत सुकून से डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुआ ही था कि सामने बैठे हुए एक शनासा आदमी को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये तिरुचिनापली की मिलिट्री इंटेलिजेंस का वही आदमी था जो मुझे अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में अपने चीफ से मिलवाने ले जाया करता था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और उसके मुंह से बेख्तियार तमिल जबान में निकला, तुम। मेरा कुदरती रद्द अमल वही था जो मैंने किया। दिल में कलिमा तैयबा पढ़कर मैंने सीने पर लटकते मुकद्दस नक्श पर एक नजर डाली और फिर उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर दिल में दोहराया, तुम मुझे जानते हो, मैं तिरुचिनापली में तुम्हारा दोस्त था। डायरेक्टर ने एजेंट की तरफ देखकर पूछा, आप इसे जानते हैं क्या? एजेंट के दिल की काया पलट चुकी थी। वो नक्श के ज़ेर असर था और खाली खाली सी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए लड़खड़ाती जबान में बोला, हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये तिरुचिनापली में मेरा दोस्त था। मैं अभी तक तिरुचिनापली के एजेंट की आंखों में आंखें डाले हुए था। मैंने एक बार फिर उसे मुखातिब करके दिल में दोहराया, इसके बाद तुम मुझे भूल जाओगे। डायरेक्टर ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, तुम जा सकते हो। मैं कमरे से बाहर निकल आया। ये एक नई मुसीबत आ गई थी। अगरचे वक्ती तौर पर मैंने उससे छुटकारा पा लिया था, लेकिन उससे किसी वक्त भी दोबारा सामना हो सकता था। अब मैं कहाँ मुकद्दस नक्श को इस्तेमाल करूं? वो कहीं न कहीं मुझे पहचान लेगा और भांडा फूट जाएगा। दफ्तर बंद होने में अभी पौन घंटा बाकी था। दफ्तर बंद होने में अभी पौन घंटा बाकी था। मैंने अपने साथ क्लर्क से बात की तो उसने बताया कि तिरुचिनापली से मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर यहाँ खुसूसी तहकीकात के लिए आया है। मालूम हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स में ही किसी जगह ठहरा हुआ है और अभी एक हफ्ते तक यहाँ रहकर तफ्तीश करेगा। मैं कॉम्प्लेक्स के रिएक्टर ब्लॉक को भग से उड़ाने का प्लान बना रहा था और उसके लिए कुछ केमिकल्स हासिल करके इंतहाई ताकतवर बम ब्लास्ट के बारे में गौर कर रहा था। तभी तिरुचिनापली की ये बला आन नाजिर हुई। उसे एक हफ्ता तक यहाँ कयाम करना था। जाहिर है कि वो रोज कॉम्प्लेक्स में आएगा। मैं उससे कहां तक छुप सकूंगा।
एक बार तो वो मुकद्दस नक्श की वजह से मुझे भुला बैठा था, लेकिन अगर दोबारा उसका आमना सामना हो गया तो वो मुझे फौरन पहचान लेगा। हो सकता है कि मुझे इतनी मोहलत ही ना मिले कि मैं नक्श का इस्तेमाल कर सकूं। ये सूरत हाल मेरे लिए बेहद तशवीशनाक थी। आखिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि इस नई मुसीबत से जितना जल्द हो सके छुटकारा हासिल करना चाहिए। मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं था। एक निहायत खुफिया और निहायत कारआमद हथियार जहरीला सिगार था, लेकिन वो भी नहीं रहा था। इसी फिक्र में डूबा हुआ था कि 6 बज गए। दफ्तर के सदर दरवाजे से निकलने की बजाय मैं अकबी दरवाजे से गुजरकर अपने क्वार्टर की तरफ चलने लगा। क्वार्टर में मेरा साथी सम्राथन पहले पहुंच चुका था और चूल्हे पर केतली रखे कॉफी के लिए पानी गर्म कर रहा था। उसने मुझे देखते ही पूछा, तुम्हें डायरेक्टर ने बुलाया था? सुना है तिरुचिरापल्ली से मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी आया है। मैंने कहा कि हाँ, उसने मुझसे चंद सवाल किए थे। मैं कुर्सी पर बैठ गया। यार सम्राथन, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस वाला कौन सी कोठी में ठहरा हुआ है? सम्राथन ने केतली में कॉफी डालते हुए कंधे उचका कर कहा, कुछ मालूम नहीं, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, वैसे ही पूछ रहा था। खैर, आज क्या पका रहे हो? मैंने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। मेरी आंखें सामने कमरे की खुली खिड़की पर जमी हुई थी, जिसमें बाहर से नारियल के दरख्त का तना नजर आ रहा था, लेकिन असल में मेरा जहन तिरुचिरापल्ली के एजेंट को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था। मेरा रूममेट सम्राथन प्यालों में कॉफी उंडेलते हुए कह रहा था कि आज तो मैं बैंगन बनाऊंगा। इतने में क्वार्टर का दरवाजा खुला और मेरे सामने तिरुचिरापल्ली का एजेंट खड़ा था। कर्नल मनी, हम तुम्हारी तलाश में थे, बाहर निकल आओ, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। मुझ पर जैसे बिजली गिर गई। तिरुचिरापल्ली के एजेंट ने बाहर खड़े सिक्योरिटी वालों को इशारे से अंदर बुलाया। उसके बाद 1 सेकंड से भी कम वक्त में मैं अपनी जगह से उछला और लंबी डाइव लगाकर खिड़की से बाहर नारियल के दरख्त के पास रेत पर जा गिरा। मेरे पीछे क्वार्टर में शोर मच गया। पिस्तौल के फायर की आवाज भी गूंजी। मैं एक तरफ भागने लगा। मेरी दाएं जानिब क्वार्टर की एक कतार थी, सामने रेतीला मैदान और उसके पीछे ऊंची खारदार बाड़ थी। उस बाड़ को मैं फलांग नहीं सकता था। वो लोग मेरे पीछे भागे आ रहे थे। पिस्तौल के 2 फायर हुए। गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। किसी ने तमिल जबान में चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। मैंने महसूस किया कि मैं फंस गया हूँ, कोई राह फरार नहीं है। सामने खारदार बाड़ आ गई। मैं रुक गया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पिस्तौल दिखाकर हाथ उठाने का हुक्म दिया। छुट्टी का वक्त था। कॉम्प्लेक्स के मुलाजिम घरों को जाते जाते रुक गए। खासा हुजूम हो गया। बहुत जल्द शोर मच गया कि पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ पीछे बांधकर मुझे जीप में बिठाया और पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। तिरुचिरापल्ली का एजेंट मेरे साथ था। थाने में सबसे पहले मेरी तलाशी ली गई। मेरी जेब से V2 की बची हुई 2 गोलियां निकली, जिन्हें मैं हमेशा अपनी जेब में रखता था। उन्हें तिरुचिरापल्ली के एजेंट ने फौरन पहचान लिया और मुझे घूरते हुए बोला, तो कर्नल मनी साहब, आपने हमें यहाँ भी धोखा दिया। खैर कोई बात नहीं, सब हिसाब चुका दिया जाएगा। सिपाही मेरे गले का नक्श उतारने लगा तो मैंने तमिल जबान में गिरगिरा कर कहा कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तिरुचिरापल्ली के एजेंट ने उठकर उलट पलट कर देखा। मैंने कहा, ये महज एक तावीज है, मेरी माँ ने मेरे गले में डाला है। एजेंट हंसकर बोला, अगर इसमें कोई असर होता तो तुम आज गिरफ्तार न होते। ये तावीज भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। उसने सिपाही से कहा कि इस तावीज को रहने दिया जाए। सिपाही ने तावीज दोबारा मेरे गले में डाल दिया। एजेंट ने तिरुचिरापल्ली मिलिट्री हेडक्वार्टर में चीफ एजेंट को फोन करके इजाजत हासिल कर ली कि वो मुझे पुलिस की निगरानी में तिरुचिरापल्ली हेडक्वार्टर ले आए ताकि मुझसे मजीद पूछगिछ की जा सके। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। बाहर 2 मुसल्ला सिपाही पहरा दे रहे थे। रात के 8 बजे मुझे हथकड़ी लगाकर जीप में बिठाया गया। तिरुचिरापल्ली का एजेंट, पुलिस इंचार्ज और 2 सिपाही भी साथ हो गए और मुझे मंडापम रेलवे स्टेशन मास्टर के कमरे में बिठा दिया गया। दोनों सिपाही राइफलें कांधों पर लटकाए हुए मेरे सर पर सवार थे। एक सिपाही की बेल्ट से मेरी हथकड़ी की जंजीर बंधी हुई थी। पुलिस इंचार्ज स्टेशन मास्टर से ट्रेन की आमद के बारे में बातें करने लगा। तिरुचिरापल्ली एजेंट किसी को टेलीफोन कर रहा था। 15-20 मिनट के बाद धनुषकोडी की तरफ से तिरुचिरापल्ली जाने वाली गाड़ी आ गई। मुझे सबसे पिछले गार्ड के डिब्बे में बिठाया गया। दोनों सिपाही, पुलिस इंचार्ज और तिरुचिरापल्ली एजेंट भी उसी डिब्बे में मेरे आसपास और सामने आकर बैठ गए। तिरुचिरापल्ली का एजेंट कहने लगा, ये शख्स पाकिस्तान का बड़ा ही खतरनाक जासूस है। इसने हमारे कितने ही आदमियों और मिलिट्री अफसरों को कत्ल किया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में तो इसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर हुआ है। अब ये हमसे बचकर नहीं जा सकता। मैं खामोशी से सर झुकाए बैठा था। उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मेरा जहन तेजी से फरार के तरीकों पर गौर कर रहा था। ट्रेन चली तो मैंने सोचा कि मुकद्दस नक्श मेरे गले में है, मगर मैं इससे खातिर खा काम नहीं ले सकता। बैक वक्त 4 आदमियों को मैं इससे मुतासर करके फरार नहीं हो सकता। नक्श उस वक्त मेरे लिए बेकार हो चुका था। फिर मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने फरार के एक पहलू पर गौर शुरू कर दिया। गार्ड कोने में अपने लकड़ी के संदूक पर बैठा रजिस्टर पर कुछ इंतराज कर रहा था। ट्रेन रात के इब्तदाई अंधेरे में शुमाल की तरफ भागी जा रही थी। मैंने देखा कि जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ मेरे करीब ही खिड़की थी जिसका शीशा चढ़ा हुआ था। मेरी तवज्जो का मरकज अब सिर्फ मेरी हथकड़ी थी। मेरे सिर्फ एक हाथ में आहनी कड़ी लगी हुई थी, दूसरा हाथ
खाली था। मैं अपने खाली हाथ को खुजाने के बाद आहिस्ता से आहनी कड़ी वाले हाथ के पास ले गया और खुजाने लगा। मैंने लोहे की हथकड़ी के कड़े को जरा सा जोर लगाकर आगे को दबाया तो कड़ा मेरी कलाई पर हथेली के पास आकर रुक गया। मैंने खाली हाथ पीछे कर लिया और सर खिड़की के शीशे से लगाकर यूं आंखें बंद कर लीं, गोया नींद आ रही हो। ट्रेन भागी जा रही थी। तिरुचिरापल्ली का स्टेशन पौ फटने के करीब आता था। मेरे पास सारी रात पड़ी थी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो पुलिस इंचार्ज ने चावल मंगवा लिए, थोड़े से मुझे भी खाने को दिए। ट्रेन आगे रवाना हो गई। अगला स्टॉप काफी दूर था। ट्रेन एक नबी तुली रफ्तार के साथ चली जा रही थी। एक खास सुर ताल से उसके पहियों का शोर बुलंद हो रहा था। गार्ड अपने संदूक पर टेक लगाए बैठा ऊँघने लगा। कोई आध घंटे बाद पुलिस इंचार्ज भी ऊँघने लगा। उसका सर आहिस्ता आहिस्ता छाती से लग जाता। वो चौंक कर सर को उठाता, मुझे देखता और फिर ऊँघना शुरू कर देता। उसे देखकर पुलिस के दोनों सिपाही भी ऊँघने लगे। तिरुचिरापल्ली एजेंट ने पहले ही सर दीवार से लगाकर आंखें बंद कर रखी थी। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। मैंने दोनों हाथ पेट के साथ लगा लिए और सीट पर उकड़ू बैठकर सर खिड़की से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। लेकिन मैं दाएं हाथ की मदद से बाएं हाथ को आहनी कड़ी से निकालने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मेरे बाएं हाथ की हथेली का उभार लचकीला हो गया और हथकड़ी का कड़ा थोड़ा सा आगे को खिसक गया। मैंने पूरा जोर लगाते हुए कोशिश जारी रखी। ट्रेन की ब्रेक लगी और उसकी रफ्तार आहिस्ता होना शुरू हो गई। पुलिस इंचार्ज ने आंखें खोलकर पहले मुझे देखा, फिर पुलिस के सिपाहियों को डांटा कि वो सो क्यों रहे हैं। ट्रेन वीराने के आउटर सिग्नल के करीब खड़ी थी। इंजन बार बार विसल दे रहा था। मैंने अपना जकड़ा हुआ हाथ ऊपर उठाकर बायां बाजू खुजाया। मैं ये दिखाना चाहता था कि हथकड़ी अभी तक मुझे लगी हुई है। ट्रेन आगे खिसकने लगी। एक स्टेशन आया जहां ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। पुलिस इंचार्ज ने खिड़की में से सर निकाल कर देखा। गार्ड पहले ही बाहर जा चुका था। 10 मिनट बाद ट्रेन रवाना हो गई। पुलिस इंचार्ज ने गार्ड से तमिल जबान में पूछा कि गाड़ी तिरुचिरापल्ली राइट टाइम पर पहुंचेगी। गार्ड ने अपनी घड़ी देखकर कहा 10 मिनट इस जगह लेट हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ड्राइवर लेट निकाल लेगा। हम सुबह 4 बजे तक तिरुचिरापल्ली पहुंच जाएंगे। गार्ड ने बताया कि इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। पुलिस इंचार्ज ने पूछा अब किस स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी। वो बोला अब जोलरपट्टा जंक्शन आएगा, मगर ये अभी काफी दूर है। ट्रेन 12 बजे रात वहां पहुंचेगी। पहले गोदावरी दरिया आएगा। मेरे कान खड़े हो गए। मेरा टारगेट गोदावरी दरिया होना चाहिए। अगर मैं दरिया के अलावा किसी जगह खुश्की पर खिड़की में से कूदता तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाने का खतरा था, क्योंकि जहां ट्रेन के दोनों जानिब रेत ही रेत थी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो पुलिस इंचार्ज पर नींद ने दोबारा हमला कर दिया। उसके बाद सिपाही भी ऊँघने लगा। मैंने हथकड़ी में से हाथ निकालने की जिद्दोजहद तेज कर दी। लोहे का कड़ा मेरी हथेली के उभार की हड्डी पर जाकर रुक जाता था। मैं जोर लगा लगा कर कड़े को हड्डी से आगे ले जाने की कोशिश करने लगा। हथकड़ी वाला बायां हाथ सांप की तरह हरकत कर रहा था। आधे घंटे की सर तोड़ कोशिश और हथेली की हड्डी वाले उभार को जख्मी कर लेने के बाद अचानक मेरा हाथ कड़ी से निकल आया। मैंने पुलिस इंचार्ज, सिपाहियों और तिरुचिरापल्ली एजेंट का जायजा लिया। सब लोग ऊँघते ऊँघते गर्दनें ढलकाए सो रहे थे। कंपार्टमेंट में सामने वाली खिड़की खुली थी। ताजा हवा बराबर अंदर आ रही थी। मैंने इंतहाई एहतियात और आहिस्तगी के साथ अपनी खिड़की के शीशे को नीचे खिसकाना शुरू कर दिया। उस खिड़की से हवा दाखिल होकर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जानिब वाकई खुली खिड़की से आती हुई हवा में घुल मिल गई थी। अगर मैं एकदम से खिड़की का शीशा नीचे कर देता तो हवा के नागहानी शोर से उन लोगों की आंख खुल सकती थी। हवा का रुख कुछ ऐसा था कि खिड़की से टकरा कर पीछे की तरफ जा रही थी। मैंने हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर अपना आप खुली खिड़की के आगे कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मुझे दरिया का इंतजार था। इतना मुझे याद था कि मद्रास से मंदापम की तरफ जाते हुए रास्ते में जो भी दरिया आता है उसका पुल ऊपर से खुला था। चूंकि ये दरिया ज्यादा चौड़ा नहीं था, इसलिए उन पर खुले पुल डाले गए थे। ये बात मेरे हक में जाती थी, वरना मैं आहनी जंगलों से थके हुए पुल पर से कभी ना कूद सकता। मैंने दिल में खुदा से दुआ मांगी कि मेरी मदद करे। मैंने हथकड़ी से अपना हाथ निकाल कर रखा था। 10 मिनट बाद दरिया आ गया और ट्रेन एक खास आवाज के साथ दरिया के पुल से गुजरने लगी। मैं इसी इंतजार में था। मैंने गर्दन निकाल कर नीचे देखा। अंधेरे में दरिया का चौड़ा पार्ट धुंधला दिखाई दे रहा था। मैं खुदा का नाम लेकर उठा और खिड़की से बाहर कूद गया। चूंकि ये ट्रेन का आखिरी डिब्बा था, इसलिए हवा का शदीद दबाव पीछे से आगे इंजन की तरफ था। खिड़की से गिरते ही दाएं जानिब से हवा का शदीद थपेड़ा मेरे जिस्म से टकराया और उसने मुझे आगे उछाल दिया। मैं पुल से थोड़े ही फासले पर दरिया में जा गिरा और ठंडे पानी में नीचे ही नीचे उतरता चला गया। फिर मैं हाथ पांव मारता हुआ दरिया की सतह पर आ गया। मैं पुल की दूसरी तरफ आ चुका था। मैंने पुल की तरफ देखा। ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे लगी हुई सुर्ख बत्ती की रोशनी मुझे ऐसी लगी जैसे एक जगह ठहर गई हो। मेरी छलांग लगाते ही यकीनन मुहाफिज बेदार हो गए होंगे और उन्होंने ट्रेन की जंजीर खींच दी होगी, मगर दरिया की लहरें मुझे तेजी से आगे ही आगे बहाए ले जा रही थी। मैंने बहाव के साथ तैरना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में पिस्तौल के 2 धमाके सुनाई दिए, लेकिन मैं उन लोगों की पहुंच से बाहर निकल चुका था। अब रात का अंधेरा था, दरिया की सैलाबी लहरें थीं और मैं था।
मौत के मुंह से बचने के लिए मेरे अंदर एक नया वलवला पैदा हो गया। दरिया में तैरना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी और फिर सैलाबी दरिया की लहरें मुझे तैरने में बेहद मदद दे रही थी। मैं दरिया की लहरों पर सीधा और बेहिस होकर लेट गया और सांस खींचकर फेफड़े फुला लिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। इसे हम मुर्दा पैराकी कहा करते थे, यानी पानी की लहरों पर मुर्दे की तरह तैरना। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये दरिया आगे किधर जाता है और कहां से गुजरता है। सिर्फ इतना मालूम था कि ये जुनूबी इलाका है और समंदर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है सुबह होने तक मैं समंदर के धाने पर पहुंच जाऊं। मुझे उस मकाम से पहले पहले दरिया से निकल जाना चाहिए था। दरिया की हैजानी लहरों की रफ्तार काफी तेज थी। इन उठती बैठती डोलती लहरों के सीने पर किसी लाश की तरह तैरते हुए मेरी आंखें आसमान पर चमकते सितारों को देख रही थी। इस तरह तैरने से सुकून मिल रहा था। मैंने आंखें घुमाकर किनारों की तरफ देखा। मैं दरिया के वस्त में था और किनारों की गहरी लकीर तारीकी में काफी दूर नजर आ रही थी। मैंने किनारे पर जाने की कोशिश न की। रात गुजरती जा रही थी। देखते ही देखते सितारों ने ढलना शुरू कर दिया। मुझे दरिया की लहरों पर बहते हुए 2-2.5 घंटे गुजर गए। फिर मशरिक में सुबह काजिब की फीकी फीकी रोशनी की झलक उठी। मैंने महसूस किया कि दरिया का पाट भी चौड़ा होने लगा है। दरिया से निकलने का वक्त आ गया था। मैंने दरिया में एक डुबकी लगाई और अपना रुख मशरिक की तरफ करके किनारे की जानिब तैरना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल ताजा दम था। सिर्फ ठंडे पानी से मेरे आज़ाद सर्द हो गए थे। तेज तेज बाहें चलाने से मेरा खून गर्म हो गया। दरिया का किनारा अंधेरे में एक लंबी लकीर की तरह था जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। जूं जूं मैं आगे बढ़ रहा था, किनारे की लकीर मोटी और चौड़ी होने लगी थी। मौजों का बहाव अब भी तेज था। मेरा रुख बार बार दरिया के वस्त की तरफ हो जाता था। सुबह के उजाले में मुझे दरिया किनारे नारियल के स्याह खाके नजर आने लगे। मैं जांफिशानी से तैरता चला जा रहा था। अचानक मेरे हाथ बांस के एक छप्पर पर पड़े। यह किसी झोंपड़ी की छत का हिस्सा था जो सैलाब में कहीं पीछे से बहता चला रहा था। मैंने अपना आधा जिस्म उस पर गिरा दिया और अपने दाएं हाथ को चप्पू की तरह चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं दरिया के किनारे जा लगा। जहां जमीन दलदली थी। सबसे ज्यादा खतरा सांपों का था। मैं दलदली किनारे से निकलकर ऊपर सूखी जगह पर पहुंच गया जहां नारियल के झुंड दूर तक चले गए थे। मैं खुश्क जमीन पर बैठ गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैं थक कर चूर हो गया था, लेकिन जान बच जाने पर खुदावंद करीम का शुक्र अदा कर रहा था। सूरज निकलने से पहले की काफूरी रोशनी में मैंने निगाह दौड़ाकर इर्द गिर्द देखा। ये एक गैर आबाद और वीरान इलाका था। मैं उठकर दरिया के किनारे किनारे चलने लगा। चलते चलते सुबह हो गई। सूरज निकल आया। आगे मुझे कुछ फासले पर दरिया के किनारे माहीगीरों की किश्तियां बंधी हुई नजर आईं। यहाँ दरख्तों के नीचे कुछ झोंपड़ियां भी थीं। मैं किनारे से उतरकर उस रुख पर चलने लगा कि इन झोंपड़ियों से कुछ फासले से होकर गुजर जाऊं। जहाँ जमीन कहीं रेतली और कहीं सूखी थी। जंगली घास उगी हुई थी। मैं माहीगीरों की झोंपड़ियों को पीछे छोड़ता हुआ काफी आगे निकल गया। आगे फिर ताड़ और नारियल के दरख्त शुरू हो गए। मेरे गीले कपड़े अब सूख गए थे। चलने से जूतों में रेत भर गई थी। एक जगह मैंने स्याह नाग देखा। वो फन उठाए एक ढेरी के पास फुनकारे मार रहा था। मैं चुपके से आगे निकल गया। कोई कच्चा रास्ता भी नहीं था। दरख्तों का एक झुंड खत्म होता तो दूसरा झुंड शुरू हो जाता। धूप तेज हो रही थी। मैंने जैकेट उतार कर कांधे पर रख ली। मेरी कोशिश थी कि इस इलाके से जितनी भी दूर निकल सकूं निकल जाऊं। आखिर में थक गया और एक जगह छालिया के दरख्त से टेक लगाकर सस्ताने लगा। मुझे प्यास महसूस हो रही थी। मैंने सर उठाकर देखा। जहां मैं बैठा था वहां नारियल का कोई दरख्त नहीं था। मैं जुनूब मशरिक की तरफ जा रहा था। जुनूबी इलाका 90% बंजर और गैर आबाद था। कुछ देर सस्ताने के बाद मैं फिर चल दिया। मैं अब एक नया मंसूबा बना चुका था। मंसूबा यह था कि मैं भारत के जुनूबी साहिल के आखिरी बंदरगाह धनुषकोडी से किसी तरह स्टीमर में सवार होकर श्रीलंका की तरफ निकल जाऊं। शुमाली हिंद की तरफ जाना मौत के जंगल में फंसने के बराबर था। दूसरी बात यह थी कि जिस मिशन को लेकर मैं इतनी मुसीबतें झेलता जहां तक पहुंचा था वो मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। मैंने जान की बाजी लगाकर एटॉमिक सेंटर के ब्लूप्रिंट जलाकर राख कर दिए थे, मगर ये ऑप्शन यूं रायगा हो गया था कि इस ब्लूप्रिंट की नकलें भाभा एटॉमिक सेंटर में मौजूद थी। मैं अपने दूसरे मिशन यानी मंडापम एटॉमिक रिएक्टर को कीमियाई बम से उड़ाने के जतन कर रहा था। तिरचिनापली एजेंट के हाथों पकड़ा गया। अब मुझे ख्याल आया कि क्यों ना श्रीलंका जाकर वहां बागियों से मदद हासिल करूं। उन दिनों लंका में तमिल आबादकारों और मकामी बाशिंदों के दरमियान लड़ाई हो रही थी और बमों के धमाके हो रहे थे। वैसे भी श्रीलंका ज्यादा करीब था। सोचा अगर मैं बागियों की मदद हासिल करने में नाकाम रहा तो वहीं से कराची रवाना हो जाऊंगा। धूप की तपिश में इजाफा होता गया। जैकेट मेरे लिए एक बोझ बन गई थी। मैंने उसे एक जगह रेत में गड्ढा खोद कर दबा दिया। प्यास से हल्क खुश्क हो रहा था। एक जगह नारियल के दरख्त थे। 2 नारियल पड़े मिल गए। उन्हें तोड़कर पानी पिया और उनका गूदा खाया तो जान में जान आई। एक जगह नारियल के दरख्त थे। 2 नारियल पड़े मिल गए। उन्हें तोड़कर पानी पिया और उनका गूदा खाया तो जान में जान आई।
मैं आगे रवाना हो गया। दोपहर के बाद मुझे तरकारियों के कुछ खेत और उनके पीछे गांव की झोंपड़ियां नजर आईं। मैं खेतों से हटकर गांव से आगे निकल गया। तीसरे पहर भूख से मेरी अंतड़ियां सिकुड़ना शुरू हो गईं। अब कहीं नारियल के दरख्त भी नहीं थे, छालियां और ताड़ के दरख्त ही थे। गांव से कुछ आगे देहाती लोगों की एक टोली देखी। ये लोग विष्णु देवी का पुतला उठाए नाचते गाते चले आ रहे थे। मैं उनसे कुछ फासला रखकर चलने लगा। टोली एक छोटे से मंदिर में पहुंचकर रुक गई। उन्होंने एक बड़ा पतीला खोलकर आपस में चावल बांटे और बैठकर खाने लगे। मैं रास्ता बदलकर दूसरी तरफ हुआ तो एक बूढ़े ने मुझे तमिल जबान में आवाज देकर बुलाया और कहा कि विष्णु देवी के मंदिर के पास से बगैर खाए पिए नहीं जा सकता, आओ तुम भी हमारे साथ भोजन करो। मैंने देखा कि सिवाय उस बूढ़े तमिल के जिसने अपने बालों का जूड़ा सर पर बांध रखा था और किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। उसने केले के एक पत्ते पर चावल डाल दिए। इन चावलों में कोई सब्जी मिली हुई थी। मैं चावल खाने लगा। बूढ़े ने मुझसे पूछा कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। हम तमिल जबान में बातें कर रहे थे। मैंने उसे कहा कि सरकार जहां पानी के पंप लगाना चाहती है उसका सर्वे करने आया था कि रास्ता भूल गया। बूढ़े तमिल ने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम सामर्थ्य शास्त्री बताया। उसने कहा कि तुम हमारे गांव में चलकर आराम करो, सुबह तुम्हें पीछे मंडापम शहर में पहुंचा देंगे। मैंने बातों ही बातों में उससे सारे इलाके का हुदूद अरबा मालूम कर लिया। पता चला कि मैं जुनूब में काफी दूर निकल आया हूं और दरियाए गोदावरी ने खुद एक नीम दायरे की शक्ल में चक्कर काटकर मुझे जुनूब में भारत के नक्शे की तिकोन के करीब पहुंचा दिया है। वहां से धनुषकोडी 70 किलोमीटर के फासले पर थी। बूढ़े तमिल ने मुझे रात अपने गांव में ठहराया। मेरे कपड़े फट चुके थे। उसने मुझे धोती कुर्ता दिया जो मैंने तमिल लोगों के स्टाइल में पहन लिया। रात भर मैं चौकस रहा। झोंपड़ियों के आगे चारपाइयां और चटाइयां बिछी थीं जिन पर लोग सो रहे थे। पिछले पहर जाकर कहीं आंख लगी और सूरज निकलते ही उठ बैठा। फिर नहा धोकर ताजा दम हुआ तो बूढ़े तमिल ने नाश्ता दिया और फिर एक आदमी के साथ शहर की तरफ रवाना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने रहनुमा को ये कहकर वापस कर दिया कि अब मैं अकेला ही जाऊंगा। मुझे रास्ते का इल्म है। देहाती मेरी निगाहों से ओझल हुआ। मैं खेतों का चक्कर काटकर धनुषकोडी की बंदरगाह या कस्बे की तरफ यानी भारत की तिकोन की तरफ चल पड़ा। मेरी जेब में 60 के करीब रुपए थे। यही मेरी पूंजी थी। मेरे सामने तकरीबन 70 किलोमीटर की मुसाफत थी जो बज़ाहिर लगता था कि मुझे पैदल ही तय करना होगी क्योंकि ये इलाका रेलवे लाइन से बहुत हटकर था। अब कहीं कहीं झोंपड़ियां नजर आ जाती थी। 2 घंटे तक चलने के बाद मैंने एक झोंपड़ी में देखा कि छोटा सा चाय खाना बना हुआ है जहां बैठकर 2 केले खाए, पानी पिया, कॉफी का कटोरा पिया और तमिल चाय वाले से पूछा कि तुम लोग धनुषकोडी कैसे जाते हो। वो बोला आगे चौपाल है, वहां से बैलगाड़ियां जाती हैं, कभी जाना हो तो वहीं से बैलगाड़ी पकड़ लेते हैं। चाय खाने से निकलकर मैं चौपाल की तरफ चल पड़ा। जी चौपाल छोटे से गांव के बाहर बैलगाड़ियों का एक अड्डा था। मुसाफिर जहां से धनुषकोडी तक आते जाते थे। मैं भी 5 रुपए किराया अदा करके दूसरे मुसाफिरों के साथ एक बैलगाड़ी में सवार हो गया और बैलगाड़ी एक कच्चे रास्ते पर रवाना हो गई। शाम तक बैलगाड़ी धनुषकोडी तक पहुंच चुकी थी और अपने अड्डे पर जाकर रुक गई। धनुषकोडी एक बड़ा कस्बा था। कुछ फासले पर बंदरगाह में खड़े हुए एक बहरी जहाज की रोशनियां अंधेरे में टिमटिमाती नजर आ रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर तिरुचिरापल्ली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यहाँ मेरे बारे में रिपोर्ट करती होगी तो यहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड चौकन्ना हो गए होंगे, इसलिए आबादी की तरफ जाने में खतरा था। बैलगाड़ियों के अड्डे के पहलू में एक कच्ची सड़क किसी तरफ जा रही थी। मैं बिला इरादा उस सड़क पर चल पड़ा। मेरी शेव बेतहाशा बढ़ रही थी। मैंने फैसला किया कि रास्ते में अगर कहीं किसी हजाम की दुकान नजर आए तो सबसे पहले शेव बनवाऊं। ये कच्ची सड़क आगे जाकर धनुषकोडी कस्बे के बड़े बाजार से जा मिली थी। बाजार के सिरे पर ही मातरी भंडार नामी एक औसत दर्जे का होटल था। मैंने 10 रुपए अदा करके उस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। कमरे में पहुंचकर मालूम हुआ कि वहां पहले ही एक मुसाफिर क़याम पजीर है। होटल के मुलाजिम ने बताया कि उस होटल के हर कमरे में 2-2 मुसाफिर सोते हैं। वो मुसाफिर मुझसे बातें करेगा। मालूम हुआ कि वो व्यापारी है और चीनी की कुछ बोरियां जहाज पर चढ़ाने आया है। उसने बताया कि हर रोज शाम को धनुषकोडी से एक बड़ा स्टीमर श्रीलंका जाया करता था, मगर हालात खराब होने की वजह से ये स्टीमर सर्विस बंद हो गई है। मैंने पूछा तो तुम अपना माल कैसे लेकर जाओगे? उसने मुस्कुराकर कहा स्मगल करूंगा। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा क्या तुम मुझे भी श्रीलंका स्मगल करवा दोगे? मैं बेकार हूँ, जहाँ कोई दाम नहीं मिलता, सोचता हूँ कोलंबो जाकर किस्मत आजमाऊं। वो बोला लेकिन इसके लिए तो पैसे लगते हैं, कम से कम 1000 रुपया, इससे कम पर वो तैयार नहीं होगा। मैंने खुद उसे 6 बोरियों का 1000 रुपया दिया है। मैंने मायूसी से कहा मेरे पास तो सिर्फ 25-30 रुपए हैं। उसने तंजिया अंदाज में कैका लगाया और कहा फिर यहीं किसी मंदिर में बैठकर राम राम करो, श्राद्ध तो मिल ही जाया करेगा। जहाँ आकर जी एक नया मसला पैदा हो गया था। अब 1000 रुपए कहाँ से लाऊं? कहीं नौकरी करके रकम जमा करने बैठता तो कम से कम 5-6 महीने तो जरूर लग जाते, जबकि मुझे यहाँ हर पल अपने पकड़ लिए जाने का खतरा था। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। इन्हीं ख्यालों में सारी रात आंखों में कट गई। मेरे साथ वाला व्यापारी सुबह मुंह अंधेरे ही कमरे से निकल गया था। मैं होटल के अकबी हिस्से में लगी हुई टूटियों पर जाकर
आकर नहाया और होटल की दुकान से नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान भी मैं सोचता रहा, मुझे मंडापम कैंप और तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशनों के दरमियान किसी मकाम से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है उस इलाके में मेरे फरार की इत्तला अभी न पहुंची हो। नाश्ते से फारिग होकर मैं किसी हजाम की तलाश में निकल खड़ा हुआ। ढलानी छत के एक बोसीदा से मकान के बरामदे में मुझे हजाम की एक दुकान नजर आई। मैंने शेव बनवाई और वहां से निकलकर बंदरगाह की मुखालिफ समत में चलने लगा। मेरे जहन में कोई वाज़ेह प्रोग्राम नहीं था, बस इस ख्याल से चल पड़ा था कि बंदरगाह के सिक्योरिटी गार्ड से जिस कदर दूर रहा जाए अच्छा है। वो एक छोटी सी पगडंडी थी जो नारियल के झुंडों के दरमियान से होकर गुजर रही थी। मैंने नीली और काली वर्दी वाले पुलिस के 3 सिपाही देखे जो एक आदमी को घसीटे हुए किसी झोंपड़ी से बाहर ला रहे थे। मैं जल्दी से एक करीबी झुंड में झुक गया। सिपाही उस आदमी को लिए हुए धनुषकोडी की आबादी की तरफ चल पड़े और मैं झुंड से निकलकर महतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं उसी रास्ते पर सफर कर रहा हूँ जिस रास्ते से बैलगाड़ी में सवार होकर आया था। थोड़ी देर बाद मुझे धनुषकोडी से आती हुई एक बैलगाड़ी मिल गई। मैं उसमें सवार हो गया। बैलगाड़ी में कुछ मर्द और औरतें पहले से सवार थीं। उनकी आपस की गुफ्तगू से मुझे मालूम हुआ कि पिछले गांव में पुलिस एक ऐसे कैदी की तलाश में थी जो मंडापम जेल से फरार होकर इधर आ गया है, और जो फरार होने वाला कैदी मेरे सिवा और कौन हो सकता था। मुझे फिक्र हुई यहाँ की पुलिस को मेरे बारे में इत्तला मिल चुकी थी और मैं किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता था। दोपहर को बैलगाड़ी एक गांव में पहुंची। वहां खाना वगैरह खाया। इस दौरान में 2-3 आदमियों ने मुझसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं बैलगाड़ी के डंडों से टेक लगाए बैठा ऊँघने का तासुर देता रहा। खाने के बाद बैलगाड़ी का सफर फिर शुरू हो गया। मैंने अंदाजा लगाया कि बैलगाड़ी उस रास्ते पर नहीं जा रही जिस रास्ते से मैं धनुषकोडी पहुंचा था। गालिबन गांव से निकलने के बाद उसने रास्ता तब्दील कर लिया था। अब उसका रुख केरला के मगरिब की जानिब था और ये बात मेरे हक में थी। मैं खुद भी मंडापम कैंप की समत में नहीं जाना चाहता था जहां दुश्मन मेरी ताक में थे। थोड़ी देर बाद आसमान पर काली घटाएं छा गईं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बैलगाड़ी की बांस की छत पर तरपाल डाल दी गई और गाड़ीबान ने गाड़ी एक घने दरख्त के नीचे रोक दी। आधे घंटे बाद बारिश का जोर टूटा तो फिर आगे रवाना हुए। उसके बाद जो गांव आया वहां तमाम मुसाफिर उतर कर चल पड़े और गाड़ीबान ने बैल खोल दिए। मैं भी एक तरफ रवाना हो गया। मैं किसी को ये तासुर नहीं देना चाहता था कि मैं इस गांव में अजनबी हूँ। खुदा जाने मैं कब तक यूं ही बेमकसद चलता रहा। बारिश की वजह से जमीन गीली थी, कहीं कहीं पानी भी खड़ा था, लेकिन कीचड़ ज्यादा नहीं थी क्योंकि जमीन रेतली थी। आगे छोटी छोटी टेकरियां थी जिन पर इक्का दुक्का दरख्त और झाड़ियां उगी हुई थी। मैं एक टेकरी पर पहुंचा तो सामने ही नीचे चंद झोंपड़ियां नजर आईं। इन झोंपड़ियों से जरा दूर चंद लोग लकड़ियां जमा करके एक चिता तैयार कर रहे थे। इस छोटे से गांव में गालिबन कोई मर गया था जिसे जलाने की तैयारी की जा रही थी। टीले के दाएं जानिब दरख्तों की ओट में एक खंडर नजर आ रहा था। मैं चलते चलते थक गया था। सोचा थोड़ी देर उस खंडर में बैठकर सस्ता लूं और कुछ आइंदा के बारे में सोचूं। मैं चिता तैयार करने वाले तमिल लोगों की नजरों से बचता हुआ खंडर में पहुंच गया और एक गिरी हुई दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। वहां से मुझे चिता का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मैं गौर करने लगा कि आइंदा मुझे क्या लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। ये तो तय था कि इस तरह सफर करते हुए मैं पाकिस्तान हरगिज नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से बहुत दूर था और रास्ते में बेशुमार खौफनाक जंगलात, सरबफलक पहाड़ और शोरीदा सर दरिया हायल थे जिन्हें मुझ जैसा तन्हा और बेसरो सामान शख्स उबूर करने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। शहरी जरा इस्तेमाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वहां कदम कदम पर इंडियन इंटेलिजेंस और पुलिस मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ जासूसी नहीं बल्कि कई बड़े सरकारी अफसरों का कातिल भी बन गया था और पंजाब और यूपी में मेरी गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर था। मैं किसी फैसले पर न पहुंच सका और सर झटक कर आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद एक दहशतज़दा सी निस्वानी चीख मेरे कानों से टकराई। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी और चिता की तरफ देखता रहा। चिता तैयार हो चुकी थी और उसके करीब साधु किस्म का एक नीम उरिया शख्स बैठा था। वो तमिल जबान में कुछ अश्लोक पढ़ रहा था। उससे थोड़े फासले पर चंद लोग मुर्दे की अर्थी उठाए खड़े थे। लड़की बुरी तरह मचल रही थी, उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर अर्थी जमीन पर रखकर मुर्दे को चिता पर लेटा दिया गया और दोनों मर्द लड़की को चिता की तरफ घसीटने लगे। अचानक मेरे जहन में कौंदा सा लपका, कहीं जो लोग लड़की को मुर्दे के साथ जलाना चाहते हैं। उसी वक्त दहशतज़दा तमिल लड़की की लरसती हुई आवाज उभरी, भगवान विष्णु, मैं सती नहीं होना चाहती, मुझे बचा लो। मेरे रोंग पे खड़े हो गए। वो लड़की मरने वाले की बीबी थी और गांव वाले उसे शौहर की लाश के साथ जलाना चाहते थे। ये इंतहाई इंसानियत सोज और बहीमाना रस्म हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में अभी तक राइज थी। अपनी जान बचाने के लिए वो बेवा लड़की जिस
जिस तरह जद्दोजहद और फरियाद कर रही थी वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। लिहाजा मैंने फैसला कर लिया कि उस बदनसीब लड़की को सती की रस्म की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। मैंने वहां मौजूद लोगों का जायजा लिया। साधु समेत वो 8 आदमी थे, मगर सब के सब दुबले पतले और कमजोर से, जैसा कि वो लोग होते हैं। फिर भी मैं तन्हा उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, जबकि मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। खुश्क लकड़ियों पर घी या तेल डालकर चिता को आग लगा दी गई और संगदिल गांव वाले लड़की को भड़कते हुए शोलों की तरफ धकेलने लगे। मेरे अंदर जैसे बिजली सी कड़की और मैं उछलकर चिता की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे अपनी तरफ भागते आता देखकर वो लोग एक पल के लिए रुक गए। मैंने सबसे पहले उन दोनों पर हमला किया जो लड़की को चिता की तरफ घसीट रहे थे। मैं न सिर्फ उनसे ताकतवर था बल्कि एक तरबियत याफ्ता लड़ाका भी था। मैंने एक तमिल पर छलांग लगाई और दाहिनी गोहनी मारकर उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी और दूसरे को गर्दन से दबोच दिया। इसी असना में 2 आदमी मुझ पर हमलावर हुए। मैंने एक के पेट में लात रसीद की और दूसरे को सर से बुलंद करके उन 3 आदमियों पर फेंक दिया जो एक साथ मेरी तरफ झपट रहे थे। वो चारों आपस में उलझ पड़े। मैं दौड़कर चिता के चबूतरे पर चढ़ गया। अश्लोक पढ़ने वाला साधु खौफजदा होकर भाग खड़ा हुआ। मैंने जलती हुई एक लकड़ी उठाई और उन पर हमला कर दिया। वो लोग पहले ही मेरी ताकत के मुजाहिरे से खौफजदा थे। अब जब मैं जलती हुई लकड़ी लेकर उनकी तरफ बढ़ा तो वो भी मुड़कर गांव की तरफ दौड़ पड़े। मैंने लकड़ी फेंक दी। इस अरसे के दौरान में वो बेवा तमिल लड़की सुकड़ी सिमटी एक तरफ खड़ी रही। मैंने झपट कर उसका बाजू पकड़ा और उसे एक तरफ घसीटते हुए तमिल जबान में कहा, जल्दी से भाग चलो, वो लोग वापस आ जाएंगे। वो तो पहले से तैयार थी। हम दोनों ने टेकरी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। टेकरी के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद लड़की रुक गई और मेरा हाथ खींचकर एक तरफ इशारा करते हुए बोली, वहां उस तरफ चलो। मैं उसके बताए हुए रास्ते पर दौड़ने लगा। लड़की मेरे आगे आगे दौड़ रही थी। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 19-20 साल की थी। सती करने से पहले उसके माथे पर केसर लगाया गया था। उसने काले रंग की एक साड़ी सी बांध रखी थी जिसका बॉर्डर सुर्ख था। मैंने दौड़ने के दौरान ही उसका मुकम्मल जायजा लिया। लड़की मुझे एक खास समत में लिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद हमें अपने अक़ब में हल्का हल्का शोर सुनाई दिया। तमिल लड़की ने घबरा कर पीछे देखा और अपनी रफ्तार तेज कर दी। मैंने दौड़ते दौड़ते तमिल जबान में पूछा कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो फूली हुई सांसों के दरमियान बोली, आगे कोटापम है। तमिल जबान में कोटापम उन कदीम गुफाओं और खंडरों को कहा जाता है जहाँ पुराने राजाओं के जमाने में वश कन्याओं को रखा जाता था और देवदासी किस्म की उन हसीन लड़कियों की परवरिश सांप के जहर पर की जाती थी। तमिलनाडु में ऐसी गुफाएं अब भी मौजूद हैं, लेकिन वश कन्याओं को पालने का रिवाज खत्म हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये तमिल लड़की इन गुफाओं की तरफ क्यों जा रही है, जबकि हमारे दुश्मन हमें वहां आसानी से घेर कर पकड़ सकते हैं। सामने ही दरख्तों के दरमियान एक कोटापम नजर आ गई। तमिल लड़की मेरा हाथ पकड़कर उसकी तरफ लपकी। हमारे पीछे देहातियों का शोर बढ़ता जा रहा था। लड़की मुझे लिए हुए कोटापम की एक तारीख खो में दाखिल हो गई। ये खो कभी उस गुफा का दरवाजा रहा होगा, लेकिन अब उसकी दहलीज जमीन में धंस चुकी थी और दरवाजे की जगह एक मेहराबी सुराख बाकी रह गया था। अंदर घुप अंधेरा था। लड़की मेरा हाथ थामे हुए तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने महसूस किया कि रास्ता हमवार है लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि दौड़ते हुए मुझे ढलान सी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए कहा, ये तुमने क्या बेवकूफी की है, वो लोग हमें पकड़ लेंगे यहाँ। वो हामते हुए बोली, चले आओ, वो कोटापम में दाखिल होने की जरूरत नहीं कर सकते। इन गुफाओं के राज सिर्फ हमारे खानदान में सीना बसीना चले आ रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़की की रफ्तार कम हो गई। मैंने महसूस किया कि अब वो गिन गिन कर कदम उठा रही हैं। देहाती गुफा के धाने पर पहुंच गए थे और चीख चीख कर हमें बाहर आने का हुक्म दे रहे थे, लेकिन अंदर कोई नहीं आ रहा था। तब तमिल लड़की ने बताया कि इन गुफाओं की खुफिया रास्ते सिर्फ हमारे नाग देवता की पूजा करने वाले खानदान को ही मालूम है। अगर कोई दूसरा इन गुफाओं में दाखिल हो जाए तो भटक जाएगा और तमाम जिंदगी बाहर नहीं निकल सकेगा। गांव के लोग धाने पर ही खड़े धमकियां दे रहे थे कि बाहर निकल आओ वरना गुफा में आग लगाकर धुआं भर दिया जाएगा। तमिल लड़की बराबर गिन गिन कर कदम उठा रही थी और मैं उसका हाथ थामे उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। एक जगह वो रुक गई और मुड़कर गार की दीवार की जानिब 3 कदम चली। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। एक तो उसका रंग स्याह, ऊपर से स्याह साड़ी, उसका पूरा वजूद तारीकी का एक हिस्सा बन गया था, लेकिन उसकी नागन की तरह चमकती आंखें मुझे नजर आ रही थी। उसने सरगोशी में कहा, यहाँ कहीं खुफिया रास्ता मौजूद है। इस अंधेरे में उसकी सरगोशी भी मुझे नागन की फुनकार की तरह सुनाई थी। अचानक मुझे धुएं की बू महसूस हुई। गाँव वालों ने गार के धाने पर आग जला दी थी और गार में धुआं भरना शुरू हो गया था। तमिल लड़की ने अपना हाथ छुड़ाया और झुककर कुछ टटोलने लगी। फिर चंद लम्हे बाद वो बोली, यहाँ जोर लगाओ, ये पत्थर उठाओ, इसके नीचे खुफिया रास्ता है। उसने मेरा हाथ पकड़कर एक जगह पत्थर पर रख दिया। मैंने दोनों हाथों से टटोलकर पत्थर पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और जोर लगाने लगा। गार में धुआं भरता जा रहा था और वो खांसने लगी थी। मैंने पूरा जोर सर्फ करके पत्थर को बाहर खींच लिया। उसके साथ ही मुझे ताजा हवा का एहसास हुआ।
वो खुश होकर बोली, इसके आसपास जितने पत्थर हैं सब बाहर निकाल लो जल्दी। मैंने थोड़ी सी कोशिश के बाद 2-4 पत्थर परे हटा दिए। उसने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ा और पत्थरों के निकलने से पैदा होने वाली खला में उतर गई। मैंने भी उसकी तकलीद की। मेरे पैर पत्थर की सीढ़ियों से टकराए थे। सीढ़ियां उतरने के बाद हम आगे बढ़ने लगे। ये भी एक गार था और जहां हवा में ताजगी का एहसास हो रहा था। हम तारीकी में तेज तेज चल रहे थे। उस सुरंग में कई मोड़ थे। एक मोड़ पर घूमते ही हल्की रोशनी का एहसास हुआ और जब दूसरा मोड़ घूमे तो उस रोशनी ने मलगजे से उजाले की सूरत इख्तियार कर ली। तमिल लड़की अब मुझे साफ नजर आ रही थी। ये रोशनी सुरंग की छत में बने हुए एक सुराख से आ रही थी। फिर ऐसे कई रोशन सुराख आए और गुजर गए। उस अंधेरे और उजाले के दरमियान हमारा सफर जारी रहा। लड़की बेतकान चली जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे खुद को घसीट रहा था। लड़की बेतकान चली जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे खुद को घसीट रहा था। यह सफर इख्तिताम हुआ। एक जगह सुरंग खत्म हो गई और वहां से चंद जीने ऊपर बने हुए सुराख तक जाते थे। हम जीने तय करके सुराख से बाहर आ गए। मैंने गिरदोपेश का जायजा लिया। वो खंडर था जो किसी जमाने में मंदिर रहा होगा। हम उस मंदिर का चबूतरा उबूर करके बाहर आ गए। ताजा हवा में पहुंचकर मैंने गहरी गहरी सांसें ली। दिन की रोशनी मांद पड़ती जा रही थी। वहां दूर दूर तक ऊंचे नीचे टीले फैले हुए थे। तमिल लड़की एक बड़े से पत्थर पर बैठकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी। फिर पहली बार वो बगौर मेरा जायजा लेते हुए बोली, तुम्हारा लहजा और रंग बताता है कि तुम तमिल नहीं हो, मगर मर्द हो। तुमने मर्दों ही की मानिंद अपनी जान पर खेलकर एक बेबस लड़की की जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं वापस अपने पति के गांव में नहीं जा सकती और मेरे माता पिता का घर जहां से बहुत दूर है। क्या तुम इतनी कृपा और कर दोगे कि मुझे मेरे माता पिता के घर पहुंचा दो? अब सिवाय हामी भरने के और कोई चारा नहीं था। वैसे भी मैंने अल्लाह की मदद से जिस लड़की की जान बचाई थी उसे इन वीरानों में बेजारो मददगार नहीं छोड़ सकता था। मेरा नाम सिद्धारनी है। वो मुझे अपनी तरफ देखते पाकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है और तुम शुमाल के किस इलाके के रहने वाले हो? मैंने कहा, मेरा नाम रघुनंदन है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। उधर नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था कि तुम्हारी चीखों ने मुतवज्जे कर लिया। उसने उठकर मेरे हाथ चूम लिए और निहायत अकीदत से बोली, रघु तुम मेरे लिए देवता सम्मान हो। मैं तमिल हूँ। मेरे माता पिता भी यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तो कहते हैं धनुषकोडी में सख्त काल पड़ा था। बहुत से लोग सूखे से मर गए। मेरे माता पिता यहाँ से नकल मकानी करके सौराष्ट्र में दरिया के किनारे आबाद हो गए और माहीगीरी करने लगे। 2 महीने कबल मेरे पिता ने मेरी शादी जहाँ एक बूढ़े मछेरे से कर दी। कल मेरा बुढ़ा पति मर गया तो गांव वालों ने मेरे पिता को इत्तला दिए बगैर मुझे सती करने की तैयारियां शुरू कर दी। अगर तुम न पहुंच गए होते तो इस वक्त तक मैं जलकर राख हो चुकी होती। मैं अकेला तो अब तक हर किस्म की सौबतें बर्दाश्त करता आ रहा था, लेकिन अब इस लड़की की वजह से सोच में पड़ गया था कि इतना तवील सफर कैसे तय कर सकेगी। मुझे मुतज़ब्ज़ब देखकर बोली, जहाँ से 30 कोस के फासले पर एक छोटा सा स्टेशन है, वहां से हमें रेलगाड़ी मिल जाएगी। हम उसमें बैठकर तमिलनाडु से निकल जाएंगे। तुम्हें मालूम है ना कि सौराष्ट्र कहाँ है? सौराष्ट्र फ्रांस से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसने जो रेलगाड़ी वाली बात कही थी वो मेरे लिए नाकाबिल कबूल थी। रेल का सफर मेरी गिरफ्तारी का बायस बन सकता था। मैंने कुछ सोचकर उससे कहा, सीधा मैं हरियाणा में एक बैंक में मुलाजिम हूँ। वहाँ मेरे एक दुश्मन ने मुझ पर गबन का झूठा मुकदमा बना दिया है। मैं वहाँ से भागकर तमिलनाडु में आकर बस गया था। वहीं मैंने तमिल जबान सीखी। वहाँ से जी भरा तो धनुषकोडी आ गया कि जहाँ कोई काम मिल जाएगा, लेकिन अब तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ गया तो पुलिस मुझे गबन के मुकदमे में गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जंगल जंगल तो सौराष्ट्र तक सफर कर सकता हूँ, लेकिन रेलगाड़ी में सफर नहीं करूंगा। वो मुस्कुराकर बोली, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मुझे चिता की आग से बचाया है। तुम मेरे रखवाले हो और तुम ही मुझे मेरे माता पिता तक पहुंचाओगे। मैं तुम्हारे साथ जंगलों और पहाड़ों में पैदल सफर करूंगी। मैंने कहा, बेवा लड़की तो किसी गैर मर्द के करीब भी नहीं भटकती। तुम इतने दिनों तक मेरे साथ कैसे सफर करोगी? वो तेजी से बोली, मैं इन बातों को नहीं मानती। अच्छा हुआ वो बुढ़ा मर गया, अब मैं आजाद हूँ। ऐसी मुंहफट और बागी लड़की मैं पहली बार देख रहा था। अगर ये बात कोई मॉडर्न और आजाद ख्याल लड़की कहती तो मुझे हैरत ना होती, लेकिन वो तो एक मजहबी किस्म की गैर मुहज्जब और अनपढ़ लड़की थी। और फिर भला एक मछेरे की हैसियत ही क्या होती है? सूरज तेजी से मगरिब की जानिब छुपता जा रहा था। हम उठ खड़े हुए और ऊंचे नीचे टीले पार करके एक छदरे से जंगल में दाखिल हो गए। सिद्धारनी का बचपन उसी इलाके में गुजरा था और वो इस इलाके से काफी हद तक वाकिफ थी, लिहाजा उस वक्त भी वो मेरी रहनुमाई कर रही थी। हम जंगल में एक छोटी सी बल खाती पगडंडी पर चले जा रहे थे। एक तरफ दरख्तों के दरमियान कुछ झोंपड़ियां नजर आईं तो सिद्धार रुक गई। बोली, रघु तुम जहाँ ठहरो, मैं इस गांव में जाकर कुछ खाने को लाती हूँ। नंगे पांव चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे हैं, अपने लिए जूती भी ले आऊंगी।
मैं वहीं रुक गया और सिधा पगडंडी से उतरकर गांव की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके पैरों में रबड़ के पुराने बूट थे। उसके एक हाथ में पानी से भरी हुई मिट्टी की एक मटकी थी और दूसरे हाथ में केले के पत्तों का एक बंडल था जिसमें मछली का चूरा मिले मोटे उगले हुए चावल थे। उसने केले के पत्ते खोल कर फैला दिए और हम चावल खाने लगे। खाने के दौरान उसने कहा, मैंने गांव जाकर बताया था कि मेरा पति गांव के बाहर बैठा है, वो बीमार है। हम अगले गांव जा रहे थे, सख्त भूख लगी, ये गांव देखा तो रुक गए। मैं सिधा की इस बेबाकी पर दंग रह गया। उसने बेवा होकर कितने इत्मीनान से एक गैर मर्द को अपना शौहर कह दिया था। बहरहाल हमने खूब सेर होकर चावल खाए, पानी पिया और आगे चल पड़े। अब अंधेरा फैलने लगा और मैं सोच रहा था कि इतना लंबा और दुश्वार गुजार सफर कैसे तय होगा। जिस रास्ते पर हम जा रहे थे उसके आसपास घनी झाड़ियों, नारियल और ताड़ के दरख्तों की भरमार थी। काफी दूर जाने के बाद एक झोंपड़ा नजर आया तो सीधा उसकी तरफ इशारा करके बोली, रघु हम रात यहीं गुजारेंगे, सुबह आगे को रवाना होंगे। मैंने सवाल किया, हम किस तरफ जा रहे हैं? वो बोली, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो 3-4 दिनों बाद तमिलनाडु से निकलकर केरला में दाखिल हो जाएंगे। मैंने कोई जवाब न दिया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो उदासी से बोली, रघु मुझे लगता है कि हम इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकेंगे। केरला और आंध्र प्रदेश के जंगल खूंखार दरिंदों और जहरीले हशरातुल अर्ज से भरे हुए हैं, इनसे हमारा बच निकलना मुहाल है। वो ठीक कह रही थी। मुझे खुद इन जंगलों को अबूर करना नामुमकिन नजर आ रहा था। मेरा इरादा था कि आंध्र प्रदेश तक किसी मीटर गेज रेलवे लाइन से कोई ट्रेन पकड़कर सफर किया जाए, क्योंकि ये कदरे महफूज था। मैंने ये बात सिधा को बताई तो वो खुश होकर बोली, इसका मतलब है कि हम 2-4 रोज ही इन जंगलों में सफर करना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ, केरला में अगर कोई छोटी लाइन वाली गाड़ी मिल गई तो हम अपना बाकी सफर उसके जरिए तय करेंगे। हम इस टूटे फूटे झोंपड़े के करीब पहुंच गए। उसकी छत की खपरेल दोनों जगहों से उड़ चुकी थी। झोंपड़े के कच्चे फर्श पर एक जगह खुश्क घास का छोटा सा ढेर लगा हुआ था और एक कोने में मिट्टी का टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। सीधा झोंपड़े के दरवाजे के सामने ही साड़ी समेट कर बैठ गई। मैंने कहा, मैं जंगल से कुछ नारियल उठा लाता हूँ ताकि रात को भूख प्यास का इलाज हो सके। मैं सुधा को झोंपड़ी के दरवाजे पर छोड़कर नारियल के दरख्तों की तरफ चला गया। काफी आगे जाकर नारियल के एक दरख्त के नीचे मुझे कुछ नारियल गिरे हुए मिले। मैंने 4 नारियल उठाए और वापस झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। झोंपड़े के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। क्या देखता हूँ कि एक काला नाग सिधा के सामने फन उठाए खड़ा झूम रहा है और सिधा उसके सामने आलती पालती मारे बैठी अपनी आंखों से उसे घूर रही है। मैंने नाग को हलाक करने की गरज से नारियल सर से बुलंद किया ही था कि सिधा की धीमी और सपाट आवाज सुनाई दी, रघु ये देवता है, इसे कुछ न कहना। मेरा हाथ उठा का उठा रह गया। वो मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो लोग सांपों की पूजा करते हैं। फिर सिधा तमिल जबान में कुछ अश्लोक पढ़ने लगी। नाग पर अश्लोकों का असर हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता सिधा की तरफ बढ़ने लगा। उसके करीब पहुंचकर नाग ने अपना फन समेट लिया और उसके बाजू पर आ गया। सिधा ने उसे पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और नाग उसकी गोद में कुंडली मारकर बैठ गया। सिधा ने अश्लोकों का विरद खत्म करके नाग के सर पर हाथ फेरा और वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। वो उसकी हथेली पर अपना सर रगड़ने लगा। सिधा ने मेरी तरफ देखा और बोली, रघु करीब आ जाओ, ये नाग तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा बेटा है, मैं इसे दूध पिलाती रही हूँ। मैं डरते डरते करीब गया तो सांप ने गर्दन घुमाकर मेरी जानिब देखा। सिधा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए तमिल जबान में कहा, ये मेरे पति देव हैं, अब इनकी रक्षा भी तेरा फर्ज है। ये कहकर उसने सांप को गर्दन से पकड़ा और उसका मुंह मेरी धोती के पल्लू से मस करके उसे दोबारा गोद में उठा लिया। प्रभु, इसने तुम्हारे जिस्म की बू सूंघ ली है। अब तुम दुनिया में जहाँ कहीं भी जाओगे ये तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर देगा। मैं दुनिया हैरत में गुम था। उस वक्त तो सिधा भी मुझे कोई नागन ही मालूम हो रही थी। मैं सर पकड़ कर बैठ गया, लेकिन दिल में फैसला कर लिया कि जिस कदर जल्द हो सका सिधा को उसकी माँ बाप के पास पहुंचाकर उससे और उसके नाग बेटे से निजात हासिल कर लूंगा। मेरे कहने पर सिधा ने अपने नाग बेटे को झोंपड़े में पड़े हुए टूटे घड़े में बिठा दिया। मैंने सिधा से कहा कि रात अंधेरे में कैसे काटेंगे, माचिस भी नहीं है कि आग ही रोशन कर लेते, क्या खबर रात को कोई बंदा इधर निकल आए। सिधा फख्र से बोली, मेरा बेटा मेरी हिफाजत करेगा, इसकी बू ऐसी है कि कोई जानवर इधर का रुख नहीं करेगा। फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं झोंपड़े के बाहर आग जलवाए देती हूँ, तुम झाड़ झनकार जमा करो। मैंने झोंपड़े के आगे खुश्क पत्ते, घास और टहनियां जमा कर दी। सिधा ने अपने होंठों से सांप की फुनकार से मिलती जुलती आवाज निकाली। मैंने देखा कि सांप टूटे हुए घड़े से निकलकर सिधा की गोद में आ बैठा। सिधा उसे अपनी कलाई पर लपेटकर खुश्क पत्तों के ढेर के पास ले गई। उसने सांप का मुंह पत्तों के ढेर की तरफ कर दिया। उसके सर पर उंगली फेरी। सांप ने एक जोर की फुनकार मारी। उसकी फुनकार में शरारे से उड़ते थे। एकदम सूखे पत्तों और घास में आग लग गई।
सिद्धा सांप को लेकर पीछे हट गई। बोली, रघु मेरा बेटा कितना काम का है। वो सांप को दोबारा घड़े में रखाई। अलाव रोशन हो गया और आसपास हल्की हल्की रोशनी फैल गई। हमने 2 नारियल तोड़कर खाए और उनका पानी पिया। थोड़ी देर बाद सिद्धा उठकर झोंपड़ी में चली गई और सांप के घड़े के करीब ही घास पर लेट गई। मैं कुछ देर अलाव के पास बैठा रहा। फिर मुझे भी नींद आने लगी और मैं भी झोंपड़ी में जाकर दरवाजे के करीब ही एक तरफ लेट गया। सुबह ही सुबह किसी की आवाज से मेरी आंख खुल गई। सर उठाकर देखा तो दरवाजे में 2 आदमी खड़े नजर आए। उन दोनों के हाथों में खंजर थे। सिद्धा भी जाग उठी और बैठी उन्हें घूर रही थी। मैं इन डाकुओं से गुत्थम गुत्था होने के लिए उठने ही लगा था कि सिद्धा ने आहिस्ता से कहा, रघु बैठे रहो, मेरा बेटा इन्हें संभाल लेगा। उनमें से एक डाकू गुर्राया, ये लड़की हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसी वक्त मैंने सिद्धा के नाग बेटे को देखा जो उन दोनों बदमाशों के अकब में फन फैलाए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। सिद्धा की निगाहें भी उसी जानिब थीं। उसने भी अपने बेटे को देख लिया था। शाफाम तमिल डाकुओं ने शाम को नहीं देखा था। वो देख भी नहीं सकते थे। वो तो खंजर हाथों में लिए झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़े सिद्धा को देख रहे थे। सिद्धा को बचाना मेरा फर्ज था। मुझे नक्श का ख्याल आया जो अभी तक मेरे गले में तावीज की शक्ल में पड़ा हुआ था। इससे पहले कि मैं नक्श की कुव्वत को हरकत में लाता, सिद्धा के मुंह से एक फुनकार से निकली। तमिल बदमाश पीछे हटे। फिर एक बदमाश ने सिद्धा की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि सिद्धा के सांप बेटे ने गजबनाक फुनकार के साथ उसकी पिंडली पर डस लिया। दूसरे बदमाश ने सांप पर खंजर फेंक मारा। खंजर जमीन में गड़ गया। सांप फुनकारता हुआ उसकी तरफ लपका। तमिल बदमाश झोंपड़ी से निकलकर दरख्तों की तरफ भागा, लेकिन जंगल में सांप किसी इंसान का पीछा कर ले तो उसका बचना मुमकिन नहीं। चंद कदम के फासले पर ही सांप ने उसे चा लिया। वो उछलकर उसकी गर्दन से लिपटा और उसके हलक पर डस लिया। तमिल बदमाश ने दहशत के आलम में सांप को अपनी गर्दन से नोच कर फेंकना चाहा, लेकिन इस अरसे में सांप का जहर अपना काम कर चुका था। मैं और सिद्धा झोंपड़ी से निकलकर बाहर आ गए। पहले बदमाश की लाश झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़ी थी। सिद्धा उसे टांगों से पकड़कर घसीटती हुई दूर ले गई। फिर वापस आकर बोली, रघु इसका जिस्म अभी पानी बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उन दोनों बदमाशों की लाशों का रंग सब्ज होकर स्याह पड़ गया। फिर उनके जिस्मों पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। आबले फटे तो उनके मुर्दा जिस्म पिघल पिघल कर पानी की तरह घास में जज्ब हो गए। ये इबरतनाक और डरावना मंजर था। सांप सिद्धा की गर्दन से लिपटा हुआ था और सिद्धा प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। उसकी सुर्खी माइल जर्द नशीली आंखों में अजीब किस्म की बहीमाना चमक थी। वो मुझे उस वक्त एक ऐसी नागन दिखाई दे रही थी जिसने औरत का रूप धार लिया हो। मैं झोंपड़ी के सामने एक तरफ होकर बैठ गया, लेकिन सिद्धा उस वक्त तक लाशों के पास खड़ी रही जब तक दोनों लाशें पानी बनकर बह नहीं गईं। सांप का जहर इस कदर मोहलक और तबाहकुन था कि लाशों की हड्डियां तक गलकर पानी बन गई थीं। वो झोंपड़ी के आगे मुझसे 3-4 कदम के फासले पर बैठ गई। रघु, देखा मेरा बेटा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर तुमने मुझ पर बुरी निगाह डाली तो ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये कहकर सिद्धा ने एक तहका लगाया और फिर खुद ही अजीब अंदाज में आंखें मटका कर बोली, लेकिन रघु तुम तो मेरे लिए पति सम्मान हो। तुम भला क्यों मुझे नुकसान पहुंचाने लगे। मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। ये औरत अब सचमुच मुझे कोई नागन मालूम होने लगी थी। उसने एक अदा से कहा, भूख लगी है, रघु कुछ जंगली फल और नारियल तोड़ लाओ। मैं उठा और जंगल से कुछ फल और 5-6 नारियल उठा लाया। हमने नारियल तोड़कर खाए और उनका पानी पिया। मैं अब उस नागन नुमा औरत से जल्द अज जल्द निजात हासिल करना चाहता था। मैंने कहा कि अब हमें इस जंगल से चल देना चाहिए, हमारा सफर बड़ा तवील है। सिद्धा ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। रघु मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम जब कहोगे मैं चल पड़ूंगी। वो अपनी सुर्खी माइल शरबती बल्कि केसरी रंग की आंखों से मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके सफेद दांत जामनी रंग के होंठों से तरखे हुए नारियल की तरह नजर आ रहे थे। मुझे अपने जहन पर उसकी तिलिस्माती आंखों का असर महसूस होने लगा। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। चंद लम्हों बाद मैंने पूछा, क्या ये सांप भी हमारे साथ जाएगा। वो जल्दी से बोली, क्यों नहीं, अब ये मुझसे अलग नहीं रह सकता, ये हमारे साथ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, अब हमें रवाना हो जाना चाहिए, लेकिन तुम इस सांप को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लो तो बेहतर है। वो बोली, तुम इसकी फिक्र न करो, ये मेरी साड़ी में लिपटा रहेगा, इसे कोई नहीं देख सकेगा। मैंने क्या कह सकता था। मैंने एक फर्ज अपने ऊपर आयद कर लिया था, अब उसे निभा रहा था। थोड़ी देर बाद हम आगे चल पड़े। सिद्धा ने सांप को अपनी साड़ी के अंदर छुपा लिया था। हमने बदमाशों के खंजर भी अपने पास रखिए थे। हम एक तंग सी पगडंडी पर आगे पीछे चल रहे थे। हमारे सरों पर नारियल, ताड़ और इमली के दरख्तों का साया था। सिद्धा अपने इलाके और कबीले के बारे में मुझे बताती जा रही थी और मैं खामोशी से सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि इन वसी अरीज और सैकड़ों मील तक फैले हुए पहाड़ी जंगलों को हम पैदल कैसे अबूर कर सकेंगे। मेरा प्रोग्राम तो यही था कि जंगल में अंदर ही अंदर सफर करता सौराष्ट्र के सूबे में दाखिल हो जाऊं। अगरचे मैंने अपना हुलिया काफी तब्दील कर लिया था,
सर और दाढ़ी मुंडवाली थी, सिर्फ मूछें रहने दी थी, जो जंगल में सफर करते करते अब काफी बढ़ गई थी। फिर भी मुझे खदशा था कि अगर मैंने किसी ऐसे शहर या देहात का रुख कर लिया जहां से रेलवे लाइन गुजरती है तो हो सकता है मैं पहचान लिया जाऊं और पुलिस के हत्थे चढ़ जाऊं। लेकिन जब से सिधा के हाथ ये खतरनाक सांप आया था, मुझे उससे भी खौफ आने लगा था। न जाने कब ये नागन मुझसे लिपट जाए। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं इसे लेकर किसी रेलवे स्टेशन का रुख करूंगा ताकि केरला और कर्नाटक से जल्दी ही सौराष्ट्र पहुंच जाऊं और इस नागरनुमा औरत को इसके माँ बाप के हवाले करके अपने फर्ज से सुबदोश हो जाऊं। हम केरला प्रांत की शुमाली मगरबी सरहद के करीब पहुंच चुके थे। मैं केरला सूबे से ज्यादा वाकिफ नहीं था। मैं चाहता था कि हम कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो हमें किसी करीबी रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दे। मैंने सीधा से इसका जिक्र किया तो वो बोली, तुम तो कहते थे कि रेलगाड़ी के सफर में तुम्हें अपने पकड़े जाने का खौफ है। मैंने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अब खौफ नहीं है। और फिर हम कहां तक इन पहाड़ी जंगलों में पैदल चलेंगे। सुधा ने एक ऊंचे टीले की तरफ देखा और हाथ से इशारा करके बोली, इस टीले के पीछे जरूर कोई गांव है। ये पगडंडी इस टीले के पीछे जा रही है। वहां जाकर पता चल सकेगा कि रेलवे लाइन कितनी दूर है। हम टीले पर पहुंच गए। वहां ताड़ के छिद्रे झुंड थे। सिधा का अंदाजा गलत नहीं था। टीले की दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव था। गांव के करीब से एक पहाड़ी नदी गुजर रही थी। हम टीले से उतरने लगे। एक जगह सिधा अचानक रुक गई। उसने झाड़ियों के पास एक तरफ इशारा किया, रघु देखो, उधर देखो। झाड़ियों के करीब ही सांपों की दो पत्थर की मूर्तियां नजर आईं। ये सांप पत्थर को तराश कर बनाए गए थे, जो फन उठाए छोटे छोटे चबूतरों पर बैठे हुए थे। वो बोली, रघु, इस गांव के लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। हमें यहाँ से बहुत रक्षा मिलेगी। सौराष्ट्र तक हमारा रेल का भाड़ा निकल आएगा। गांव के बाहर नदी पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। सिधा ने इस दौरान में अपने जिस्म के गिर्द लिपटा हुआ सांप निकाल कर हाथ में ले लिया। सिधा ने इस दौरान में अपने जिस्म के गिर्द लिपटा हुआ सांप निकालकर हाथ में ले लिया। उसका बेटा काला सांप फन उठाए हुए था। पानी भरती औरतों ने सिधा के हाथ में सांप देखा तो उन्होंने वहीं हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और पलटकर गांव की तरफ भागी। गांव सिर्फ झोंपड़ियों पर मुश्तमिल था। वहां सबको मालूम हो गया था कि सांप माता आई है। गांव की औरतें, मर्द और बच्चे सांप माता की जय हो, सांप माता की जय हो के नारे लगाते बाहर आ गए। सिधा ने सांप वाला बाजू पर उठाया और तमिल जबान में बोली, मैं सांप माता हूँ, ये सांप के पिता हैं, मेरे सांप बेटे के दर्शन करो। सिधा ने सांप को हाथ से छोड़ दिया और मुझे बैठने का इशारा करके खुद भी वहीं नदी के पास बैठ गई। सांप बेटा कुंडली मारे बैठा फन उठाए झूम रहा था। उसका रुख अपनी माता की जानिब था। गांव के लोग ऊंची आवाज में सांप बेटे की मद्दाही में अश्लोक गाने लगे। औरतें घरों से नारियल और चावल थालियों में रख कर ले आईं और ये थालियां हमारे आगे रख दी। सिधा ने गांव के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, सांप माता सौराष्ट्र के नाग मंदिर के दर्शनों को जा रही है। हमारे लिए चांदी और तांबे के सिक्के लाओ। हमें रेलगाड़ी के लिए भाड़ा चाहिए। एक बूढ़ा देहाती हाथ बांध कर आगे बढ़ा और बोला, सांप माता, हमारे पास सिर्फ नारियल और चावल ही है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास चांदी और तांबे के सिक्के कहा, हमें माफ कर देना। सांप मैया, हम गरीब लोग हैं। सिधा ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे आंख से इशारा किया कि जाने दो, हम कोई दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे। अब हमारा वहां रुकना फजूल था। मेरी ईमा पर सिधा ने उससे ये मालूम कर लिया कि रेलवे लाइन कहाँ है। ये रेलवे लाइन दरिया पार का एक जंगल उबूर करने के बाद आती थी। इस रेलवे लाइन पर आगे जाकर एक छोटा सा स्टेशन था। हम उस गांव से निकलकर दरिया की तरफ रवाना हो गए। वहां सिधा ने अपना लिबास तब्दील कर लिया था। एक औरत ने उसे गेरुए रंग की काली पट्टी वाली धोती नुमा साड़ी पेश की थी। दरिया किनारे पहुंचते पहुंचते दिन की रोशनी कम हो गई। सूरज दरिया पार के ऊंचे घने दरख्तों के पीछे उतर गया। दरिया का पाट ज्यादा चौड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी सिधा उसे तैर कर पार नहीं कर सकती थी। हम दरिया के साथ साथ मगरिब के समत चलने लगे। काफी आगे जाकर एक छोटा सा घाट आ गया। वहाँ एक कश्ती बंधी हुई थी जिसमें एक बूढ़ा मल्लाह बैठा नारियल पी रहा था। मेरे पास कुछ रकम मौजूद थी। मैंने किराया अदा किया और मल्लाह ने हमें दरिया पार उतार दिया। उस मल्लाह की ज़बानी मालूम हुआ कि उस जंगल में रात को सफर करना बेहद खतरनाक होता है। बोला, इस जंगल में सांप, चीते और शेर बहुत हैं। बेहतर है कि रात यहीं दरिया किनारे गुजारो, सुबह को सफर करना। उसने बताया कि जंगल के पार रेलवे लाइन है। उस पर 4 कोस आगे श्रीरंगम का रेलवे स्टेशन आता है। मैंने सिधा को मशवरा दिया कि हमें बूढ़े मल्लाह की हिदायत पर अमल करते हुए रात को जंगल में सफर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे अपने सांप बेटे पर बहुत भरोसा था। उसने कहा कि उसके सांप बेटे की मौजूदगी में कोई दरिंदा या सांप उनके करीब नहीं भटकेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। किनारे से चंद कदम के फासले पर एक उमूदी चट्टान के नीचे एक छोटा सा कुदरती चबूतरा बना हुआ था। हमने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। हम गांव से एक थैले में चावल की 4 रोटियां, मछली का अचार और 4 नारियल साथ लाए थे। मैं थैला चबूतरे पर रख कर नीम दराज हो गया।
सिधा मेरे करीब बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने साड़ी से अपने साम बेटे को बाहर निकाल लिया। मैं परे हट गया। वो मुस्कुराई, अरे तुम इससे डरते हो, ये तुम्हारा भी बेटा है। मैंने दिल ही दिल में उसके साम बेटे को कोसा और बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं इससे कहाँ डर रहा हूँ। सिधा ने एक कहका लगाया और अपने साम बेटे को लेकर दरिया की तरफ चली गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मुझे उसकी सांप जैसी चमकदार आंखों से बहुत खौफ आता था और अब तो उसके पास एक जहरीला सांप भी था। खुदा जाने कब गुस्से में आकर डस ले। सांप का क्या एतबार। मैं आइंदा के प्रोग्राम पर गौर करने लगा। हम कर्नाटक में दाखिल होने वाले थे, जहाँ पता नहीं दाखिल हो गए थे। उसके आगे मेरी मंजिल सूबा सौराष्ट्र थी, जहाँ मुझे सिधा को उसके मछेरे माँ बाप के हवाले करके राजस्थान की तरफ निकल जाना था, जहाँ से मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर उबूर करना था। वो रेगिस्तानी और गैर आबाद इलाका था। वहाँ से पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होना मेरे लिए आसान था और आबादी न होने की वजह से पहचान लिए जाने का खतरा भी नहीं था। मैंने जेब से पैसे निकाल कर गिने। कुल 60 रुपए रह गए थे और ये पैसे सौराष्ट्र के किसी शहर तक पहुंचने के लिए काफी थे। बगैर टिकट सफर करने में इस बात का डर था कि अगर पकड़ा गया तो मामला बिगड़ जाएगा। मैं सोचने लगा कि रेल के किराए और दूसरे खाने पीने के अखराजात के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि सौराष्ट्र के शहर बड़ौदा तक रेल का कम से कम 4 रोज का सफर था और खुदा जाने हमें कहाँ कहाँ से रेल बदलनी पड़ती। सुधा के माँ बाप का गांव दरियाए चंबल के किनारे कहीं वाक़ था। उसने बताया था कि कभी कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठकर खुरपा नाम के एक छोटे से देहाती स्टेशन पर जाती थी, जहां से वो रेलगाड़ी में एक रात और एक दिन के बाद बड़ौदा पहुंचते थे। ये सब बातें मेरे जहन में थीं और उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा ये बात परेशान कर रही थी कि इतने लंबे सफर के लिए किराए की रकम कहाँ से आएगी। आखिर मैंने सोचा कि सिधा से कहूंगा कि वो श्रीरंगम रेलवे स्टेशन के आसपास गांव में अगर कोई नाग की पूजा करने वाला कबीला आबाद हो तो वहां से कुछ रकम नजराने के तौर पर हासिल करने की कोशिश करे। उसी वक्त मुझे सिधा की हंसने की आवाज आए। मैंने पलट कर देखा, वो मेरे पीछे खड़ी अपने गीले बाल निचोड़ रही थी। गालिबन वो नहा कर आई थी। वो हंसते हुए बोली, रघु, दरिया का पानी बहुत ठंडा है, जाओ तुम भी नहा लो। मैं जल्दी से उठा और दरिया की तरफ बढ़ गया। दरिया का पानी बहुत ठंडा था। मैंने खूब अच्छी तरह गुस्ल किया। नहाने से थकान काफी दूर हो गई थी। वापस आकर देखा तो सिधा किसी दरख्त के चौड़े चौड़े पत्ते चटान पर बिछाए उन पर 2 रोटियां और मछली का अचार रखे बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। हमने चावल की रोटी अचार के साथ खाई और नारियल तोड़कर उनका पानी पिया। फिर सिधा चबूतरे को साफ करते हुए बोली, रघु, तुम भी यहीं सो जाओ। मैंने जल्दी से कहा, यहीं? सच्ची बात तो ये है कि मुझे तुम्हारे सांप से खौफ आता है। सिधा ने फौरन अपनी साड़ी से सांप निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। ये देखो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सांप ने हल्की सी फुनकार मारी और मैं जल्दी से चबूतरे की दूसरी तरफ कूद गया। सिधा हंस हंस कर लोटपोट हो गई। मैंने एक दरख्त की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं इस दरख्त पर सो जाऊंगा। उस दरख्त की शाखें कम बुलंदी से शुरू हो गई थी। सिधा ने मुझे बहुत मजबूर किया कि मैं चबूतरे पर ही सोऊं, लेकिन मैंने चिल्लाहट के साथ कहा, नहीं, मैं दरख्त पर सोऊंगा। बस कह जो दिया। सिधा खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद वो चबूतरे पर लेटी हुई बोली, रघु, तुम मुझे मार भी लोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम मेरे पति हो और पति देवता सम्मान है। अच्छा, जहां तुम्हारी मर्जी है सो जाओ। मैं अपने सांप बेटे को अपने पास छोड़ दूंगी, ये मेरी हिफाजत करता रहेगा। मैंने दरख्त की तरफ जाते हुए कहा, भगवान के लिए इसे मेरे पास न भेजना, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। सिधा ने कोई जवाब न दिया। मैं दरख्त पर चढ़ गया। एक जगह काफी मोटा 2 शाखा तना था। मैं उस पर टांगे फंसा कर बैठ गया और एक मोटी सी शाख से टेक लगा ली। मैं सोच रहा था कि अगर श्रीरंगम स्टेशन के आसपास नाग की पूजा करने वाला कबीला आबाद न हुआ तो सफर के अखराजात के लिए रकम कहां से आएगी। मुझे अपने गले में पड़े हुए मुकद्दस तावीज का ख्याल आया। मैं उसकी मदद से किसी भी हिंदू साहूकार की दुकान पर जाकर उसे हुक्म दे सकता था कि वो इतनी रकम मेरे हवाले कर दे, लेकिन नक्श के बुजुर्ग ने मुझे खबरदार किया था कि अगर मैंने मुकद्दस नक्श से बददियानती क्या कोई काम लिया तो उसका असर जायल हो जाएगा और मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाचे अब ले देकर सिर्फ सिधा ही से उम्मीद की जा सकती थी। मैंने शाखों के बीच से आसमान की तरफ देखा। तारे निकल आए थे। अब दरिया का पहाड़ नजर नहीं आ रहा था। मैंने दाएं जानिब चट्टान पर निगाह डाली। वहां मुझे सिधा का एक धुंधला सा हयूला दिखाई दिया। थोड़ी देर तक मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा। फिर मुझे भी नींद आ गई। रात भर मच्छरों ने बेपनाह तंग किया और मैं बार बार सोता जागता रहा। आधी रात के बाद जंगल की तरफ से शेर के दहाड़ने की आवाज भी वक्फे वक्फे से सुनाई देती रही, मगर शेर उस तरफ नहीं आया। इसी तरह रात गुजर गई। दिन की रोशनी हुई तो परिंदों की चहचहाहट ने मुझे जगा दिया। मेरी नजर चबूतरे की तरफ गई। सिधा वहां मौजूद नहीं थी। मैं दरख्त से उतरा ही था कि सिधा आ गई। रघु, दरख्त पर तुम्हें किसी भूत प्रेत ने तंग तो नहीं किया?
उसने हंसते हुए पूछा। मैंने दरिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, मच्छरों ने रात भर सोने नहीं दिया। वो बोली, तुमने देखा रात को बाघ जंगल में बोलता रहा, लेकिन मेरे बेटे की वजह से हमारे नजदीक नहीं आया। मैंने दरिया पर जाकर गुस्ल किया, रात की बची हुई रोटी मछली के अचार के साथ खाई, नारियल का पानी पिया, फिर कुछ देर हम वहीं बैठे बातें करते रहे। मेरे इस्तफसार पर सिद्धा ने बताया कि श्रीरंगम स्टेशन के आसपास शाम के पुजारियों का कोई कबीला आबाद नहीं। मैंने उसे सफर के अखराजात के बारे में अपनी तशवीश से आगाह किया तो वो सोच में पड़ गई। फिर सर उठाकर बोली, मैं हर स्टेशन पर सांप का तमाशा दिखाकर पैसे जमा कर लिया करूंगी। मैंने कहा, इस तरह तो तुम्हारे माता पिता तक पहुंचने में 2 साल लग जाएंगे। जानती हो तुम्हारा गाँव यहाँ से कितनी दूर है? वो बोली, हम बगैर टिकट रेल में बैठ जाएंगे। किसी टिकट बाबू ने तंग किया तो मैं अपने बेटे को उस पर छोड़ दूंगी। मैं चिल्ला कर बोला, सिद्धा अब उठो और चलो, दिन काफी चढ़ा आया है, अभी हमें पूरा जंगल पार करना है। सिद्धा ने मुंह फुला लिया। वो खामोशी से उठी, बची हुई रोटी और अचार का थैला उठाया और मेरे साथ उस पगडंडी पर चल पड़ी जो घने जंगल में जाती थी। जंगल में दाखिल होते ही दिन की रोशनी काफी कम हो गई। ऊंचे घने और गुंजान दरख्तों का इस कदर फैलाव था कि धूप ऊपर ही कहीं घनी शाखों में उलझ कर रह जाती। ये जंगल बड़ा खतरनाक था। हमें जगह जगह जंगली जानवरों के कदमों से कुचली हुई घास मिली। मैं इस जंगल से गुजरने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, लेकिन रेलवे लाइन तक पहुंचने के लिए इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता न था। जंगल में लोगों के चलने से एक पगडंडी सी बन गई थी। हम उसी पगडंडी पर चले जा रहे थे। दोपहर को हम एक जगह दरख्तों के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। वहां करीब ही एक चश्मा बह रहा था। हमने हाथ मुंह धोया और बची हुई रोटी खा ली। अब हमारे पास खाने को कुछ बाकी नहीं था। ख्याल था कि श्रीरंगम पहुंचकर कुछ बंदोबस्त कर ही लेंगे। सिद्धा ने अपने शाम बेटे को साड़ी से निकालकर गर्दन में डाल लिया था। अचानक मुझे उसकी फुनकार सुनाई दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सांप जब सिद्धा के पास होता तो बिल्कुल खामोश रहता। मैंने देखा कि सांप सिद्धा की गर्दन से लिपटा फन उठाए एक जानिब देख रहा था और साथ साथ फुनकार रहा था। सिद्धा उसे गौर से देख रही थी। मैंने पूछा, ये गुस्से में क्यों है? उसने सांप को गर्दन से निकाल कर आहिस्ता से जमीन पर छोड़ दिया और बोली, बड़ी अजीब बात है, मेरे साथ मेरे बेटे के पीछे पीछे आओ। मैंने इकरार में सर हिला दिया। सांप अपना चौड़ा फन उठाए गुस्से से फुनकारता पगडंडी पर बल खाता चला जा रहा था। सिद्धा उसके पीछे पीछे चल रही थी और मैं उसके पीछे था। क्या बात है? मैंने आहिस्ता से पूछा। ये तुम्हारा सांप बेटा कहाँ जा रहा है? सिद्धा ने हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। सांप टीले की ढलान उतर रहा था। आगे एक दूसरा टीला आ गया। सांप उस टीले के पास पहुंचकर एक जगह रुक गया। वो एक ही जगह टीले की दीवार के चक्कर लगाने लगा। उसकी फुनकार में शिद्दत पैदा हो गई। सिद्धा उसके करीब चली गई। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। सिद्धा ने झुककर टीले की दीवार को देखा, फिर मेरे पास आ गई। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, रघु, तुम्हें रेल का भाड़ा चाहिए था ना? मैंने कहा, हाँ, मगर रेल के भाड़े का यहाँ क्या जिक्र? सिद्धा ने टीले की दीवार की तरफ इशारा करके कहा, इस दीवार को देख रहे हो जहाँ मेरा बेटा गोल चक्कर लगा रहा है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन बात क्या है? वो बोली, इस दीवार के नीचे किसी राजा का खजाना दफन है। इस खजाने की रखवाली एक सब्ज जहरीला सांप कर रहा है। मेरे बेटे को उसकी बू आ गई है। ये काला सांप खजाने के सांप का दुश्मन होता है। अब ये जब तक उसे हलाक नहीं कर देगा या खुद हलाक नहीं हो जाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सकते में आ गया। फिर अपने हवास मुजतमा करके बोला, लेकिन सिद्धा, तुम्हें कैसे पता चला कि इस दीवार के नीचे खजाना मौजूद है? सिद्धा मुस्कुराई, रघु, हम नाग की पूजा करते हैं। हमें सांपों की एक एक आदत का इल्म होता है। तुम इस दीवार को खोदो, अंदर खजाना जरूर मौजूद होगा। मैंने कहा, मगर इस खजाने पर तो सांप बैठा है। वो बोली, हम इस सांप को बड़ी आसानी से हलाक कर देंगे, फिर खजाना हमारा होगा। हम अपने गांव में जाकर शानदार महल बनवाएंगे। मेरे साथ आओ। हम दोनों ने अपने खंजर निकाल लिए और दीवार की तरफ बढ़े। काला सांप अभी तक दीवार के सामने बड़े गुस्सीले अंदाज में चक्कर लगाते हुए फुनकार रहा था। हमने टीले की दीवार को ठोंक बजाकर देखा। एक जगह से वाकई खोखली आवाज आई। हम खंजरों की मदद से उस जगह की मिट्टी और पत्थर उखाड़ने लगे। बहुत जल्द वहां एक सुराख बन गया। सुराख में से दिन की रोशनी अंदर गई तो वहां से फुनकार की ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने आसमान की तरफ हवा छोड़ दी हो। मैं पीछे हट गया। फुनकार की आवाज सुनकर काला सांप सुराख की तरफ लपका, लेकिन सिद्धा ने उसे रास्ते में ही दबोच लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं मेरे बेटे, तुम अंदर नहीं जाओगे। तुम्हारे दुश्मन का मुकाबला हम करेंगे। हम उसे हलाक कर देंगे। सांप सिद्धा की कलाई से लिपटा गजबनाक अंदाज में फुनकार रहा था, बल खा रहा था और नीचे उतरने के लिए मचल रहा था। सिद्धा ने उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर कंधे से लटका लिया और खंजर हाथ में तोल कर बोली, रघु, तुम यहीं ठहरो, मैं खजाने के सांप को मारती हूँ। फिक्र मत करो, इसका जहर मुझ पर असर नहीं करेगा। मैं हैरत में डूबा सिद्धा को देख रहा था। वो उस वक्त मुझे जुनूबी हिंद की
कोई जादूगरनी लग रही थी। वो मुझे हैरतज़दा छोड़कर टीले की दीवार की तरफ बढ़ी जहां सुराख से फुनकारने की आवाजें आ रही थी। मैंने सिद्धा से कहा, भगवान के लिए वापस आ जाओ, हमें खजाने की जरूरत नहीं है। सिद्धा ने वहीं से जवाब दिया, रघु अब मुझे आवाज न देना, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो चले जाओ, मैं अपने बेटे के लिए इस सांप को हलाक करने जा रही हूँ। उसने सुराख में हाथ डालकर फौरन निकाल लिया। क्या देखता हूँ कि सब्ज रंग का एक सांप अपना फन फैलाए फुनकारता हुआ सुराख के धाने पर नमूदार हुआ। वो इस कदर गैज़ो गज़ब के आलम में था कि डसने के लिए बार बार फन उठा रहा था। सिद्धा एक हाथ में खंजर तोलती, दूसरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा रही थी। उसके कंधे पर साड़ी में बंधा हुआ सांप बुरी तरह मचल रहा था। सिद्धा ने अपनी केसरी आंखें सांप की आंखों में डाल रखी थी। वो एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। तीसरे कदम पर वो सांप के करीब पहुंच गई। फिर उसने एकदम से सांप की गर्दन पर हाथ मारा। सांप ने उसकी कलाई पर डस दिया, लेकिन इस दौरान मैं सिद्धा सांप को गर्दन से दबोचकर सुराख से बाहर खींच लाई थी। सांप 5-6 फुट से भी लंबा था। मैंने घबरा कर कहा, सिद्धा तुम्हें सांप ने डस लिया है। सिद्धा ने खंजर से सांप की गर्दन काट दी और सांप का कटा हुआ सर नीचे फेंक दिया। फिर तेजी से साड़ी का पल्लू खोलकर अपने सांप बेटे को निकाल लिया। उसका सांप बेटा सब सांप की सरबुरीदा लाश पर टूट पड़ा। मैंने सिद्धा की कलाई पकड़ ली जहां सांप ने डसा था। वहां स्याह खून के 2 कतरे काले मोतियों की तरह चमक रहे थे। सिद्धा इन कतरों को गौर से देख रही थी। फिर उसका स्याह जिस्म हौले हौले लरजने लगा। मैं परेशान हो गया। मैंने उसे थामना चाहा तो उसने डांट कर कहा, रघु मुझे हाथ न लगाना, मेरा खून सांप के जहर का तोड़ कर रहा है। मैं अपनी जगह साकित होकर उसकी कलाई पर खून के चमकते कतरों को देखने लगा जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे थे। फिर दोनों कतरे मिलकर एक कतरा बन गए और कतरा फूलने लगा। सिद्धा के जिस्म ने अब लरजना बंद कर दिया था, मगर उसकी केसरी आंखों से जैसे गर्म गर्म शुआएं निकल रही थी। चंद लम्हों बाद उसने कमजोर सी आवाज में कहा, बस अब सब ठीक हो गया है। मेरी कलाई पर मौजूद खून का यह कतरा पत्थर बनकर गिरने ही वाला है। काले खून का कतरा अब एक छोटे बेर के साइज का हो गया था। फिर अचानक वो लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। सिद्धा ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, रघु खजाने का सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। अपने बेटे की वजह से मेरे खून में ऐसा तरियात पैदा हो गया है कि मुझ पर किसी सांप का असर नहीं होता। मैंने डरते डरते पूछा, क्या अब मैं तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ? बोली, भगवान की दया है रघु, तुमको भी अपनी पत्नी से प्रेम हुआ, अब तुम मुझे हाथ लगा सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने बेख्तियार सिद्धा को हाथ लगाया। उसके सांप बेटे ने खजाने के सांप का सर मुंह में डाल रखा था और उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद सिद्धा बोली, चलो खजाना निकालते हैं, लेकिन नहीं, तुम इसी जगह ठहरो। फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया। वो नीचे बैठकर घास टटोलने लगी और फिर घास में से कुछ निकाल कर उठ खड़ी हुई। फिर उसे हथेली पर रखकर मेरे आगे कर दिया। वो उसके स्याह खून का फूला हुआ कतरा था जो अब पत्थर बन चुका था। वो बोली, रघु ये मेरे खून का कतरा नहीं बल्कि अब सांप का एक बहुत ही कीमती मन का है, ये तुम अपने पास रखो। ये मेरे खून का कतरा नहीं बल्कि अब सांप का एक बहुत ही कीमती मन का है, ये तुम अपने पास रखो। किसी को कैसा ही जहरीला सांप क्यों ना काट ले, ये मन का सांप के दांतों के निशान पर रख देना, ये सारा जहर चूस कर फूल जाएगा। फिर जब ये अपने आप नीचे गिर पड़े तो उसे उठाकर निचोड़ लेना, ये फिर पत्थर बन जाएगा। रघु मेरे राजा, ये मेरी मोहब्बत का एक अनमोल तोहफा है। मैंने सांप का मन का लेकर सिद्धा का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी सी झलक रही थी जो मैंने इससे पहले उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। हम तेजी से दीवार की सुराख की तरफ बढ़े और अपने अपने खंजरों की मदद से दीवार खोदने लगे। थोड़ी देर की मेहनत के बाद हमने उस सुराख को इतना बड़ा कर लिया कि झुककर उसमें दाखिल हो सकते थे। वो कोई गार नहीं बल्कि एक खो थी जिसमें सामने वाली दीवार के छोटे से मेहराब में लकड़ी की एक छोटी सी संदूकची रखी थी। हम ये संदूकची निकाल कर बाहर ले आए। संदूकची की लकड़ी बिल्कुल स्याह पड़ चुकी थी और उसका ढकना मेखों से ढका हुआ था। मैंने कहा, इसमें क्या खजाना होगा सिद्धा, ये तो बालिश्त भर की संदूकची है। सिद्धा के चेहरे पर भी मायूसी सी फैल गई थी। उसने संदूकची मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम ही इसे तोड़ो। मैंने संदूकची की एक दर्ज में खंजर की नोक डालते हुए कहा, अगर इसमें कोई मामूली शय होती तो इसे यहाँ दबाने की क्या जरूरत थी, और फिर ये खजाने का सांप इसकी हिफाजत क्यों कर रहा था। वो बोली, अच्छा इसे खोल कर देखो। मैंने संदूकची का ढकना तोड़ दिया। उसमें एक चर्मी थैली रखी हुई थी। मैंने थैली को खोला तो उसमें से कोई गोल सी चीज सब्ज रंग के कमखाब के रुमाल में लिपटी हुई थी। मैंने रुमाल को खोला तो हमारी आंखें चकाचौंध हो गईं। मेरे हाथ में कंधारी अनार से भी ज्यादा गहरे सुर्ख रंग का एक चमकदार, शफाफ और बेदाग लाल रखा हुआ था। उसका साइज एक छोटी नाशपाती जितना था। सिद्धा ने अपने सांप बेटे को गले में डाला और खुशी से उछल कर बोली, रघु ये तो बड़ा कीमती लाल है, इसे बेचकर हम एक शानदार महल खरीद सकते हैं, मुझे दिखाओ। मैंने लाल उसे दे दिया
और वो उसे उलट पलट कर गौर से देखने लगी। मैंने भी उसका बगौर जायजा लिया। उस लाल में ना तो कोई सुराख था और ना किसी जगह किसी किस्म का निशान या दाग था। लाल बहुत कीमती मालूम होता था। मैंने बुजुर्गों से सुना और पढ़ा था कि इस किस्म के लाल अक्सर मनहूस होते हैं। जिसके पास ऐसा लाल हो वो उसकी नहूसत की जद में आ जाता है। कोहिनूर हीरे की मिसाल मेरे सामने थी। शाज़ो नादिर ही ये कीमती पत्थर किसी को रास आते हैं। सीधा बेहतर यही है कि हम इस लाल को इसी खो में वापस फेंक दें। मैंने खदशे के तहत कहा। वो हैरत से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? कभी कोई घर आई लक्ष्मी को भी धुतकारता है। मैं ये लाल बेचकर महल बनवाऊंगी, वहां अपने माता पिता को तख्त पर बिठाऊंगी। तुम मेरे राजा होगे और मैं तुम्हारी रानी। सिद्धा ने लाल को उसी रुमाल में लपेट कर अपनी साड़ी में छुपा लिया। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि ये लाल सिद्धा को रास नहीं आएगा और उस पर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आएगी। मैंने उसे समझाना चाहा, लेकिन वो एक जिद्दी लड़की थी। वो एक बार जो फैसला कर लेती उस पर अड़ जाती। कीमती लाल उसने अपने पास महफूज कर लिया और हम एक बार फिर जंगल में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तीसरे पहर जंगल खत्म हो गया। अब हमारे सामने एक मैदान था जहाँ कहीं कहीं दरख्तों के झुंड और खुदरौ झाड़ियां फैली हुई थी। उसी रास्ते में एक खुश्क नाला आया। उस नाले से गुजरकर हम दूसरी तरफ पहुंचे तो रेल की पटरी नजर आ गई। हम पटरी के साथ साथ चलने लगे। सिद्धा कीमती लाल पाकर बेहद खुश थी। बोली, रघु तुम्हारे ख्याल में इसके कितने रुपए मिल जाएंगे? एक महल कितने रुपयों में बन जाता है? मैं अपने गाँव में दरिया के किनारे महल बनवाऊंगी। मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। रघु हम बड़ी गरीबी में दिन गुजारते हैं। मैंने उसे बताया कि ये लाल बड़ौदा का कोई करोड़पति जौहरी ही खरीद सकता है। हमें ये लाल लेकर बड़ौदा जाना होगा। वो हैरत मुसर्रत के मिले जुले तासुर से मुझे देखने लगी। बोली, क्या हमें इस लाल के 1 लाख रुपए मिल जाएंगे? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर एक बार फिर उसे समझाया, सिद्धा मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, तुम पर कोई आफत आए, इसलिए मेरा कहा मानो और लाल को यहीं कहीं फेंक दो। सिद्धा ने कंधा झटक दिया और अपनी केसरी आंखें सुकेड़ कर बोली, रघु तुम मेरे दुश्मन कब से हो गए? क्या तुम मुझे रानी बनते हुए नहीं देखना चाहते? क्या तुम मुझसे जलने लगे हो? मैं समझ गया कि ये लड़की अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। फिर ख्याल आया कि हो सकता है ये लाल सिद्धा को रासा जाए। थोड़ी देर बाद हम श्रीरंगम के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वो एक छोटा सा देहाती स्टेशन था। प्लेटफॉर्म वीरान पड़ा था। सिर्फ स्टेशन मास्टर के कमरे के आगे बड़ी बेंच पर एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था। सिद्धा ने प्लेटफॉर्म के नलके पर जाकर हाथ मुंह धोया, पानी पिया और मेरे पास आकर बैठ गई। हम मशवरा करने लगे कि रेल के किराए का क्या बनेगा। मेरे पास जो पैसे थे उनसे हम ज्यादा से ज्यादा रेल में 200-300 मील तक सफर कर सकते थे। मैंने जाकर टिकट बाबू से मालूमात हासिल की। मालूम हुआ कि श्रीरंगम से एक गाड़ी हमें आधुनी जंक्शन पहुंचा देगी। वहां से हमें बेंगलोर एक्सप्रेस मिलेगी जो 48 घंटों में बेंगलोर पहुंचेगी। बेंगलोर से आगे फिर बड़ौदा तक का सफर दरपेश था। मैंने ये सब कुछ सिद्धा को बता दिया। मैंने पैसे निकाल कर हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि हम 3rd क्लास के 2 टिकट खरीद कर केरला प्रांत के आधुनी जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। सिद्धा ने कहा, आधुनी तक चलते हैं, फिर देखेंगे कि क्या किया जाए। मैं सिद्धा से बातें कर रहा था और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का जायजा भी ले रहा था। जब तक मैं जंगलों में सफर करता रहा मुझे फिक्र नहीं थी कि कोई मुझे देखकर पहचान लेगा, लेकिन आबादी में पहुंचते ही चौकन्ना हो गया था। मैंने आधुनी तक रेल के 2 टिकट खरीद लिए। उसके बाद मेरे पास 15 रुपए बच गए। मालूम हुआ कि गाड़ी शाम को आएगी। हम वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। शाम हुई तो मैं स्टेशन से बाहर जाकर चावल और अचार ले आया जो हमने मिलकर खाया। मेरे सामने गाड़ी का एक तवील सफर था। मुझे कर्नाटक और सौराष्ट्र के बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों से गुजरना था। वहां खतरा था कि मैं पहचान लिया जाऊंगा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी मंजिल राजस्थान की सरहद थी। वहां तक पहुंचने के लिए कर्नाटक और सौराष्ट्र के सूबों से लाजमी तौर पर गुजरना था। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि आधुनी पर उतरने के बाद बेंगलोर जाने के लिए टिकट कहां से खरीदेंगे। दूर से रेल के इंजन की सीटी सुनाई दी। मैंने रेल की पटरी की तरफ निगाह दौड़ाई। दूर रेल के इंजन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। वो मुख्तसर सी बोगियों वाली एक पैसेंजर ट्रेन थी। उसका इंजन छक छक करता प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गया। थोड़े से मुसाफिर थे। ट्रेन में काफी जगह थी। हम एक डिब्बे में सवार हो गए। थोड़ी देर ठहरने के बाद ट्रेन रवाना हो गई। ट्रेन सारी रात चलती रही। दूसरे रोज सुबह आधुनी जंक्शन पर पहुंच गई। वो एक निस्बतन बड़ा स्टेशन था। हम स्टेशन से बाहर आ गए और एक झोंपड़ी से चावल खरीद कर खाए। फिर स्टेशन की इमारत से जरा दूर नारियल के दरख्तों के एक झुंड में बैठकर सोचने लगे कि आगे सफर का किराया कहां से आएगा। सिद्धा कहने लगी, मैं अपने सांप बेटे का तमाशा दिखाकर पैसे जमा कर लूं। ये आइडिया तो अच्छा था, लेकिन इसमें ज्यादा रकम जमा होने की तवक्को नहीं थी। बेंगलोर
तक हम रेलवे किराए और सफरी अखराजात मिलाकर कुल 150 रुपयों की जरूरत थी। सिदा भी सोच में पड़ गई क्योंकि सांप का तमाशा दिखाकर इतनी रकम जमा नहीं हो सकती थी। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, चलो कस्बे में चलते हैं, वहाँ जरूर कोई नाग मंदिर होगा, मैं वहाँ अपने सांप की पूजा करवा के इतनी रकम जमा कर लूंगी। ये एक बड़ा कस्बा था। मैंने स्टेशन पर और स्टेशन से बाहर पुलिस वाले देखे थे, चुनाचे मैं सिधा के साथ कस्बे में जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैंने पाँव में दर्द का बहाना बनाते हुए कहा कि तुम अकेली ही चली जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। सिधा ने नाराजगी से मुझे देखा और कस्बे की तरफ चल पड़ी। उसके जाने के बाद मैं दरख्तों के पीछे इस तरह टेक लगाकर बैठ गया कि स्टेशन की तरफ से आने वाले की नजर मुझ पर नहीं पड़ सकती थी। बेंगलुरु एक्सप्रेस रायपुर शहर की जानिब से वहां दिन के 1:15 बजे पहुंचती थी। सिधा को गए जब 1.5 घंटा गुजर गया तो मुझे तशवीश हुई, कहीं वो किसी मुश्किल में न फंस गई हो, कहीं किसी ने उसके पास लाल देखकर उसे अगवा न कर लिया हो। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। 2.25 घंटे बाद सिधा मुझे रेलवे फाटक की तरफ से आती दिखाई दी। उसके हाथ में केलों के पत्तों में लिपटी हुई कोई चीज थी। मेरे करीब पहुंचकर पत्तों का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो रघु, मेरे पति देव जलेबियां खाओ। मैंने बेताबी से पूछा कि रुपयों का क्या बना। वो बोली, कैसे न बनता, नाग मंदिर में जाकर सीधा खाली हाथ वापस नहीं आ सकती। ये देखो पूरे 220 रुपए हैं। उसने साड़ी के पल्लू से सारे नोट निकाल कर मेरे हवाले कर दिए। मैंने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। वो बोली, अगर मैं कुछ देर और ठहरती तो इससे भी ज्यादा पैसे जमा हो जाते, लेकिन हमें तो बड़ौदा जाकर लाल फरोख्त करना है। अब ये पैसे मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। हम उसी वक्त रेलवे स्टेशन पर आ गए। मैंने बेंगलोर सिटी के लिए 3rd क्लास के 2 टिकट खरीद लिए और प्लेटफॉर्म पर एक कोने में जाकर बैठ गए। बेंगलोर एक्सप्रेस लेट थी। बहरहाल 2 बजे वो हमें लेकर रवाना हो गई। वो दिन गुजर गया, दूसरा दिन निकल आया, फिर वो भी गुजर गया और रात हो गई। स्टेशन पर स्टेशन और शहरों पर शहर गुजरते गए। वो रात भी रेलगाड़ी में बीत गई। खुदा खुदा करके बेंगलोर सिटी का स्टेशन आया। वो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। मैं वहाँ बहुत मोहतात हो गया। मैं सिधा के साथ 3rd क्लास वेटिंग रूम में जाकर मुसाफिरों के पीछे छुप गया। वहीं हमने खाना खाया। सिधा बड़ी खुश थी, कहने लगी, मैं बेंगलोर से साड़ियां खरीदूंगी। कीमती लाल अभी तक उसके पास था। मेरी नजरें पुलिस या CID वालों की तलाश कर रही थी। वहाँ कोई पुलिस वाला तो नहीं था, लेकिन CID वाला कहीं भी किसी भी लिबास में हो सकता था। मेरी तजर्बाकार निगाहें अपने अतराफ का बगौर जायजा ले रही थी। अभी तक मुझे किसी तरफ से खतरे की बू महसूस नहीं हुई थी। बेंगलोर से हम फिर गाड़ी में सवार हो गए और बिलोर, औरंगाबाद, कोल्हापुर और सूरत से होते हुए गुजरात काठियावाड़ के दूसरे बड़े शहर बड़ौदा पहुंच गए। वो भी एक बड़ा रेलवे स्टेशन था। शहर भी बहुत बड़ा था। यही हमारी मंजिल थी। मेरे पास अब सिर्फ 15-20 रुपए बाकी रह गए थे। बड़ौदा स्टेशन पर मुझे मिलिट्री पुलिस के सिपाही भी दिखाई दिए। मैं ज्यादा मोहतात हो गया। सिधा मेरे साथ चलती हुई बोली, रघु, आज हम यहाँ पहुंच ही गए हैं, चलो शहर चलकर किसी जौहरी से मिलते हैं। हमें कितने रुपए मिल जाएंगे? एक जोड़ा साड़ी का तो मैं यहाँ से जरूर खरीदूंगी। हम प्लेटफॉर्म के 3rd क्लास वाले गेट की तरफ बढ़ रहे थे। मैं बड़ी चौकसी के साथ चारों तरफ देख रहा था। गेट पर टिकट कलेक्टर खड़ा बाहर जाने वालों से टिकट ले रहा था। लाल की नहुसत का वक्त आ गया था। मैं आगे आगे था, टिकट मेरे हाथ में था। सिद्धा मेरे पीछे पीछे थी। मैं टिकट देकर गेट से निकल आया तो सिद्धा ने टिकट कलेक्टर की तरफ अपना टिकट बढ़ाया। अचानक ऐसा हुआ कि सिद्धा का चहीता बेटा काला सांप उसकी साड़ी से निकलकर एक भयानक फुनकार के साथ टिकट कलेक्टर पर हमलावर हुआ। सिद्धा ने चीख कर उसे रोकना चाहा, मगर इस दौरान में सांप उसके हाथ पर डस चुका था। सांप शायद ये समझा कि टिकट कलेक्टर उसकी मां पर हमला करना चाहता है। टिकट कलेक्टर चकरा गया, मगर उसने दूसरे हाथ से सांप पर वार किया। सांप उछलकर सिद्धा की गर्दन से नीचे गिर गया। वहां शोर मच गया। लोग सांप को मारने दौड़े। सांप स्टेशन के हॉल की तरफ भागा। सिद्धा चीखती चिल्लाती अपने सांप बेटे के पीछे भागी। टिकट कलेक्टर वहीं गिर गया। मुझे ख्याल ही न रहा कि सांप का मनका मेरी जेब में है। मैं भी घबराहट में सिद्धा के पीछे लपका और पुलिस के 3 सिपाही हमारे पीछे दौड़े। उस सांप का जहर इस कदर महलक और सरी था कि टिकट कलेक्टर का जिस्म सब्ज होकर स्याह पड़ने लगा। मैं सिद्धा को पुकार रहा था और वो अपने बेटे को बचाने के लिए उसे आवाजें दे रही थी। सांप ने अपने पीछे इतने हुजूम को देखा तो घबराकर लोहे के गार्डर पर चढ़ गया और छत की आहनी कड़ियों में जाकर गायब हो गया। हमारे पीछे शोर मच गया। टिकट बाबू सांप के कांटे से मर गया। अचानक मुझे अपने सांप के मनके का ख्याल आया, लेकिन वक्त गुजर चुका था। पुलिस ने सिद्धा को पकड़ लिया और उसे घसीटकर पीछे टिकट चेकर की लाश के पास ले आई। सिद्धा सहमी हुई थी। उसने टिकट चेकर की लाश देखी तो रोते हुए बोली, इसे मैंने नहीं मारा, मैं बेगुनाह हूँ। पुलिस के एक सिपाही ने सिद्धा की हथकड़ी डाल दी और बोला, ये तुम्हारे सांप से मरा है, इसका फैसला अदालत में होगा। सिद्धा ने चीख कर मुझे पुकारा, रघु, पतिदेव तुम
कहाँ हो, मुझे बचाओ। मैं लोगों के हुजूम में 2 आदमियों के कंधों के ऊपर से सिधा को पुलिस की हिरासत में देख रहा था। ये सब कुछ इस कदर अचानक हो गया था कि मैं भौंचक्का होकर रह गया। जब सिधा ने मुझे आवाज दी तो मैंने देखा कि उसकी केसरी आंखें खौफजदा थी और हुजूम में मुझे तलाश कर रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि वहीं जम कर रह गया। इंडियन मिलिट्री पुलिस के 2 वर्दीपोश सिपाही तेज तेज कदम उठाते हुजूम की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। अब अगर मैं कदम बढ़ाता तो वो मौत की तरफ मेरा कदम होता। सिदा ने खुद टिकट चेकर को नहीं मारा था, उसके सांप ने उसे हलाक किया था। सिदा को थोड़ी सी तैद हो सकती थी, लेकिन अगर मैं मिलिट्री पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो मेरी मौत यकीनी थी। मैंने वहीं अपना सर नीचे कर लिया और हुजूम से निकलकर तेज तेज कदमों से स्टेशन की लॉबी से बाहर आ गया, जहां रक्शे, टैक्सियां और गाड़ियां खड़ी थी। हर कोई टिकट चेकर की मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। लोग चाय वारदात की तरफ लपक रहे थे। सिदा को अकेला छोड़ देने पर मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं बार बार ये कहकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था कि सिदा ने खून नहीं किया, उसे सिर्फ 2-3 साल कैद होगी, फिर वो रिहा कर दी जाएगी। लेकिन मेरा ज़मीर मुझे बराबर चौके लगा रहा था। मुझे ये भी मालूम था कि थाने में तलाशी लेते वक्त सिदा के लिबास से लाल बरामद हो जाएगा और पुलिस उसे अपनी तहवील में ले लेगी। हो सकता है पुलिस वाले ही उसे खुर्द बुर्द कर लें या वो हुकूमत के खजाने में पहुंच जाए। बहरहाल अब मुझे अपनी फिक्र थी, क्योंकि सिदा पुलिस को ये बयान जरूर देती कि उसका एक साथी भी है जिसका नाम रघु है और उसका हुलिया इस तरह का है। अगर एक बार मैं थाने पहुंच गया तो मेरा पाकिस्तानी जासूस होने का राज तश्तज़बाम हो जाएगा। पुलिस के पास मेरा रिकॉर्ड और तस्वीर मौजूद थी। मैंने स्टेशन की इमारत से निकलकर अपने अक़ब में देखा, हुजूम पीछे हट रहा था। शायद सिदा को थाने ले जाया जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में सिदा से माफी मांगते हुए उसे अलविदा कहा और तेज तेज कदमों से चलता कुशादा बाजार के फुटपाथ पर लोगों के हुजूम में गुम हो गया। बड़ौदा शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मेरी जेब में उस वक्त सिर्फ 8 रुपए थे, गले में मुकद्दस नक्श था और दूसरी जेब में सिधा का दिया हुआ सांप का मनका था। मैं सोच रहा था कि आखिर वो कीमती लाल मनहूस साबित हुआ। उसमें एक तरफ हम दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया था और दूसरी तरफ सिधा को इक़दाम कत्ल के जुर्म में थाने पहुंचा दिया था। मुझे सिधा के चहीते सांप बेटे पर भी गुस्सा आ रहा था। सिधा के साथ अपने एक्ट के इस दर्दनाक अंजाम पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर मैं क्या कर सकता था। जिंदगी के स्टेज पर हर अदाकार अपना अपना रोल अदा कर रहा था। हो सकता था कि मेरी जान बचाने के लिए सिधा अपनी जिंदगी कुर्बान कर डालती, लेकिन मुझे एतराफ है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इसे आप मेरी खुदगर्जी समझ लें, लेकिन मुझे अपनी जान सिधा से ज्यादा प्यारी थी, या ये समझ लें कि मैं अपनी जिंदगी को अपने मुल्क कौम की अमानत समझ रहा था। फुटपाथ पर चलते हुए जब मैं काफी दूर निकल गया तो आगे एक कुशादा चौक आ गया। दिन का पहला पहर था। सड़क पर काफी ट्रैफिक थी। दुकानें हर किस्म की चीजों से भरी हुई थी। कपड़े की दुकानें बहुत थी, कहीं कहीं शॉपिंग सेंटर भी थे। मैंने धोती और कुर्ता पहन रखा था, लेकिन मेरे लिबास की हालत बहुत खस्ता थी। मैंने बेंगलोर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुर्ता धोया था, लेकिन अब वो दुश्वार गुजार जंगलों के सफर के बाद जगह जगह से फट चुका था। मेरे सबसे बड़े 2 मसले थे, एक ये कि कहीं से कुछ रकम हासिल की जाए, दूसरा ये कि लिबास तब्दील किया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं इस शहर को खैरबाद कहना चाहता था। कोल्हापुर के रेलवे स्टेशन पर मैंने नक्शे का जो चार्ट देखा था, उसके हिसाब से मुझे बड़ौदा से आगे अहमदाबाद जाना था। वहां से राजस्थान में दाखिल होकर उदयपुर पहुंचना था। उदयपुर से आगे रेगिस्तान था, फिर पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता था। मुझे उसी रेगिस्तान से भारत का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना था। ये कोई इतना आसान काम नहीं था, मगर मुझे ये काम हर कीमत पर करना था। बड़ौदा से अहमदाबाद और अहमदाबाद से उदयपुर तक रेल जाती थी। उसके बाद सहरा का सफर शुरू हो जाता था। बड़ौदा से अहमदाबाद तक रेल का सफर करना खतरनाक था। कम से कम मुझे यही शुबा था कि पुलिस को मेरे बारे में पता न चल गया हो। हालांकि इसका इम्कान सुधा के बयान के बाद बहुत ही कम था, फिर भी मैं अपने आप को बदतरीन हालात के मुकाबले के लिए हर घड़ी तैयार रखना चाहता था। फिर भी मैं अपने आप को बदतरीन हालात के मुकाबले के लिए हर घड़ी तैयार रखना चाहता था। 2 बातें मेरे साथ बहुत अच्छी हुई। पहली बात यह कि पहाड़ों और जंगलों के मुसीबत से पुरसफर ने मेरे गोरे रंग को काफी सांवला बना दिया था। दूसरी बात यह कि मुझे तमिल जबान पर काफी उबूर हासिल हो गया था, चुनाचे मैं अपने आप को बड़ी आसानी से तमिल साबित कर सकता था। इन्हीं ख्यालात में गलता चौक क्रॉस करके दूसरी सड़क पर निकल आया, जहाँ एक स्टॉप पर बस खड़ी थी। उसका रुख स्टेशन की मुखालिफ समत में था। मैं बगैर सोचे समझे बस में सवार हो गया कि और कुछ नहीं तो
रेलवे स्टेशन से ही दूर निकल जाऊं। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी और लोग बहुत बातें कर रहे थे। औरतें भी मर्दों के दरमियान बैठी हुई थीं। फिर बस शोर मचाती एक तरफ रवाना हो गई। मैंने बस में दाखिल होते ही उसकी दीवार पर लगे रूट के चार्ट पर निगाह डाली तो वहां आखिरी स्टॉप के नुक्ते पर अंग्रेजी में टावर लिखा था। चुनाचे मैंने टावर का टिकट लिया जो 2 रुपए का था। टावर पहुंचकर कहां जाऊंगा ये मालूम नहीं। टावर पहुंचकर मैं बस से उतर गया। मुझे भूख सताने लगी। बाजार में जाकर एक लंबी सी दुकान के बाहर कुछ पुरानी कारें और एक ट्रैक्टर खड़ा था। 2-3 मिस्त्री वहां काम कर रहे थे। दुकान के ऊपर गुजराती और हिंदी में गुजराती केसर भाग गैराज लिखा था। मैं सीधा गैराज के मालिक के पास चला गया। वो एक उधेड़ उम्र का मोटे पेट वाला जर्द रू गुजराती था जो काउंटर के पीछे ऊंची गद्दी पर बैठा किसी को फोन कर रहा था और दरमियान में नजरें उठाकर मेरी तरफ भी देख लेता। फिर फोन बंद करके मुझसे मुखातिब हुआ, तुम्हें कौन छेरे, क्या चाहिए बोलो। मैंने करीब जाकर कहा, सेठ जी मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, यतीम हूँ, कोई संगी साथी में ही है, चाकरी की तलाश है, कोई काम मिल जाए तो बड़ी सेवा करूंगा। सेठ ने तिरछी नजर से मुझे देखा और नफरत से हाथ झटक कर बोला, अबे चलो आगे, ये कोई धर्मशाला नहीं है। अब मैंने मुकद्दस नक्श से काम लेने का फैसला कर लिया। मैंने कलमा शरीफ पढ़कर एक निगाह अपने गले में लटके हुए नक्श पर डाली। फिर सेठ की आंखों में आंखें डालकर दिल में कहा, तुम मुझे मुलाजिम रखो फौरन। जब मैंने उसे नजरें हटाई तो सेठ की काया पलट चुकी थी। उसका लहजा ही बदल गया था। सर पर रखी हिंदुआना टोपी उतार कर अपने गंजे सर पर हाथ फेरा और बोला, अरे तू घर पर काम करेगा? मैंने कहा, हाँ सेठ, क्यों नहीं करूंगा। सेठ ने अपने किसी नौकर को आवाज दी और कहा, अंतनिया अबे इसे हवेली पर ले जा, सेठानी जी से कहना इसे खेत पर लगा दे। अरे जा, मेरा मुंह क्या देख रहा है। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, अरे तेरा नाम क्या है। मैंने जल्दी से कहा, राथन। उस वक्त यही नाम मेरे जहन में आया। बोला, ठीक है, जा धनिया इसे ले जा। धनिया ने मुझे एक पुरानी फटीचर सी जीप में बिठाया और सेठ की हवेली की तरफ चल दिया। सेठ की हवेली शहर के मज़ाफात में खेतों के दरमियान वाक़ थी। मोटी जर्द रू सेठानी ने मेरी तरफ देखकर नाक चढ़ाई, अबे धनिया, पहले क्या नौकरों की कमी थी जो इसे ले आया है, चल इसे खेत पर लगा दे। खेत में पहले ही 2 आदमी काम कर रहे थे। मैं भी उनके साथ काम करने लगा। जब भूख ने बुरा हाल कर दिया तो मैंने एक मजदूर से पूछा, भोजन कब मिलेगा। एक मजदूर हंसकर बोला, अबे भोजन यहाँ ना ही मिले है, दोपहर भी गुजर गई, फिर तीसरा पहर हो गया, मैंने कुछ नहीं खाया था। वहां पड़े घड़े से मैं मिट्टी के प्याले में पानी पीने बैठा था कि हवेली की तरफ से सेठानी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। सांप ने काट लिया, अरे दौड़ो, सांप ने काट लिया। दूसरे मजदूरों के साथ मैं भी हवेली की तरफ भागा। सेठानी बुरी तरह रो रही थी। उसका 16-17 साल का लड़का किसी काम से हवेली के पिछले हिस्से में कोठरी में गया था कि उसे सांप ने डस लिया। वो लड़का तख्त पर लेटा रो रो कर कह रहा था कि माता जी मुझे बचा लो। सांप के जहर ने असर करना शुरू कर दिया था और उस पर गुनूदगी तारी होती जा रही थी। मैंने जल्दी से सीधा कर दिया हुआ स्याहमन का निकाला और पूछा, सांप ने कहाँ काटा है। बैन करती रोती पीटती माँ ने अपने लखते जिगर की पिंडली से पाजामा हटाते हुए कहा, यहाँ डसा है। लड़के की पिंडली पर सांप के दांतों के 2 नन्हे से निशान ऊपर नीचे बने हुए थे। मैंने मनका सांप के दांतों के निशान पर रख दिया और दिल से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह इस मनके में असर डालना, मुझसे इस माँ का रोना नहीं देखा जाता। दोनों मजदूर, घर के नौकर और लड़के की माँ आंसू भरी निगाहों से मनके को देखने लगे। माँ तो बराबर रोई जा रही थी। वो नौकरों से बार बार कहती, अरे जाओ इसके पिता को बुला लाओ। मेरी निगाह मनके पर जमी हुई थी। फिर ये देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा कि मनका आहिस्ता आहिस्ता फूल रहा था। सांप का मनका जहर चूस रहा था। देखते ही देखते मनका आलू बुखारे जितना हो गया, जबकि उसका असली हुजुम बेर जितना था। चंद लम्हों बाद मनका जख्म से नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से मनका उठा कर निचोड़ा तो उसमें से स्याह जहर टपकने लगा। लड़के ने आंखें खोल दी। मैंने उसी वक्त टाट का एक टुकड़ा मंगवा कर फर्श पर गिरे हुए जहर को अच्छी तरह साफ किया और उस टाट के टुकड़े को जमीन में दबा देने की हिदायत की। जिस्म से जहर का असर जायल हो जाने से लड़के को होश आ गया और वो उठ बैठा। कुछ न पूछे उसकी माँ का क्या हाल था। वो मुझे बार बार सीने से लगाती और मेरा माथा चूम कर कहती, तुम भगवान के अवतार हो, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुम्हें भगवान ने यहाँ भेजा है। मैंने कहा, माता जी मुझे भूख लग रही है। उसी वक्त मेरे आगे भोजन के 2 थाल रख दिए गए जो कचोरियों, मिठाइयों और फलों से भरे हुए थे। मुझे सख्त भूख लग रही थी। मैं तमाम कचोरियां और मिठाई चट कर गया। इतने में सेठ भी धोती संभालता वहां पहुंच गया। जब उसे पता चला कि मैंने उसके बेटे को सांप के जहर से बचा लिया है तो वो अपने बेटे से लिपट गया। फिर मुझे गले लगाकर बोला, राथन तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुम भगवान के अवतार हो। उसी वक्त मुझे गुस्ल कराया गया, नया कुर्ता पाजामा पहनाया गया, बाजार से मेरे नाप का नया जूता मंगवा कर पहनाया गया, गले में फूलों के हार डाले गए और मुझे एक सफेद बिछोने पर बिठा दिया गया। इस दौरान में नौकर स्टोर रूम से सांप को निकाल कर हलाक कर चुके थे। सेठ ने कहा, बिरजू की माता, ये वही सांप है जिसने आज सुबह स्टेशन पर टिकट बाबू को डसा था। कोई नागिनी औरत इस सांप को लेकर शहर में उतरी थी। वो बोली, है भगवान तेरी कृपा से मेरे बच्चे की जान बच गई। मैं ये सब कुछ सुन रहा था। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि वो सांप सिधा का सांप बेटा नहीं था। अगर वही
सांप होता तो सबसे पहले मेरे पास आता, क्योंकि जंगल में सिद्धा ने उसे मेरे जिस्म की बू सूंघाई थी और सांप एक बार अगर किसी आदमी के जिस्म की बू सूंघ ले तो उसे कभी फरामोश नहीं करता। दूसरे, अगर ये वही सांप होता तो शायद मेरा मन का भी सेठ के लड़के की जान नहीं बचा सकता था। मेरा ख्याल सिद्धा के सांप बेटे की तरफ निकल गया। खुदा जाने वो कहाँ होगा। सबसे पहले वो उसके पास पहुंचेगा। सिद्धा का ख्याल आते ही मैं उदास हो गया। फिर मेरे ख्यालात का सिलसिला सेठ की आवाज ने तोड़ दिया। वो पूछ रहा था, राथन बेटे, तुमने सांप का ये मनका कहाँ से लिया है? ये जरूर तुम्हें किसी महर्षि ने दिया होगा। मैंने कहा, हाँ सेठ जी, ये मनका एक महर्षि की मुकद्दस निशानी है। मैं इसे अपने से कभी जुदा नहीं करता। सेठानी अपने बेटे को मौसमियों का रस पिला रही थी। रस का एक गिलास मुझे भी दिया गया। रात को मेरा बिस्तर हवेली के आंगन में लगा दिया गया और ऊपर मच्छरदानी भी डाल दी गई। रात को खाने में तरतराते हुए पराठे और बैंगन का भरता मिला। एक मुद्दत के बाद ऐसी खुराक मिली थी। डट कर पेट भरा और फिर ऐसा सोया कि होश न रहा। आंख खुली तो आंगन में धूप भरी हुई थी। नौकर आगे पीछे फिरने लगे। सबसे पहले मैंने जेब में हाथ डालकर सिद्धा के मनके को देखा। वो मौजूद था। सेठानी आंगन वाले तुलसी के पेड़ को पानी दे रही थी। फिर उसने चिड़ियों के लिए चावल बखेरे। मुझे मसैरी से बाहर आते देखकर मेरी बलाएं ली। मैंने उम्दा खुशबू वाले साबुन से गुस्ल किया, कपड़े पहने और घर के मक्खन के साथ पराठा खाया और दूध का ताजा गिलास चढ़ाया। सेठ मुंह में मसवाक लिए अखबार पढ़ता हुआ आंगन में दाखिल हुआ। लो सेठानी, देखो कल वाली नागनी औरत की तस्वीर छपी है। मैं आंगन वाले हैंड पंप के पास बैठा कुल्ली कर रहा था। वहीं एक लम्हे के लिए छिटक गया। फिर तौलिए से हाथ पहुंचकर सेठ के पास आ गया। सेठ ने मुझे अखबार दिखाते हुए कहा, देखो राथन बेटे, ये वही नागनी औरत है जिसके सांप ने कल रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू को डस दिया था। राम राम, इस औरत की शक्ल देखो, बिल्कुल नागिन जैसी है। अखबार गुजराती जबान का था। पहले ही सफ़े पर सिद्धा की तस्वीर थी, जो हवालात की सलाखों के पीछे सर झुकाए बैठी थी। मेरे दिल पर जैसे एक तीर सा लगा। सेठानी भी आ गई। सेठ मसवाक करते हुए बोला, अरे बिरजू की माँ, उस नागिन के कब्जे से एक लाल भी बरामद हुआ है। लिखा है कि ये लाल सांप के बिल में होता है। अब मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि अखबार में कहीं मेरा जिक्र तो नहीं। मैं गुजराती जबान नहीं पढ़ सकता था। मैंने सेठ से पूछा, क्या ये नागिनी अकेली थी? सेठ बोला, अरे नहीं बेटा, इसका एक सपेरा साथी भी हमरा था। वो फरार हो गया। उसका नाम रघु था। मैंने आहिस्ता से अपना रुख दूसरी तरफ करते हुए पूछा, रघु के बारे में क्या लिखा है? बोला, बस इतना ही लिखा है कि वो भाग गया है और पुलिस उसकी तलाश में है। फिर वो मिसवाक फेंक कर नलके की तरफ बढ़ता हुआ बोला, राथन बेटा, तुम जहाँ आराम करो, दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। सेठ का बेटा बिरजू अभी तक सो रहा था। शाम को 2 डॉक्टर आए, उसे इंजेक्शन लगाया और दवा दी। एक डॉक्टर ने मुझसे मनका देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने उसे मनका दिखा दिया। थोड़ी देर तक दोनों डॉक्टर उसे घुमा फिरा कर देखते रहे। एक डॉक्टर ने दूसरे से अंग्रेजी में कहा, ये कोई फ्रॉड है, सेठ को बेवकूफ बना रहा है। हकीकत में सांप जहरीला नहीं था। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। मुझे उन पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं था। गुजराती अखबार की उस खबर ने मुझे काफी परेशान कर दिया था कि सिद्धा हवालात में बंद है और पुलिस उसके साथी को शहर में तलाश कर रही है। सेठ जीप में बैठकर अपनी दुकान पर चला गया तो मैंने एक गुजराती नौकर से अखबार की खबर दोबारा पढ़वा कर सुनी। सिद्धा का एक जुर्म तो ये था कि उसने टिकट कलेक्टर पर सांप फेंककर उसे हलाक करवाया, और दूसरा जुर्म ये था कि उससे एक बेशकीमत लाल बरामद हुआ था, जो वो कर्नाटक के सरकारी अजायब घर से चुरा कर ला रही थी। ये सरीहन नाइंसाफी थी, मगर मैं सिद्धा की कोई मदद नहीं कर सकता था। मुझे खुद अपनी फिक्र पड़ गई थी। सिद्धा से पुलिस ने मेरा पूरा हुलिया मालूम कर लिया था और ये सारा हुलिया अखबार में दर्ज था। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि हवेली के लोगों की आंखों पर मेरे एहसानात का पर्दा पड़ चुका था। इलावाजी मैंने गुस्ल खाने में जाकर शेव बनाते वक्त अपनी मूंछों को कुतर कर बहुत छोटा कर लिया था, जो काफी बढ़ गई थी। अब मैं यहाँ से 9-2-11 होना चाहता था। इतनी मालूमात मैंने नौकर से हासिल कर ली थी कि बड़ौदा से अहमदाबाद को बसें भी जाती हैं, माल लेकर ट्रक भी जाते हैं और माल बरदार ट्रक रात को चलते हैं, जो अगले रोज दोपहर को अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। इसके लिए मुझे रकम की जरूरत थी। सेठानी से रकम वसूल करना कोई ज्यादा दिक्कत तलब काम नहीं था। दोपहर के खाने के बाद मैंने ड्रामा शुरू कर दिया। पहले उदास हुआ, फिर आंखों में आंसू भर लाया। सेठानी मेरे सामने बैठी, मुझे पंखा चल रही थी। वो बेचारी नेक औरत परेशान हो गई। मैंने उसे बताया कि तिरचनापली में मेरी माँ सख्त बीमार है। मैं उसके इलाज के लिए पैसा कमाने आया था। खबर नहीं वो जिंदा भी होगी या नहीं। सेठानी ने कहा, बेटा राथन, तुम क्यों रोते हो? मैं तुम्हारी माता जी को रुपए भेज देती हूँ, वो अपना इलाज करवा लेंगी। मैंने आंसू पोंछकर कहा, माता जी वहाँ अकेली है, उनके पास कोई नहीं है। अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं उन्हें देकर आ जाऊंगा। सेठानी ने पंखा हाथ से रखा और साड़ी के पल्लू से चाबियों का गुच्छा खोलते हुए बोली, कितने पैसे चाहिए तुम्हें बेटा? मैंने बड़ौदा से अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से उदयपुर और वहां से आगे पाकिस्तान तक अपने अखराजात का मोटा मोटा हिसाब जहन में लगाया और कहा, बस सेठानी जी, आप मुझे 1000 रुपए दे दें, मैं वापस आकर आपकी एक एक पाई चुका दूंगा।
वो बोली, अरे बेटा इसकी क्या जरूरत है, तुम भी तो मेरे बिरजू हो, मैं भी लाती हूँ। नेक दिल से ठानी 100 रुपए के 10 नोट रुमाल में लपेट कर ले आई और मुझे देकर कहा, बेटा मुझे ये वापस नहीं चाहिए, तुम वापस आ जाना, तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि भगवान ने चाहा तो जल्द वापस आ जाऊंगा। फिर मैं वहां से निकला तो पीछे मुड़कर भी ना देखा। उस मजाफाती बस्ती में तरकारियों के खेतों में से जो सड़क शहर की तरफ जाती थी, उस पर होता हुआ एक बस स्टॉप पर आ गया। जहां लोगों से पूछता पुछाता उस अड्डे पर पहुंचा जहां से बसें अहमदाबाद को जाती थी। जिस तरह हिंदुस्तान के हर शहर में लारियों के अड्डों पर रश होता है, यहाँ भी था। पहले ख्याल आया कि रात को कोई माल बरदार ट्रक पकड़ूं, फिर सोचा कि इतनी एहतियात कहीं किसी मुसीबत में न फंसा दे। खुदा पर भरोसा करके अहमदाबाद शहर का एक टिकट खरीदा और बस में सवार हो गया। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी। उस बस को दूसरे रोज सुबह अहमदाबाद पहुंचना था। बस बड़ौदा के मज़ाफात से निकलकर हरे भरे खेतों, आम पपीतों के बागों और नदी नालों को अबूर करती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। मैंने मुसाफिरों का गहरी नजरों से जायजा लिया। मुझे बस में कोई भी CID का आदमी दिखाई न दिया। मेरी तजुर्बाकार कमांडो निगाहें मुझे यही बता रही थी। बस के अगले हिस्से में कुछ औरतें भी बैठी थीं। 2 घंटे बाद बस एक कस्बे में थोड़ी देर के लिए ठहरी और फिर चल पड़ी। यूं ही शाम हो गई। बस अमरेली के शहर में 1 घंटा रुकी रही, जहां मुसाफिरों ने खाना खाया। मैं भी एक दुकान नुमा होटल में घुस गया और कोने वाली मेज पर बैठकर खाना खाने लगा। बस यहाँ से रवाना होकर 9 बजे किसी गुमनाम से कस्बे में सड़क के किनारे रुक गई। यहाँ चाय पी गई। गरज इसी तरह रुकते चलते आराम करते रात गुजर गई। दूसरे दिन का सूरज निकल रहा था कि बस अहमदाबाद शहर में दाखिल हो गई। मैं एक गैर मारूफ से होटल में ठहर गया। यहाँ एक दुकान से डायरी खरीदी जिसमें राजस्थान का नक्शा बना हुआ था। आगे राजस्थान का इलाका शुरू होने वाला था और मेरी मंजिल उदयपुर थी, जहाँ से मुझे सहराई इलाका अबूर करना था। पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होना था। मैंने एक कागज पर उस सारे इलाके का छोटा सा नक्शा बना लिया और खास जगहों पर निशान लगा लिए और उन्हें जहन में बिठा लिया। उदयपुर के ऊपर जोधपुर का मशहूर शहर था। ये दोनों शहर थर के वसीओ अरीज शहरा में वाक़ थे और पाकिस्तान की सरहद से ज्यादा दूर नहीं थे। उदयपुर पाकिस्तानी सरहद से ज्यादा करीब था। मैंने यही सोच रखा था कि उदयपुर पहुंचकर कुछ ऐसी चीजें खरीद लूंगा जो मुझे सहराई सफर में काम आ सकती थी। दोपहर का खाना खाकर मैं शहर के एक गुंजान तिजारती मरकज में निकल आया। इलाका लाहौर का डब्बी बाजार से मिलता जुलता था। मैं अब अपने कुर्ते पाजामे से निजात हासिल करना चाहता था। चुनाचे एक दुकान से मेल खोरे रंग की जीन्स, उसी कलर की एक जैकेट और जॉगिंग शूज खरीदे। अहमदाबाद से ये चीजें ज्यादा बेहतर मिलती थी। बाकी चीजों की खरीद मैंने उदयपुर पर उठा रखी थी। हाँ, एक खंजर, छोटी सी नोटबुक और सिगरेट लाइटर भी खरीद कर जेब में रख लिए। ये सब रास्ते में काम आने वाली चीजें थीं। होटल के कमरे में मैं रात को कुर्ता पाजामा उतार कर जैकेट और तंग पतलून पहन ली। सुधा का दिया हुआ सांप कमन का, छोटी नोटबुक, लाइटर और बाकी बचे हुए करेंसी नोट और खंजर वगैरह अच्छी तरह संभाल कर रख लिए। मैं सुबह सुबह यहाँ से निकल जाना चाहता था, क्योंकि उदयपुर जाने वाली लाली 4:30 बजे चलती थी। पुराने कपड़ों की गठड़ी सी बनाकर मैंने साथ रख ली। रात में अच्छी तरह सो न सका। मुंह अंधेरे दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई और एक मंदिर से घंटियों और आरती पूजा के भजन गाने की आवाजें बुलंद हुई। मैं उठकर बैठ गया। बाथरूम में जाकर गुस्ल किया। पुराने कपड़ों की गठड़ी उठाकर चुपके से होटल के अकबी दरवाजे से बाहर निकल आया। बाजार सुनसान पड़े थे। रिक्शा मिल गया जिसने मुझे लारी अड्डे पर पहुंचा दिया। लारी अड्डे पर ज्यादा रश नहीं था। टिकट लेकर मैं भी बस में बैठकर यूं ही ऊँघने लगा, मगर गोशा चश्म से माहौल का जायजा ले रहा था। बस सूरज निकलने से पहले ही रवाना हो गई। जब सूरज निकला तो बस एक ऐसी सड़क से गुजर रही थी जिसके दोनों जानिब कभी खेत आ जाते और कभी रेतीला मैदान शुरू हो जाता। थर का सहराई इलाका शुरू हो गया था। आगे चलकर पंजाब की तरह के कच्चे कच्चे मकान दिखाई देने लगे, जहां नारियल के बजाय खजूरों के दरख्तों की बहुतात थी। दूर कभी कोई ऊंट भी नजर आ जाता था। ये राजस्थान की लैंडस्केप थी। उदयपुर का शहर राजपूतों की अजमत रफ्ता की मखसूस यादगार था। ढलते सूरज की तिरछी नीम मलगजी किरणें दूर ऊंचे टीलों पर बने हुए पुराने कलों और कदीम महल्लात की बुर्जियों को चमका रही थी। घनी दाढ़ियों वाले राजपूत बूढ़े कांधों पर रंगीन चादरें डाले सड़क पर चले जा रहे थे। सड़क पर मोटर कारें, साइकिल और रिक्शे भी दिखाई दे रहे थे। मैं लारी अड्डे के मुसाफिर खाने में एक बेंच पर खामोश बैठा अपने अगले और आखिरी मिशन के बारे में सोच विचार कर रहा था। यह मिशन भारत का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना था। मैं इस रास्ते से नावाकिफ था, लेकिन मेरा कमांडो अज़्म और इरादा मेरा हौसला बढ़ा रहा था।
मैं इस रास्ते से नावाकिफ था, लेकिन मेरा कमांडो अज़्म और इरादा मेरा हौसला बढ़ा रहा था। अपने लिबास में कोई शिकारी लग रहा था। थर के सहरा में अक्सर शिकारी हिरन का शिकार करते हैं। ये बॉर्डर का शहर था, यकीनन यहाँ CID के आदमी मौजूद थे। वो किसी भी लिबास में हो सकते थे। मैं बड़ा चौकस था। अगरचे मेरा लिबास लोगों को खामखा मेरी तरफ मुतवज्जे करता था, लेकिन मुझे एक फायदा भी हासिल था। मैं तमिल जबान बोलकर अपने आप को तमिलनाडु या कर्नाटक का शिकारी साबित कर सकता था। कोई गैर मुल्की जासूस कितना ही चालाक और लायक क्यों न हो, वो तमिल जबान मुश्किल से ही बोल सकता था। ये आम मामूल के खिलाफ बात थी। शाम हो रही थी। मैं आधी रात के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना होना चाहता था। चुनाचे में एक रिक्शे में बैठकर शहर आ गया। शहर जदीद और कदीम दोनों तहजीबों का मंजर पेश कर रहा था। इसी इलाके के कोने पर जहां वीरान सहराई मैदान शुरू हो जाता था, मैंने राजा राम होटल में कमरा ले लिया। मैंने होटल वाले से तमिल जबान में भी बात की, ये जाहिर करने के लिए कि मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ और खालिस हिंदुस्तानी हूँ। फिर उसे हिंदी में बताया कि मैं अपनी शिकारी पार्टी का इंतजार कर रहा हूँ जो बीकानेर से आ रही है। मैंने वहां बैठकर खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर नोटबुक से नक्शा निकाल कर देखने लगा। कमरे की खिड़की से सड़क नजर आ रही थी। वहां से कुछ फौजी ट्रक गुजरते देखे तो सोचने लगा कि बॉर्डर के साथ साथ यहाँ भारतीय फौजी चौकियां बहुत होंगी, लेकिन सहरा में बॉर्डर क्रॉस करने के मौके बहुत मिल जाते हैं। नक्शे पर सहरा दिखाया गया था, बाकी किसी गांव वगैरह का नाम नहीं लिखा था। ये आम सा निसाबी नक्शा था जिसको मैंने बड़ी नोटबुक से अपनी छोटी नोटबुक पर नकल कर लिया था। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ चौधरी साहब ने मुझे जो अपना खास खुफिया कोड नंबर दिया था वो मुझे जुबानी याद था। उन्होंने मेरा खुफिया नाम दरवेश रखा था, जिसके बारे में सिवाय चौधरी साहब के और मेरे तीसरे किसी शख्स को खबर नहीं थी। अभी सूरज पूरी तरह गुरूब नहीं हुआ था। मैंने नोटबुक जेब में रख ली और सिगरेट सुलगाकर आहिस्ता आहिस्ता कश लेता हुआ नीम दराज हो गया। अचानक होटल के नीचे लोगों का शोर सुनाई दिया। मैंने कोई ख्याल न किया और इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाता रहा। कमरे का दरवाजा खुला और होटल का लड़का चाय की प्याली लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त मुझे चाय की शदीद तलब हो रही थी। मैंने उठकर चाय की प्याली थामी और लड़के को 1 रुपया टिप देते हुए पूछा, क्यों रे, ये नीचे शोर कैसा है? लड़के ने जवाब दिया, साहब एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। मेरे हाथ से चाय की प्याली गिरते गिरते बची। एक बार तो वाकई मुझे यूं लगा जैसे किसी ने पलंग को जोर से हिला दिया हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और चाय की घूंट लेते हुए पूछा, कहाँ से पकड़ा है? बोला, साहब बॉर्डर क्रॉस करके आया है। पुलिस के सिपाही उसे नीचे पानी पिला रहे हैं। लोगों ने उसे बड़ा मारा है। लड़का सलाम करके चला गया। उसके जाते ही मेरे अंदर करंट सा लगा। मैंने जल्दी से प्याली टेबल पर रखी और उठकर नीचे आ गया और होटल के दरवाजे की ओट में किसी हद तक छुप कर खड़ा हो गया। होटल के सामने एक छोटा सा सहन था जिसमें पानी का नल लगा हुआ था। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। राजस्थान पुलिस के 2 सिपाही एक लंबे कद के दुबले पतले नौजवान को पानी पिला रहे थे। उनके करीब ही सफेद कपड़ों में मलबूस एक आदमी हाथ में डांट लिए खड़ा था। साफ जाहिर था कि वो राजस्थान CID का आदमी था। मैं पाकिस्तानी जासूस को बहुत गौर से देख रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था और एक आंख नीली हो रही थी। सिपाहियों ने उसकी गर्दन में कपड़ा डाल रखा था। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा पूरी शिद्दत से उभर आया। मोहब्बत के इस जज्बे में मैं ये भी फरामोश कर बैठा कि मैं खुद एक पाकिस्तानी जासूस हूँ। मैं होटल के दरवाजे से निकलकर हुजूम में पहुंच गया और पुलिस के सिपाहियों से कहा, बराह करम आप इस जासूस को जदोकोब न करें, बल्कि इसे हवालात में ले जाकर बंद कर दें ताकि इससे कोई बयान भी लिया जा सके। इस तरह मैं उस पाकिस्तानी नौजवान को लोगों की मारपीट से बचाना चाहता था। CID वाले ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, भाई आप कौन है? मैंने 1-2 अल्फाज तमिल के बोले ताकि उसे मेरे हिंदुस्तानी होने के यकीन हो जाए और हिंदी में कहा, मैं कर्नाटक का चीफ एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ और यहाँ शिकार खेलने की गरज से आया हूँ। तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि तुमने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा है, मगर इसे जिंदा रखो ताकि पुलिस ऑफिसर इससे जरूरी मालूमात हासिल कर सकें। CID वाला और पुलिस के दोनों सिपाही मेरी इस बात से मुतासिर हो गए। अब जब मैंने पाकिस्तानी जासूस की तरफ निगाह उठाई तो वो पानी के नल के पास खड़ा मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि जिन लोगों यानी पुलिस वालों से मुझे अंदेशा था कि कहीं वो मुझे पहचान न लें, वो तो अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन ये पाकिस्तानी जासूस मुझे घूर रहा था जैसे इसने मुझे पहचान लिया हो। मैं समझा कि चूंकि मैंने पुलिस की जदोकोब से बचाने के लिए बात की है, इसलिए वो मेरा ममनून हो रहा है। मैंने निगाहें दूसरी तरफ कर ली। सिपाहियों ने उस नौजवान की गर्दन में पड़े हुए कपड़े को खींचकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। लोग जय हिंद के नारे लगाते हुए पीछे हट गए। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तो वो गर्दन मोड़े मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, दरवेश
मुझे बचा लो। उसके मुंह से दरवेश का लफ्ज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने दानिस्ता तौर पर यह लफ्ज कहा था। ये मेरा खुफिया शनाख्ती लफ्ज था जो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के चीफ ने खास तौर पर मुझे दिया था। सिवाय मेरे और उनके ये अल्फाज इस हवाले से किसी और की जबान पर नहीं आ सकता था। अगर इस पाकिस्तानी जासूस ने यह लफ्ज मेरे लिए बोला है तो यकीनन उसने मुझे पहचान लिया है। उसे खास तौर पर मेरे लिए बॉर्डर क्रॉस करवाकर जहां भेजा गया है उसे मेरी तस्वीर दिखा दी गई होगी। यही वजह है कि ये मुझे टिकटिकी बांध कर देख रहा है। तो क्या ये मेरे लिए कोई खास पैगाम लाया है? सिपाही पाकिस्तानी जासूस को घसीटते हुए दूर ले गए थे। मुझे उसकी बुलंद आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, दरवेश दरवेश, ऐ खुदा मुझे बचाओ। मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया था। अगर मैं एक रात पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर जाता तो शायद उस पाकिस्तानी जासूस से कभी मुलाकात न होती। मुझे यकीन हो चुका था कि ये शख्स मेरे लिए कोई खास पैगाम लेकर आया है और उसे हिदायत की गई होगी कि मुझे जनूबी हिंद में तलाश करे और वो पैगाम पहुंचाए। फिलहाल बॉर्डर क्रॉस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे सामने अब उस पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने और फिर उसे पुलिस की हिरासत से फरार करवाने का प्रोग्राम था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और कुछ फासला रखकर हुजूम के पीछे पीछे चल पड़ा। मैं सड़क पर यूं इधर उधर नजरें डालता गुजर रहा था जैसे कोई सयाह शहर की इमारतों को दिलचस्पी से देख रहा हो। हकीकत में मेरी नजरें हुजूम पर लगी हुई थी। ये इलाका ज्यादा आबादी वाला इलाका नहीं था। उदयपुर इतना बड़ा शहर नहीं था जैसे राजस्थान के दूसरे शहर मसलन जयपुर, जोधपुर, अजमेर शरीफ और बीकानेर वगैरह थे। वैसे भी ये उस ऊंचे टीलों और रेतले मैदान में फैले हुए शहर का मगरबी किनारा था। थाना करीब ही था। वहां पहुंचकर हुजूम मुंतशिर हो गया। मैंने दूर से थाने की इमारत को बगौर देखा और अपने होटल वापस आ गया। अब मेरा लाया अमल बिल्कुल तब्दील हो चुका था। कहाँ मैं रात को बॉर्डर क्रॉस करने की तफसीलात तैयार कर रहा था और कहाँ अब इस फिक्र में गलता था कि इस पाकिस्तानी जासूस को वहां से कैसे निकाला जाए। इस ज़िमन में सबसे आम बात यह थी कि पाकिस्तानी जासूस से कैसे मुलाकात की जाए। पुलिस वालों से मैं अपना तारुफ बतौर एक्साइज इंस्पेक्टर करवा चुका था। अगरचे इस तरह खुले बंदों थाने जाने में कुछ खतरात थे, लेकिन ये एक गैर मारूफ सा इलाका था और थाना भी छोटा सा था जहां मैं ये खतरा मोल ले सकता था। ऊपर से शाम हो रही थी। सहराई इलाका होने की वजह से सूरज की नारंगी रोशनी अभी स्याही में तब्दील नहीं हुई थी। समंदर और सहराओं में गुरूब होते सूरज की रोशनी बड़ी देर तक रहती है। मुझे शाम का अंधेरा फैलने का इंतजार था। मैं दिन की रोशनी में थाने जाना नहीं चाहता था। एक बात पर मुझे बड़ी हैरानी थी कि वो नौजवान बॉर्डर पर पकड़ा गया था, लेकिन उसके साथ इंडियन बॉर्डर फोर्स का कोई सिपाही नहीं था। ये भी हो सकता था कि बॉर्डर से आगे किसी राजस्थानी गांव में सीआईडी वाले ने पकड़ा हो, क्योंकि बॉर्डर के देहात में सीआईडी वाले अक्सर फिरते रहते हैं और जो नई सूरत दिखाई दे उसके पीछे लग जाते हैं। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया और बाजारों और मकानों में बत्तियां रोशन हो गईं तो मैंने बाजार से मिठाई का डिब्बा खरीदा और सीधा थाने पहुंच गया। नीची छत वाले थाने की पुरानी मेज के पीछे थानेदार बैठा इंतजार कर रहा था। एक सिपाही सामने दालान वाली हवालात के बाहर राइफल लिए पहरा दे रहा था। दो सिपाही थानेदार के सामने बैठे थे। ये वही सिपाही थे जो पाकिस्तानी जासूस के साथ थे। मैंने जाते ही हाथ जोड़कर थानेदार को नमस्कार किया और मिठाई का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, महाशय जी, मैं पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने पर आपको धन्यवाद देता हूँ और इसी खुशी में ये मिठाई लाया हूँ। महाराज, आपने तो कमाल कर दिखाया। ये कमीने पाकिस्तानी जासूस तो हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े दुश्मन हैं। थानेदार की राजपूतों जैसी मूछें थीं। उसने ऐनक उतार कर मुझे देखा। सिपाही मुझे पहचान कर बोला, ठाकुर जी कर्नाटक के एक इंस्पेक्टर हैं। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम राथन चंद्रन है। मैं विजयवाड़ा में आजकल एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, जहाँ अपनी पार्टी के साथ हिरन का शिकार खेलने आया हूँ। मेरी पार्टी 1-2 रोज में जयपुर से यहाँ पहुँचने वाली है। ये मिठाई स्वीकार कीजिए। थानेदार ने मुझसे हाथ मिलाया और मिठाई का डिब्बा अपने आगे कर लिया। वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने हवालात की तरफ इशारा करके कहा, ये बड़ा खतरनाक जासूस लगता है, इसकी कड़ी हिफाजत करें, कहीं फरार न हो जाए। हवालात के अंदर एक मध्यम बल्ब रोशन था। मैंने साफ देख लिया था कि वो पाकिस्तानी जासूस मेरी आमद से बाखबर हो चुका है। वो दीवार से टेक लगाए बैठा मेरी तरफ ही देख रहा था। थानेदार बोदा चंद्रन जी, ये उदयपुर का गरबी थाना है, जहाँ हवालात के अंदर से चिड़िया भी बाहर नहीं निकल सकती। आप शांत रहें। परसों बॉर्डर फोर्स का कैप्टन आकर इसे जयपुर ले जाएगा। ये मालूमात भी मेरे लिए बड़ी अहम थी कि परसों पाकिस्तानी जासूस को यहाँ से जयपुर की तरफ भेज दिया जाएगा। मैंने जेब से एक कीमती सिगरेट निकालकर थानेदार को पेश किया। सिपाहियों को भी सिगरेट पेश किए और उसे सुलगाते हुए बोला, मैंने जयवाड़ा के किसी अखबार में पढ़ा था कि इन दिनों हमारी जमीन पर दुश्मन मुल्क के जासूसों की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। आपने इस जासूस को पकड़कर भारत माता का सम्मान बढ़ाया है। थानेदार सिगरेट का कश लगाकर बोला, महाराज, हमारी सीआईडी बॉर्डर के गांव में मौजूद है। ये तो हमारे आदमी को जल्द देकर निकल जाता, मगर इसकी तलाशी ली गई तो जेब से कागज का एक पुर्जा बरामद हुआ जिस पर 3 हिंसों का एक नंबर लिखा था। थानेदार ने दराज में से एक किताब निकाली और उसमें से कागज का वो पुर्जा निकाल कर मुझे दिखाया। उसे पढ़ते ही मेरे जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। 3 अंग्रेजी हिंसों वाला ये नंबर वही खुफिया कोड था जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने मुझे ये कहकर बताया था कि ये मेरा खास और इंतहाई खुफिया नंबर है।
उसने मुझे ये नंबर याद कर लेने को कहा था, अपने पास लिख कर रखने को मना किया था। ये पाकिस्तानी जासूस अभी अनाड़ी था। उसने इस नंबर को लिख कर रखने की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत की थी। अब इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रही थी कि ये पाकिस्तानी जासूस था और चौधरी साहब की जानिब से मेरे लिए कोई पैगाम लाया था। मैंने कागज का पुर्जा थानेदार के हवाले करते हुए कहा, ठाकुर जी, ये जरूर इसका कोई खास नंबर होगा, इससे बुलवाएं कि इसके दूसरे साथी कहाँ है और ये हमारी पवित्र धरती पर क्या करने आया था। थानेदार ने कागज का पुर्जा किताब में रखकर किताब मेज की दराज में डाल दी और मेरे लिए चाय का ऑर्डर दिया। मेरा मकसद हल हो चुका था। वैसे भी मैं ज्यादा देर वहां ठहरना नहीं चाहता था, कुछ भी हो सकता था। मैंने उठते हुए मुस्कुराकर थानेदार से हाथ मिलाया। ठाकुर जी, चाय आप पर उतार रही, आप मेरे यहाँ आकर चाय पीजिएगा। थानेदार भी उठ खड़ा हुआ। आप उदयपुर में कितने दिन है महाराज? मैंने कहा, परसों मेरी पार्टी आ जाएगी, फिर आगे शिकार को निकल चलेंगे। आप वैष्णु तो नहीं है? वो बोला, जी नहीं, मैं वैष्णु नहीं हूँ, राजपूत आर्य समाजी हूँ। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, आपको शिकार का मांस खिलाएंगे। एक बात के बारे में मैं भारत में हमेशा मोहतात रहता था कि मैंने गोश्त को हमेशा मांस कहा था, क्योंकि भारत का कोई हिंदू गोश्त को गोश्त नहीं कहता, वो उसे मांस कहता है। और अब तो इतनी देर भारत के कट्टर हिंदुआना सूबे में रहते हुए मुझे भी गोश्त को मांस कहने की आदत पड़ गई थी। मैंने थानेदार का नाम पूछा। बोला, जी मेरा नाम ठाकुर सुचदेव शर्मा है। मैंने कहा, बड़ा शुभ नाम है ठाकुर जी, नमस्कार। थानेदार के कमरे से निकलते हुए मैंने मानी खेज अंदाज में पाकिस्तानी जासूस पर निगाह डाली। वो खुद भी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। अगरचे अभी तक खुद मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं उसे यहाँ से कैसे निकाल सकूंगा, लेकिन मेरे अंदर छुपा हुआ कमांडो पूरी दलेरी और अपनी तमाम खुसूसियात के साथ बेदार हो चुका था और मुझे यकीन था कि मैं अपने साथी को हवालात से निकाल ले जाऊंगा। लेकिन कहाँ ले जाऊंगा, ये अलग परेशान कर देने वाला सवाल था। उस वक्त मैं अपने आप को पाकिस्तानी जासूस नहीं बल्कि एक चांबाज और अपने वतन और अहले वतन की खातिर जान पर खेल जाने वाला कमांडो समझ रहा था। मेरे अंदर उस एहसास के साथ जबरदस्त एतमाद और तेवर पैदा हो गया था। ये वो आला तरीन जज्बा था जो मायूसी और शिकस्तगी के नाम से कतन नाआशना था। होटल में पहुंचकर मैंने रात का खाना खाया और अपने कमरे में आ गया। मेरे पास सिर्फ कल का दिन और कल की रात थी। परसों राजस्थान बॉर्डर फोर्स के कैप्टन ने थाने आकर मेरी पाकिस्तानी साथी को अपने साथ जयपुर ले जाना था। अगर वो एक बार जयपुर पहुंच गया तो फिर शायद मैं उसे भारतीय कैद से और उस कैद में रहकर इबरतनाक मौत से न बचा सकूंगा। मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं मुकद्दस नक्श से काम लेते हुए थानेदार को हुक्म दूं कि वो पाकिस्तानी जासूस को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं खुद उसे जयपुर ले जाऊं, या नक्श की मदद दिए बगैर किसी दूसरी स्कीम पर अमल करूं। दरअसल ऐसे नाजुक वक्त पर थानेदार पर किसी वजह से नक्श का असर न हुआ तो उल्टा मैं भी धर लिया जाऊंगा। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मैं पाकिस्तानी जासूस को थाने से निकालने के लिए किसी दूसरी स्कीम पर अमल करूंगा। हाँ, अगर उस स्कीम पर अमल दरामद के दौरान जरूरत पड़ गई तो मुकद्दस नक्श से काम लूंगा। अब मैंने दूसरी स्कीम पर गौर करना शुरू कर दिया। इस स्कीम के भी दो पहलू थे। या तो मैं थाने में जाते ही तीनों सिपाहियों और थानेदार को हलाक कर दूं, या किसी सूरत उन्हें बेहोश करके अपने पाकिस्तानी साथी को आजाद करवा लूं। थाने में जाकर 3-4 सिपाहियों और थानेदार को हलाक करना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था, जबकि वो सब मुसल्ला थे और मेरे पास सिवाय खंजर के और कोई हथियार नहीं था। बेहोश करने वाला ख्याल मुझे बेहतर लगा, बशर्ते के बेहोश करने वाली दवाई मिल जाए। मेरे पास वक्त भी कम था और शहर से भी नावाकिफ था। किससे बेहोशी की दवा हासिल करूंगा? मैं बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। 2-3 सिगरेटें फूंक डाली। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक ख्याल आया कि बेहोशी की दवा की जगह कोई मोहलक जहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं पलंग पर बैठ गया और जहर के बारे में सोचने लगा। उस वक्त मुझे अपना जहरीला सिगार बहुत याद आया। वो मेरे पास होता तो ये सारा मिशन महज 5 मिनट की बात थी, लेकिन मेरे पास ना तो जहरीला सिगार था और ना ही V2 की गोलियां थीं कि मैं उस थाने के अमले का जहन ही तब्दील कर सकता। मुझे DDT और केमिकल खाद की शक्ल में जहर मिल सकता था, मगर ये सब कड़वे जहर थे और पहले घूंट या पहले निवाले पर ही उल्टा मुझे पकड़वा सकते थे। कोई ऐसा जहर होना चाहिए था जिसका जायका न हो। एक किरण मेरे जहन में चमक उठी। थाने के तीनों सिपाही और खुद थानेदार भी सिगरेट पीता था। अगर मुझे कोई ऐसा जहर मिल जाए जिसको मैं सिरिंज के जरिए सिगरेट के तंबाकू में भर दूं तो पहला ही कश सिपाही और थानेदार को हमेशा की नींद सुला देगा। मैं उठकर टहलने लगा। ऐसा जहर कहां से मिल सकता था? जाहिर है शहर में केमिस्ट शॉप जरूर होंगी। अब मसला ये था कि अगर उनके पास कोई इस नौ का मोहलिक जहर हुआ भी तो मुझे नहीं देंगे। इस किस्म का जहर आम आदमी के हाथ फरोख्त करने की इजाजत नहीं थी। इसका हल यही था कि कोई इंतहाई काबिल एतबार बहाना बनाऊं और साथ ही रिश्वत से काम लूं। मेरे पास 700 रुपए अब भी मौजूद थे। मैंने किसी काबिल एतबार बहाने पर सोच विचार शुरू कर दी। रात को सोने से पहले ये बहाना भी मेरे दिमाग में आ गया।
फिर मुझे नींद आ गई। रात के पिछले पहर मेरी आंख खुल गई। जो बहाना या कहानी सोने से कबल सोची थी उसकी नौ फलक सवारी, फिर गुज़ली किया। सुबह की रोशनी फैली तो नीचे आकर नाश्ता किया और अपने कमरे में आकर दिन के 9 बजने का इंतजार करने लगा, क्योंकि दुकानें 9 बजे खुलती थी। पूरे 9:15 बजे शहर के निस्बतन जदीद इलाके की तरफ रवाना हो गया। वहाँ एक केमिस्ट की दुकान के बोर्ड पर नजर पड़ी तो अंदर जाकर नमस्कार किया। दुकानदार नौजवान लड़का था जिसने तमीज पतलून पहन रखी थी। वो एक ग्राहक को दवाओं के पैकेट लिफाफे में डालकर दे रहा था। दुकान में बहुत ज्यादा माल भरा हुआ था। जब ग्राहक चला गया तो नौजवान दुकानदार ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। जी ठाकुर साहब, क्या चाहिए आपको? मैंने चेहरा पहले ही बड़ा उदास बना रखा था। एक सर्द आह भरी और उसके काउंटर पर कोहनियां टेक कर सर झुका लिया। मैंने चेहरा पहले ही बड़ा उदास बना रखा था। एक सर्द आह भरी और उसके काउंटर पर कोहनियां टेक कर सर झुका लिया। दुकानदार ने कुछ परेशान होकर पूछा, ठाकुर साहब तबीयत ठीक है? मैंने ठंडी सांस भरकर कहा, भाई जी क्या बताऊं, अजीब दुविधा में फंस गया हूं। आप मेरी सहायता कर सकते हैं? वित्त अंगेज तमहीद से मैं उस नौजवान केमिस्ट पर जब अच्छी तरह असर डाल चुका तो उसे जो कहानी सुनाई वो ये थी कि मैं जोधपुर का बैंक मैनेजर हूँ। मेरी बीवी को अजीब बीमारी हो गई है। हर हफ्ते आधी रात को एक काला नाग आता है और मेरी बीवी की टांग को सूंघ कर चला जाता है। मैं उसे मारने लगता हूँ तो वो न जाने कहाँ गायब हो जाता है। उसका कुछ पता नहीं चलता कि किधर से आता है और किधर गायब हो जाता है। अब मांदरियों और पंडितों ने मुझे ये कहकर सांप को मारने से रोक दिया है कि वो नाग देवता है, उसे मारोगे तो तुम्हारी बीवी भी मर जाएगी। मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इन बातों पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरी पत्नी एक ही महीने में सूख कर कांटा हो गई है। मैं जानता हूँ कि ये एक खास किस्म का सांप होता है जो अगर इत्तेफाक से किसी औरत का जिस्म सूंघ ले तो उसे दोबारा सूंघने जरूर आता है और उसकी सांसों के असर से वो औरत कमजोर होते होते एक दिन मर जाती है। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए जिसे मैं अपनी बीवी की पिंडली पर लगा दूं और सांप उसे सूंघने से मर जाए। अपनी मन घड़त कहानी मैंने कुछ ऐसे दर्द भरे लहजे में सुनाई कि नौजवान हिंदू केमिस्ट बहुत मुतासिर हुआ। मैंने आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए कहा, भाई जी आप भी पढ़े लिखे हैं और वैज्ञानिक नौजवान हैं, मेरी पत्नी की जान बचा लें, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हिंदू केमिस्ट सोच में पड़ गया। फिर उसने अलमारी में भरी हुई मुख्तलिफ दवाइयों पर नजर डाली और कुछ सोचकर बोला, मेरे पास ऐसी कोई मेडिसिन या आर्सेनिक नहीं है, परंतु आप जरा ठहरे, मैं एक दुकान से आपके मतलब की एक शय मंगवाए देता हूँ। उसने मेरे सामने किसी दुकानदार को फोन किया और किसी आर्सेनिक का नाम लिया। फिर फोन बंद करके बोला, मेरे दोस्त की दुकान करीब ही है, वो आर्सेनिक दवाइयाँ फरोख्त करता है, वो जो दवाई भेज रहा है उससे सांप अवश्य मर जाएगा लेकिन आपकी पत्नी की जान बच जाएगी। फिर वो हिंदुओं की जहालत और पंडितों की अहमकाना रसूम के खिलाफ बोलने लगा। इतने में एक आदमी ने उसे एक छोटी सी शीशी ला कर दी। नौजवान केमिस्ट ने शीशी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें थोड़ा सा सफूफ है, इसे आप अपनी धर्मपत्नी की टांग पर थोड़ा सा तेल लगाकर मल दें। भगवान ने चाहा तो सांप इसका सिर्फ एक सांस ही खींचेगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। हाँ, भाभी जी की टांग पर पहले थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना ना भूलें, क्योंकि ये जहर कहीं उनकी पिंडली में ना उतर जाए। मुझे रिश्वत देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर काउंटर पर रखा और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं ठाकुर जी, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो पुण्य की बात है और मैंने आर्सेनिक मुफ्त में ही मंगवाया है। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार कहा और जहर की शीशी जेब में डालकर चला। मैं बड़ा खुश था, मेरा एक मसला हल हो गया था। सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर मैं अपने पाकिस्तानी साथी को निकाल ले जाने में कामयाब हो गया तो उसे कहाँ ले जाऊंगा? बॉर्डर की तरफ ले जा नहीं सकता और शहर के पेचोखम से भी नावाकिफ था। ले के यही एक रास्ता समझ में आया कि उसे लेकर अहमदाबाद की तरफ निकल जाऊं और सहराई जंगल में किसी जगह छुप जाऊं, उससे सीक्रेट सर्विस का पैगाम पूछूं और फिर हम दोनों पंजाब या जम्मू की तरफ से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करें। एक दूसरी केमिस्ट शॉप से मैंने एक सिरिंज और आला तरीन भारतीय सिगरेटों का एक पैकेट खरीदा। होटल के कमरे में आकर डिबिया में से ऊपर वाले 5 सिगरेट निकाल कर सामने रख लिए। शीशी का ढक्कन खोल कर देखा, शीशी में जर्द रंग का सफूफ था। उसे भी मैंने कागज के एक टुकड़े पर उलट लिया। सिरिंज की सुई से एक सिगरेट के अगले हिस्से के तंबाकू में छोटा सा मगर गहरा सुराख किया। उसमें सुई की मदद से ही जहरीला सफूफ उठाकर उसे अच्छी तरह भरा और माचिस की तीली से तंबाकू की सतह को इस तरह बराबर कर दिया कि देखने से मालूम नहीं होता था कि उसमें इंतहाई मोहलक जहरीला सफूफ भर दिया गया है। यूं ही मैंने वो सफूफ 4 सिगरेटों में डालकर उनकी सतह हमवार कर दी। फिर 5 सिगरेटों को डिबिया में डालकर पैकेट बंद करके जेब में रख लिया। सिरिंज की सुई को तो मैंने तोड़ दिया, लेकिन जहरीला सफूफ दोबारा शीशी में डालकर शीशी जैकेट की जेब में रख ली। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं लाड़ियों के अड्डे पर आ गया, जहाँ कुछ टैक्सियां भी मौजूद थी। मैंने वहाँ मौजूद ड्राइवरों को गौर से देखा। एक ड्राइवर शक्ल ही से बड़ा अहमक सा लगता था, वैसे भी वो दुबला पतला सा था। मैं उसके पास गया, जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, भाई जी मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है,
है और वो अस्पताल जाने से डरती हैं, तो भाई जी मैंने सोचा है कि जब दर्द का दौरा शुरू हो तो उसे टैक्सी में डालकर अस्पताल ले जाऊं। उस वक्त वो बेहाल होगी, इनकार न कर सकेगी। ड्राइवर बीड़ी का कश लगाकर बोला, ठाकुर तुम अस्पताल वालों की गाड़ी क्यों नहीं मंगवा लेते? मैंने फौरन कहा, भाई जी कोई पता नहीं कि कब दर्द शुरू हो जाए, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आप मुझे अपने घर का पता दे दें, अगर आज रात जरूरत पड़ी तो आपको खबर कर दूंगा। लीजिए 100 रुपए लीजिए, बाकी 200 रुपए उस वक्त अदा कर दूंगा। ड्राइवर 100 रुपए लेकर बड़ा खुश हुआ और बोला, ये गाड़ी मेरी तो नहीं है ठाकुर, परंतु घबराओ नहीं, मैं आज रात गाड़ी अपने पास ही रखूंगा, तुम मुझे अपना घर क्यों नहीं दिखा देते, मैं रात को वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, भाई जी कोई पता नहीं कब दौरा पड़ जाए, आप यूं ही मेरे घर के आगे बैठे रहेंगे, मैं खुद ही आपके घर जाकर इत्तला दे दूंगा, वैसे सामने वाले बाजार में मेरा घर है। टैक्सी ड्राइवर पर मेरे 100 रुपए ने बड़ा असर किया था। फिर मेरे उन 200 रुपयों का भी पेशस वक्त काफी असर हो चुका था। एक तरफ इशारा करके बोला, ठाकुर वो जो मंदिर है उसके पीछे वाली गली में मेरा मकान है, चलो आपको दिखाई देता हूँ। उसने बीड़ी फेंकी और मुझे टैक्सी में बिठाकर मंदिर की तरफ चला। उसका मकान मंदिर की अकबी गली का पहला मकान था। बस जी यहाँ आकर दरवाजा खटखटा दें, मैं दरवाजे के पास ही चारपाई पर सोता हूँ। मैं वहां से पैदल ही दूसरी तरफ से होकर अपने होटल की तरफ चल पड़ा। चौक में आकर हलवाई की दुकान से मिठाई का एक डिब्बा खरीदा और होटल में संभाल कर रखिया। अब मुझे रात होने का इंतजार था। टैक्सी ड्राइवर के घर का रास्ता मैंने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया था। ये सारा ताना बाना इस बुनियाद पर बुना जा रहा था कि मैं थाने में अपना मिशन पूरा करने में कामयाब हो जाऊंगा। रात का खाना खाकर मैं पैकेट से सिगरेट निकाल कर पीने लगा तो फौरन ही ख्याल आ गया और मैंने जल्दी से पैकेट जेब में डाल दिया। पीछे बाजार में आकर सिर्फ एक सिगरेट खरीदी और उसे सुलगा कर होटल में आ गया। होटल के कमरे में टेलीविजन पर राजस्थानी प्रोग्राम चल रहा था। ये प्रोग्राम जयपुर से आ रहा था। 9 बजे मैंने ऊपर अपने कमरे में आकर अपनी तमाम चीजें चेक की। सीधा का दिया हुआ सांप का मन का, गले का मुकद्दस नक्श, जहर की शीशी, सिगरेटों का पैकेट, खंजर, लाइटर, करेंसी नोट, सब कुछ मेरे पास मौजूद था। बाथरूम में घुसकर मैंने अच्छी तरह गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, अपनी सारी चीजों को एक बार फिर चेक किया। मेरे पास घड़ी नहीं थी। नीचे जाकर वक्त देखा, वहां से थोड़े से स्नैक्स खाए और चाय पी। थोड़ी सी मछली एक पैकेट में बंधवा ली। दीवार पर लगे क्लॉक की सुइयां रात के 10 बजा रही थी। मैं ऊपर कमरे में आ गया। मेरा कमांडो मिशन शुरू होने में थोड़ी देर बाकी रह गई थी। रात को 11:15 बजे होटल वाले नीचे की दुकान बंद कर देते थे। जब मुझे नीचे दुकान और होटल के दफ्तर बंद होने की आवाज आई तो मैं उठ बैठा। बाथरूम में जाकर चेहरे पर पानी का छींटा मारा। बाहर आकर हर शय को एक बार फिर चेक किया और खिड़की से झांक कर देखा। होटल वाला दुकान बंद करके अपने कमरे में जा चुका था। मेरा कमांडो मिशन शुरू हो गया। मैं मछली और मिठाई का डिब्बा उठाए सीढ़ियां उतरकर बाजार में आ गया। वहां से पैदल ही थाने की तरफ चल दिया। कमांडो मिशन के एहसास ने मेरे अंदर एक नाकाबिले शिकस्त वलवला बेदार कर दिया था। मैं उस वक्त अपनी राह में हायल पहाड़ से भी टकराकर उसे रेजा रेजा कर सकता था। दूर से पुलिस की चौकी के बाहर एक कमजोर सा बल्ब जलता दिखाई दिया। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर ली। थाने के दरवाजे का एक पट खुला हुआ था। ये अच्छी बात थी। शहर की सड़कें वीरान और खामोश थीं। कोई मकानों की बत्तियां गुल हो चुकी थीं। मैं इत्मीनान से चलता थाने में दाखिल हो गया। क्या देखता हूं कि चौकी इंचार्ज ठाकुर सुचदेव शर्मा की जगह कोई दूसरा उधेड़ उमर थानेदार बैठा रजिस्टर पर झुका ऊँग रहा है। वही 2 सिपाही उस वक्त भी मौजूद थे। हवालात के दरवाजे पर भी एक सिपाही पहरा दे रहा था। हवालात में धीमी रोशनी वाला बल्ब रोशन था। पाकिस्तानी जासूस ऊँग रहा था। वो मुझे बीमार सा लगा। मैंने जाते ही चौंकने की अदाकारी करते हुए पूछा, अरे ठाकुर सुचदेव जी कहाँ हैं? मालूम होता है आज उनकी ड्यूटी नहीं। मेरा नाम राथन है। ठाकुर जी शर्मा मेरे दोस्त हैं। मैंने नए इंचार्ज को नमस्कार करते हुए हाथ बढ़ाया। उसने उठकर मुझसे हाथ मिलाया। मैंने मिठाई का डिब्बा उसके सामने रख दिया और सिपाही से कहा, महाराज सुबह फोन पर मैंने ठाकुर जी से वादा किया था कि उनके बच्चों के लिए मिठाई लाऊंगा। हुआ ये कि मैं सिनेमा देखने चला गया। वहां बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि मैंने तो शर्मा जी से मिठाई लाने का वादा किया था। बस फौरन सिनेमा हॉल से उठा और मिठाई लेकर सीधा यहाँ आ गया। सिपाही मुस्कुराने लगे। एक सिपाही ने नए थानेदार से मेरा तारुफ करवाया। मैंने कहा, ठाकुर जी दरअसल ये मिठाई मैं इस खुशी में लाया हूँ कि आपने एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है। लीजिए आप ही मिठाई खाइए। मैं डिब्बा खोलने लगा तो नया थानेदार बोला, ना महाराज जी, ये शर्मा जी के बच्चों के लिए है, हम फिर खा लेंगे आपसे। मैंने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में कहा, प्यारे वो वक्त कभी नहीं आएगा। मैंने जल्दी से कहा, चलिए आपके लिए मैं सुबह मिठाई ले आऊंगा। अजी हम तो पुलिस कर्मचारियों के दास हैं, एक्साइज में रहते हैं, पुलिस से बड़ी दोस्ती है, कभी आइए ना हमारे प्रांत में भी। इस दौरान मैं अपनी जेब से उनकी मौत का सामान निकाल चुका था। मैंने सिगरेट की डिब्बियां खोलते हुए कहा, तो फिर सिगरेट ही पी लीजिए। आला किस्म के सिगरेटों का पैकेट देखकर थानेदार ने अपनी सिगरेट फौरन फेंक दी। मैंने उठकर डिब्बी में से जहरीली सिगरेटें आगे करके एक एक सिगरेट थानेदार और दोनों सिपाहियों को दी। जब मैं मुड़ा तो देखा कि थानेदार ने माचिस जला ली थी और अपनी सिगरेट सुलगाने के बाद दूसरे सिपाहियों की सिगरेटें सुलगा रहा था। उसने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए शायद बहुत ही लंबा कश लिया था या सिगरेट का धुआं अपने हल्क में नहीं ले गया था। मामला खतरनाक था।
मैं दोबारा हवालात के सिपाही की तरफ मुड़ा और जल्दी से लाइटर जलाकर उसके मुंह के आगे कर दिया। हवालात वाले सिपाही ने सिगरेट सुलगाते हुए पूरा कश खींच लिया। उसके साथ ही सिगरेट उसके होंठों से निकल गई। वो बगैर आवाज निकाले अपने गले को मसलने लगा और जो बार बार मुंह खोलने और बंद करने लगा जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही हो। मैंने तेजी से पलट कर देखा। थानेदार और दोनों सिपाही मुर्दा पड़े थे। जहर अपना काम कर चुका था। थानेदार का सर मेज पर झुका हुआ था और दोनों सिपाहियों की गर्दनें भी एक तरफ कूट लग गई थी। फिर धड़ाम की आवाज के साथ हवालात का सिपाही भी फर्श पर गिर गया। किस कदर खतरनाक जहर था कि उसने 2 सेकंड के अंदर अंदर 4 आदमियों को मौत की वादी में धकेल दिया। अब मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था। इस दौरान में मेरा पाकिस्तानी साथी उठकर सलाखों के पास आ गया था। उसने खुश्क सी घबराई हुई आवाज में कहा, चाबी सिपाही की पेटी में मौजूद है। मैंने मुर्दा सिपाही की पेटी में से चाबी निकाली और हवालात का ताला खोलते हुए थाने के नीमवा दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खाली था। मैंने पाकिस्तानी जासूस से कहा, चलो जल्दी से निकल चलो। मैं लपक कर थानेदार की मेज की तरफ गया और वहां से मछली और मिठाई के पैकेट उठा लिए। फिर दरवाजे में रुककर बाहर देखा। बाजार उसी तरह सुनसान पड़ा था। मैं पाकिस्तानी जासूस को अपने पीछे आने का इशारा करके थाने से निकल आया। वो पाकिस्तानी जासूस मेरा हम उम्र था मगर जिसामत में मुझसे जरा कम था। थाने की मार और लोगों के जदोकोब करने की वजह से वो बीमार सा मालूम होता था। उसकी आंख पर नीला दाग अभी तक मौजूद था। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, अभी खामोश रहो। मगर वो फिर बोला, मैंने तुम्हें फौरन पहचान लिया था कि तुम ही दरवेश हो। मैं तुम्हारी ही तलाश में जहाँ आया था। मैंने उसे डांट दिया, तुम खामोश नहीं रह सकते, अहमक नहीं के। वो चुप हो गया। मुझे एक खतरा था कि रास्ते में कहीं राउंड लगाता कोई सिपाही न मिल जाए, लेकिन अब मैंने उसे भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था क्योंकि अब मैं जासूस की बजाय एक खूंखार कमांडो बन चुका था। चौथ में हलवाई की दुकान अभी तक खुली थी। मैं बाजार की दूसरी तरफ निकल आया। वहां सामने मेरा होटल था जो बंद पड़ा था। फिर भी मैं उससे कुछ फासले से होकर गुजरा। लारियों का अड्डा भी सुनसान पड़ा था। एक जानिब वो मंदिर था जिसके अकब में टैक्सी ड्राइवर का घर था। मंदिर की अकबी गली में पहुंचते ही ड्राइवर के मकान के बाहर टैक्सी खड़ी नजर आई जिसका रुख सड़क की जानिब ही था। मेरे दिल में ख्याल आया, जब टैक्सी जहां मौजूद है तो ड्राइवर को जगाने की क्या जरूरत है? कहीं वो बेचारा खामखा हमारे हाथों न मारा जाए। मैंने अपने साथी से सरगोशी में कहा, हमें ये टैक्सी लेकर जानी है, खामोशी से मेरे पीछे आओ। मैंने करीब जाकर देखा, टैक्सी के दरवाजे मुकफ्फल थे और शीशे चढ़े हुए थे। पुरानी टैक्सी थी। मैंने जेब से खंजर निकालकर खिड़की के शीशे का रबड़ उखाड़ा और शीशा नीचे कर दिया। फिर अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोल दिया। हम दोनों जल्दी से टैक्सी में घुस गए। अब एक दूसरी मुश्किल पेश आई कि गाड़ी का इंजन कैसे स्टार्ट करें। मैंने अपने साथी के कान में कहा, नीचे उतरकर उसे धक्का लगाओ। उसने पूरा जोर लगाकर धक्का लगाया तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे को सिरकने लगी। मैं उसे सड़क पर ले आया। अब मैंने उससे कहा कि बोनट उठाकर इंजन स्टार्ट करूं। उसने ऐसा ही किया। मैंने रेस दी तो इंजन एक गड़गड़ाहट के साथ स्टार्ट हो गया। अगर टैक्सी का ड्राइवर बेदार भी हो जाता तो हमें नहीं पकड़ सकता था। मैंने टैक्सी को गियर से निकालकर पहला गियर लगाया और एक्सेलरेटर दबा दिया। मेरा साथी लपक कर मेरे पास आ बैठा था। गाड़ी ने धुआं छोड़ा और वीरान सड़क पर दौड़ने लगी। मैं उस सड़क से शनासा था। यही वो सड़क थी जिससे होकर मैं अहमदाबाद से उदयपुर के लारियों के अड्डे में दाखिल हुआ था। गाड़ी अगरचे पुरानी थी लेकिन उसका इंजन बड़ी ठीक ठाक हालत में था। मैंने गाड़ी को 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर छोड़ दिया। मेरे साथी ने कहा, हम इस सड़क पर महफूज नहीं है। अगर टैक्सी वाले की आंख न भी खुली हो तो थाने में जो हम 3 सिपाहियों और थानेदार का खून कराए हैं वो छुपा नहीं रह सकता। हो सकता है पुलिस की कोई जीप हमारे ताक़ुब में इसी सड़क पर चल पड़े। इसके अलावा अगले शहर की पुलिस चौकी को हमारे बारे में खबरदार किया जा सकता है और हम आगे पकड़े जा सकते हैं। जिन खदशात का इजहार वो कर रहा था उन पर मेरी भी नजर थी। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, अमजद। और मेरा कोड नाम? वो एकदम खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, तुमने मुझे अपना कोड नंबर नहीं बताया। अगरचे तुम्हारी शक्ल उसी तस्वीर जैसी है जो मुझे इस्लामाबाद में चौधरी साहब ने दिखाई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें जो नंबर दिया था वो मालूम करना जरूरी है। मैंने अपना 3 हिंसों वाला नंबर उसे बताया। वो मुतमईन होकर बोला, मेरा कोड नाम शहीद है। मैंने कहा, बताओ कि चौधरी साहब ने क्या पैगाम देकर तुम्हें मेरे पास भेजा है, क्योंकि हो सकता है कि हम पुलिस के निर्गे में फंस कर एक दूसरे से बिछड़ जाएं और फिर न जाने कब मिल भी सकें या नहीं। अमजद ने मुझे वो पैगाम देना शुरू किया जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने उसे मुझ तक पहुंचाने के लिए कहा था। वो बोला, दुश्मन हमसाया मुल्क ने हमारे मुल्क के इंतहाई काबिल और न्यूक्लियाई साइंस में हरफ आखिर साइंसदान डॉक्टर आफरीदी और उसकी नौजवान लड़की मिस नौरीन को अगवा कर लिया है। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आफरीदी के पास एक कीमती फार्मूला है जो उसकी बरसों की मेहनत का नतीजा है। दुश्मन मुल्क अपने एटमी मंसूबे को मुकम्मल करने और पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार बनाने के लिए डॉक्टर आफरीदी के एटमी फार्मूले से काम लेना चाहता है। डॉक्टर आफरीदी की बेटी को इसलिए अगवा किया गया है ताकि डॉक्टर अपनी बच्ची की जिंदगी की खातिर दुश्मन के इशारों पर चलने के लिए मजबूर हो जाए। मैंने पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है? वो बोला, तुम्हें ये ड्यूटी सौंपी गई है कि जिस तरह भी हो सके डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी मिस नौरीन को दुश्मन
दुश्मन की कैद से निकालकर बम्बई शहर में मुकीम एक पाकिस्तानी एजेंट के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, दुश्मन मुल्क के जासूस हमारे साइंसदान और उसकी बेटी को अगवा करके ले गए हैं और आप लोग मुंह देखते रह गए। वो बोला, ये सब कुछ एक ऐसी गहरी साजिश के तहत हुआ कि किसी को कानो कान खबर ना हो सकी। बहरहाल ये तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला डॉक्टर और उसकी बेटी को दुश्मन की कैद से निकालकर पाकिस्तानी एजेंट के पास बम्बई पहुंचाने का है, क्योंकि बावर किया जाता है कि डॉक्टर आफरीदी से काम निकालने के बाद दुश्मन उसे उसकी बेटी समेत हलाक कर डालेंगे। सामने से किसी ट्रक की रोशनियां नजर आईं। मैंने टैक्सी की रफ्तार कम करके उसे एक तरफ डाल लिया। ट्रक गुजर गया तो मैंने अमजद से पूछा, क्या कुछ खबर है कि डॉक्टर आफरीदी को किस शहर में और किस जगह रखा गया है? हाँ, अमजद बोला, हमारी इंटेलिजेंस हमें सिर्फ इतना ही बता सकी है कि अहमदाबाद और बड़ौदा के दरमियान धारावार का एक घना और खतरनाक जंगल है। इस जंगल में दुश्मन ने एक पुराने तले के खंडर में नीचे खुफिया लेबोरेटरी कायम कर रखी है। डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी उसी ज़ेरे ज़मीन लेबोरेटरी में कैद हैं। वो लेबोरेटरी कोई एटमी सेंटर नहीं है और ना ही वहाँ कोई एटमी रिएक्टर लगा हुआ है, लेकिन एटमी प्रोसेस के सिलसिले में इब्तदाई काम वहीं होता है। लेकिन एटमी प्रोसेस के सिलसिले में इब्तदाई काम वहीं होता है। हमारी इंटेलिजेंस को इससे ज्यादा कुछ मालूम ना हो सका। हमारी टैक्सी वीरान सड़क पर 60 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। मैंने अमजद से बम्बई में मुकीम पाकिस्तानी एजेंट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी उम्र 50 बरस, कद दरमियाना, रंग सांवला और बालों में सफेदी है। असल नाम अब्दुर्रहमान है, सियालकोट का रहने वाला है। 15 साल से बम्बई में हकीम सुलेमान शाह के नाम से चरनी रोड पर मतब कर रहा है। उसने शादी नहीं की। उसने अवाम की भलाई के लिए दुकान ही के एक छोटे से हिस्से में अखबार लाइब्रेरी बना रखी है। इसी दुकान के पीछे उसका मकान है जहां वो रहता है। उसका कोड नाम नीला मरवारेद है। क्या तुम्हें ये सब कुछ याद रहेगा? मैंने कहा, ये सब कुछ मेरे जहन के कंप्यूटर में महफूज हो चुका है। फिर उससे बड़ा अहम सवाल किया कि उसका मसरफ अब क्या रह गया है और वो क्या चाहता है। वो बोला, मुझे तो सिर्फ पैगाम पहुंचाना था जो पहुंचा दिया। अब आगे तुम्हारा मिशन शुरू होगा। मैं वापस चला जाऊंगा। मैंने कोई जवाब न दिया क्योंकि मुझे अकबी आईने में पीछे से आती हुई गाड़ी की रोशनियां नजर आ रही थी। अमजद बेचैनी से बोला, सवाल ये है कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अब तक तो सिपाहियों के कत्ल और मेरे फरार का इल्म सबको हो चुका होगा और मुमकिन है पुलिस ने हमारा ताक़ुब शुरू कर दिया। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है कि ताक़ुब शुरू हो चुका है। अमजद ने चौंक कर पीछे देखा। क्या? पिछली गाड़ी की रोशनियां काफी करीब आ गई थी। अगर ये पुलिस की गाड़ी है तो हमारे पास तो कोई असला भी नहीं है। गाड़ी को उधर वीराने की तरफ मोड़ लो। मैंने आहिस्ता से कहा। अमजद, तुम खामोश रहो और मैं जो कुछ करूं मुझे करने दो। मैंने टैक्सी सड़क से उतार कर एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी और अमजद से कहा, फौरन बोनट उठाकर ऐसा जाहिर करना शुरू कर दो जैसे इंजन में कोई नक्स पैदा हो गया है। पिछली गाड़ी करीब आती जा रही थी। अमजद ने ऐसा ही किया। मैं टैक्सी से निकला और झुककर चलता हुआ गाड़ी से 10 कदम पीछे सड़क के किनारे रेत के एक ढेर के पीछे झुक गया। मुझे यकीन था कि ये पुलिस की गाड़ी है, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। वो एक फौजी जीप थी जिसमें 2 फौजी सवार थे। जीप मेरे करीब से गुजरकर टैक्सी के करीब रुक गई। जीप में बैठे ही बैठे एक फौजी ने बुलंद आवाज में पूछा, क्या बात है जवान? अगर पेट्रोल खत्म हो गया है तो हमसे ले लो। मेरे जहन से आधा बोझ उतर गया। इन फौजियों को हमारे बारे में कुछ इल्म न था, वरना वो यूं इत्मीनान से हरगिज न बैठे रहते। अब मेरे जहन में एक नई स्कीम आई। दूसरी जानिब से अमजद ने हिंदी में जवाब दिया, महाराज इसका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा। उजाड़ जंगल है, सवारी उतार कर घर जाऊंगा। बस जीप फंस कर रह गया हूँ, ठहरो मैं देखता हूँ। ये कहकर एक फौजी अफसर जीप से उतर कर टैक्सी की तरफ बढ़ा। जीप पर छत नहीं था। दूसरा फौजी ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा। मुझे उसका धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। वो बिल्कुल अटेंशन बैठा था। उससे मालूम हुआ कि उसका साथी कोई अफसर है। इतने में अमजद की आवाज सुनाई दी, महाराज गाड़ी के इंजन में अब दम नहीं रहा, आप जहमत न करें, मैं खुद ही मुरम्मत कर लूंगा। मैं अपनी स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो गया। मुझे उनमें से एक फौजी की वर्दी, पिस्तौल और जीप की जरूरत थी, क्योंकि टैक्सी हमारे जुर्म का सबसे बड़ा सबूत थी और हम किसी वक्त भी पकड़े जा सकते थे। मैं ढीले के अकब से निकलकर जीप की तरफ रेंगने लगा। खतरा सिर्फ ये था कि कहीं पीछे से कोई गाड़ी ना जाए, लेकिन सड़क बिल्कुल तारीक थी। जीप से 6 फुट दूर मैंने अपना खंजर निकाल लिया और उठ खड़ा हुआ। फौजी जीप में उसी तरह अकड़ा बैठा था और उससे चंद कदम दूर उसका अफसर टैक्सी के इंजन पर झुका उसे चेक कर रहा था। मैं एक ही जस्त में फौजी के सर पर पहुंच गया। उसके हल्क से हल्की सी भी आवाज न निकल सकी, क्योंकि उसकी गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में थी। मैंने तसलन खंजर का इस्तेमाल नहीं किया था। इस तरह उसकी वर्दी खून में लिथड़ जाती। मेरे बाजू का एक ही झटका उसकी गर्दन का मनका तोड़ने के लिए काफी था।
फिर मैंने उससे इस तरह आगे की तरफ झुका दिया जैसे वो स्टीयरिंग पर सर रखे सो रहा हो। मैं जीप के अकब से रेंगता हुआ टैक्सी के बाएं पहलू की तरफ आ गया। उसी वक्त फौजी अफसर रुमाल से हाथ साफ करता हुआ अपनी जीप की तरफ बढ़ा और बोला, ओए तुम फिर सो गए परशुराम। जीप के पास जाकर उसने अपने ड्राइवर को झंझोड़ा तो वो सीट पर लुढ़क गया। अफसर ने फौरन पिस्तौल निकाल लिया। वो हमारी तरफ घूमा ही था कि मेरे हाथ से खंजर जन की आवाज के साथ निकला और उस अफसर की गर्दन में पेवस्त हो गया। उसने गोली चला दी। रात की धुंधली रोशनी में मैंने देखा उसका एक हाथ गर्दन पर था और वो खंजर निकालने की कोशिश में चक्कर खा रहा था। उसने चकराते और लड़खड़ाते हुए एक और फायर कर दिया। हम दोनों टैक्सी के पीछे छुपे ये खूनी मंजर देख रहे थे। उसने अपनी गर्दन से खंजर निकाला और लड़खड़ाता हुआ टैक्सी की तरफ बढ़ गया। मैंने अमजद से कहा, दरख्त के पीछे हो जाओ। वो भागकर दरख्तों के अकब में चला गया। फौजी अफसर ने एक फायर और किया लेकिन अब पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। वो टैक्सी के करीब आकर गिर पड़ा। मैं अपनी जगह दुबका रहा क्योंकि पिस्तौल अभी तक उसके हाथ में था और वो मरा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं अमजद को अपने पीछे आने का इशारा करके जीप की तरफ बढ़ा। फौजी ड्राइवर की लाश को एक तरफ धकेल कर मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया। फिर जीप स्टार्ट करके टैक्सी की तरफ ले गया और जीप फौजी अफसर के ऊपर से गुजार दी। किसी किस्म की कोई चीख सुनाई न दी और ना ही गोली चली। थोड़ी दूर जाकर मैंने जीप रोक दी और मैं और अमजद जीप से उतरकर सड़क के किनारे जमीन पर लेट गए। हमारी आंखें अंधेरे में सड़क पर पड़े मुर्दा आमेज पर जमी हुई थी। शदीद जख्मी हालत में पड़े हुए इंडियन फौजी का जिस्म बेहिस हरकत था। सड़क पर जूं की चाल से रेंगता मैं उसके करीब पहुंचा ही था कि मुझे दूर सड़क पर उदयपुर से आती किसी गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। ये एक और खतरे का निशान था। मैंने झपटा मारकर पिस्तौल पर कब्जा किया। फौजी खत्म हो चुका था। मेरा खंजर कुछ फासले पर सड़क पर गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाकर लाश की वर्दी से पूछा और अमजद को आवाज दी, कोई गाड़ी आ रही है, अभी रोशनी नजर आ रही है और उसके आने से पहले पहले इसे ठिकाने लगाना है। हमने पहला काम ये किया कि सड़क पर से खून में लथपथ भारतीय फौजी अफसर की लाश घसीटकर दरख्तों के पीछे रेत पर डाल दी। उसके बाद जीप को स्टार्ट करके दरख्तों के पीछे ले गए। फिर कच्चे रास्ते पर से रेत उठाकर उस जगह डाली जहां सड़क पर इंडियन फौजी का जमा हुआ खून था। उदयपुर से आने वाली गाड़ी की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। ये कोई वैगन ट्रक या पुलिस गाड़ी भी हो सकती थी। हमने टैक्सी को भी दरख्तों के पीछे खड़ा कर दिया। मैंने पिस्तौल का चैम्बर खोलकर अंधेरे में गौर से देखा। उसमें अभी 4 गोलियां मौजूद थीं। हम भागकर फौजी जीप के पास आ गए। दूसरे फौजी की लाश घसीटकर नीचे झाड़ियों में डाली तो देखा कि उसकी बेल्ट के साथ भी पिस्तौल लगा था। मैंने वो पिस्तौल निकालकर अमजद को थमा दिया। दरख्तों के पीछे मोर्चा लगाकर बैठ जाओ। अगर ये पुलिस की गाड़ी हुई तो 2-4 को मार कर मरेंगे। एक दरख्त के पीछे अमजद और दूसरे दरख्त के पीछे मैं मोर्चा लगाकर बैठ गया। गाड़ी की रोशनियां साफ नजर आने लगी थी। ये रोशनियां हमारे लिए मौत का पैगाम्बर भी हो सकती थी। अगर इसमें पुलिस हुई तो हम ज्यादा देर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे और छुपने की भी कोई जगह नहीं थी। इन दरख्तों के पीछे रात की गंभीर तारीकी में दूर तक फैला हुआ मैदान था जहां हम असलहा खत्म होने के बाद मुसल्लह पुलिस की राइफलों से कहां तक अपनी जान बचा सकते थे। बहरहाल मैंने अपनी मौत को कबूल कर लिया था और यही सोच रखा था कि एक भी गोली बेकार नहीं जाने दूंगा। 3 गोलियों से 3 राजस्थानी पुलिस वालों को जरूर ठंडा कर दूंगा। सड़क पर रोशनी छा गई और एक ट्रांसपोर्ट ट्रक बड़ी तेजी से आगे निकल गया। हमने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन पुलिस की गाड़ी अब किसी भी वक्त हमारे ताक़ुब में निकल सकती थी। मैंने अमजद से कहा, हमारे पास अब सिर्फ एक ही फौजी की लाश ऐसी है जिसकी वर्दी खून से महफूज है। अगर तुम पहनना चाहो तो इसे पहन सकते हो। अमजद कहने लगा, ये फौजी वर्दी मेरे लिए मुसीबत का बायस बन सकती है क्योंकि मुझे जहां से पंजाब जाकर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना है। तुम्हारा मिशन अभी नामुकम्मल है। कम से कम इस तरह पहली नजर में तुम पुलिस वालों की निगाह में नहीं आओगे। मैं भी यही चाहता था। मैंने झाड़ियों में पड़ी फौजी ड्राइवर की लाश को सीधा करके उसकी वर्दी उतार कर पहन ली। सितारों की फीकी रोशनी में मैंने देखा कि उस फौजी का रैंक सूबेदार मेजर का था और ये 7वीं राजस्थान बटालियन का फौजी था। उसका नाम बंसीराम था। उसकी पे बुक और दूसरे कागजात मैंने वहीं फाड़ कर फेंक दिए क्योंकि उन पर उसकी तस्वीर थी। उसकी बेल्ट पिस्तौल के साथ अपनी कमर में लगा ली। उसके बाद दूसरे फौजी अफसर की लाश की तलाशी ली। उसकी जेब में कुछ रकम और पे बुक थी। हमने उन्हें वैसे ही रहने दिया। जीप में आकर डैशबोर्ड खोल कर देखा। उसमें इधर उधर की बेकार चीजें पड़ी थी। एक पिस्तौल अमजद ने अपने पास रखिया। हम जीप में सवार हो गए। मैं स्टीयरिंग पर बैठा था और जीप स्टार्ट करते ही उसे तूफानी रफ्तार से दौड़ा रहा था। राजस्थान का सहराई इलाका पीछे रह गया और सौराष्ट्र का जंगली इलाका शुरू हो गया। सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी मगर दूर तक खाली पड़ी थी। हम आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। ये तय हो चुका था कि मेरा साथी जासूस अहमदाबाद से पंजाब की तरफ निकल जाएगा और मैं अपने एक नए मगर खतरनाक मिशन पर रवाना हो जाऊंगा। ये
खतरनाक और अहम तरीन कौमी मिशन पाकिस्तान के बुजुर्ग और अनमोल साइंसदान डॉक्टर आफरीदी और उसकी नौजवान बेटी नौरीन को दुश्मन की कैद से रिहा करवाकर बंबई शहर में अपने एजेंट हकीम सुलेमान शाह के घर पहुंचाना था। सूरज तुलू हो गया, अहमदाबाद करीब ही था। इधर उधर से अब कुछ गाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। हमें सामने से आता एक मिलिट्री ट्रक और एक फौजी जीप भी मिली। मैंने उनके ड्राइवरों को हल्का सा सलाम भी किया। रास्ते में किसी जगह हमें न रोका गया, ना ही चेकिंग की गई। जब दिन काफी निकल आया तो गुजरात काठियावाड़ के जंगल खत्म होकर खेत शुरू हो गए। शहर के मरकजी इलाके की तरफ जाने की बजाय जीप में एक पुल से गुजारता हुआ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ ले आया। मैंने जीप एक जगह सड़क के किनारे दरख्तों के पीछे खड़ी कर दी। सड़क की दूसरी तरफ चाय की छोटी सी दुकान थी। कुछ लोग बाहर बैठे नाश्ता वगैरह कर रहे थे। जीप को लॉक करके हम उस दुकान में आकर बैठ गए। मेरे पास मछली का पैकेट मौजूद था। हमने डबल रोटी के साथ ये मछली खाई और चाय मंगवा ली। चाय वाला मेरे फौजी होने की वजह से बहुत खिदमत कर रहा था। लड़का बार बार आकर हमसे पूछता, साहब और क्या लाऊं? मेरे पास 600-700 रुपए की एक करीब भारतीय करेंसी थी। मैंने 400 रुपए अमजद को दे दिए, बाकी अपने पास रखिए। अमजद को पंजाब से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना था और पंजाब तक ये तवील सफर था। मैंने उसे ताकीफ की कि सबसे पहले शहर की किसी मार्केट में जाकर अपने लिए कुर्ता पाजामा और गुजराती तर्ज का कोट और चप्पल खरीद कर पहने। अमजद अगरचे बाज मामलों में मेरे नजदीक अनाड़ी जासूस था, लेकिन इसके बावजूद उसकी होशियारी और महारत से मैं इनकार नहीं करूंगा। मैंने कहा, यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं। तुम्हें अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन से पंजाब की तरफ सफर शुरू करना है। सफर 3rd क्लास में करना, बाकी तुम खुद समझदार हो और तमाम जरूरी उमूर से वाकिफ भी। मैं यहाँ से अपने मिशन पर रवाना हो जाऊंगा। चीफ से कहना कि मैं डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी को हर हालत में बरामद करके बंबई पहुंचा दूंगा, खास इसके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। एक और बात चौधरी साहब से कह देना कि अगर मुझे कोई ऐसी ही मुसीबत पड़ गई तो मैं दिल्ली में अपने सिफारत खाने से राब्ता पैदा करने की जरूर कोशिश करूंगा, इसलिए वो अपने सिफारत खाने वालों को मेरे बारे में पेश की इत्तला कर दें। अमजद ने चाय का आखिरी घूंट चढ़ाकर प्याली मेज पर रखी और बोला, मैं तुम्हारा ये पैगाम चीफ तक पहुंचा दूंगा। मेरा ख्याल है कि ये पिस्तौल मैं अपने पास ही रखूं। इसमें 5 गोलियां हैं, क्या ख्याल है? मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब है, एक पाकिस्तानी एजेंट होने के नाते तुम्हें ये पिस्तौल अपने पास रखना चाहिए या नहीं? अमजद ने फौरन जवाब दिया, नहीं। मैंने कहा, तो फिर उसे मौका देखकर कहीं फेंक देना। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। वो जीप में आकर बैठ गया। मैंने जीप स्टार्ट की और चलाता रेलवे स्टेशन के पहलू में आ गया। अब यहाँ से हमारी राहें जुदा होती हैं। अमजद ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ थामा और कहा, दोस्त, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आमीन। मैंने जीप को घुमाया और बड़ौदा की तरफ जाने वाली सड़क का रुख किया। ये जीप अब मेरे लिए खतरे का सिग्नल थी। इससे छुटकारा हासिल करना जरूरी था। मेरा टारगेट अहमदाबाद और बड़ौदा के दरमियानी जंगल थे। कभी ये जंगल गुजरात के दरिंदा सिफत भोपत डाकू का मस्कन थे, अब भी ये सौराष्ट्र के डाकुओं की आमाजगाह बना हुआ था, जिनकी गारतगरी की खबरें अक्सर गुजरात के अखबारों में छपती रहती थी। इन्हीं जंगलात में किसी जगह धारावार का जंगल था, जिसपे किसी पुराने खंडर के ज़ेर ज़मीन तहखाने में पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी नौरीन को कैद रखा गया था। और यही पुराना खंडर नुमा कला मेरा टारगेट था। मेरी जीप शहर के आलीशान इमारतों वाले इलाके से निकलकर एक मजाफाती सड़क पर आ गई तो मैंने उसे एक छोटे से पुल के नीचे खड़ा कर दिया। अब मैंने अपनी उन चीजों का जायजा लिया, सांप का स्याह मनका, जहरीले सुफूफ की शीशी, एक खंजर, गले में पड़ा मुकद्दस नक्श तो मेरे जिस्म का हिस्सा बन चुका था। खंजर को मैंने कमीज के अंदर छुपा लिया, सांप के मनके को बुशर्ट की जेब में रख लिया कि अगर हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं उसे बड़ी आसानी से निकाल कर अपने मुंह में रख सकता था। अब जहर के सुफूफ की शीशी बाकी रह गई थी। मैं जीप को पुल के नीचे से निकाल कर दोबारा सड़क पर आगे बढ़ा। 1 मील के बाद दरख्तों के नीचे चाय की दुकान पर जीप को रोका और दुकानदार से आला सिगरेटों का एक पैकेट खरीदा। लाइटर मेरी जेब में था। मैं जीप पर बैठा और बड़ी तेज रफ्तारी से सड़क पर काफी दूर निकल गया। अब सड़क के दोनों जानिब मज़ाफ़ाती कोठियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक सुनसान जगह पर मैंने जीप को कच्चे में एक तरफ ठहराया और सिगरेटों में जहरीले सुफूफ की आमेजिश करने लगा। डिबिया में 10 सिगरेट थे। इन सिगरेटों के फिल्टर नहीं थे। मैंने निशानी के तौर पर ऊपर वाले 5 सिगरेटों पर पेंसिल से छोटा सा निशान बना दिया। डिबिया बंद करके जेब में रखी। दूसरा काम ये किया कि कांधे पर बने रैंक का फूल और दूसरी सुर्ख लाइनों को उखाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि ये वर्दी एक ऐसे सूबेदार मेजर की थी जिसकी लाश पीछे कहीं सड़क के किनारे अपने अफसर की लाश के पास पड़ी थी। फिर सर पर मौजूद टोपी थी और उसकी कलगी भी मैंने उतार कर फेंक दी। अब फौजी वर्दी शिकारी लिबास बन गई थी। पिस्तौल भी मेरे लिए खतरनाक था। मैंने उसे बेल्ट से उतार कर जीप के डैशबोर्ड में रख दिया। अब पोजीशन ये थी कि मेरी कमीज के अंदर खंजर छुपा हुआ था। जेब में सांप का मनका और कुछ नोट थे। उनके साथ ही जहरीले सिगरेटों की डिब्बियां और लाइटर था। इसके सिवा मेरे पास कुछ न था। मैं जीप को निकालकर एक बार फिर आगे बढ़ा। एक जगह सड़क किनारे संगे मील पर हिंदी और गुजराती में बड़ौदा 172 मील लिखा था। मैंने जीप की रफ्तार तेज कर दी। तकरीबन 20 मील सफर करने के बाद जंगली इलाका आ गया। मगर सड़क की दोनों जानिब कोई ना कोई कस्बा या गांव भी आ जाता।
घने जंगल उस सड़क से काफी हटकर अंदर की जानिब थे। मेरा प्रोग्राम ये था कि बड़ौदा और अहमदाबाद के दरमियान पहुंचकर जीप को किसी गहरी खड्ड या खाई में गिरा दूंगा और फिर वहां से घने दरख्तों में उतर जाऊंगा। रास्ते में एक छोटा सा कस्बा आया तो मैंने सड़क किनारे बने हुए एक विष्णु ढाबे से सब्जी और चावल खाए, चाय पी और दोबारा बड़ौदा की तरफ रवाना हो गया। एक जगह बड़ौदा 100 मील का पत्थर लगा देखा तो होशियार होकर बैठ गया, मगर जहां से जंगल का सपाट इलाका शुरू हो गया था। सड़क से हटकर दरख्तों के झुंड थे, मगर खाइयां और घाटियां निदारद। बिल्कुल नादानिस्ता तौर पर आगे किसी छोटे शहर के मज़ाफात शुरू हो गए थे। एक तरफ से रेलवे लाइन भी नमूदार हो गई, दूर कारखाने की 2-3 चिमनियां भी दिखाई दी। सोचा इस छोटे शहर में किसी जगह जीप से निजात हासिल करके जंगल की तरफ पैदल चल दूंगा। उस सड़क से गुजरकर दाएं जाने बड़ी सड़क पर आया तो मेरा दिल उछल कर मेरे हलक के करीब आ गया। कोई 50 कदम के फासले पर गुजरात पुलिस के 2 ट्रक खड़े थे। 20-25 मुसल्ला सिपाही भी मौजूद थे। एक पुलिस ऑफिसर एक कार की तलाशी दे रहा था, दूसरा सिपाही पुलिस ऑफिसर के मालिक के कागजात चेक कर रहा था। मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं जीप को वापस लौटा कर भाग नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे देख लिया था और जीप एक तरफ खड़ी करने का इशारा कर रहे थे। मैं समझ गया कि मुश्किल में फंस गया हूँ, लेकिन मैंने अपने होशो हवास बरकरार रखे और जीप को सड़क से उतार कर नीचे उतार दिया। इतने में दोनों पुलिस ऑफिसर कार वाले को फारिग करके मेरी तरफ बढ़े। इनमें से एक नौजवान और दूसरा उधेड़ उम्र था और उसकी तोंद निकली हुई थी। पिस्तौल दोनों की बेल्टों से लटक रहे थे। मेरे करीब आकर उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। मैंने सैल्यूट का जवाब दिया और अंग्रेजी में पूछा, ऑफिसर यहाँ क्या हो रहा है? उधेड़ उम्र का पुलिस ऑफिसर मेरी तरफ गौर से देख रहा था। नौजवान पुलिस ऑफिसर माजरत तलब लहजे में बोला, सर इधर कल रात डाका पड़ा है। डाकू 2 आदमियों को कत्ल करके जेवरात लूट कर भाग गए हैं। नॉर्मल रूटीन की चेकिंग है। दूसरा घाघ पुलिस ऑफिसर भी करीब आकर जरा सा मुस्कुरा कर बोला, सर ये हमारी ड्यूटी है, प्लीज आप कागजात दिखा दीजिए, आपको ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। मैंने जेब में यूं ही हाथ डाला, फिर जीप के डैशबोर्ड को खोल कर देखा। अंदर पिस्तौल कम वक्त उसी तरह पड़ा था। फिर मैंने माजरत के अंदाज में कहा, कागजात जल्दी मैं बटालियन ऑफिस में भूल आया हूँ, दरअसल एक जरूरी मिशन पर बड़ौदा जा रहा हूँ। नौजवान पुलिस ऑफिसर मुझसे मरूब था, मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं सर, आप जा सकते हैं। लेकिन दूसरा उधेड़ उम्र पुलिस ऑफिसर मेरे सरापे का जायजा ले रहा था। लेकिन दूसरा उधेड़ उम्र पुलिस ऑफिसर मेरे सरापे का जायजा ले रहा था। कहने लगा, सर आपका रैंक क्या है? आपके कांधों पर कोई फूल नहीं, कोई फीता नहीं, आपकी कैप की कलगी भी गायब है। मैंने बड़े राजदाराना अंदाज में उसके करीब आकर कहा, मैं एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा हूँ, मुझे अपना रैंक छुपाने के लिए कहा गया है। मगर ये पुलिस ऑफिसर शायद फौज में लांस नायक वगैरह रह चुका था। बोला, सर ऐसा तो इमरजेंसी में होता है और गुजरात में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। ऑफिसर लोग हमेशा अपने रैंक, कागजात और पे बुक के साथ सफर करते हैं। क्या मैं आपकी पे बुक देख सकता हूँ? मैं यूं ही जेबों में हाथ डालने लगा। सूरत हाल खासी मुश्तबा हो गई थी। दूसरे मुसल्ला पुलिस वाले भी मेरी जीप के पास आकर खड़े हो गए थे। मैंने कहा, कह जो दिया, मेरा सीक्रेट मिशन है, मुझे पे बुक भी साथ ले जाने की इजाजत नहीं। तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर बोला, सॉरी सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक बार तो मैं अपनी जगह से हिल गया। ये पुलिस ऑफिसर तो मुझे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। मेरा वहाँ कमांडो एक्शन करना भी बेकार था। मेरे इर्द गिर्द कोई 15-20 पुलिस वाले राइफलें उठाए खड़े मुझे मशकूक नजरों से देख रहे थे। मैंने एक बार फिर उधेड़ उम्र पुलिस ऑफिसर को सीक्रेट मिशन के नाम पर कायल करने की कोशिश की, मगर जूजू मेरा इस्तदलाल बढ़ रहा था, उसका शुबा बढ़ता जा रहा था। अब मैंने रूबदार अंदाज में कहा, मैं लेफ्टिनेंट कुमार गरीजा हूँ, तो मेरे बटालियन हेडक्वार्टर फोन करके मालूम कर सकते हो। घाघ पुलिस ऑफिसर बोला, सर थाने पहुंचकर फोन भी कर लेंगे। आई एम सॉरी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। उसने 2 सिपाहियों से कहा, राम सिंह, मुकरलाल साहब के साथ जीप में बैठो और थाने चलो। मैं 15 राइफलों की जद में था। अचानक मुझे अपने गले में पड़े मुकद्दस नक्श का ख्याल आ गया। मैं उस नक्श की मदद से जहां से फरार होने में कामयाब हो सकता था। ये नक्श मेरी बुशर्ट के अंदर छुप गया था। जूं ही मैंने बुशर्ट के ऊपर वाले बटन खोलने के लिए हाथ उठाए, घाघ पुलिस ऑफिसर ने फौरन पिस्तौल तान लिया और बोला, कोई गड़बड़ नहीं चलेगी, क्या है तुम्हारी कमीज के अंदर? इससे पहले कि मैं बटन खोलकर मुकद्दस नक्श पर निगाह डालकर उस पुलिस ऑफिसर को कोई हुक्म देता, उस काइया पुलिस ऑफिसर ने एक ही झटके से मेरी बुशर्ट के ऊपर वाले 2-3 बटन तोड़ दिए और मेरे गले में पड़े हुए नक्श को झपट कर खींच लिया। नक्श का धागा टूट गया। नक्श अब उसके हाथ में था। बोला, ये जरूर कोई रेडियो ट्रांसमीटर है। वो अब खूंखार नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे पहले ही शक था कि तुम दुश्मन के एजेंट हो। अब साथ ही नौजवान पुलिस ऑफिसर भी चौकन्ना हो गया था। तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर ने मुकद्दस नक्श अपने रुमाल में लपेट कर जेब में रख लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान था। घाघ पुलिस ऑफिसर गर्जा, इसकी तलाशी लो। मैंने एक बार फिर उस पर रोब डालना चाहा, मगर उसके पिस्तौल का रुख मेरी तरफ ही था। मेरी जेब से करेंसी नोट, तमीज के अंदर से खंजर, जहरीले सिगरेटों का पैकेट और लाइटर निकाल कर कब्जे में ले लिया गया। खंजर देखकर पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई और बोला, ये खंजर कहाँ से आ गया?
तुम ही वो डकैत हो जिसकी हमें खोज थी। उसने फौरन मुझे पुलिस गार्ड के साथ अपनी बंद गाड़ी में बिठाया और दूसरे पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दिया, तुम इधर ही ठहरो, इस डकैत का साथी भी आता होगा, उसको भी अरेस्ट कर लेना। मैं पुलिस के नररे में था। कमांडो बेबस हो गया था। शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया था। मेरे हाथ अभी बांधे नहीं गए थे। मेरा मुकद्दस नक्श पुलिस ऑफिसर की जेब में था। सांप का मन का वो मेरी जेब से नहीं निकाल सके थे। ये एक छोटा सा शहर था। अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ। थाना भी मुख्तसर था। मैं राइफल बरदार पुलिस की हिरासत में थाने के कमरे में खड़ा था। अगर मैं एक दो मार भी देता तब भी वहां से फरार नहीं हो सकता था। राइफल की एक ही गोली मुझे ठंडा करने के लिए काफी थी। पुलिस ऑफिसर की निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। वो फोन का रिसीवर उठाकर बोला, बाबू जरा अपने बटालियन ऑफिस का नंबर तो बताओ। मैंने अभी हथियार नहीं फेंके थे और उसे यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक ऐसे फौजी मिशन पर हूँ कि कुछ नहीं बता सकता। उसने रिसीवर खटाक से नीचे रखते हुए कहा, जब तक तुम नंबर नहीं बताओगे तुमको हवालात में रहना होगा। बेआरी दास, इसको बंद कर दो। हवालात उसी कमरे में थी। आहनी सलाखों वाली बोसीदा सी कोठरी थी। दो सिपाही मुझे धकेलते हुए हवालात में ले गए। बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया गया। पुलिस ऑफिसर ने अपने तौर पर किसी फौजी दफ्तर में फोन किया और पूछा कि जहाँ कोई लेफ्टिनेंट कुमार गरीजा भी है। दूसरी तरफ से कोई उसका फौजी दोस्त बोल रहा था जिससे वो बेतकल्लुफी से बात कर रहा था। मुझे पसीना आ गया। एक बार फौज को मेरे बारे में इल्म हो गया तो मेरे सारे अगले पिछले जराइम का पर्दा उठ जाएगा और अजियतों के एक कर्बनाक दौर के बाद मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। दूसरी तरफ से फौजी अफसर ने यही कहा होगा कि इस नाम का कोई लेफ्टिनेंट उनकी कंपनी में नहीं है। वो कहकहा लगाकर बोला, वर्मा जी, फिर हमने एक बहुत बड़े डाकू को पकड़ लिया है जिसने कल भी 2 खून किए हैं। राम राम। मुझे एक गुना तसल्ली हुई कि मामला पुलिस तक महदूद है, फौज तक बात नहीं पहुंची, वरना दूसरी तरफ से फौजी अफसर जरूर कहता कि हम लोग आ रहे हैं। पुलिस ऑफिसर ने उन्हें ये कहकर मुतमिन कर दिया कि मैं एक डाकू हूँ। अब मेरी सारी तवज्जो उम्मीद की आखिरी किरण की तरफ पलट गई। उम्मीद का आखिरी सिरा जहरीले सिगरेटों वाला पैकेट था जो पुलिस की तहवील में चला गया था। हैरानी की बात थी, आला सिगरेटों के बावजूद अभी तक पुलिस ऑफिसर ने उसमें से एक सिगरेट भी नहीं पिया था। मैं हवालात में आहनी सलाखों के पीछे खड़ा था। मैंने कहा, ऑफिसर तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं डाकू नहीं हूँ, इंडियन फौज का अफसर हूँ और सीक्रेट मिशन पर हूँ। कहने बाद में तुम्हें मुझसे मुआफिया न मांगनी पड़े। घाघ पुलिस ऑफिसर ने डायल पर कोई नंबर घुमाते हुए कहा, भोपत जी, ये तो अब बड़ौदा पुलिस ऑफिसर के एसपी साहब ही फैसला करेंगे कि तुम असल में कौन हो और किस सीक्रेट मिशन पर जा रहे हो। उसने मेरे देखते ही देखते बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी को फोन पर मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। फिर यस सर कहते हुए फोन बंद कर दिया और मूंछों पर उंगलियां फेर कर बोला, एसपी साहब तुम्हें याद कर रहे हैं भोपत जी। और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो तो कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। क्यों भोपत जी, क्या ख्याल है तुम्हारा मेडिकल चेकअप न कर लिया जाए? एसपी साहब ने भी मुझे ये हुक्म दिया। अब तो मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया। बात खत्म हो रही थी। मैं तबाही की तरफ जा रहा था। मैंने खुद को हिंदू जाहिर किया था। 1 मिनट के बाद उनको मालूम हो जाएगा कि मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ और ये बात हतमी तौर पर मुझे पाकिस्तानी जासूस साबित कर देगी। मैंने गर्दन झटक कर बेनियाजी से कहा, मेडिकल चेकअप भी करके देख लो। अच्छा, मुझे जरा एक सिगरेट तो पिला दो महाशय जी, मेरी डिबिया में से। मेरी डिबिया मेरे खंजर के साथ मेज पर पड़ी थी। पुलिस ऑफिसर जेब से मेरे मुकद्दस तावीज को निकाल कर उसका मुआयना कर रहा था। मेरे देखते ही बोला, इससे सिग्नल कहाँ करते हो? मैंने जल्दी से कहा, मेरे पास लाओ, बताता हूँ। उसने एक मकरूह कहकहा लगाया और मुकद्दस तावीज दराज में बंद कर दिया। बोला, ये तो अब बड़ौदा के एसपी साहब को ही बताना और वहां जाकर बहादुर सिंह जरा इसका मेडिकल चेकअप तो करो, मालूम करो ये हिंदू है कि मुसलमान। बहादुर सिंह सलाखों के पास आ गया। उसने हुक्म दिया, कपड़े उतारो। दूसरा सिपाही राइफल उठाए करीब ही खड़ा था। मैं मजबूर और बेबस था। खुद को इतना मजबूर बेबस पहले कभी महसूस नहीं किया था। बहादुर सिंह ने घबराहट में चिल्ला कर कहा, सर ये तो मुसलमान है। पुलिस ऑफिसर अपनी सीट से उछल पड़ा, पीछे हट जाओ, ये पाकिस्तानी जासूस है, खबरदार कोई सलाखों के पास न जाए। फिर वो उठकर सलाखों से 2 फुट के फासले पर खड़ा हो गया और मुझे गाली देकर बोला, हमें तो 2 रोज पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि राजस्थान से पाकिस्तानी जासूस दाखिल हुए हैं। हमें तुम्हारी भी तलाश थी। अब कहाँ गया लेफ्टिनेंट कुमार गरीचा? उसने जोर से सलाखों पर अपना बेद मारा। मैं पीछे हट गया। मैं बाजी हार चुका था। अब मैं दिल में खुदा से यही दुआ मांग रहा था कि मुझे महज एक आम पाकिस्तानी जासूस ही तस्वुर किया जाए, कहीं मेरा तिरचनापली के कर्नल नारूमनी का राज तश्तज़बाम न हो जाए। इसके बावजूद उदयपुर में 4 पुलिस वालों और सड़क पर 2 फौजियों के कत्ल के इल्जाम से मेरा बच निकलना मुहाल नजर आता था। मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया। एक नजर मैंने मेज पर रखे हुए जहरीले सिगरेटों के पैकेट पर डाली और पुलिस ऑफिसर से कहा, अब मैं पकड़ा गया हूँ तो प्लीज मुझे एक सिगरेट ही पी लेने दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। पुलिस ऑफिसर मुझे कहर आलूद नजरों से देख रहा था। 2 कदम चलकर हवालात की सलाखों के पास आ गया। बाएं जानिब खड़े राइफल बरदार सिपाही को परे हट जाने का इशारा किया। सिपाही वहां से हट गया।
पुलिस ऑफिसर के चेहरे से एक रख्तगी गायब हो गई। उसने राजदाराना अंदाज में आहिस्ता से कहा, अगर तुम मुझे ये बता दो कि भारत में तुम्हारे साथी जासूस कहाँ कहाँ हैं, तो मैं तुम्हें सिगरेट भी पिला दूंगा, खाना भी खिलाऊंगा और वादा करता हूँ कि तुम्हारी सजा भी कम करवा दूंगा। मैंने भी उसी राजदाराना अंदाज में जवाब दिया, पहले मेरे साथ एक सिगरेट पियो। वो बोला, मैं सिगरेट नहीं पीता, इस चौकी में कोई भी सिगरेट नहीं पीता, तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। उसने उसी वक्त एक सिपाही को हुक्म दिया कि मेरे लिए चाय और बिस्किट लाए जाएं। मेरा मंसूबा शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गया था। वहाँ कोई भी सिगरेट नहीं पीता था। अब मेरा टारगेट मेरा मुकद्दस नक्श था। मैंने पुलिस ऑफिसर से कहा कि अगर वो मेरा तावीज दे दे तो मैं उससे पूरा पूरा तावन करूंगा। उसने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा, एसपी बड़ौदा ने मुझे हुक्म दिया है कि तुमसे जो कुछ बरामद हुआ है वो हरगिज तुम्हें वापस न दिया जाए। वो कहते हैं हो सकता है कि इनमें से कोई शय में जहर हो और तुम खुदकुशी कर लो। मैंने उसे बहुत मजबूर किया, हर किस्म का लालच दिया, मगर वो मुझे मेरा मुकद्दस नक्श वापस करने पर राजी न हुआ, बल्कि मेरे बेहद इसरार पर उसे शक पड़ गया कि जरूर इस मुकद्दस नक्श में कोई खतरनाक बात है। वो बोला, ये तावीज मैं तुम्हें नहीं दे सकता, वैसे अगर तुम मुझे अपने साथी जासूसों के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें बड़ौदा पुलिस के टॉर्चर से बचा लूंगा। नहीं तो वहाँ के टॉर्चर से भोपत डाकू के रोंगटे भी खड़े हो जाते थे। अब मेरे लिए उससे बात करना बेकार था। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, तुम सब जहन्नम में जाओ। पुलिस ऑफिसर ने सलाखों पर एक बार फिर जोर से बेद मारा और चिल्लाया, खबरदार, इसे पीने को पानी तक न देना। उसने मेरे सामने मेज पर चाय रख कर पी और बिस्किट खाए। फिर उसने गत्ते का एक डिब्बा निकालकर उसमें मेरा खंजर, करेंसी नोट, पिस्तौल और मुकद्दस नक्श डाला। सिगरेटों का पैकेट रखने लगा तो कुछ सोचकर बोला, ये साला पैकेट का क्या काम? और उसने मेरी आंखों के सामने सिगरेटों का पैकेट रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एक तरह से ये बात मेरे हक में जाती थी। कम से कम वो सबूत खत्म हो गया था जो मुझे उदयपुर के थानेदार और 3 सिपाहियों का कातिल साबित कर सकता था। वो यही जहरीले सिगरेट पीकर हलाक हुए थे। लेकिन मुझसे एक मेरा कारामद हथियार भी छिन गया था। पुलिस ऑफिसर ने डिब्बे को बंद करके उस पर टेप लगाई और सिपाही से कहा, इसे अलमारी में लॉक कर दो। सिपाही ने डिब्बा दीवार वाली अलमारी में रख कर ताला लगा दिया। यूं तो मुझे हवालात में बंद हुए 1.5 घंटा गुजर गया। अब नौजवान पुलिस ऑफिसर और बाकी के सिपाही भी आ गए। ये सिपाही इलाके के दूसरे थाने से आए हुए थे। उनके आते ही पुलिस ऑफिसर ने मुझे बड़ौदा ले जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले उसने बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी साहब को फोन पर इत्तला की कि मैं पाकिस्तानी जासूस को साथ लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद मुसल्ला गार्ड तैयार हो गई। मुझे हथकड़ी लगाकर हवालात से बाहर निकाला गया। जब से मैंने रजाकाराना तौर पर कमांडो मिशन शुरू किया था, मुझे पहली बार हथकड़ी लगी थी। मुझे एक ऐसी गाड़ी में मुसल्लाह गार्ड पुलिस के नर्रे में बिठाया गया जो कैदियों की गाड़ी थी और जिसकी बंद 4 दीवारी में सिर्फ ऊपर छोटे छोटे हवादान और रोशनदान बने हुए थे। बड़ौदा वहां से 1.5 घंटे की मुसाफत पर था। दोपहर के 3 बजे मुझे लेकर चला गया। कुछ मालूम नहीं बंद गाड़ी कहां कहां से गुजरी। 1.5 घंटे बाद मुझे बाहर दूसरी गाड़ियों, ट्रकों और लोगों की आवाजें सुनाई दी। हम बड़ौदा शहर में दाखिल हो गए थे। बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर गाड़ी ने मुझे लारी से उतारा। वहां के सिपाहियों ने मेरी जामा तलाशी ली। पुलिस ऑफिसर मेरे साथ था। वो हथकड़ी समेत मुझे बड़ौदा पुलिस के एसपी के दफ्तर में ले गया। गंजे सर और पत्थर जैसे स्याह चेहरे वाला ये मरहट्टा पुलिस एसपी शक्ल ही से संगदिल और बेरहम लगता था। मुझ पर एक तहर आलूद नजर डालकर कुर्सी से उठा। बेद उसके हाथ में था। मेरे करीब आकर बेद से मेरी ठूड़ी ऊपर करके कहा, यहाँ तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर छोटे छोटे नोकीले दांत निकालकर रियाकाराना अंदाज में मुस्कुराया और बेद मेरे हलक में थोड़ा सा दबाकर बोला, तुम्हारा तो बाप भी बता देगा अपने आप, ले जाओ इसे कोठरी में बंद कर दो। ये उसी हेडक्वार्टर के नीचे तहखाने में 5 फुट चौड़ी और कोई 4 फुट लंबी काल कोठरी थी। उसमें सिर्फ लोहे का एक दरवाजा था। दीवार में कहीं कोई रोशनदान नहीं था। लोहे के दरवाजे पर एक छोटा सा ताक था जिसका पट बाहर को खुलता था। उस ताक में सलाखें लगी थी। सिपाही मुझे उस काल कोठरी में धकेल कर दरवाजा बंद करके चले गए। फर्श पर कुछ नहीं बिछा था जहां हब्स हो रहा था। मैंने बैठते ही सबसे पहले काम ये किया कि जेब से सीधा का दिया हुआ सांप का मनका निकाल कर देखा। इत्तेफाक से ये मनका पुलिस की दस्तबुर्द से बच गया था। सीधा बेहद याद आई। मैं इसी शहर में उसे पुलिस की हिरासत में देखकर अपनी जान बचाकर भाग गया था। किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि थोड़े ही दिनों बाद इस शहर की तालकोठरी में एक बेबस और मजबूर कैदी की तरह पड़ा था। खुदा जाने सीधा कहाँ होगी। उसका केस बड़ौदा में चला गया होगा। शायद अभी मुकदमा चल रहा हो। यह भी हो सकता है कि उसे सजा हो गई हो या रिहा कर दी गई हो। मैंने मनके को चूम लिया, फिर उसे जेब में रखा और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे जराइम की जंजीर की तमाम कड़ियां एक एक करके खुलने लगी थी। उसका आखिरी सिरा तिरचनापली के पाकिस्तानी जासूस कर्नल मनी से जाकर मिलने वाला था। मुझसे सरजद हुए कितने ही कत्ल साबित होने वाले थे। फांसी मेरे मुकद्दर में लिखी थी। मुझे मरने से खौफ नहीं आ रहा था। जब यहाँ के उकूबत खाने में दी जाने वाली अजियतों का ख्याल आता तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक बात तय थी कि मैं किसी हालत में भी बंबई में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी एजेंट हकीम सुलेमान शाह का नाम जबान पर नहीं लाऊंगा। मैं खुदा से दुआ मांगने लगा कि ऐ खुदा मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं दुश्मन की अकूबत, हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त कर
घर जाऊं और अपने पाक वतन के साथ गद्दारी का मुर्तकिब न हूं। खुदा जाने उस काल कोठरी में पड़े पड़े कितना वक्त गुजर गया था। हब्स और फजा की रतूबत की वजह से मेरा जिस्म मकरने लगा। दरवाजे का ताक खुला, किसी में अखबार में लिपटा एक पैकेट अंदर फेंक दिया। उसमें एक सूखी रोटी थी, मैंने वही जहर मार कर खाई। मुझे प्यास लग रही थी मगर वहां पानी कहीं नहीं था। खामोशी से सब्र किए बैठ रहा। दो स्याह-फाम आदमी मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। कोठरी के बाहर छत पर कमजोर बल्ब जल रहा था। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, मेरे बाजू पीछे रस्सी से जकड़े और अपने साथ लेकर चल पड़े। मैं एक बार जीना चढ़ा, एक बार सीढ़ियां उतरा, सपाट फर्श पर कुछ दूर चला जहां मुझे जंजीरों की झनकार सुनाई दी। मुझे पकड़कर एक बार फिर सीढ़ियों से उतारा गया। फिर मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई। ये एक कमरा था जिसके वस्त में सीमेंट का थड़ा था, जहां एक कुर्सी रखी थी। उसके पीछे बिजली के तार लटक रहे थे। मुझे उस कुर्सी पर बिठाकर मेरे बाजू और पिंडलियां जकड़ दी गईं। दोनों स्याह-फाम आदमी पीछे हटकर खड़े हो गए। कमरे का दरवाजा खुला और वही जल्लाद मरहट्टा एसपी हाथ में बेद लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने इशारा किया। मेरे सर के ऊपर 200 पावर का बल्ब जल उठा। कमरा रोशनी से भर गया। मरहट्टा एसपी ने मेरे करीब आकर कहा, तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। तुम एक खतरनाक पाकिस्तानी जासूस ही नहीं बल्कि कई इंडियन पुलिस और फौज के अफसरों के कातिल भी हो। तुम फांसी के फंदे से बच नहीं सकोगे, लेकिन अगर तुम मुझे जहां भारत में अपने साथी जासूसों के एड्रेस बता दो तो मैं तुम्हें फांसी के तख्ते से बचा लूंगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2-4 साल कैद हो जाएगी। अब बोलो क्या अपने साथियों के नाम और एड्रेस बताओगे? मैंने पुरज़ुम लहजे में कहा, एसपी साहब मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, तमिलनाडु का रहने वाला मुसलमान हूँ। शिकार के शौक में राजस्थान में आया था कि धर लिया गया। मरहट्टे जल्लाद ने पूछा, और जिस फौजी जीप पर तुम जा रहे थे वो किसकी थी? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने यूं ही कह दिया, वो जीप मुझे रास्ते में खड़ी मिली थी, मैं उसे लेकर चल दिया। मरहट्टे एसपी ने चबूतरे पर पांव टिका दिया और मेरी तरफ झुक कर बोला, देखो हमारे पास तिरुचिरापल्ली और दिल्ली से तुम्हारी फाइल की फोटो स्टेट कॉपी आ गई है। तुम्हारी कोई बात हमसे छुपी नहीं है। बेहतर यही है कि तुम अपने साथियों के नाम और एड्रेस बता दो, वरना यकीन करो कि तुम यहाँ की अजियत बर्दाश्त न कर सकोगे। मैंने कोई जवाब न दिया। वो बोलता गया, मैंने चुप साध ली। उसने इशारा किया। मेरे सामने एक स्याह-फाम आदमी ने दीवार में लगा बिजली का बटन दबा दिया। मुझे एक जबरदस्त झटका लगा और बिजली की लहर से मेरा सारा जिस्म झंझना उठा। करंट खत्म हो जाता और फिर मेरे जिस्म को झंझना कर रख देता। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मुझे अपने जिस्म के किसी उज़्व का एहसास न रहा। तीसरे झटके में मेरी गर्दन कुर्सी की पुश्त से टकराई और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो उसी जगह कुर्सी पर जकड़ा हुआ था। मरहट्टे एसपी ने दोबारा इशारा किया। एक बार फिर मुझे बिजली का शदीद झटका लगा। अब मेरे हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। फिर मुझे होश न रहा। ये अजियत सारी रात जारी रही और वो हर बार मुझसे भारत में मुकीम मेरे साथियों की एड्रेस पूछता। मैं नफी में सर हिला देता। और वो हर बार मुझसे भारत में मुकीम मेरे साथियों की एड्रेस पूछता। मैं नफी में सर हिला देता। आखिर मुझ में सर हिलाने की सकत न रही और ऐसा बेहोश हुआ कि जब होश आया तो मुझे वहां से उठाकर एक दूसरे कमरे में लाया जा चुका था। पलंग पर भी मुझे चमड़े के तस्मों से कस दिया गया था। कोई मेरे हलक में पानी टपका रहा था। पानी उस वक्त मेरे लिए आबे हयात था। मेरी आंखें पूरी खुली थीं और मैं पानी निकल रहा था। छत से बल्ब लटक रहा था। एक आदमी पीतल के लोटे से मेरे खुले मुंह में पानी डाल रहा था। दूसरा आदमी पास खड़ा था। उस दूसरे आदमी के हाथ में बिजली का तार था जिसके दोनों सिरे नंगे थे। उसने इशारा किया। पानी की धार रुक गई। मैंने ढेले घुमाकर दूसरे आदमी की तरफ देखा। मेरी आंखें जख्मों की मानिंद दुख रही थी। उस दूसरे आदमी ने मेरे करीब आकर कहा, बाबू बोल दे तेरे साथ कौन कौन है? ये देख 1000 पावर बिजली का तार है, तू जिंदा नहीं बचेगा इस बार। बोल तेरे साथी लोग कहाँ हैं, किस शहर में है? मैंने नफी में सर हिला दिया। मेरे होंठ सूजे हुए थे। हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी। उस आदमी के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो पलंग की पायंती की तरफ आया और तार मेरे नंगे पांव से लगा दिया। मेरे मुंह में से एक भयानक चीख निकली कि मुझे खुद उस चीख से खौफ आ गया। ये किसी ऐसे जानवर की चीख थी जिसको कुंद छुरी से पूरी ताकत के साथ ज़िबा किया जा रहा हो। मेरे सारे जिस्म को गोया आग लग गई थी। मेरा दिल जैसे झुलस गया था। मुझे अपनी खोपड़ी में कोई चीज पकती हुई महसूस हुई। मेरा जिस्म लरजने लगा। मैं दोबारा बेहोश हो चुका था। एक बार फिर होश आया तो मैं उसी पलंग पर पड़ा था, मगर मेरा जिस्म जकड़ा हुआ नहीं था। सिर्फ पांव जंजीर से बंधे हुए थे। 3 नए पुलिस ऑफिसर मेरे दाएं बाएं कुर्सियों पर बैठे थे। एक डॉक्टर मुझे कोई इंजेक्शन दे चुका था। एक पुलिस ऑफिसर ने जो नाटे कद, चौड़े शानों और सांवली रंगत वाला था, कहने लगा मेरा नाम ठाकुर विजय चंद है। मैं इंस्पेक्टर पुलिस हूँ मगर तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं अजियत देने के सख्त खिलाफ हूँ, इसीलिए मैं खुद यहाँ डॉक्टर को लेकर आया हूँ।
ये मेरे 2 असिस्टेंट हैं, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर उसने इशारा किया। एक आदमी ट्रे में खाना लेकर अंदर आ गया। मुझे उठाकर पलंग पर बिठाया गया। मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। भूख और प्यास से अंतड़ियां सूख कर पेट में कांटों की तरह चुभती हुई महसूस होने लगी थी। सबसे पहले मैंने पानी पिया। कांसी की कटोरियों में दाल, भाजी, चावल और कचौरियां थीं। मैंने सारी चीजें खा ली। दिमाग ने कहा, ये भी तेरे दुश्मन है जो एक नए रूप में आए हैं। खाना खा लो, फिर न जाने कब तक भूखा प्यासा रहना पड़े। जब मैं खूब सैर होकर खा चुका तो मुझे मीठी खीर दी गई। इतनी आला ग़िज़ा खाने के बाद मुझ पर गुनूद की तारी होना शुरू हो गई थी। इंस्पेक्टर ठाकुर मुझसे आहिस्ता आहिस्ता पूछने लगा, दोस्त तुम्हारा असली नाम क्या है? बस अब यहाँ अपने दोस्तों के नाम बता दो, हम तुम्हें खुद पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मेरे यहाँ कोई साथी नहीं है। मुझे नींद आ रही थी। जरा झपकी लगती तो इंस्पेक्टर ठाकुर मुझे बेद का टहूका देकर उठा देता। शायद दुनिया में इससे बड़ी कोई अजियत नहीं है कि आपने मुरगन खाना खाया हो, आप पर नींद का गलबा हो और कोई आपको सोने न दे। मेरे साथ यही हो रहा था। मेरी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं। गर्दन अपने आप ही ढलक जाती। इंस्पेक्टर के बेद की ज़रबें अब शदीद होती गईं। वो मेरे सोते ही गर्दन पर जोर से बेद मारता। मैं बिलबिलाकर जाग पड़ता और नींद के गलबे से गर्दन एक तरफ खिलक जाती। खुदा जाने कब तक ये अजियत का सिलसिला जारी रहा। फिर मुझे कोई होश न रहा। मेरी गिरफ्तारी बड़ौदा पुलिस ने की थी। केस भी उसी जगह दर्ज हुआ था, इसलिए पुलिस हुक्काम मुझसे एतराफ करवाने के बाद यहीं से मेरा चालान करके उत्तर प्रदेश प्रांत को भेजना चाहते थे। वो मेरे एतराफ का क्रेडिट खुद हासिल करना चाहते थे। 1 हफ्ते तक तरह तरह की अजियतें आजमाई गईं। मुझे बरक़ी रॉ के झटके दिए गए, ठंडे पानी के टब में डुबकियां दी गईं, सारी रात जगाया गया। मेरे पाँव के तलवों पर बेद की शदीद ज़रबें लगाई गईं। मैंने खुदा की दी हुई ताकत के साथ ये सारी अक़ूबतें सब्र से बर्दाश्त कर लीं, लेकिन बम्बई में मुक़ीम पाकिस्तानी एजेंट का नाम न बताया। मैंने ये एतराफ़ भी न किया कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। यही कहता रहा कि मेरा जासूसी से कोई ताल्लुक नहीं। 1 हफ्ते की शदीद अजियतों के बाद मुझे बड़ौदा जेल की एक कच्ची कोठरी में डाल दिया गया। सारा दिन कोठरी के फर्श पर पड़ा रहता। दिन में 1-2 बार 2 रोटियां अचार के साथ मेरी कोठरी में फेंक दी जाती। एक भंगी पानी की बाल्टी लेकर आता और सलाखों के बाहर खड़े होकर मुझे पानी पिला जाता। वो मुझसे कोई बात न करता। मेरा सारा जिस्म दर्द कर रहा था। अजियतों का दूसरा दौर अभी शुरू नहीं हुआ था। मेरी कोठरी के बाहर छोटा सा बरामदा था। उस बरामदे का दरवाजा भी सलाखों वाला था। एक नंबरदार जहां राइफल उठाए चल फिर कर पहरा दे रहा था। वो कई बार मुझे मशवरा दे चुका था कि मैं पाकिस्तानी जासूस होने का इतराफ कर लूं और वरना यहीं गल सड़कर खत्म हो जाऊं। 1 हफ्ता कोठरी में पड़े रहने से मेरी खोई हुई ताकत किसी हद तक वापस आ गई थी। अब मैं वहां से फरार होने के इम्कानात पर गौर करने लगा था। मेरी कोठरी के सलाखदार दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया हुआ था। बरामदे के आगे भी दरवाजा था, उस पर ताला नहीं पड़ा था, मगर आम तौर पर राइफल बरदार नंबरदार उसी जगह स्टूल पर बैठता था। एक दिन उसी नंबरदार ने बताया कि बहुत जल्द मुझे अहमदाबाद जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहाँ लोहे का एक इंसानी खोल है, तुम्हें उसमें बंद कर दिया जाएगा। उसके अंदर लोहे के कांटे बने हैं। ये कांटे 1-1 इंच तुम्हारे जिस्म के अंदर घुस जाएंगे। बड़े बड़े डाकू इस इंसानी ढांचे के आगे घुटने टेक देते हैं। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि मरना कबूल कर लूं, लेकिन बम्बई वाले हुकीम साहब का नाम जबान पर नहीं लाऊंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने मेरे मुकद्दस नक्श का क्या किया है। जरूर वो उसी डिब्बे में मोहरबंद होगा और मेरे चालान के साथ अहमदाबाद या दिल्ली जाएगा। अब मुझे अपने जहीले सिगरेटों के जाया हो जाने का अफसोस हो रहा था। मेरे खाकी कपड़े गंदे हो गए थे। एक दिन मैंने पहरेदार की मिन्नत समाजत करके अपने कपड़े भंगी को देकर धुलवाए। मेरी दाढ़ी बढ़ाई थी, मूंछों ने भी होंठों पर छज्जा सा बना दिया था। मेरे पास अगर कोई शय अभी तक महफूज थी तो वो सीधा कर दिया हुआ तोहफा सांप का मनका था। उस मनके को मैंने अपने दिल के साथ लगा रखा था। मेरी कोठरी की चाबी नंबरदार की बेल्ट के साथ लटकती रहती थी। मैंने देखा कि वो दोपहर से शाम तक वहां पहरा देता था। इस दौरान वो ज्यादातर बरामदे में बैठा बीड़ी पीता रहता। दोपहर को भंगी पानी लेकर आता तो वो मेरे करीब आ जाता ताकि मैं भंगी से कोई बात न कर सकूं। जहां से फरार बड़ा मुश्किल नजर आता था, मगर 6-7 दिन के आराम ने मेरे जिस्म की कुव्वत मज़ाहमत को बड़ी हद तक बहाल कर दिया था और मेरा कमांडो जज्बा आहिस्ता आहिस्ता बेदार होना शुरू हो गया था। बड़ौदा जेल की काल कोठरी में आए हुए मुझे शायद 8वां दिन था कि रात के वक्त एक मखसूस किस्म की आवाज मेरे कान में पड़ी। मैं कोठरी के फर्श पर लेटा था। बरामदे के बल्ब की धीमी धीमी रोशनी कोठरी में आ रही थी। रात का दूसरा पहर था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग बड़ी तेजी से मुसलसल फरार की तरकीबें सोच रहा था कि एक मखसूस किस्म की आवाज सुनाई दी। मैं उठ बैठा। मैं हमतंगोश था। जेल के हाथे में खामोशी छाई हुई थी। मैंने गर्दन आगे करके सलाखों में से झांक कर देखा। नंबरदार बरामदे के दरवाजे पर स्टूल पर बैठा दीवार से टेक
लगाए शायद सो रहा था। ये रात की ड्यूटी वाला दूसरा नंबरदार पहरेदार था। मैंने गर्दन पीछे कर ली। आवाज एक बार फिर सुनाई थी। इस बार ये करीब से सुनाई थी और मैंने आवाज को पहचान लिया था। सांप की फुनकार की आवाज थी और ये सांप मेरी दोस्त सिद्धा के सांप के सिवा कोई और नहीं था। मैंने हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। सांप मेरी कोठरी में नहीं था। मैंने छत को देखा, सांप छत पर भी नहीं था। मैं आहिस्ता से रेंग कर कोठरी की सलाखों के पास आ गया। सांप की हल्की सी फुनकार एक बार फिर बुलंद हुई और उसके साथ ही कोने की सलाखों में से एक सांप ने अपना फन समेट लिया और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मेरे करीब आकर कुंडली मारकर बैठ गया। बरामदे के बल्ब की रोशनी में देखा तो ये सिद्धा का काला सांप ही था। मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। सिद्धा ने एक बार उसे मेरे जिस्म की बू सूंघाई थी। वो मेरी बू पर ही वहां आया था। फिर भी मैं दिल में खौफजदा था। सांप कुंडली मारे झूम रहा था। उसने अपना फन नहीं खोला था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से सांप का मनका निकाल कर हाथ में पकड़ लिया कि अगर ये मुझे डस भी ले तो मैं मनके से अपने जिस्म से उसका जहर खारिज कर सकूं। सांप अब मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा था। वो रेंगता हुआ दरवाजे की सलाखों तक गया और फिर वापस आ गया और मेरी तरफ मुंह उठाकर तकने लगा। दूसरी बार रेंगता हुआ सलाखों तक गया और फिर वापस आकर मुझे देखने लगा। सांप ने 4 मरतबा यही अमल दोहराया तो अब मुझे यकीन हो गया कि ये सिद्धा का ही सांप बेटा है और मुझे बाहर चलने के लिए कह रहा है। मैं उठ गया। एक हाथ में मनका लिया मैंने दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने हमला करने की बजाय अपनी गर्दन फर्श के साथ लगा दी। मैंने उसके जिस्म पर आहिस्ता से हाथ फेरा। सांप तेजी से सलाखों तक आ गया और वापस आकर मुझे तकने लगा। मैंने डरते डरते उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। उसने ना तो फनकार मारी और ना अपना फन खोला, बल्कि बड़ी नरमी से मेरी कलाई के गिर्द लिपट गया। उसकी गर्दन अभी तक दरवाजे की तरफ झुकी हुई थी। क्या सिद्धा भी इसी जेल में है? क्या ये उसके पास से होकर मेरी तरफ आया है? मेरे जहन में सिद्धा के बारे में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। यकीनन वो इसी जेल में कैद है। वो बड़ौदा में पकड़ी गई थी, उसे यहीं सजा हुई होगी। मगर क्या ये सांप उसके पास रहता है? ऐसा हो नहीं सकता था। यहाँ के अमले के लोग उस सांप को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। हो सकता है सांप बाहर किसी जगह जंगल में रहता हो और रात को सिद्धा से मिलने आ जाता हो। बरामदे में नंबरदार के भारी बूटों की आवाज आई। वो मामूल के मुताबिक चक्कर लगाने लगा था। कदमों की चाप की आवाज सुनते ही सांप मेरी कलाई से उतरकर सलाखों में से होता हुआ बाहर निकल गया। सांप जिस तेजी से बाहर को लपका था उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये सांप नंबरदार को डसने जा रहा था। मैं जल्दी से सलाखों के पास आकर खड़ा हो गया। मैं ये चाहता था कि अगर नंबरदार को सांप के डसने से ही मरना है तो वो सलाखों के पास गिरे ताकि मैं उसकी बेल्ट से कोठरी के ताले की चाबी निकाल सकूं। मुझे सलाखों के पास देखकर नंबरदार मेरे करीब आकर करख्त आवाज में बोला, क्यों बे, इधर तुम क्यों खड़ा है? पीछे जाकर सो जाओ। मुझे बरामदे में सांप नजर नहीं आ रहा था। नंबरदार को बातों में लगाए रखना चाहता था ताकि जब तक सांप मेरे कयास के मुताबिक उसे डस न ले ये उसी जगह खड़ा रहे। मैंने कहा, ठाकुर मुझे प्यास लगी है। वो बोला, अबे तो मैं क्या करूं, कल तू अहमदाबाद की बड़ी जेल में चला जाएगा, वहां तुझे सोडा वाटर मिलेगा। और नंबरदार कहकहा लगाकर हंसा, लेकिन अचानक उसने अपनी गर्दन पर जोर से हाथ मारा और फिर चकरा कर गिर गया। काला सांप उसकी गर्दन पर डस चुका था। उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली। उसके हलक से धीमी धीमी खरखर की आवाजें निकलने लगी। फिर वो धराम से इस तरह गिरा कि उसका सर सलाखों से टकरा गया। सांप के जहर ने बड़ी तेजी से अपना काम कर डाला था। नंबरदार पत्थर की तरह बेहिस पड़ा था। काला सांप सलाखों में से होकर मेरे पास वापस आ गया। वो बार बार सलाखों की तरफ जाता था। मेरे लिए फरार का ये बेहतरीन लम्हा था। मैंने नंबरदार की लाश के सर को पीछे हटाकर उसकी कमीज को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। फिर सलाखों में से हाथ बाहर निकाला और नंबरदार की बेल्ट में लगा चाबियों का गोल छल्ला उतार लिया। उस छल्ले में लंबी लंबी 3 चाबियां थी। एक चाबी मेरी कोठरी के ताले को लग गई। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। सांप मेरे आगे आगे चलने लगा। नंबरदार की लाश फर्श पर पड़ी थी। मैंने उसकी राइफल तो वहीं रहने दी, मगर उसकी राइफल से संगीन उतारकर हाथ में थाम ली। फायर की आवाज जेल के अमले को होशियार कर सकती थी, लेकिन संगीन से मैं अपने रास्ते की रुकावट दूर कर सकता था। मैं बरामदे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर जेल के हाथे में अंधेरा छाया था। सामने वाली दीवार की कोठरियों में कहीं कहीं बाहर की जानिब मध्यम रोशनी के बल्ब जल रहे थे। एक पहरेदार आवाज लगाता उस दीवार के करीब से गुजर गया। दीवार के ऊपर बाएं जाने बहानी तारों के पास एक बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी ज्यादा बाहर की तरफ पड़ रही थी। पहरेदार की आवाज पर मैं पीछे की तरफ हटा। जब वो दूर चला गया तो मैं दीवार के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां जरा अंधेरा था। मेरा इरादा यहाँ से दीवार फांदने का था, लेकिन सांप मेरे साथ नहीं जा रहा था। वो मुझे दूसरी तरफ चलने का इशारा कर रहा था। वो कोने वाली एक कोठरी की तरफ तेजी से रींग कर जाता और मेरे पास वापस आ जाता। मैंने सोचा, हो सकता है सिद्धा यहाँ कैद हो। अगर वो उस कोठरी में बंद है तो मेरा फर्ज है कि उसे भी अपने साथ ले चलूं। मैं सांप
सांप के पीछे पीछे झुक कर चलने लगा। कोठरी के कोने पर बल्ब लगा था, उसकी पिछली दीवार अंधेरे में डूबी हुई थी। सांप उधर को ही गया था। दूर से पहरेदार की आवाज आई। वो चक्कर लगाता हुआ वापस आ रहा था। मैं एकदम जमीन पर लेट गया। पहरेदार आवाज लगाता आगे निकल गया। मैं उठा और पंजों के बल दौड़कर कोठरी के अकब में आ गया। यहाँ कोई खिड़की वगैरह नहीं थी। खिड़की पहलू वाली दीवार में थी। सांप भी उधर ही को गया था जहाँ पहली बार मुझे किसी लड़की की सिसकती आवाज सुनाई थी। मैं दबे पांव चलकर कोठरी के पास आया। खिड़की पर सलाखें और जाली चढ़ी हुई थी। यही वजह थी कि सांप अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। काला सांप दीवार के साथ खिड़की के ऊपर चिमटा जाली में से अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। जाली में से धीमी धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से अपना चेहरा जाली के कोने से लगाकर कोठरी में निगाह डाली। अंदर का मंजर देखकर मेरा खून खौल उठा। कोठरी के कोने में स्टूल पर मोमबत्ती जल रही थी। सिद्धा को मैं भला कैसे नहीं पहचान सकता था। वो चारपाई के साथ बंधी पड़ी थी। दो काले कलोटे आदमी उसके सामने फर्श पर बैठे दारू पी रहे थे। सिद्धा बार बार अपनी गर्दन इधर उधर मार रही थी और सिसकियां भर रही थी। ये मंजर मेरा खून खौला देने के लिए काफी था। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता कोठरी के दरवाजे की तरफ आया। सांप भी मेरे साथ था। कोठरी का दरवाजा एक ही पटका था और लोहे का था। वहां से अंदर जाने के लिए सांप को रास्ता नहीं मिल रहा था। वो दरवाजे से लिपट लिपट जाता। मैंने संगीन के दस्ते से दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और लपक कर पीछे अंधेरे में हो गया। कौन है? अरे नंबरदार क्यों परेशान करता है, क्या बात है? मैंने कोई जवाब न दिया। सांप दरवाजे पर चढ़ गया था। मैंने एक बार फिर दरवाजे पर संगीन से दस्तक दी। अंदर से मर्द की गाली देने की आवाज आई। उसके साथ ही दूसरे मर्द ने कहा, अरे यहाँ सांप तो नहीं है, अगर है तो उसे मार डाल, फिर बता क्यों आया है। मैंने आवाज बदल कर कहा, सांप नहीं है ठाकुर, दरवाजा खोलो। दरवाजा जरा सा चिरचिराया, फिर थोड़ा सा खुल गया। सिद्धा के सांप के लिए थोड़ा सा शगाफी काफी था। वो झपट कर अंदर चला गया। अंदर शोर मच गया। मैं दरवाजे को धकेल कर अंदर घुस गया। ये शोर जल्द ही खत्म हो गया। एक आदमी को सांप ने हला कर डाला और दूसरे के सीने में मेरी संगीन घुस गई। मैंने संगीन उसके सीने में घोंपने से पहले छलांग लगाकर उसके मुंह को अपने हाथ से दबा दिया था ताकि वो चीख न मार सके। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि सांप सिद्धा के लिबास में गायब हो रहा था। सिद्धा ने मुझे देखा तो बेख्तियार रोते हुए बोली, रखू। मैंने तेजी से उसके हाथ पांव की रस्सियां खोली और फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। फिर दरवाजे की तर्ज में से बाहर झांक कर देखा। शोर की आवाज सुनकर पहरेदार तेज तेज कदमों से कोठरी की तरफ आ रहा था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। पहरेदार ने बाहर खड़े हुए आहिस्ता से आवाज दी, रमेश जी, मैं नंबरदार हूँ, क्या बात है? मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर कहा, भाई अंदर आ जाओ। पहरेदार एक पल के लिए ठिठका, फिर जो ही उसने कोठरी में गर्दन डाली, मैंने उसे अपने बाजू में दबोच कर झटका दिया और अंदर खींच लिया। उसके हाथ में राइफल थी। इससे पहले कि वो फायर करता मैं उसे ठिकाने लगा चुका था। सिद्धा चारपाई से उठ खड़ी हुई। उसने पहरेदार की राइफल उठा ली और दोनों आदमियों की लाशों पर नफरत से थूक दिया। फिर अपने सीने पर हाथ मारकर बोली, मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया रखू। जहाँ तुम कैसे आ गए? मैंने कहा, ये बातें बाद में होंगी, पहले यहाँ से भागो। सिद्धा ने कोठरी से निकलकर एक तरफ इशारा किया, रघु उधर औरतों का वार्ड है। मैंने सरगोशी में कहा, झुकी झुकी मेरे पीछे आओ, सामने अंधेरा है दीवार के पास। जेल का ये अहाता आधी रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। जो पहरेदार जहाँ चल फिर कर आवाज लगाकर पहरा देता था, उसकी लाश कोठरी में पड़ी थी। हमने झुके झुके भाग कर अहाता अबूर किया और सामने दीवार के पास अंधेरे में आ गए। ये जेल की दीवार थी और जैसा कि जेल की दीवारें कच्ची रखी जाती हैं, ये दीवार भी कच्ची थी। मैंने संगीन मारी तो दीवार की मिट्टी गिर पड़ी। सीधा मैं उसके साथ तमिल जबान में बात कर रहा था। मैंने कहा, हम यहाँ नेदूर लगाएंगे। वो बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये जगह नर्क समान है, मैं जहाँ मरना नहीं चाहती। मैंने दीवार की मिट्टी उखेड़नी शुरू कर दी। मिट्टी भुरभुरी थी, संगीन भी नोकदार थी और तेज भी। देखते देखते वहां शगाफ पड़ गया। थोड़ी देर बाद सिद्धा ने संगीन पकड़ ली और दीवार के शगाफ को कुशादा करने लगी। मैंने 2 मिनट बाद उससे संगीन ले ली और खुद दीवार खोदने लगा। अचानक एक तरफ सर्च लाइट की रोशनी हुई। हम जल्दी से जमीन के साथ चिपक गए। रोशनी का दायरा जेल के दरवाजे पर बने हुए मचान पर लगी सर्च लाइट से फेंका जा रहा था। हम जल्दी से जमीन के साथ चिपक गए। रोशनी का दायरा जेल के दरवाजे पर बने हुए मचान पर लगी सर्च लाइट से फेंका जा रहा था। ये दायरा दीवार के ऊपर खारदार तारों पर आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम जमीन पर सांस रोके हुए पड़े थे। सर्च लाइट की रोशनी का दायरा अब नीचे उतरने लगा था। ये बात बड़ी खतरनाक थी। उस रोशनी में हमें देखा जा सकता था। मैं सिद्धा को खींच कर दीवार से दूर ले गया। सिद्धा की पुरानी साड़ी में से सांप की धीमी सी फुनकार की आवाज आई। सिद्धा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर सरगोशी की। मेरे बेटे कोई बात
बात नहीं, शांति। मेरी आंखें दीवार पर ऊपर नीचे होती सर्च लाइट पर जमी थीं। मेरा दिल धड़क रहा था। अगर ये रोशनी दीवार के शिगाफ पर आए तो अभी जेल के खतरे के अलार्म चीख उठेंगे और फिर हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दीवार का शिगाफ तो हमें रात के अंधेरे में भी नजर आ रहा था, लेकिन किस्मत हम पर मेहरबान थी। सर्च लाइट का दायरा शिगाफ से ऊपर ही गुजर गया। मैंने सुधा का बाजू जरा सा दबाया। आओ। 10 मिनट की सर तोड़ कोशिश के बाद मैंने दीवार में छोटा सा सुराख कर लिया। फिर उस सुराख को इतना कुशादा किया कि हम उसमें से रेंग कर बाहर जा सकते थे। पहले मैंने शिगाफ में से सर निकाल कर बाहर देखा। बाहर एक खाई थी जिसकी दीवार के साथ एक पतली सी पगडंडी जा रही थी। मैं बाहर निकल आया, फिर सिधा को सहारा देकर बाहर खींचा। खाई में पानी भरा हुआ था और झाड़ियों में छींकर बोल रहे थे। हमने कुछ सोचे समझे बगैर एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। सिधा पर भी मेरी तरह जल्दी ही नक्काहत तारी हो गई। वो इतनी मुद्दत जेल के फाकों और अजियतों का नतीजा था। हमने दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। हम उस इलाके से कतन वाकिफ न थे। रात गहरी खामोश और सुनसान थी। खाई के पार खेतों से दूर कुछ बुलंद इमारतों में रोशनियां हो रही थी। हम जेल की बुलंद दीवार के बिल्कुल साथ लगकर चल रहे थे। सिधा का बेटा सांप अब उसकी गर्दन से लिपट जाने की कोशिश कर रहा था। सिधा ने उसे नीचे कर दिया। उसकी सांस फूल रही थी, मगर वो मेरे साथ तेज तेज चल रही थी। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल था। हम 4 आदमियों को कत्ल करके जेल से भाग रहे थे। आगे जेल की दीवार पर भला सा बल्ब रोशनी दे रहा था। हम रुक गए। हमने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, फिर दीवार की तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं था। हम भागकर रोशनी के हिस्से को अबूर कर गए। खतरा था कि अगर हम इस तरह जेल की दीवार के साथ साथ चलते गए तो जेल के बड़े फाटक पर निकल जाएंगे। मैंने अंधेरे में देखा, कुछ फासले पर एक पुलिया सी दिखाई दी। हमने लपक कर उस पुलिया पर से खाई अबूर की और सामने वाले खेतों में जा घुसे। ये जवार के खेत थे और काफी ऊंची फसल उगी थी। हमने अपना रुख उस समत कर लिया था जिधर किसी इमारत या ऊंची बिल्डिंग की बत्तियां नहीं थी और दूर तक अंधेरा छाया था। उस वक्त हमें जिस चीज ने ज्यादा परेशान कर रखा था वो ये थी कि हम अभी जेल से ज्यादा दूर नहीं गए थे और वहां किसी भी वक्त हमारे फरार का इल्म हो सकता था। उसके साथ ही पुलिस पार्टियां हमारी तलाश में निकल खड़ी होती और हम गिरफ्तार हो सकते थे। हमें तेजी से उस इलाके से बहुत दूर निकल जाना था। वक्त गुजरता जा रहा था। अंधेरे की चादर हमारी रखवाली कर रही थी। हमारे सांस फूल रहे थे, मगर रुक कर सांस लेने की फुर्सत न थी। कुछ फासले पर सड़क के खंभों की रोशनियां नजर आईं। हम उससे हटकर दूसरी समत चलने लगे। कुछ दूर चले होंगे कि एक छोटी सी मज़ाफ़ाती बस्ती आ गई। यहाँ क्वार्टर नुमा कोठियां बनी थी जिनके दरमियान सड़कें थी। यहाँ खंभों पर लगे बल्ब जल रहे थे। हम उस बस्ती के किनारे से होकर निकलने लगे तो कुछ फासले पर एक कोठी नुमा क्वार्टर या क्वार्टर नुमा कोठी के बाहर एक छोटी सी कार खड़ी नजर आई। मैं रुक गया। सीधा हम इस कार को स्टार्ट कर लें तो यहाँ से जल्दी निकलने में कामयाब हो सकते हैं। कार पर तरपाल पड़ी थी। मैंने तरपाल को हटा दिया। संगीन की मदद से शीशे को नीचे गिराया। दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर मैंने स्टीयरिंग को घुमाया। स्टीयरिंग लॉक नहीं था। मैंने झुककर सेल्फ के तारों को डायरेक्ट किया। इंजन से गिड़गिड़ाहट की आवाज निकली और वो स्टार्ट हो गया। खुदा जाने कोठी में उसका नौकर या मालिक वगैरह जागा था या नहीं। बहरहाल मैंने एक्सेलरेटर दबाया और तेजी से गाड़ी को लेकर आगे निकल गया। ये गाड़ी उस वक्त कुदरत की तरफ से बेबहा अतिया था। बस्ती की छोटी सड़क पर से हम तेजी से गुजर गए। आगे वही खंभों की रोशनियों वाली बड़ी सड़क आ गई। उस सड़क पर चढ़े बगैर कोई चारा नहीं था। मैंने सड़क पर गाड़ी का रुख शहर से बाहर की तरफ मोड़ दिया। शहर की रोशनियां हमारे पीछे थीं। सड़क तकरीबन खाली थी। कभी कभी कोई ट्रक क्रॉस कर जाता था। सीता ने पूछा, रघु हम किधर को जा रहे हैं? आगे कोई शहर हुआ तो हम पकड़े जाएंगे। मेरी आंखें सड़क के इर्द गिर्द के इलाके का जायजा ले रही थी। अंधेरे में कहीं कहीं दरख्तों के ऊंचे ऊंचे झुंड नजर आते। खुदा जाने उस तरफ कोई सड़क जाती थी या नहीं, और अगर जाती भी हुई तो क्या मालूम कि वो किसी दूसरी बस्ती में दाखिल हो जाए और हम पर कोई दूसरी मुसीबत आन पड़े। मैंने सीधा से कहा कि हम शहर से दूर किसी जंगल में जाकर छुप जाएंगे। मैं यहाँ से जंगल को जाने वाली सड़क देख रहा हूँ। सीता ने कहा, रघु मेरे माँ बाप के घर चलो। हमारे गांव को बड़ौदा से आगे एक स्टेशन है, वहां से रास्ता जाता है। मैं सीता के माँ बाप के दरिया वाले गांव को भूल ही गया था। उसका गांव मेरे लिए कुछ देर के लिए अच्छी पनाहगाह साबित हो सकता था। मैं किसी जगह इत्मीनान से बैठकर अपनी खोई हुई तवानाई बहाल करना चाहता था ताकि अपने आप को डॉक्टर आफरीदी के मिशन के लिए तैयार कर सकूं। मैंने सीधा से पूछा कि स्टेशन से तुम्हारा गांव कितना दूर है? उसने कुछ सोचकर बताया, फिगू मैं कभी कभी गांव से बाहर जाया करती थी, मालूम नहीं, पर इतना मालूम है कि स्टेशन से बैलगाड़ी जंगल में एक रात एक दिन चलती रहती है, फिर दरिया आ जाता है। उस दरिया के किनारे मेरे माता पिता और दूसरे मछेरों की झोंपड़ियां हैं। मैं इतनी ही दूर जंगल में निकल जाना चाहता था। अब मेरी सारी तवज्जो उस रेलवे स्टेशन की तरफ हो गई। सवाल ये था कि रेलवे स्टेशन के बारे में किससे दरियाफ्त किया जाए। ये काम भी जरूरी था। हमारे लिबास इस कदर बोसीदा हो रहे थे कि लगता था कि कोयले की किसी कान से निकल कर आ रहे हों। मेरी खाकी वर्दी अब निस्वारी हो चुकी थी। हुलिया भी चोरों जैसा था। दाढ़ी बढ़ गई थी और बाल उलझे हुए थे। कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। कार सड़क पर भागे जा रही थी। टैंकी में पेट्रोल काफी था। अचानक बाएं जानिब रेलगाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। देखा तो दूर खेतों के पार रेलगाड़ी आगे को दौड़ी जा रही थी।
अंधेरे में उसके डिब्बों की रोशनियां बड़ी प्यारी लगी। इसका मतलब था कि आगे कोई रेलवे स्टेशन था। इंजन बार बार सीटी बजा रहा था। सिदा रेलगाड़ी को देखने लगी, फिर गाड़ी दरख्तों के पीछे गायब हो गई। सिदा, आगे स्टेशन है। ये कौन सा स्टेशन है? वो बोली, मुझे नहीं मालूम, उतर कर मालूम कर लेंगे। मैंने जल्दी से कहा, खबरदार तुम गाड़ी से मत उतरना, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा। सिदा ने पहली बार अपनी सहरंगेज केसरी आंखें मेरे चेहरे पर जमाते हुए कहा, मेरे रघु, तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? तुमने बताया ही नहीं कि तुम जेल खाने में कैसे आ गए, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, तुम्हें क्या मालूम मुझ पर क्या बीती है। पुलिस ने मुझे भी अहमदाबाद की जेल में डाल दिया था। तुम्हारे साम बेटे की वजह से मैंने बड़ी मुसीबत काटी है। सिदा अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ये मेरा बेटा है, इसकी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। फिर चमक कर कहने लगी, रघु, उन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया है, मुझे उनसे नफरत हो गई है। मैं दुनिया के किसी पुरुष को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों से किसी खूंखार दरिंदे की तरह चिंगारियां सी फूटने लगी। मैंने कार को सड़क की साइड पर कर लिया। सामने से एक ट्रक तेज रोशनी डालता चला रहा था। ट्रक गुजरा तो आगे बाएं जानिब रेलवे के सिग्नल की सब्ज और सुर्ख बत्तियां नजर आईं। ये कोई मजाफाती रेलवे स्टेशन था। स्टेशन आ गया सीधा। भगवान करे ये वही स्टेशन हो। मैंने रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर कार रोकी। जिस गाड़ी को हमने रास्ते में देखा था वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। कुछ मुसाफिर स्टेशन के गेट की तरफ दौड़े जा रहे थे। सिदा को कार में बैठने की ताकीद करते हुए मैं निकलकर स्टेशन की तरफ आ गया। जहाँ एक फकीर को दरख्त के नीचे बैठे देखा। वो रात के उस आखिरी गाड़ी के मुसाफिर से दान वसूल करने वहां बैठा था। मैंने करीब जाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तमे भाई छे, एहो खरिया टेशन छे। मुझे थोड़ी थोड़ी गुजराती जबान भी आ गई थी। फकीर ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, खरिया ना छे। अब मैंने हिंदी जबान में पूछा कि वो स्टेशन कितनी दूर है। उस फकीर की जबानी पता चला कि वो रेलवे स्टेशन अगला स्टेशन है। मैं तेजी से वापस आकर गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। खरिया स्टेशन आगे आएगा सीधा। खरिया का रेलवे स्टेशन वहां से 15 मील के फासले पर था। उसका इल्म मुझे सड़क पर लिखे एक संगे मील से हुआ जिस पर मेरी गाड़ी की रोशनी पड़ी थी। मैंने कार की रफ्तार काफी तेज कर दी। दूर से खरिया स्टेशन की सिग्नल की सुर्ख बत्तियां दिखाई दी। मैंने सीधा से कहा कि इस वक्त यहाँ से कोई बैलगाड़ी भी मिल गई तो हम भाड़ा कहाँ से देंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सीधा बोली, तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हो? चलो तो सही, मैं धारावार में अपने पिता के पास जाकर भाड़ा दे दूंगी। खरिया का छोटा सा देहाती रेलवे स्टेशन आ गया। उस वक्त रेलवे स्टेशन की घड़ी रात के 2 बजा रही थी। नींद हमारी आंखों में थी। यही फिक्र लगी थी कि जेल पुलिस की गार्ड राइफलें बंदूकें उठाए अभी पहुंचने वाली होगी। मैंने कार एक तरफ खड़ी कर दी। चूंकि यहाँ रात को आखिरी ट्रेन रुकती थी इसलिए 2-1 बैलगाड़ी वाले जरूर मौजूद रहते थे। जहाँ मैं किसी गाड़ी बान को गवाह नहीं बनाना चाहता था। मैंने सिद्धा से पूछा, सिद्धा, जहाँ से जंगल में कुछ दूर पैदल चलना होगा, गाड़ी बान ने हमें देख लिया तो गवाह बन जाएंगे, गाड़ी भी यहीं होगी। पुलिस आई तो गाड़ी बान उसे बता देगा कि हमें धारावार गाँव छोड़ा है। सिद्धा भी सोच में पड़ गई। इस नुक्ते पर हमने गौर नहीं किया था जिस बात का सबूत था कि जेल की सहूलतें उठाकर हमारी जहनी हालत कैसी हो गई थी। सिद्धा ने बताया कि वो जंगल के रास्ते से वाकिफ है। मैं गाड़ी निकाल कर आगे ले गया। जब खरिया स्टेशन जरा पीछे रह गया तो मैंने सिद्धा से पूछा, अब यहाँ से कौन सा रास्ता जंगल की तरफ जाता है? सिद्धा ने अंधेरे में सड़क की दाएं जानिब यानी मगरिब की तरफ के दरख्तों को गौर से देखा। फिर उधर इशारा करके बोली, इन जंगलों के पीछे दरिया है जिसके किनारे धारावार के मछेरों का गाँव है, वही मेरे माता पिता रहते हैं। मैंने पूछा, क्या आगे भी कहीं से कोई रास्ता इस जंगल को उतरता है? वो बोली, रास्ता तो जाता होगा पर वहाँ तुम्हारी ये फटफटी नहीं जाएगी। ये तो जंगल के रास्ते हैं, हमें तो पैदल ही जाना होगा। मैं सोचने लगा कि अगर बैलगाड़ी पर ये रास्ता 1 रात और 1 दिन में तय होता है तो पैदल तो जरूर 4-5 दिन लग जाएंगे। ये जंगल बड़े खतरनाक थे। जंगली दरिंदे किस्म किस्म के जहरीले हजरातुल अर्ज से भरे हुए। इसमें कोई शक नहीं था कि हमने पहले भी कई जंगलों में सफर किया था, लेकिन इस सफर में यकीनन जान का खतरा था। हमारे पास हथियार के तौर पर सिर्फ एक संगीन ही थी, बाकी सिद्धा का चहीता सांप बेटा था जिसके बारे में ये बात खास थी कि उसकी बू पाकर दरिंदा उधर का रुख नहीं करता था, मगर खुद उस सांप पर कोई हादसा गुजर सकता था। बहरहाल शहर की तरफ भी हमें मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, इसलिए इस जंगल में दाखिल होना लाजमी था। आगे एक दरिया आ गया। मैंने सोचा कि पुल की दूसरी जानिब जाकर गाड़ी दरिया बुर्द कर दें और खुद जंगल में दाखिल हो जाएं। गाड़ी पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ आई तो मेरा दिल धक से रह गया। पुल की एक जानिब खंबे की रोशनी में नीचे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। 2 पुलिस वाले सड़क के बीच खड़े मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। सिद्धा ने घबरा कर कहा, रघु ये मुझे पकड़ लेंगे। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। हमारी गिरफ्तारी यकीनी थी। गाड़ी को तेजी से घुमाया तो सिपाही एक तरफ हट गए। मैंने सारा हिसाब किताब कर लिया था कि मुझे कहां से गाड़ी किधर को घुमानी है और फिर उसे निकाल कर किधर को ले जाना है, क्योंकि मैं एक सिपाही के हाथ में पिस्तौल देख चुका था। दोनों सिपाही अपनी गाड़ी की तरफ भागे। मैंने गाड़ी उनके पीछे डाल दी। रफ्तार 40 किलोमीटर से ऊपर थी। सिद्धा ने चीख मारकर अपना सर नीचे कर लिया। सिपाही शिशदर रह गए। उन्होंने छलांग लगाई और सड़क की साइड पर जा गिरे, मगर मैंने तो उन्हें कुचलने का फैसला कर रखा था। मैं जानता था कि अगर मैं रुके बगैर वहां से निकल गया तो वो अपनी जीप में ताक़ुब शुरू कर देंगे और फिर उनके पास असलहा भी था। वो हम में से किसी एक को हलाक भी कर सकते थे।
हो सकता था कि वो हमारी ही गिरफ्तारी के लिए वहां खड़े हों। मैंने गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी, टायर 2-3 बार ऊपर कुचले और गाड़ी झटके खाती आगे सड़क पर आ गई। मैंने पलट कर देखा, खंबे की रोशनी में एक सिपाही सड़क पर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरा सिपाही सड़क के किनारे बेहिस्सो हरकत पड़ा था। मैंने तेजी से गाड़ी वापस मोड़ी और पूरी रफ्तार से चलाते हुए सिपाही को पीछे से टक्कर मार दी। मेरा अपना सर भी स्टीयरिंग से टकरा गया था, माथे से खून बहने लगा था। सिपाही उछलकर दूर पुल के जंगले से टकराया और सड़क पर आन गिरा। मेरी गाड़ी ने भी चलने से इनकार कर दिया। उसके रेडिएटर से शू शू की आवाजें और धुआं उठने लगा। सिद्धा जल्दी से बाहर निकलकर पुलिस जीप की तरफ आऊं। सिद्धा का सांप भी उसकी गर्दन में आ गया था और मुंह उठाए हैरत से इधर उधर तक रहा था। मैंने संगीन उठाई और सिद्धा को लेकर पुलिस की जीप में घुस गया। दरवाजा जोर से बंद किया, जीप स्टार्ट करके उसे भगाना शुरू कर दिया। सिद्धा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर मेरे माथे पर पट्टी बांधी। मेरी आंखें सड़क पर दूर तक घूर रही थी। सड़क सुनसान थी, पुल पीछे रह गया था। मैंने सिद्धा से कहा, हमें कहां से जंगल में उतरना है। उसने प्यार से मेरे माथे पर हाथ रख कर कहा, दर्द तो नहीं हो रहा रघु। मैंने चुंचला कर कहा, अरे ये बताओ कि जंगल में कहां से दाखिल हूं। सिद्धा ने सामने और फिर दाईं जानिब देखा और बोली, बस रघु, वो जो खंबा है वहां से कच्चा रास्ता जंगल को जाता है। मैंने जीप को एक तरफ रोक दिया, अब उसकी तलाशी ली। इस जीप से हमें एक टॉर्च, 2 राइफलें, गोलियों का एक डिब्बा और एक टिफिन कैरियर मिला। ये सारी चीजें हमने उठा ली, जीप को वहीं छोड़ा और सड़क से उतरकर रात के अंधेरे में कच्ची सड़क पर से दौड़कर जंगल में दाखिल हो गए। सिद्धा उस जंगल से वाकिफ थी। वो अपने बाप के साथ उस जंगल में कई बार सफर कर चुकी थी। रात ढलने लगी थी मगर जंगल में घटाटोप अंधेरा था। गुजरात की पुलिस के खौफ से हम पिछले पहर की 4 बजे तक चलते रहे। आखिर थक कर एक जगह बैठ गए। दरख्तों की घनी शाखों के ऊपर आसमान से पौ फट रही थी। सिद्धा ने मेरे सर को हाथ लगाकर कहा, रघु, दर्द तो नहीं हो रहा। उसने अपनी पट्टी उतार दी जो खून में तरबतर थी। हाय राम रघु, तेरा तो बड़ा खून बह रहा है। उसने अपने साड़ी के पल्लू से एक और टुकड़ा फाड़ा और मेरे माथे का खून साफ करके पट्टी बांध दी। उसके कपड़ों से पहली बार मुझे नारियल की महक आई। मैंने टिफिन कैरियर को खोल कर गौर से देखा। उसमें पराठे, अचार और भाजी थी। एक लिफाफे में थोड़ा सा गुड़ भी था। सिद्धा खुश होकर बोली, गुड़ मेरा बेटा खाएगा, उसे गुड़ बहुत पसंद है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सिद्धा, भगवान के लिए अपने इस नाक सपूत को मुझसे परे रखो। कई दिनों के बाद पराठा खाना नसीब हुआ है, ये लो तुम भी खाओ। सिद्धा तुनक कर बोली, रघु खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ कहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने सांप के बच्चे को गर्दन में से उतारा और लिफाफे में से गुड़ निकाल कर उसके मुंह में डालने लगी। साथ ही साथ वो खुद भी खा रही थी। थोड़ा सा गुड़ सांप के मुंह में डालती और बाकी अपने मुंह में डाल लेती। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। ये कमबख्त औरत बहुत जल्द नागिन बनने वाली थी। काश उसके साथ ये काले मुंह वाला सांप न होता, फिर शायद मैं उससे मोहब्बत करने लगता। लगाओ तो अब भी मुझे इस केसरी रंग की आंखों वाली स्याहफाम लड़की से हो गया था, मगर मैं उसके करीब जाते हुए डरता था। मैंने पराठा उसकी तरफ बढ़ाया। अरे ये खाओ, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? बोली, क्यों नहीं, खाती हूँ, पहले अपने बच्चे को तो खिला लूं। वो मुस्कुराकर अपने सांप बेटे के मुंह में गुड़ डालती हुई बोली। मैंने कहा, खाना खाओ, अभी बहुत लंबा सफर है। सिद्धा पराठे खाने लगी। मैंने पूछा, एक बात बताओ सिद्धा, जेल में जो वार्डन तुम्हें उठाकर कोठरी में ले गए थे, उन्होंने? सिद्धा ने तड़प कर सांप का मुंह मेरी तरफ कर दिया। रघु, तुम बेगैरत हो, तुम मेरे पति नहीं हो। तुम मुझे पुलिस वालों के पास छोड़कर भाग गए। निवाला मेरे हाथ में ही रह गया। सांप अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने कहा, अरे वो पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया था, मैं कहाँ भागा। सिद्धा ने सांप का मुंह पीछे कर लिया और तलखी से बोली, तुम झूठ कहते हो रघु, तुम मेरे स्वामी नहीं हो, मैं तुम्हें जिंदा न छोड़ती। फिर वो सर झुकाकर सिसकियां भरने लगी। मैंने निवाला वहीं रख दिया और सिद्धा को दिलासा देने लगा। उसने मेरा हाथ पीछे झटक दिया और गर्दन तान कर बोली, जेल के उन दोनों मर्दों ने मेरी हत्या की। उसने झपट कर राइफल उठा ली और मेरी तरफ गर्दन घुमाकर केसरी आंखों से देखने लगी। उसकी आंखों से शोले निकलते मालूम हो रहे थे। बोली, रघु, मुझे राइफल चलाना सिखा दो, मैं दुनिया के तमाम मर्दों को हलाक करना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर सिखा दूंगा, तुम खाना तो खाओ। उसके हाथ राइफल पर मजबूती से जमे हुए थे। उसने एक गहरा सांस भरकर, जो एक फुनकार से मिलता जुलता था, राइफल नीचे रख दी। आहिस्ता आहिस्ता रोटी खाने लगी। मैं इस मौजू पर अब उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, कहीं से पानी तलाश करके लाता हूँ। मैं टिफिन कैरियर का खाली डिब्बा लेकर दरख्तों की तरफ निकल गया। उस औरत में एक खूंखार किस्म की नागिन बेदार हो रही थी, लेकिन वो सच्ची थी। उसके साथ ज्यादती हुई थी और गरीब औरत अपनी बेइज्जती कभी नहीं भुला सकती। उसके पास इज्जत ही तो एक दौलत होती है। मैं पानी लेकर आया तो वो हस्बे मामूल आलती पालती मारे बैठी थी।